நலம் வறுக்க பொரிக்க ஏன் எல்லா சமையலுக்கும் மந்த்ரா தான். மந்த்ரா கடலை எண்ணெய் அபார ருசி, ஆரோக்கியமான உடல் நலம். कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और इस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं। सभी दल के सदस्य, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या वह सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव करता हूं। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। नमस्कार। अब एक मिनट, सभी दलों के नेताओं ने कल समर्थन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका आभार व्यक्त कर दिया। और सदन के नेता जब आभार कर दे तो पूरा सदन का आभार होता है। माननीय सदस्यगण, इसके बाद माननीय सदस्यगण, 21 सितंबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी राष्ट्रों और लोगों के बीच शांति के आदर्शों को स्मरण और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विषय शांति के लिए कार्य # वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी आकांक्षा। भारत विश्व शांति को प्रोत्साहित देने के लिए सदैव विभिन्न देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने, परस्पर संवाद के माध्यम से आपसी टकराव का समाधान करने और वैश्विक एवं क्षेत्रीय शांति अहिंसा के आदर्शों को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। हमारी संस्कृति सदियों से अहिंसा की रही है। आइए हम इस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर एक ऐसे विश्व के निर्माण के लिए संवाद, संवेदनशीलता, सहिष्णुता और सहयोग की भावना से काम करें, ताकि हम एक शांतिपूर्ण विश्व का सपना साकार कर सकें। माननीय सदस्यगण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए पूरे देश को बधाई देते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। इन उपलब्धियों से प्रत्येक भारतीय गौरवान्वित हुआ है और वैश्विक स्तर पर हमारे देश का कद बढ़ा है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास
उतरने वाला पहला देश बनकर हमने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। चंद्रयान-3 की मिशन की सफलता हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो निरंतर ब्रह्मांड के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने का प्रयास करते आए हैं। इस सदन के माध्यम से मैं इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों और भारत के लोगों को बधाई देता हूं। भारत विश्व कल्याण के लिए अपनी सफलताओं और उपलब्धियों को दूसरों के साथ साझा करने में विश्वास रखता है। इसलिए हमने चंद्रयान-3 की सफलता को विश्व के वैज्ञानिक समुदाय और पूरी मानवता को समर्पित किया है। हमारे प्रज्ञान रोवर ने हमें चंद्रमा पर सल्फर, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्वों की मौजूदगी सहित अन्य अमूल्य जानकारी भेजी है, जिससे अंतरिक्ष के बारे में मानव ज्ञान में वृद्धि होगी और भावी अभूतपूर्व खोजों का मार्ग प्रशस्त होगा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाना उचित होगा। एक ऐसा दिन होगा जो हमारी भावी पीढ़ियों को जीवन में उच्च महत्वाकांक्षाएं रखने और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करता रहेगा। मैं चंद्रमा पर चंद्रयान-2 के पद चिन्हों को तिरंगा पॉइंट और चंद्रयान-3 के लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिए जाने का भी स्वागत करता हूं। ये नाम हमारी सदियों पुरानी विरासत के सम्मान के साथ हमारी वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं और प्रयासों के प्रतीक हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में प्रगति जारी रखते हुए चंद्रयान-3 की सफलता के 10 दिनों के भीतर हमने 2 सितंबर 2023 को अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया। ये सूर्य का अध्ययन करने वाला हमारा पहला वैज्ञानिक मिशन है, जिससे सूर्य के भीतर होने वाली भौतिक प्रक्रियाओं और पृथ्वी पर उनके प्रभाव के बारे में जानकारी में वृद्धि होगी। चंद्रयान-3 और आदित्य L1 सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम होने के साथ ही भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी शक्ति के उदय और हमारी प्रतिभा और क्षमता के प्रतीक हैं। इन दोनों मिशनों में बड़ी संख्या में महिला वैज्ञानिकों ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया है, जिससे नए भारत में महिलाओं के योगदान का पता चलता है। इन दोनों मिशनों को पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया है। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो बात दूसरों से अलग करती है, वह हमारी सभी परियोजनाओं में कम लागत। इससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हमारी बढ़ती क्षमताओं के साथ साथ हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा का परिचय भी मिलता है। इन उपलब्धियों के फलस्वरूप भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी देशों में अपना स्थान बनाया है। ये सभी उपलब्धियां प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के अथक प्रयासों से संभव हुई है। प्रधानमंत्री बनने से पहले भी श्री मोदी जी अंतरिक्ष में गहरी रुचि रही है और चंद्रयान मिशनों के साथ उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव रहा है। 2008 में जब चंद्रयान-1 का सफल प्रक्षेपण हुआ था, वह इसरो गए और व्यक्तिगत रूप से
वैज्ञानिकों को बधाई दी। 2019 में जब अंतिम समय में कुछ तकनीकी खराबी के कारण चंद्रयान 2 वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाए, तो उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों के बीच जाकर उन्हें विफलताओं की चिंता किए बिना लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास के लिए प्रेरित किया। कोविड-19 के समय जब पूरी दुनिया संकट में जूझ रही थी, ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस विपदा का उपयोग अवसर के रूप में किया करते हुए अंतरिक्ष क्षेत्र सहित देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए प्रयासरत रहे। उनके इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप हम विश्व अंतरिक्ष शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में अंतरिक्ष स्टार्टअपों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। पिछले साल निजी क्षेत्र में निर्मित पहले रॉकेट विक्रम एस का प्रक्षेपण हुआ है। युवा स्कूली छात्रों ने 2 उपग्रह आजादी सेट और आजादी सेट 2 लॉन्च किए। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हमें महत्वपूर्ण सफलता मिली है, जैसे प्रक्षेपण वाहनों का परीक्षण एक बार में 104 उपग्रह लॉन्च करके हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन उपलब्धियों के फलस्वरूप भारत में दुनिया का नजरिया बदला है। हमारे देश को लेकर विश्व समुदाय के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के कारण ही संभव हो पाया है। हमारा सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम उनके जय विज्ञान, जय अनुसंधान के आह्वान का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये विज्ञान और नवाचार का सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसमें स्टार्टअप, एमएसएमई को बढ़ावा मिला है, रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है, हमारे विकास को भी गति मिली है। कृषि, मत्स्य पालन, संचार, नेविगेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हमारी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में योगदान के माध्यम से हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम देश के लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन ला रहा है। हमें विश्वास है इन उपलब्धियों में हमारी आने वाली पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की प्रेरणा मिलेगी। सभी देशवासियों को 2047 तक एक विकसित भारत बनाने के लिए मिलकर कार्य करना होगा और अपने आप को पुनः समर्पित करना होगा। मुझे विश्वास है ये प्रतिष्ठित सदन इस ऐतिहासिक उपलब्धियों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सराहना करने, भारत के लोगों विशेष रूप से युवाओं का उत्साहवर्धन करने तथा महिलाओं के योगदान के साथ सभी संगठनों और व्यक्तियों के योगदान की सराहना करने में मेरा साथ देगा। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 1 श्री अश्विनी कुमार चौबे। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 1 पर अपने नाम के आगे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 2 श्री कृष्णपाल जी। आपकी अनुमति से मैं आज की प्रस्तुत कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर अपने नाम के सम्मुख सूचीबद्ध कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर श्री दानवे राव साहेब। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की प्रदर्शित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 3 पर उल्लेखित कागजात को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री पंकज चौधरी। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मत संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं।
आइटम नंबर 5 श्री देवी सिंह चौहान, देवू सिंह। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentions against my name at serial number 5 in today's revised list of business. आइटम नंबर 6 डॉक्टर भारती पवार। Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. आइटम नंबर 7 डॉक्टर संजय जायसवाल। आज की संशोधित कार्य सूची में अपने नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन संख्या 27 हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 8 श्री विष्णु दयाल राम। Reforms as listed against my name at serial number 8 in today's list of business. आइटम नंबर 9 श्री जगन्नाथ सरकार। आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध शिक्षा, बाल, महिला, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के उच्चतर शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन संबंधी 356 व प्रतिवेदन अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 10 श्री तापिर गांव। Honorable Speaker, sir, I raise to lay on the table a copy of each of the 355, 356, 357, 358 and 359 report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture listed against my name at serial number 10 in today's order paper. आइटम नंबर 11 डॉक्टर महेश शर्मा। With your permission, I rise to lay on the table a copy of the 149th report on the subject implementation of Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan in Hindi and English of the Standing Committee on Health and Family Welfare. आइटम नंबर 12 श्री देवू सिंह चौहान। Honorable Speaker, sir, in pursuance of the Direction 73A of the Honorable Speaker Lok Sabha, I would like to lay a statement showing status of implementation of the recommendations, observations contained in the 44th report of Standing Committee on Communication and Information Technology on demands for grants 2023-24 pertaining to Department of Post on the table of the House. आइटम नंबर 13 श्री प्रहलाद जोशी जी। Sir, with your permission, I rise to move the following, that this House do agree with the 45th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 20th September 2023. प्रश्न है कि सभा कार्य मंत्रणा समिति दिनांक 20/9/2023 का सभा में प्रस्तुत 45वां प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 14 चंद्रयान 3 मिशन की सफलता, अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे राष्ट्र की अन्य उपलब्धियों के बारे में आज चर्चा होगी। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि सभी वो अपने विचार रखें। पर्याप्त सबको अवसर दूंगा, लेकिन सब बोल लें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। From the House, under what rule this, whether it is 184 or 193, under what rule? आइटम नंबर 14 मैंने शुरू किया है। इसका विषय श्री राजनाथ सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, इस गरिमामयी सदन में
चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता पर अपनी बात रखने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, चंद्रयान 3 की सफलता हमारे लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जैसा आपने भी अभी अपने संबोधन में कहा है, क्योंकि एक तरफ दुनिया के कई ऐसे विकसित देश हैं जो हमसे कहीं अधिक साधन संपन्न होते हुए भी चांद पर पहुंचने के लिए अब भी प्रयासरत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेहद सीमित संसाधनों के से चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले हम दुनिया के पहले देश बन गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि यह उन सभी लोगों के लिए गौरव का विषय है जो अपने राष्ट्र और राष्ट्र की उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इसरो के साइंटिस्ट और ब्रॉडर इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी को इस सफलता के लिए हृदय से बधाई देता हूं। यह हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की बौद्धिक क्षमता, उनकी लगन और राष्ट्र के विकास के प्रति उनके समर्पण का ही यह प्रतिफल है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा मैं मानता हूं कि हमारा राष्ट्र आज विज्ञान की दुनिया में अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में आकर खड़ा हो गया है। आज केवल मुझे ही नहीं, बल्कि सरकार को ही नहीं, बल्कि सदन को ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र को अपने देश के वैज्ञानिकों पर गौरव की अनुभूति हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक विज्ञान का छात्र रहा हूं, मैं फिजिक्स का शिक्षक भी रहा हूं। यहां पर मौजूद हमारे कई ऐसे साथी हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं और उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं। हम सभी यह बात जानते हैं कि स्पेस साइंस विज्ञान का है कि एक फ्रंटियर एरिया हुआ करती है। अध्यक्ष महोदय, जिस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स और जेनेटिक्स विज्ञान के फ्रंटियर एरियाज हैं, और उसी प्रकार स्पेस साइंस भी एक विज्ञान की फ्रंटियर एरिया है। और इस एरिया में प्रगति करने के लिए अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर हमें एक टॉप क्लास साइंटिफिक इकोसिस्टम चाहिए होता है, और हमें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा भी चाहिए और उच्च गुणवत्ता के हमें शिक्षक भी चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रीज चाहिए होती है जो साइंटिफिक प्रोडक्ट्स का निर्माण कर सके, ऐसी हमको इंडस्ट्रीज भी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कहने का मेरा अर्थ यह है कि अगर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर अपने कदम रखे हैं, यह एक और इसरो की सफलता तो है ही, साथ ही यह इस बात का भी द्योतक है कि हमारे देश का साइंटिफिक इकोसिस्टम, जिसमें करोड़ों करोड़ों भारतीयों ने जाने अनजाने अपना योगदान दिया है, वह अपनी आज शेप ले रहा है। यह दिखाता है कि हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में साइंस की पढ़ाई बेहतर हो रही है और हमारी इंडस्ट्रीज भी अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स और सप्लाई कर रही है। अध्यक्ष महोदय, हमें अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे टीचर्स और रिसर्चर्स आज मिल रहे हैं, इसलिए आज हम किसी उपलब्धि तक पहुंचते हैं तो उसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने इस यात्रा में अपना किसी भी प्रकार का सहयोग दिया है और राष्ट्र के भीतर साइंटिफिक टेम्परामेंट को जन्म दिया है। और अध्यक्ष महोदय, जब मैं यहां साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहा हूं तो उससे मेरा मतलब कुछ वैज्ञानिक उपकरणों के, कुछ साइंटिफिक अपरेटस के केवल डेवलप कर लेने भर से नहीं है, यह हमारे कहने का तात्पर्य नहीं है। साइंटिफिक टेम्परामेंट की यदि मैं बात कर रहा हूं तो साइंटिफिक टेम्परामेंट से मेरा आशय यह है कि वैज्ञानिकता और तार्किकता ये दोनों हमारी सोच में हो, वह हमारे बात और हमारे व्यवहार में हो, और वह हमारे स्वभाव में भी। आवश्यक नहीं हम जब विज्ञान का विषय पढ़ें तभी हम साइंस से दो चार हों, बल्कि हम आर्ट्स, म्यूजिक और साथ ही साथ एस्थेटिक्स भी पढ़ें तो हम उसमें भी साइंटिफिक अप्रोच रख सकें। मैं इस साइंटिफिक टेम्परामेंट की यहाँ पर अध्यक्ष महोदय बात कर रहा हूँ, और हम सब इस संबंध में बड़े भाग्यशाली हैं अध्यक्ष महोदय
यह टेम्परामेंट प्राचीन काल से ही हम भारतवासियों को विरासत में मिला हुआ है। आप देखें, चाहे हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद हों या फिर उपनिषद देख लें या फिर स्मृति ग्रंथ देख लें, सर्वत्र आपको विज्ञान या फिर विज्ञान से युक्त विचारों के दर्शन करने को मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैथ्स, साइंस, मेडिसिन, लॉजिक आदि से जुड़े जितने भी फार्मूले यानी सूत्र हैं, हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ये दिखाई देते हैं। जो ग्रंथ हमारी संस्कृत के आधार हैं, इनके मैं उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन लंबा समय लगेगा अध्यक्ष महोदय, उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी कुछ लोगों द्वारा यह भी कहा जाता है और कुछ ऐसे लोग हमारे सदन में भी हो सकते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और साइंटिफिक टेम्परामेंट के बीच विरोधाभास है। कुछ ऐसे भी मानने वाले लोग हमारे देश में हैं। यहां तक कहा जाने लगा कि अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट के हैं तो आप पीपल की पूजा कैसे कर सकते हैं, आप नीम की पूजा कैसे कर सकते हैं, आप तालाब की पूजा कैसे कर सकते हैं, या फिर आप गाय को माता कैसे कह सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप वैज्ञानिक की तरफ सोचते हैं तो मूर्त की पूजा कैसे कर सकते हैं, यह कहने वाले लोग हमारे देश में हैं। महोदय, बात तो यहां तक अब होने लगी है कि संस्कृत का विरोध करना, विरासत का विरोध करना, यह प्रगतिवाद यानी प्रोग्रेसिव होने का सूचक हो गया है। और प्रगतिवाद वह नहीं रह गया जो प्रगति की बात करे, बल्कि प्रगतिवाद वह हो गया जो अपनी संस्कृत और विरासत का केवल विरोध करे, वह भी इसलिए कि उसे विरोध करना है। पूछा जाने लगा कि भारतीय संस्कृति और विज्ञान का भला आपस में क्या लेना देना है, इन दोनों में आपस में क्या रिश्ता है। भारत में कभी धर्म और विज्ञान का सामंजस्य रहा ही नहीं है, यह भी कहने वाले लोग हैं। विपक्ष के हमारे कुछ मित्रों का ऐसा भी आरोप रहता है, क्योंकि राज्यसभा में मैंने सुना था कि भारतीय संस्कृति और विज्ञान एक साथ चल ही नहीं सकते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। अध्यक्ष महोदय, इनका ऐसा मानना है कि संस्कृति विज्ञान की विरोधी होती है। मैं इस सदन के माध्यम से उनके इन प्रश्नों का जवाब देने की भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। भारत में यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि हमारी संस्कृति विज्ञान की विरोधी है, तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को न तो हमारी संस्कृति का स मालूम है और न ही विज्ञान का व मालूम है। हमारे जो भी साथी विज्ञान का उद्गम पश्चिम के विचारों से मानते हैं, उन्होंने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो मालूम होगा निश्चित रूप से उन्हें कि पश्चिम में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिले हैं जहां चर्च और धर्म की मान्यताओं के खिलाफ जाने पर, वैज्ञानिक बातें कहने पर व्यक्तियों को जहर दे देना या उन्हें जिंदा जला देना यह आम बात सी हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, उनको अपने वैज्ञानिक विचार छिपाकर कहने पड़ते थे, और आज से लगभग 2000 साल पहले आर्यभट्ट ने जब कहा था कि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, तो क्या उनका विरोध हुआ था? बाराहमीर ने जब यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, हर वस्तु को अपनी तरफ खींचता है, तो क्या किसी व्यक्ति ने बाराहमीर के इस सिद्धांत को अधर्म कहा था? जब भी भारत में किसी ने कोई नया वैज्ञानिक सिद्धांत दिया है अध्यक्ष महोदय, तो भारतीय समाज ने उस व्यक्ति को ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित किया है अध्यक्ष महोदय। और मेरा मानना है कि संस्कृति के बगैर, कल्चर के बगैर, विज्ञान और विज्ञान के बगैर कल्चर या संस्कृति अधूरी है। संस्कृति और विज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़ने के बाद ही अध्यक्ष महोदय वह पूर्णता को प्राप्त करते हैं। दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही मनुष्यता के लिए भी यह आवश्यक है। इसका एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, लगभग 2 वर्ष पहले उत्तराखंड में भूस्खलन के रूप में एक दुर्भाग्यपूर्ण आपदा आई हुई थी। मैं समझता हूं कि सदन के सभी सम्मानित सदस्यों की इसकी जानकारी होगी, जिसके कारण एक सुरंग में हमारे कुछ मजदूर फंस गए थे।
अब इससे निपटने के लिए यहां पर विज्ञान की भूमिका सामने आएगी। हमने सेंसर आदि के माध्यम से यह पता लगाया कि मजदूर सुरंग में कहां फंसे हुए हैं। उसके बाद हमने हेलीकॉप्टर से उन लोगों को वहां से निकालने में भी कामयाबी हासिल की। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जैसे ही सुरंग से पहले मजदूर को बाहर निकाला गया, अन्यथा कोई न ले, जैसे ही मजदूर को सुरंग से बाहर निकाला गया, बाहर निकलते ही इसने दोनों हाथ ऊपर करके बड़ी तेजी के साथ जय घोष किया, बद्री विशाल की जय। अध्यक्ष महोदय, इस वाकये ने सारी दुनिया को बताया कि धर्म और विज्ञान किस तरह से यह आपस में जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से अलग नहीं है धर्म और विज्ञान, बल्कि यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से विज्ञान ने उस मजदूर को सुरंग से बाहर निकालने में, अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन उन मजदूर बंधुओं को सुरंग के भीतर जिसने जिजीविषा की शक्ति प्रदान की, जिसने साहस प्रदान किया, जिसने मनोबल प्रदान किया, जिसने आखिरी समय तक प्रयास करते रहने की शक्ति प्रदान की, वह और कुछ नहीं, हमारा सांस्कृतिक विश्वास ही था अध्यक्ष महोदय, जिसने कि यह संबल उन्हें प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय, वह हमारी कल्चर, वह हमारी संस्कृति ही थी जिसने सुरंग में फंसे उस मजदूर को यह भरोसा दिलाया कि वह इस संकट से बचकर निकल जाएगा, उसके ईश्वर इस संकट से उसे निकाल लेंगे, यह उसका विश्वास था, भरोसा था। अध्यक्ष महोदय, हमारी आस्था, हमारी संस्कृति इंक्लूसिव नेचर की है, समावेशी यह स्वभाव की है। हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमें अखिल मानवता के बंधुत्व का पाठ पढ़ाता है। हम सबने देखा कि जियो पॉलिटिकल दृष्टि से काफी कठिन जो वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद हम G20 समिट का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सफल आयोजन कर सके, एवं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर भी हम कंसेंसस जुटाने में पूरी तरह से कामयाब रहे। अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री द्वारा हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा से दिया गया संदेश है, जिसमें पूरी मानवता को एक सूत्र में बांध दिया है। प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत का यही विश्वास, भारत का यही बंधुत्व का भाव प्रधानमंत्री जी ने G20 की सफलता पर भी मुखरित किया, जब उन्होंने यह कहा था कि यह केवल भारत की सफलता नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की यह सफलता है। अध्यक्ष महोदय, विज्ञान तो वैल्यू न्यूट्रल होता है। ये वैल्यू न्यूट्रल क्या है, मैं आगे इसको विस्तार में बताने की कोशिश करूंगा। चंद्रयान जैसे अंतरिक्ष यान हो, या परमाणु के भीतर छिपी शक्ति हो, या फिर DNA एडिटिंग की टेक्नोलॉजी हो, विज्ञान हमेशा यह मूल्य निरपेक्ष होता है, यानी वैल्यू न्यूट्रल होता है। विज्ञान हमें परमाणु शक्ति का ज्ञान दे सकता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन वह संस्कृति ही है, वह कल्चर ही है जो हमें मार्ग दिखलाएगी उस परमाणु शक्ति का उपयोग हम ऊर्जा के रूप में स्वयं के विकास में करते हैं, या फिर हथियार के रूप में अन्य का विनाश करने में हम करते हैं। कहते हैं, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए जैसे जैसे हमारी शक्ति बढ़ती जाती है अध्यक्ष महोदय, वैसे वैसे हमारे संस्कारों का महत्व भी स्वाभाविक रूप से यह बढ़ता जाता है। प्रारंभ में मानव के पास बहुत सारे विकसित हथियार नहीं थे, ऐसे में यदि उससे कुछ नुकसान भी होता था तो बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होता था। पर अध्यक्ष महोदय, आज जब मानव के पास परमाणु शक्ति आ गई है और मानव ने चंद्रमा तक पहुंचने के भी रास्ते खोज लिए हैं, तब ऐसी शक्तियों का दुरुपयोग भी उसी पैमाने पर संभव है। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। इसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब मैं जर्मन फिलॉसफर नीत्शे ने गॉड इज डेड कहकर अपने महामानव को सामाजिक नैतिकता से मुक्त किया, तो उसका नतीजा जर्मनी में नाजीवाद के कहर के रूप में प्रकट हुआ था। जर्मनी में हुए नरसंहार में मानवता को खत्म करने के लिए जो अपरेटस, जो उपकरण प्रयोग में लाए गए थे, जिन हथियारों या फिर जिन केमिकल्स का प्रयोग हुआ था,
निश्चित रूप से वे सभी विज्ञान की ही देन थी अध्यक्ष महोदय, लेकिन नैतिकता और मानवीयता के गुणों के अभाव में उन सभी वैज्ञानिक खोजों का किस प्रकार दुरुपयोग हुआ, इसे हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे वह निश्चित ही विज्ञान की ही देन थे अध्यक्ष महोदय। वह विज्ञान की शक्ति के प्रतिनिधि थे, पर अभाव था तो धार्मिक शक्ति और नैतिक शक्ति का अभाव था। अगर उनके भीतर धार्मिक और नैतिक शक्तियां यह प्रबल होती तो इतिहास को इस काले कृत्य से बचाया जा सकता था अध्यक्ष महोदय। इसलिए विज्ञान कितनी भी प्रगति कर ले अध्यक्ष महोदय, विज्ञान चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, वह संस्कृति और संस्कारों के बिना सदैव अधूरा रहेगा, ऐसी हमारी मान्यता है अध्यक्ष महोदय। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि साइंस गिव्स मैन नॉलेज विच इज पावर, रिलीजन गिव्स मैन विजडम विच इज कंट्रोल। अध्यक्ष महोदय, एक बात पर मैं समझता हूं कि ध्यान देने की हम सभी को जरूरत है। जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वैज्ञानिक किसी यान को चांद या मंगल पर भेजने के लिए करते हैं, कमोबेश उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिसाइल में भी काफी हद तक किया जाता है। पहला उपयोग मानवता के विकास में होता है अध्यक्ष महोदय, जबकि दूसरा उपयोग मानवता के विनाश में होता है। पर अपना अपना सबका इंटरेस्ट है, सबकी अपनी अपनी रुचि है कि कुछ राष्ट्रों का ध्यान पहले वाले उपयोग पर अधिक होता है और कुछ राष्ट्रों का ध्यान दूसरे वाले उपयोग पर अधिक होता है। अध्यक्ष महोदय, कई बार कुछ लोगों का यह भी आरोप रहता है, अब देश में ऑलरेडी जमीनी विकास के इतने कार्य करने के लिए पड़े हैं जिसमें रिसोर्सेज की जरूरत होती है, संसाधनों की जरूरत होती है, तो ऐसे में चंद्रयान जैसे मिशन भेजने की क्या आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, इन प्रश्नों का भी जवाब मैं आपकी अनुमति से इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। जब हम इस प्रकार के मिशन भेजते हैं या फिर हम किसी प्रकार की वैज्ञानिक प्रगति हम करते हैं तो इसका जमीनी विकास से किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं होता है। हम यदि स्पेस रिलेटेड कोई भी मिशन भेजते हैं तो बाहरी तौर पर दिखने में सिर्फ स्पेस से रिलेटेड यह लग सकता है हम सबको, लेकिन वास्तव में उसका प्रभाव आम जनमानस पर भी पड़ता है। इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता। अध्यक्ष महोदय, हमारे यह स्पेस प्रोग्राम्स भारत का तो नाम रोशन करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इन मिशन का जो बहुआयामी उपयोग होता है उसका प्रभाव आम जनता के ऊपर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। स्पेस मिशन हमें अनेक प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं, जैसे यदि हम इसके माध्यम से रेनफॉल पैटर्न यानी वर्षा होने का जो पैटर्न है इसका बेहतर प्रेडिक्शन यदि कर रहे हैं कि हमारे किसान बंधु बांधवों के लिए फायदेमंद आज हो रहा है। यदि हम इसके माध्यम से चक्रवात साइक्लोन को यदि हम प्रेडिक्ट करते हैं तो हमारे कोस्टल एरियाज में रह रहे लोगों के लिए भी अध्यक्ष महोदय यह लाभदायक हो। इस प्रकार के प्रेडिक्शंस हमारे मछुआरों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। यह तो मैंने एक दो उदाहरण केवल दिए हैं अध्यक्ष महोदय। बाकी स्पेस एप्लीकेशन से डेवलपमेंट में जो मदद मिलती है उससे भी मैं समझता हूं सदन के अधिकांश सदस्य अच्छी तरह परिचित हैं। इन सबसे भी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब भी हम इस प्रकार के मिशन स्पेस में या फिर चंद्रमा और सूर्य की ओर भेजते हैं तो सुदूर गांव में बैठे किसी बच्चे के मन में साइंटिफिक टेम्परामेंट स्वाभाविक रूप से जगता है और उसके भीतर भी इस बात की अलख जगती है अध्यक्ष महोदय कि वह भी आगे चलकर कुछ ऐसे ही करेगा। उसके अंदर यह प्रेरणा आती है कि एक दिन वह भी वैज्ञानिक बनकर भारत का नाम दुनिया में रोशन करेगा और यही कुछ करने की तमन्ना ही अध्यक्ष महोदय राष्ट्र को स्वाभाविक रूप से आगे ले जाने का काम करती है। चंद्रयान 3 की सफलता से कितने रामानुजन, कितने भाभा या साराभाई अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े होंगे यह हमें आज नहीं कुछ वर्षों के बाद यह पता लगेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम संस्कृति और विज्ञान दोनों को समान रूप से महत्व देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यदि हम
एक को महत्व दे रहे हैं तो दूसरे का महत्व कम हो जाएगा। यह कोई जीरो सम गेम नहीं हुआ करता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे ऋषियों मनीषियों ने बरसों पहले विज्ञान को न केवल धर्म के साथ जोड़ा, बल्कि लोगों को इसके व्यवहारिक ज्ञान के बारे में भी बतलाया है। उनका मानना था यदि विज्ञान को सुव्यवस्थित ढंग से संवार कर मनुष्य के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए लगाया जाए तो स्वाभाविक रूप से वह अपने आप धर्म बन जाता है। यही वजह है कि हमारे वेद, उपनिषद, दर्शन आदि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनमें विज्ञान स्वाभाविक रूप से यह पिरोया हुआ हम पाते हैं। उदाहरण के तौर पर वैदिक रिचुअल्स में, 16 सूत्रों में ज्योमेट्री का सिद्धांत ये निहित पाए जाते हैं। जैसे मैं बतलाना चाहूंगा इस सदन को अध्यक्ष महोदय, जैसे हवन कुंड हम बनाते हैं तो वह भी हमारे प्राचीन ज्योमेट्रिक कंसेप्ट पर ही आधारित होता है। यह बिल्कुल हमारी जनता के मन में, उनकी सोच में यह पूरी तरह से रचा बसा है। और यही कारण है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी सांस्कृतिक विरासत की महत्ता को अच्छी तरह स्वीकार करते हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी चंद्रयान 3 की सफलता के नायक डॉक्टर यश सोमनाथ, जिनका पूरे सदन ने अभिनंदन किया, उनके साथ सारे वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया, डॉक्टर यश सोमनाथ जी ने भी इस बात की ओर इशारा किया था कि वेदों में कई सारी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाली बातें कही गई है। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का तो संस्कृत के प्रति इतना गहरा विश्वास था कि वे अपने गणित के क्षेत्र में किए गए किसी भी कार्य को स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म का ही वह अंग मानते थे। और अध्यक्ष महोदय, इसीलिए जो लोग यह कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति से विरक्त होकर विज्ञान को अपनाना चाहिए, दरअसल उन लोगों का यह समझना पड़ेगा उन्हें कि संस्कृत और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि संस्कृत और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। अध्यक्ष महोदय, मैं देश का रक्षा मंत्री हूं, रक्षा मंत्रालय का दायित्व तो मेरे ऊपर है और देश की सुरक्षा का कार्यभार देख रहा हूं। जब मैं यहां आ रहा था तो मैं रास्ते मैंने सोचा कि चंद्रयान 3 की सफलता को देश के रक्षा मंत्री होने के नाते मैं किस नजरिए से देखता हूं। इस पर भी मैंने अपनी कुछ बातें आपके सामने में रखना चाहूंगा। मैं अपनी बात पर आऊं, इसके लिए मैं आपको थोड़ा पीछे भी ले जाना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, और कुछ एक उदाहरण भी इस सदन के समक्ष आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। आप सभी सदन के लोग अच्छी तरह अवगत हैं कि कुछ ही समय पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने के प्रयासों से काशी तमिल संगमम का भव्य और सफल आयोजन किया गया था। उसके कुछ समय बाद ही सौराष्ट्र तमिल संगमम का भी आयोजन उनके द्वारा किया गया था। अध्यक्ष महोदय, इसके पहले का एक और उदाहरण देखिए कि सरकार के प्रयासों से कैसे उज्जैन में बाबा महाकाल के क्षेत्र में भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया गया। विश्व की प्राचीनतम नगरी ज्ञान नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के परिसर के पुनरुद्धार का काम भी वहां पर किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित किए अध्यक्ष महोदय। और राम मंदिर का एक और उदाहरण इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय में देना चाहूंगा। जो रामचंद्र जी देश के जनमानस में निवास करते हैं, उन राजा जी को अयोध्या में निवास करना कितना मुश्किल कार्य हो गया था। जाने कितनी पीढ़ियां इस प्रतीक्षा में ही निकल गई कि रामलला के मंदिर का निर्माण कभी होगा कि नहीं होगा। सैकड़ों वर्षों से राम मंदिर बनने का सपना पाले बैठे उन भक्तों ने इसे बस एक सपना भर ही मान लिया था, कभी न पूरा होने वाला सपना ऐसा मान लिया था। पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार का प्रयास देखिए अध्यक्ष महोदय कि आज अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य बड़े जोर शोर के साथ चल रहा है। और अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र में सांस्कृतिक उत्कर्ष के एक नए युग का प्रारंभ हुआ है। राष्ट्र के प्रयासों से भगवान राम अपने नए अवतार में जल्द ही जनता के सामने होंगे और यह भारतवासियों की, मैं समझता हूं, एक बहुत बड़ी, बहुत शानदार यह उपलब्धि होगी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के कुछ और उदाहरण देखिए
गंगा जैसी अनेक नदियों का पुनरुद्धार किया गया। हम देशव्यापी अभियान चलाकर हम गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी नदियों की सफाई और उनके संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही अनेक उपक्रम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ी चीजों को सहेजने और सुरक्षित रखने का वो काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप सभी राष्ट्र के उपयुक्त विकास के लिए अनेक प्रकार की सुरक्षा से भी मैं समझता हूं सदन के सम्मानित सदस्य अच्छी तरह अवगत होंगे। आप सभी सीमा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में मैं समझता हूं हम सभी समय समय पर चर्चा भी करते रहते हैं। अब तो पूरी हिम्मत है, पूरी हिम्मत है, पूरी हिम्मत है, पूरी हिम्मत है। पूरी हिम्मत है, पूरी हिम्मत है। मत 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 इतिहास में मत ले जाओ अधीर रंजन जी, इतिहास में मत ले जाओ। माननीय सदस्य प्लीज। चर्चा चीन पर भी अध्यक्ष महोदय, अरे भाई अब सुन लिया आपकी बात, मेरी बात सुन। माननीय सदस्य आपको मौका देंगे जब आप बोलना, सबको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर मिलेगा। और मैं बतलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में कहीं पर अपने को डिबेट नहीं करना चाहता हूं। मैं चर्चा करने को तैयार हूं और सीना चौड़ा करके मैं चर्चा करने को तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, आप सभी राष्ट्र के उपयुक्त विकास के लिए अनेक प्रकार की सुरक्षा से हमारे सदन के सम्मानित सदस्य अवगत होंगे। आप सभी सीमा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा से अवगत होंगे। आप सभी सीमा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में भी अवगत होंगे। अब तो स्पेस और साइबर सुरक्षा, स्पेस और साइबर सिक्योरिटी जैसे नए नए डायमेंशन की इसमें जुड़ गए हैं अध्यक्ष महोदय। पर इनके साथ ही अध्यक्ष महोदय, सिक्योरिटी का एक और भी आयाम है जिसमें सुरक्षा उतनी ही आवश्यक है जितनी बाकी सब में है, और वह डायमेंशन है हमारी संस्कृति का, हमारी कल्चर का। और इसे मुझे कोई नाम देना हो तो उसे मैं सांस्कृतिक सुरक्षा और कल्चरल सिक्योरिटी का नाम यहां देना चाहूंगा। और अध्यक्ष महोदय, जब मैं यहाँ कल्चर अथवा संस्कृति के बारे में कुछ कह रहा हूं उससे मेरा मतलब हमारी जीवन पद्धति से, हमारे लाइफ सिस्टम से। संस्कृति से मेरा मतलब हमारे खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, रहन सहन और हमारे विचारों से है। अध्यक्ष महोदय, मैं किसी राष्ट्र की अस्मिता को अक्षुण्ण रखने के लिए जिस तरह से वहां की सीमाई सुरक्षा और बाकी अन्य चीजों की सुरक्षा आवश्यक होती है, उसी प्रकार उसकी अस्मिता को बनाए रखने के लिए वहां की संस्कृति की सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक होती है। और अध्यक्ष महोदय, और इन उदाहरणों से मैंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि हमारी सरकार भारतीय सांस्कृतिक विरासत को तवज्जो देते हुए सांस्कृतिक सुरक्षा के प्रति भी उतनी ही गंभीर है जितनी अन्य बाकी सुरक्षा के प्रति हमारी सरकार गंभीर है। अध्यक्ष महोदय, आज जब यहाँ पर चंद्रयान की चर्चा हो रही है, तो मैं सांस्कृतिक पुनर्जागरण के इन उदाहरणों को आपके सामने क्यों रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये दोनों निश्चित रूप से अलग अलग विषय हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, पर ध्यान से देखेंगे तो यह सदन के सभी सम्मानित सदस्य यह पाएंगे कि इनके भीतर एक गहरा संबंध है, इन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता है। अध्यक्ष महोदय, विश्व का इतिहास उठाकर कोई देखे तो आप पाएंगे कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसने सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बिना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक प्रगति की हो। दुनिया में कोई देश नहीं मिलेगा। जब तक
समाज को जीवंत नहीं करती, उन्नत नहीं करती, उसे एक दिशा नहीं देती, तब तक समाज जड़ बना रहता है। और अध्यक्ष महोदय, अगर हम और आप अपनी गरिमा, अपनी आगामी पीढ़ी को यही बताएंगे कि अब तक हमारा जितना वैज्ञानिक विकास हुआ है वह केवल बाहर देशों के ज्ञान की नकल पर ही हुआ है, तो क्या हम अपने बच्चों को इस क्षेत्र में किसी भी सूरत में आगे बढ़ा पाएंगे? धीरे हमारे अंग्रेजों ने अगर हमें अब तक यही पढ़ाया हो कि हमारा सारा का सारा ज्ञान दूसरे देशों की कॉपी भर है, उनकी नकल भर है, तो क्या श्री डॉक्टर सोमनाथ एवं इसरो के अन्य वैज्ञानिक भारतीय ज्ञान के बल पर अध्यक्ष महोदय कभी चांद तक पहुंचने का सपना शायद वह कभी न देख पाते? अगर उन्हें इस बात का विश्वास हुआ, अगर उनके मन में संकल्प जगा, तो इसलिए कि उन्हें मालूम था कि उनके पूर्वज आर्यभट्ट थे, उनके पूर्वज वराहमिहिर थे, उन्हें मालूम था कि उनके पूर्वज भास्कराचार्य थे, उनके पूर्वज ब्रह्मगुप्त थे और उनके पूर्वज सवाई जय सिंह थे। अध्यक्ष महोदय, इसलिए उनको यह प्रेरणा प्राप्त हुई। अध्यक्ष महोदय, हम सोचे कि एक बच्चा है जिसे समाज की प्रगति में केवल विदेशी नाम पढ़ाए जा रहे हैं, दूसरा बच्चा है जिसे ऐसे नाम पढ़ाए जा रहे हैं जो उसके अपने समाज से रहे। ऐसे में किस बच्चे से आप अधिक कॉन्फिडेंस और मनोबल की उम्मीद करेंगे? यह स्वाभाविक है अध्यक्ष महोदय कि वैसे तो मुझे बाहरी नामों से कोई इतराज नहीं है अध्यक्ष महोदय, ज्ञान विज्ञान में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, यह भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। पर हमारे बच्चों के मन मस्तिष्क में केवल और केवल बाहरी नाम यदि छाए रहे तो ऐसी स्थिति में बच्चा अपने बल पर समाज के विकास के सपने को जीवन में कभी नहीं देख सकता है। उसमें सपने भी आएंगे तो बाहर के समाज के विकास के ही सपने आएंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जब हम महिलाओं और छोटी बच्चों को इंस्पायर करने की बात करते हैं तो हमें यह प्रयास करते हैं कि उनके सामने विमेन आइकन का उदाहरण रखें। तो जब हम भारतीय बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, प्रेरित करने का हम प्रयास करते हैं, तो क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं होना चाहिए कि हम उनके सामने भारतीय आइकन्स का भी उदाहरण प्रस्तुत करें? इसलिए अगर हमें अपने समाज, अपने राष्ट्र को आगे ले जाना है अध्यक्ष महोदय, हम अपने समाज और संस्कृति से सीखें, हमारे अपने आइकन्स को अपने बात व्यवहार में प्रतिष्ठित करें और उनका अनुकरण करें। यही हम सभी के लिए श्रेयस्कर होगा। अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं यहां कहना चाहूंगा और वह यह है कि चंद्रयान 3 की सफलता में देश की नारी की शक्ति की योगदान की मैं यहां चर्चा करूंगा। पूरा सदन अच्छी तरह जानता है कि इस मिशन में महिला साइंटिस्ट का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। यह मिशन अगर इतना सफल हो पाया है तो इसके पीछे हमारे देश की नारी शक्ति का समर्पण, उनका त्याग और राष्ट्र को नई पहचान देने की उनकी तमन्ना रही है अध्यक्ष महोदय। और संसद का यह विशेष सत्र नारी शक्ति वंदन विधेयक को समर्पित सत्र है, इसलिए इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। और ऐसे में मैं नारी शक्ति वंदन विधेयक को इसरो की महिला साइंटिस्ट और उनके साथ भारत की पूरी फीमेल साइंटिफिक कम्युनिटी को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रस्तुत यह मैं उपहार के रूप में इसे मैं देखता हूं, नारी शक्ति वंदन को अध्यक्ष महोदय। और यह सदन और राष्ट्र इसरो की महिला साइंटिस्ट और हर भारतीय बेटी को यह नमन करता है, उनकी सराहना करता है और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अपनी बातों को सार रूप में मैं यहां रखना चाहूं तो यह है कि चंद्रयान 3 की सफलता कोई एक्सेप्शन नहीं है या कोई अपवाद नहीं है। यह सहस्राब्दियों से चली आ रही हमारी सामाजिक, हमारी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक धारा का एक स्वाभाविक और सहज रूप से एक विकास है अध्यक्ष महोदय। इस सफलता के सूत्र हमारे अतीत में ही छिपे हैं। ऐसा अतीत जहां वैज्ञानिकता एक स्वभाव के रूप में विद्यमान थी हमारे यहाँ, जहां विज्ञान और आस्था के बीच एक पूर्ण सामंजस्य था। हालांकि विदेशी आक्रांताओं के चलते कुछ समय के लिए थोड़ा पिछड़ापन आ गया था, पर हम एक बार फिर से हुंकार भरते हुए पहले से भी अधिक ताकत के साथ उठ खड़े हुए हैं
और सूरज, चांद, तारे अब हम छूने के लिए तैयार हैं और वहां पहुंच रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस देश में बुद्धि के देवता श्री गणेश प्रथम पूज्य, ओम श्री गणेशाय बोलकर ही हम कोई काम प्रारंभ करते हैं, एवं विद्या की देवी सरस्वती प्रथम आराध्या हो, वह देश तो स्वाभाविक रूप से साइंटिफिक टेम्परामेंट को आत्मसात करते हुए सदैव एक नॉलेज सोसाइटी रहा है। हमारे यहां कहा गया है तेजस्विनावधीतमस्तु, यानी मे व्हाट वी स्टडी बी रिप्रेजेंटेटिव, कि प्रार्थना करने वाले भारतीयों को सिर्फ चंद्रयान तक ही नहीं रुकना है अध्यक्ष महोदय, बल्कि उसके आगे जाना है। अभी अंतरिक्ष में अनेक लक्ष्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। अभी हम भारतीयों को कई मानदंड यहां स्थापित करने हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वैज्ञानिकों की कामयाबी की एक दो और चर्चा करके अपनी बात यहां समाप्त करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, भारत द्वारा, हमारे वैज्ञानिकों का करिश्मा देखिए, भारत द्वारा अब तक लॉन्च किए गए 424 विदेशी उपग्रह, इनमें से 389, 424 में से 389 आउट ऑफ 424 जितने भी हमारे विदेशी उपग्रह हैं, उसमें 389 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 9 वर्षों में लॉन्च किए गए हैं। और विदेशी उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र दुनिया में बहुत तेजी से एक प्रमुख स्थान हासिल कर रहा है। भारत द्वारा अब तक लॉन्च किए गए 424 विदेशी उपग्रहों में से 389 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 9 वर्ष में लॉन्च किए गए थे। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, 174 मिलियन अमेरिकी डॉलर में से 157 मिलियन की कमाई पिछले 9 वर्षों में हुई, और इसी तरह अब तक की अर्जित 256 मिलियन यूरो में से 223 मिलियन मोदी शासन के 9 वर्षों के दौरान आए हैं। अध्यक्ष महोदय, यह भी मैं सदन की जानकारी में यहां लाना चाहता हूं। एक बार अध्यक्ष महोदय, मैं फिर अपने वैज्ञानिक समुदाय को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जल्द ही हम नए मिशनों को भी अंजाम देंगे, आगे नए मिशनों को भी हम अंजाम देंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है, समस्त देशवासियों का भी विश्वास है। अध्यक्ष जी, अभी तो यह शुरुआत ही है, आने वाले समय में हमारा हाथ मंगल और शनि तक भी पहुंचेंगे और हमारा देश वहां भी अपना परचम लहराएगा। अध्यक्ष महोदय, जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सदन की ओर से राष्ट्र के वैज्ञानिकों को नमन करता हूं। अध्यक्ष महोदय। श्री शशि थरूर जी। Thank you very much, Honorable Speaker. I'm honored, really, to stand before this House and to speak on behalf of my party on a matter of great pride for Indians everywhere in the world, the success of our lunar mission, Chandrayaan-3, and according to the topic you've given us in the revised list of business, success of Chandrayaan-3 mission and other achievements of our nation in the space sector. I think my respected friend, Sri Rajnath Singh, treated us to a lecture on a slightly different subject. But on August 23rd, Mr. Speaker, we scripted history as our unmanned moon mission's lander module made a flawless soft landing, making us only the 4th country to achieve this feat and the first to reach the uncharted south pole of Earth's only natural satellite, the moon. It is fitting, sir, that as you proposed, we observe August 23rd as National Space Day in future. How far we have come since the late 1950s, when a classic photograph by Henri Cartier-Bresson showed Indian rocket parts being transported on a bullock cart. Let me take you back, sir, nonetheless, to when our nation's scientists, led by Dr. Vikram Sarabhai, began to develop the contours of India's nascent space program in the early 1960s. Back then, the coastal village of Tumba, in the outskirts of Thiruvananthapuram, was identified as an ideal location, given its latitude and natural geological features, to allow for rocket launches and allied research. Imagine, friends in this House,
a sleepy village with golden beaches and palm-fringed coconut trees, populated largely by an overwhelmingly Catholic community of fisherfolk. The catch, however, was that the community of scientists had identified a piece of an area of land, which housed in Tumba the Saint Mary Magdalene Church and the residence of the bishop himself, Peter Bernard Pereira, his own official residence. Now, in any other community or any other part of the world, even, the matter might have been put to rest right there. After all, the idea, the thought of displacing an active spiritual establishment would certainly have evoked outrage and fury, especially in today's India. But in this relatively obscure part of India near Thiruvananthapuram, where a decision of national importance and scientific progress presented itself, the community chose to make a remarkably patriotic choice, a choice for development and progress. When initial conversations with politicians and bureaucrats made little headway, something special happened. One day, when Bishop Pereira was sitting in his little office in the church, he heard a knock on the door. He said, "Who is this?" And a man in a white suit came and said, "I am Dr. Vikram Sarabhai." Dr. Sarabhai explained the importance of this area to India's scientific research in space. The bishop understood the proposed mission of the scientists, and he told Dr. Sarabhai, "Come to my church on the following Sunday." So during the Sunday service, Dr. Sarabhai was there, and Bishop Pereira presented a proposition before the congregation. "My children," he said, "I have a famous scientist with me who wants our church and the place I live in for the work of space science research. Dear children," he said, "science seeks truth by reasoning. In one way, science and spiritualism seek the same divine blessings for doing good for the people. My children, can we give God's abode for a scientific mission?" The answer from the congregation was quite literally a resounding Amen. The church and the bishop's house, as well as other neighboring inhabited areas, were handed over without protest to Dr. Sarabhai and his team. Thus was established in 1962 the Tumba Equatorial Rocket Launching Station, or TERLS, which would later be renamed Vikram Sarabhai Space Center after the death of the legendary Dr. Sarabhai 9 years later. A year after TRLS was established, India launched its first two-stage rocket, our first foray into space, from Thiruvananthapuram. As our late president, Dr. APJ Abdul Kalam, who was part of the original launch team in 1963, and he went on to work from the church building himself, he wrote later, looking back at this remarkable episode, "Today among us, Professor Vikram Sarabhai is not there, Reverend Dr. Bernard Peter Pereira is not there, but those who are responsible for the creation and make the flower and blossom will themselves be a different kind of flower, as described in the Bhagavad Gita," he said. And he quotes the Gita, "See the flower, how generously it distributes perfume and honey. It gives to all, gives freely of its love. When its work is done, it falls away quietly. Try to be like the flower, unassuming despite all its qualities." That is what a lot of ISRO's foundations have been, sir. Unassuming, but with the power to change the world. One of the world's oldest and most ambitious, it arose from the physical research laboratory established in Ahmedabad in 1947, the year of our independence and the brutal partition with Pakistan. Our visionary first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, then created the Indian National Committee for Space Research, or INCOSPA, marking our country's official entry into space exploration. This committee was set up on the recommendation of the Scientific Advisory Committee to the Cabinet for the promotion and exploration of space and its utilization for peaceful purposes, a committee led by the legendary Homi Bhabha. Then in 1962, as we've seen, TRLS was established. On 15th August 1969, our 22nd Independence Day, under the trusted guidance of Vikram Sarabhai, INCOSPAR and TRLS became the Indian Space Research Organization. ISRO
giving Indian space a developmental boost. There was a tragic setback, as I mentioned, when Dr. Sarabhai died suddenly of a heart attack at the age of just 52. Dr. Satish Dhawan, the head of the Indian Institute of Science in Bangalore, was invited by then Prime Minister Indira Gandhi to lead the organization because she knew that the vision and legacy of Vikram Sarabhai could only be fulfilled by someone like Dhawan. He accepted the invitation, though on condition that the headquarters be shifted to Bangalore, and guided ISRO as a leader who is still admired by many. In July of 1979, sir, our first satellite launch vehicle failed, and Mr. Dhawan, an exemplary leader, took responsibility for it. He gave a statement saying, "Dear friends, we have failed today. I want to support my technologists, my scientists, my staff, so that next year they succeed." The very next year, they did succeed. This is ISRO's history. Every setback became a stepping stone to greater success. And so we Indians are proud of our space program for good reason. Since then, ISRO has undertaken missions to the moon, Chandrayaan 1, 2, and 3, and the failure of 2 became a stepping stone to the success of 3, to Mars, the Mangalyaan Mars Orbiter mission, and we have created our own launch vehicles and satellites. Moreover, of course, as the Speaker has said, India launched the Solar Observatory Aditya L1 this month and aims to put 2 or 3 people into low Earth orbits by the end of this year to emulate the legendary Rakesh Sharma, who orbited the planet on a Soviet spacecraft in 1984. Notably, Indian space research is the only program which has been a civilian program from the very beginning. We are focused on the development angle, like the use of space for rural development, weather forecasting, and communication, in addition to high-end research. And this, sir, is just the beginning. India's space program is set literally to skyrocket. Experts predict that India could account for at least 10% of the global space economy in the next decade, up sharply from 2% currently. India's space program bolsters our development, having made important contributions even in seemingly unrelated areas such as disaster management, education, healthcare, agriculture, fisheries, and urban planning. Moreover, it serves India's global diplomacy as well, sir, enhancing our credibility and influence. Those who once scoffed at the idea that a poor developing country aspired to send rockets into space must concede that India is now a technological force to be reckoned with in the world. To my mind, there is yet another sterling triumph within India's Chandrayaan moment. It has become a good occasion to recognize the alumni of unsung engineering colleges everywhere in India. Indians are rightly and justifiably obsessed with the IITs, but Chandrayaan 3's landing, especially 4 years after the failure of Chandrayaan 2, was attributable to many, many scientists from far less glamorous educational backgrounds. While the ISRO chairman, S. Somnath, is a product of TKM College of Engineering in Kollam, represented by my friend Premachandran, at least 8 of his other colleagues graduated from the College of Engineering, CET, Thiruvananthapuram. Somnath Institution was founded in 1956 by a successful Muslim cashew merchant, Tangal Kunju Musliar, abbreviated soon enough to TKM, and has gone on to establish a stellar local reputation. While CET in my constituency, established in 1939 as the first engineering college in then Travancore state, retains its record and repute as the premier engineering college in the state of Kerala. Yes, at least 7 more engineers from CET were involved in the Chandrayaan 3 success, and there were others, alumni from small engineering colleges in Tamil Nadu, in small towns throughout India. We've had graduates of these small colleges contributing to ISRO because, let's face it, we must, yes indeed, it was in the very first launch, Dr. Abdul Kalam. We must proudly salute these alumni of unsung engineering colleges because they serve the public sector with dedication and are the backbone of national enterprises like ISRO. As I wrote on social media at that time, if IITians went to Silicon Valley,
CETians took us to the moon. I would also like to point out that many of the stalwarts in our space program have been women scientists and engineers. Some 20% of ISRO's key personnel are women. And as women increasingly excel in science and technology studies, this number may only go up. And unlike in our parliament or legislative assemblies, they won't even need reservations either, sir. I can tell you from my experience of addressing many convocations, I'm in favor. But I've been giving away prizes at many convocations of science and technology and engineering colleges. And even when the women students are a small minority, maybe 20–30% of the student body, there are 90% of the medal winners, prize winners, and honors winners. This is becoming increasingly a woman's field, and we'll all be the better for it. Now, the only thing that disappoints me today is that some in the government seek to make this their moment to bask in glory and polarize the country by speaking as if all space endeavors only began in 2014. First in the ancient years of the Vedas, and then in 2014. I mean, that's what we're hearing today. Now, the truth is, sir, that our space successes are a consequence of continuity in our national governance, and what has been achieved today stands on the shoulders of many past achievements, as I have described to you with my stories earlier. Any mature democracy would recognize that grooming the brilliance of our scientists, developing infrastructure, R&D, and global synergies on technology cannot be achieved unilaterally by any one government. This is the achievement of successive years of making the right governance choices. For example, we've heard so much about Aditya L1 mission. It began in 2006, sir. It took 17 years to be conceived, planned, executed, and finally launched this year. Thus, the Chandrayaan triumph is truly pan-Indian. Across, I hope, the political divide, it does not belong to any one person or any one party. If we all came together yesterday to affirm the solidarity we all feel for women's reservation bill, let us also come together, sir, to recognize the collective contributions of all governments in bringing glory to India's space endeavors. But after all, who can deny India owes its remarkable progress in space exploration in large part to Pandit Nehru's dedication to developing a scientific temper amongst the Indian people, his understanding of technology's role in national development, and his faith in the country's scientists. Though India was indeed beset by poverty, illiteracy, food insecurity, and disease, Nehru knew that it must and could aim for the stars. We did not have much money, and we relied on ourselves. Nehru's doctrine of self-reliance, though he didn't use the word Atmanirbharta, the concept was there, within very tight budgetary constraints, had an enduring influence on India's space program, exemplified by ISRO's decision, even in this Chandrayaan 3, to take a slower, fuel-saving approach to the moon. Both Mangalyaan and Chandrayaan 3 were the least expensive ventures of their kind, costing about 1/10 of equivalent NASA, NASA, the American space missions. They cost less even than Hollywood depictions of space. Mangalyaan costs less than the Hollywood film Gravity, and Chandrayaan costs less than Interstellar. The shoestring budget was only 615 crore. Not just, much cheaper than G20, what our government spent on it. But this is not just a small fraction of what the US spent, but not even 1/3 of China's budget for its own moon mission. ISRO's last 40 years spending is equivalent to NASA's 6 months of expenditure. That is the history we have to understand, sir. But they should not be punished for it. I'm looking at my good friend Jitendra Singh there. The Department of Space's budget has shockingly been slashed by 8%, down to 12,552 crore from the 13,700 crore that we were all presented in the budget estimates, sir. The cuts are highest in space technology, including the Human Spaceflight Center, as well as developmental and operational projects involving satellite launch vehicles. And space science, including space missions, has been cut by 32%. Why? NASA, sir, has been allocated $25.4 billion
in 2023, and ISRO has the equivalent of $1.5 billion. That is the situation, sir. Our government needs to be more generous. Now, I want to stress that ISRO's strengths extend well beyond frugality. For Chandrayaan-3, India has also demonstrated familiarity with the major types of interplanetary spacecraft: orbiters, landers, rovers. The Chandrayaan-3 rover is rudimentary, but it speaks to an important focus area for the Indian space program, the planning and implementation of high-tech scientific missions. The data from Chandrayaan-3's scientific instruments will be crucial because the mission will be the first to physically, chemically, and thermally characterize the soil, subsoil, and air near the moon's south pole on location. No other country has done this. India has some measure of technological superiority now compared to most other spacefaring countries, and it should press the advantage by going to more places in the solar system. And of course, we must conduct stellar science. The better space-based scientific instruments currently operated by India are largely concerned with Earth observation and remote sensing. With the focus on indigenous development of technologies and techniques, we have become a premier manufacturer of both launch vehicles and satellites and a sought-after provider of low-cost launch services to other countries. Our Polar satellite launch vehicle, with 24 successful flights, has a proven track record, and the world record that has been mentioned of the launch of 104 satellites in one go has already been applauded by the Honorable Speaker. So we have all of this to talk about. Chandrayaan-3's success strengthens the confidence with which India faces the world. The country has spent the year, as we all know, presiding over the G20, though as has been pointed out by my colleagues, we spent much more on it than we did on ISRO or on the Chandrayaan mission. But it is an influential voice for the global south. This adds to our prestige and our clout. We're also playing leading roles in other international bodies. How these relationships and how our global role generally, more broadly, will evolve remains to be seen. We're having unfortunate controversies going on this week with Canada. But nonetheless, the country's achievements in space undoubtedly strengthen our diplomatic hand, not least because of the respect they inspire in other countries. Thank you. I'll just take 2-3 minutes, sir. Among the foreign countries that have used India's space program to launch their own satellites and benefit from space cooperation include France, a space partner since 1964, which has supported India's development of launch vehicle satellites, applications, and spaceflight, has also launched several satellites using our PSLV and GSLV. Russia, another long-term collaborator on various aspects of space exploration, including some of these same things, and Russia supplied key components for the crew module of Gaganyaan, and the US, with which India has a strategic partnership in space, covering areas such as Earth observation, satellite navigation, space science, planetary exploration, launch services, and human spaceflight. So France, Russia, and the US are all involved with us. And ISRO tells us that India has pursued bilateral and multilateral relations with space agencies and space-related bodies, with the aim also of strengthening existing ties with these countries, taking up new scientific and technological challenges, refining our space policies, and defining international frameworks for exploitation and utilization of outer space for peaceful purposes. This is the diplomatic strength I'm talking about. So the US, Israel, Singapore, Canada, Germany, Indonesia, Japan, Luxembourg, the Netherlands, South Korea, the UK have all launched their satellites using our Indian PSLV and GSLV. And as a result, the government has earned $174 million from these launches alone. It's all the more a pity that our government has trimmed the budget for space education and research between last year and this one, even though on the whole our expenditure on space has gone up, and I know Jitendra will tell us that. Educating the next generation of Indian space pioneers ought to receive more funding. I'll conclude, sir, by recalling the proud moment when India's lander touched down on the moon and Prime Minister Narendra Modi wisely resisted parochial triumphalism of the kind we've seen later, and he hailed the achievement as a victory for all of humanity. But he also correctly noted that the achievement mirrors the aspirations and capabilities of 1.4 billion Indians. By showcasing its technological prowess, India's space program reminds the world
not only of our innovative capabilities, but also of our capacity to help shape solutions to global challenges in other areas, from cyberspace regulation to peacekeeping. Looking up at the sky after Chandrayaan-3, Indians can contemplate a glorious global future. We are showing the world that India can be a standard setter rather than just a follower of rules made by developed countries. New horizons beckon, for the world is now our canvas, or should I even say, the whole universe. Jai Hind. Thank you very much. कुछ आपको कहना है क्या? Okay. No, just Okay. it's We not are my at home speech. now. We are Have at some home patience. now. It's Please. not my speech. Okay. So She's member also. no, I'm just wanting to intervene for a minute. It's just an intervention. Have patience. Have patience. Just something very No, important. please. Sir, I want to make an observation, sir. Dr. Shashi Tharoorji, you're a very learned and senior member. It's very enriching to listen to his ideas every time he participates in the debate. So you said a lot of good things, sir. But I didn't want to disrupt him in the middle of his speech, but I hope I heard you correctly. You said something in between which I don't much agree to. So you mentioned, if I heard you correctly, I repeat, that there are lots of women, there are lots of girls who are entering the field of science and technology, and hopefully we would see many of them working under our space programs. So unlike our parliament, they wouldn't need reservation to be a part of the space program. I don't much agree to this, sir. It's not very appropriate. Okay. Please take it in a healthy light, sir. Just yesterday, no, listen to me, sir. Let me complete. Just yesterday, we passed a very historic bill providing reservation to women inside the parliament. So it doesn't sound very appropriate because, women don't just have these here because of their capabilities and talents, and we should never. नहीं ये इस ढंग से डिबेट तो नहीं कर सकती. No. Please sit down. हाँ. जा बस quick. आप बैठ तो जाइए. नहीं आप बैठ जाइए. Sir, your party has supported this very historic bill, Shri A. sir, Raja, which please. means you agree to the idea of providing reservation to women for them to बैठ जाइए. reach जी आप बैठिए प्लीज. Only A. Raja. Only no आप भी बैठ जाइए. बाद में बात कर लीजिए प्लीज. मिस्टर A. Raja. No. एक सेकेंड. मिस्टर थरूर बैठ जाइए. प्लीज बैठ जाइए. No. भाई अधीर जी आप बैठ जाइए. आप बैठिए तो सही. आप भी बैठ जाइए मैम. Nothing is going on now. Okay. Now please. एक सेकंड क्या कहना चाहते हैं आप? अरे आप बैठिए ना. I would like to clarify, since the Honourable Minister, is also a good friend, appears to have misunderstood the thrust of my remarks. I would like to clarify that I meant no disrespect to either women in general or the very many honourable women in this House who have been elected without any benefit of reservation for all these years. Okay. We have said, sir, that we need reservation because the numbers are not enough. And that is why we passed the Women's Reservation Bill yesterday. I'm saying that in science and technology, we already have 20% in ISRO and the numbers are going up, sir. That's my point. That's it. Thank you. जी. सर हो गया. कुछ कहना है आपको क्या? सर अध्यक्ष महोदय, मुझे लग रहा है we need not carry this further because I'm very sure and I trust my friend Shashi ji has never been anti-woman. जी Mr. Chairman, sir. Okay. ठीक है. Mr. Chairman, sir. It should be in good humor I must always. express Yes, my gratitude. Please. Mr. Chairman, sir, I must express my gratitude to invite me to speak on this important issue. Sir.
चंद्रमा पर इतना हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए. हाँ जी प्लीज. चंद्रमा शांति और शीतलता का प्रतीक है. चंद्रमा शांति और शीतलता का प्रतीक है. इतना हंगामा नहीं होना चाहिए. ना प्लीज मिस्टर ए राजा, ओनली यू आर गोइंग ऑन रिकॉर्ड ओनली प्लीज. आप बोलिए ना सर. सर, how can you speak, sir? अरे नहीं, यू कैन स्पीक. आप बोलिए. House must come for order. हाँ. बैठिए, आप बैठ जाइए प्लीज. यू आर नॉट हेल्पिंग द चेयर. आप बैठ जाइए प्लीज. बैठ जाइए, बैठ जाइए. हाँ प्लीज. सर. अरे भाई. सर. सर. बैठ जाइए ना प्लीज. मिस्टर ए राजा, मिस्टर ए राजा, बैठिए आप. ये अनावश्यक है. नो नो नो, प्लीज बैठ जाइए. आप बोलिए. Yesterday also the same thing. Rakesh Singh ji, Rakesh Singh ji, Rakesh Singh ji, what? Started speaking. Sir, the chair should give us protection. Sir, what is this? Sir, every time they do this, sir. प्लीज ए राजा बोलिए. Sir. बोलिए बोलिए बोलिए. I must express my gratitude for granting me this opportunity to say a few words on Chandrayaan. Sir, of course, I decided not to speak because of my health. More specifically, the throat is not cooperating with my voice. However, having heard the speech which was delivered by the Honorable Defense Minister Rajnath Singh ji, I am confined to stand before few minutes before this August House. Sir, the Prime Minister was yesterday very magnanimous that no one can claim exclusive credit for Chandrayaan. It is a common efforts, endeavors put by the team of our scientists with political and scientific will. Sir, in spite of that, we must be very magnanimous on behalf of DMK. The role of the Prime Minister or this government bringing this Chandrayaan 3 cannot be undermined. We want to wish and greet the government. Sir, I will come to later part. Once universe and galaxy was treated as a riddle for mankind. Till 1950s. In 1950s, various countries, including USA, used to send satellites to the moon and other planets. Thereafter Russia, thereafter China. No doubt, an exact position India has got today because of Chandrayaan that has been launched and smooth landed was effective. Sir, the parity which we claim today along with America and Russia and China will give a message that India is second to none to anybody in the space research hereafter. Sir, between 1957 to 58, when Soviet Union launched Sputnik 1, Sputnik 2, Sputnik 3, and the US launched Alpha, Pandit Jawaharlal Nehru shared with his view in the Parliament that this is a new age of Sputnik. Sir, I must share this house that Tamil is one of the classical language recognized by the world and this government. Sir, Tamil have deep-rooted scientific measures in the literature. Since the Honorable Defense Minister says the Sanskrit is having such a tremendous potentiality in science,
I am not defaming any language. Admittedly, this country is having two culture based on the Tamil and Sanskrit. The C.P. Ramasamy is a known educationalist who served as a vice chancellor, later the Diwan of Tiruvangur. Maybe Sasi may be well aware about his knowledge and prowess. He admitted that there are two cultures in the country. One is headed by Sanskrit by way of Aryan culture, and one is Tamil in the basis of the Dravidian culture. Sir, I am entitled, having said the defense minister, now I am entitled to say what Dravidian and Tamil language says about the science. Sir, you cannot imagine. When I read Tolkappiyam, that is 3,500 years back, nobody can believe. It says this country was not created by a single man. This country was produced by evaluation of science. How? Nilam, Neer, Thi, Vali, Visumbodu, Kalanda, Aindin, Mayakam, Ivulaham. What does it mean in English? Sir, there is a metabolical change out of water, land, fire, air, and space, what we call Panchabhutas. Panchabhutas. The entire world that has been made because of these Panchabhutas, you cannot create a new thing. New building has come. Does it mean to say Delhi weight has gone? No. For this bench, somewhere else a tree has been cut off. So this is the science which was later, after all 200 years back, it was scientifically put into a proper phrase that the weight of the universe is constant by Newton. 300 years back, English law says by Newton that the weight of the universe is constant. But whereas 3,500 years back, Nilam, Thi, Neer, Vali, Visumbu, Aindodu Kalanda Mayakam, metabolical change of the water, land, space, everything. So, are we not entitled to have tried for 3,000 years back? You should be. Sir, Tiruvalluvar. Everybody believed that the earth is static. Other planets are revolving around, including sun. It was believed, even in the Christianity, even in the Hinduism, even in the Islam. But 2,500 years back, he said, Sulandrum yerpinnadu ulagam, ulandrum ulave thalai. He said, the earth is revolving. Earth is revolving 2,000 years back, Tiruvalluvar says. In spite of that, it is at the biggest of agriculture, at the biggest of flowing. This is a science. Sir, Bharati, last century, early century, he said, Vana Yalapo, Kadal Meena Yalapo, Sandira Mandalati Yel Kandu Delivo. Vana Yalapo, what does it mean? We will measure the space. Poet Bharati, who is a scholar in Sanskrit, he said in Tamil, Vana Yalapo, we will measure the space. Kadal Meena Yalapo, we will measure the sea and fishes. Then ocean. Then the Sandara Mandalati Yel Kandu Delivo. We will study and research the moon, which will be benefit to the mankind. These are all the Tamil literature. You cannot find any Tamil literature as far as science. You cannot say one incident that the language Tamil is traveling as against the science. Sir, Bharati is being a Tamil and Sanskrit scholar. In spite of that, when the science comes, he did not shut down the mythological. He did not stick on the mythological value. Sir, I am very proud as a student of Dravidian School of Thought, which was designed by Periyar EVR, and it was articulated by Dr. Annadurai, and it came to power after Kalaignar, respected our leader Dr. Kalaignar Karunanidhi. Along with them, today, the number one Chief Minister of Tamil Nadu, Honorable M.K. Muthuvel Karunanidhi Stalin, we welcome the measures that has been taken by the government to put the Chandrayaan in the correct orbit. By putting the Chandrayaan in the correct orbit, the mythological illusion that has been removed, that is a success of the Dravidian concept. Sir, by this time, I must extend my congratulations to all scientists, those who involved in the scientific team, in the space, more specifically the contribution of Tamilian. In Chandrayaan 1, Mailsami Annadurai. In Chandrayaan 2, Sivam. In Chandrayaan 3, Veera Muthuvel. Sir, these people are very proud. These people are not even went to private schools, private colleges. They belong to OBC. Very ordinary. They came from very ordinary, gullible mass and studied in the government school. In spite of that, they contributed that India
has reached the moon because of the not the students from convent, not from the students of any other exalted institution abroad, by the government colleges and government schools. Sir, they did not know Hindi and Sanskrit. These scientists did not know Sanskrit and Hindi. They know only Tamil and English. In spite of that, they exalted such a position. Sir, I am looking back the history of space research since 1952, as put in my friend Shashi Tharoor. Sir, rightly he said, when Indian National Committee for Space Research, INCSR, was set up by the Pandit Jawaharlal Nehru under the chairmanship of Vikram Sarabhai, and later it was developed to renamed as ISRO. Sir, I am disturbed when such a remarkable phenomenon took place and the nation got pride. We must introspect other mode of thoughts and views. Sir, I heard the defense minister very patiently. I recall my memories and check it up with the documents in the parliament just 1 hour back. In 2004, in my 30s, I was Minister of State Health in the Council of Ministers headed by Vajpayee, Dr. Vajpayee. He is known for protecting the Raj Dharma in politics. Sir, that time, a debate was brought by the honorable member from Andhra, Jaipal Reddy, a veteran leader in Congress. The motion is drop the 3 cabinet ministers from the cabinet. One of the person he named is Murali Manohar Joshi, then the HRD minister. Sir, the motion was moved by Jaipal Reddy. The house was rapt attention. Murali Manohar Joshi was there. Atal Bihari Vajpayee was there. Then the Arun Jaitley said, I quote, I have always regarded Dr. Murali Manohar Joshi as a genius scholar, but my philosophical problem with him is that he is confused himself, history with mythology, philosophy with theology, astronomy with astronomy. And he further went, Mr. Joshi, you want to change the syllabus and you want to give a saffron syllabus for the students. I am entitled to call, he said, I am entitled to call you in the house that you are a textbook terrorist. Unquote. Sir, I was part of the government, in BJP government, no doubt. The reason is something different. This is not the place to elucidate. Nothing is different. But sir, the accusation that has been made, the accusation that was made by the Murali Manohar Joshi still continues in the mouth of Defense Minister Rajnath Singh. Sir, no doubt, government has done a great job. When the satellites were successfully sent by the America and Russia, Prime Minister Nehru wrote to the all chief ministers, please note this. We have not sent it. India did not send it. Not able to send. But in spite of that, Prime Minister wrote letter to all the chief ministers, I quote, intrusion of the man into outer space, and unquote. Letter further says, it is very important. Our narrow world, we are entangled with all kinds of rivalries in the name of caste, greed, and religion, and national conflicts, which have no meaning in this new age of science and space, unquote. Sir, when the Chandrayaan sent to the moon, naturally your mind and heart must enlarge. Whereas I feel with all my sincerity that one side you are sending the Chandrayaan to the space and your heart and brain going down somewhere else, which contradictions. What happened to my elder leader, T.R. Balu is here. Sethu Samudram project, which was a dream for us. It was completely stopped because of the mythology, not for science. Sir, among the Chandrayaan celebration, sir, it is very painful. No, sir, nothing. क्या point of order? Indian Constitution. Sir, I will finish 1 minute. Some point of order is there. Mr. Raja, some point of order is there. It should be listened. आप बैठ जाइए, ma'am.
आप बढ़िए सुनिए। आर्टिकल 25 जी जी भारत का संविधान 25 सर, वो कहता है कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है और किसी आदमी को यह आजादी नहीं है कि वो उसके धर्म के आस्था के ऊपर जो अटैक करे। ये भारत का संविधान कहता है। ये बार बार जो है हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। हम सनातन को मानते हैं, हम हिंदू हैं और आपको कोई राइट नहीं है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। बैठिए बैठिए, ओके ओके, देख लेंगे इसको, देख लेंगे, बैठ जाइए जी, बैठिए बैठिए। मिस्टर राजा प्लीज, मिस्टर राजा now please continue. Continue and be careful. Sometimes mythology and history, they are mixed. They can't be separated altogether. You please take care of those things, please. Okay, okay, no, 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 please बैठ जाइए आप। Mr. Raja, only Mr. Raja. Yes, please. Okay, his point is taken here. आप सभी बोलिए, please. You continue, please. Sir, Okay. ठीक ठीक है, बैठिए, बोलिए Sir. जी 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 बोलिए। sir, We should be Sir. careful. We should be careful. sir. I am repeating the Sir. words. Sometimes mythology Sir, and amongst history the- are mixed. sir. They are mixed. Yes, sir. Sir, I'm not doing anything. Sir, I'm not. I'm In not our speaking anything nation, wrong. in our country, no. Sir. It is a tradition Sir. to tell the history through mythology. It is also a tradition Sir. there. Please now. Sir, without any Balu sahab, reservation. you are very senior, sir. Sir, Please. without any reservation, cutting across the political parties, we are ready to shower encomium upon this government, the Prime Minister, no doubt. But am I not entitled to say the other side also? Sir, Chandrayaan went successfully to the moon. We are celebrating, no doubt. We are entitled. The world should know that where India is going as a superpower of fourth place after USA, after Russia, after China, no doubt. I am also Indian. I am having my own pride towards the country, towards the Prime Minister, towards the ministers. But, sir, but, sir, my heart is, sir, my heart is bleeding. Sir, my heart is bleeding. One side, Prime Minister was jubilant for Chandrayaan 3. Other side, Prime Minister was very proud to launch Vishwakarma scheme. For what purpose? At the age of 18, boys, you want to launch a scheme to enslave a barber as barber ever. To enslave a shoemaker as a shoemaker ever. To enslave a goldsmith as a goldsmith ever. No. To enslave a carpenter as a carpenter No. ever. Please. आप बैठिए ना, आप बैठिए। बालू साहब, please come to the Chandrayaan only. Vishwakarma Yojana here is not to be discussed now. Please. You repel बैठिए। it. No. You repel it. There could be different interpretation repel also. it. Mr. Raja, there could be different Sir. interpretation also. Please Sir. don't go into those details. Please. This is a minute problem for our. Sir, No. sir, when I am seeing, sir, the advertisement came. The advertisement came in the newspaper. You see the photograph. The man is chewing the shoe, and another man is moving the gold. Is there scientific? No, Mr. Raja, please. Sir. No. Sir. It doesn't mean like that. No, Sir. please. Sir. It doesn't mean like that. To help Sir, some sir, barber, sir. to help some. No. Austin will. Okay. Sir. जी. Sir. नहीं, अब बैठिए। देखिए, ये एक सेकंड। Austin. ये no. मैं मेरा एक आपसे Sir, निवेदन I है। will complete after that. You can. जी, चलिए। Sir, the Nehru's political and scientific temper was assessed by one David Michael. He said, I quote, "The arrival of humanity on the moon was interpreted by Nehru as an opportunity to emancipate humanity in India from all cycles." Unquote. So, how we are viewing this Chandrayaan? It is not a mere scientific glory. Other side, it should give equal sociological effect to the common people to maintain equality and give all accessible science to everybody. Sir, finally, sir, I plead government,
don't give any unscientific color to Chandrayaan. America did not do that. USSR did not do that. China did not do that. Please put the name of, please. No, I'm finishing. Sir, please put the name of Vikram Sarabhai, name for Chandrayaan 3. Thank you. Yes, very good, very good. श्री स्वागत राय जी. Sir, I rise to speak on the पिछले बार क्या बोले थे याद है? फिर बोले क्या? Sir, I rise to speak on the success of the Chandrayaan. I congratulate S. Somnath and all the scientists of ISRO. देखिए एक सेकंड जब आपका बोलने का सुनिए आपकी कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही है. प्लीज लिसन. आपकी कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही है. आपको अवसर मिलेगा बोलने का. माननीय शांत बैठिए बिजोड़ी जी. नो, बैठ जाइए आप. आपको जब अवसर मिलेगा अपनी बात कहिएगा, अपना तर्क रखिएगा. अभी जो बात कही जा रही है उसको सुनिए आप. प्लीज. Sir, please. I congratulate Somnath and all the scientists of ISRO. I may mention. अब बोलिए. I want to mention that there are many Bengali scientists from Bengal in the Chandrayaan project. Hey, तुम बैठो तो, फालतू आदमी बैठो तुम. तारा बोल नहीं, भाषण दो ना. नहीं, प्लीज. अगर सकते हो तो भाषण दो. They are scientists from Bengal, from Tamil Nadu, from Kerala, from other states, but they all are Indian scientists. Please. आप तो दादा, you know the delicacy of the thing. Now please, आप बैठिए. He doesn't need your support. Please, Sagadda. Every scientist from any region, any part of India, he was Indian scientist. Ji, please. When we are seeing Okay. Chandrayaan soft landing on the moon, in front of the TV, we saw Chandrayaan, then suddenly the Prime Minister's photograph came. The whole country wanted to see the soft landing. They saw the Prime Minister photograph. Why should this happen? Chandrayaan is not the result of one particular individual's effort. It is the result of 50 years of scientific work done by hundreds of scientists throughout the country. Sir, I was very pleased to hear Rajnath Singh speak on scientific temperament. The man who spoke of scientific temperament in this country was Jawaharlal Nehru. Scientific temperament means you do not accept anything without experiment, without logic. Science is knowledge which is certain and systematic. I am like Rajnath Singh, former professor of physics. But in my physics, while speaking on Chandrayaan, I don't bring Ram Mandir like Rajnath Singh. There's no connection between the two. Sir, You continue on the. I want to say, I'm not Indian. Sir, I want to say, when somebody in top position says that Ganesh had plastic surgery in the ancient days, I do not accept this. When somebody says that Kauravas were born due to in vitro fertilization, I do not accept this. When somebody says that in Ramayana,
the Pushpak Rath was a discovery by the ancient Indians. I do not accept this. I accept only that which is proved by science. Let me make it very clear. Sir, let me give a background. Sir, the background is this. In 1957, the Soviets sent the Sputnik to the space. In 1961, Yuri Gagarin became the first person in space. In 1963, Valentina Tereshkova became the first woman in space. It was at this time that Jawaharlal Nehru felt that we must go into space science. In 62, he set up the INCOSPAR, Indian National Committee for Space Research, headed by Dr. Vikram Sarabhai, a cosmic ray physicist. Nehru died in 64. In 69, when Indira Gandhi was Prime Minister, the ISRO was set up. And in 72, when Indira Gandhi was still Prime Minister, the Department of Space was set up. So whatever is happening today is continuation of what Dr. Vikram Sarabhai started in 1962. His legacy. He unfortunately died in 1971 in Thumba, the space which he liked so much. So now, India has... Arey, chup karo. Sir, chup karo. Sir, India got the first success in Aryabhatta, which was completely designed and fabricated in India and launched by a Soviet Cosmotos 3M rocket from Kapustin Yar on 19th April 1975. ISRO has successfully launched almost 150 satellites since 1975. Sir, ISRO has established major space systems for communication, television broadcasting, meteorological services, resources monitoring and management, space-based navigation services. ISRO has its headquarters in Bengaluru. Its facility spreads across various centers. Launch vehicles are built at Vikram Sarabhai Space Center, Thiruvananthapuram. Satellites are designed and developed at UR Rao Satellite Center, Bengaluru. Integration of launching of satellites and launch vehicles are carried out from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh. Development of liquid stages, including cryogenic state, very cold state, is done in Liquid Propulsion Laboratory at Bengaluru. ISRO has carried out 125 spacecraft missions and planned several missions, including Gaganayan, an interplanetary mission, such as Chandrayaan, Lupex, Shukrayan, and Mangalayan, MOM-2. Sir, ISRO, our own organization, it has surpassed NASA in efficiency, resourcefulness, and cost effectiveness. In 2005, NASA launched the solar mission that cost $550 billion. Now ISRO is planning to launch the similar solar mission, Aditya L1, at a cost of $55 million only. That is 1/10 of the cost of NASA. There are 4 types of satellites sent by ISRO. One is communication satellites,
which helps our communication system. 2 is Earth observation satellite, which take the pictures of the Earth. 3 is navigational satellite, and 4 is astronomical satellite. These works are going on. What is great about Chandrayaan, that so far we are using rockets to send satellites around the Earth. They are called either geosynchronized satellites, that means speeding at the same speed as Earth, or the polar satellite launch vehicles, which are placed fixed in the poles. Now, for the first time, sir, we have gone that from a satellite, our rocket has taken a lander mission, lander and a rover onto the surface of the moon. We failed in Chandrayaan 2. Our lander crash landed, but this time there was no crash. The lander landed very softly. For one day, it sent the messages from moon, but then it had to be jettisoned. We are very happy, all of us, that India has achieved this. But we must have things in perspective. We are talking of a moon, not a moon landing, sending a lander in moon. There is a propulsion module and there is a landing module. Propulsion module takes it from the Earth orbit into the moon. Then landing module goes to the moon surface. Sir, I must remind you, आपको याद दिलाने चाहता हूं कि 57 में मैं बोला सोवियत स्पुतनिक भेजा, हम अभी मून में एक तो सॉफ्ट लैंडर भेजा 1969 में. आज से 54 साल पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग stepped on the moon as a man. Stepped on the moon. He said, it's a small step for me, but a giant step for mankind. Giant leap for the mankind. So हम लोग चोर नहीं है, तो हमें बैलेंस करके चलना चाहिए. लेकिन हमारा जो सैटेलाइट सिस्टम है, ये बहुत सर्विस दिया. They predict weather, कब तूफान आ रहा है. They predict crop development, and they, GPS, our taxi walas use GPS now. That is also based on satellite tracking. So I want to say that Chandrayaan 3 has demonstrated safe and soft landing on the lunar surface. It has demonstrated rover roving onto the moon. Thoda hi gaya, and to conduct in situ scientific experiments. What are the technologies there? Altimeters, laser-based altimeters, velocimeters, inertial measurement with laser gyro-based surface, propulsion system, navigational guidance and control, hazard detection and avoidance, and landing leg mechanism. ये सब हम इंडिया में डेवलप किया. यही हमारा गर्व की बात है. गर्व से बोलो, ये लैंडर पेलोड, इसमें चंद्रशेखर के नाम पे चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है, to measure the thermal conductivity and temperature. Instrument for lunar seismic activity. Langmuir probe to estimate the plasma density and its variation. So, itna sir, I am concluding. I am not discussing anything controversial. So, मुझे बोलने दिया जाए. अग्रवाल जी, चेयरमैन साहब, सर मुझे यही कहना है कि हम आगे बढ़े हैं, लेकिन बहुत दूर
जाने पड़ेगा. See, we have not mentioned, nobody has mentioned Kalpana Chawla. She went by the Columbia space shuttle. Her craft exploded in 2003, and she, along with 7 others, died. Today, I pay respect to Kalpana Chawla, who was an Indian-born astronaut. Sir, आज क्या है? 1 साल पूरा हुआ. क्या? किसका? फ्रैंक रूबियो एक नासा के एस्ट्रोनॉट है. वो 1 साल स्पेस में है. 1 साल इंसान स्पेस में है. He is set to return to Earth this fall after setting the record for the longest single space flight by astronaut. He arrived at the International Space Station 21st September 2022 and will return home after 371 days in space. Rubio and his fellow crew members conducted dozens of scientific investigation and technology demonstration. Sir, ये नासा 58 में सेटअप हुआ. उस समय सोवियत यूनियन आगे था. वो पहले स्पुतनिक भेजा, पहले मैन ऑन द मून भेजा, पहले मैन ऑन द मून नहीं, मैन इन स्पेस भेजा, वुमेन इन द स्पेस. लाइका मर गया, लेकिन वेलेंटिना टेरेस्कोवा पहुंच गया. तो हमारा लक्ष्य जो है, आप लक्ष्य सिनेमा देखे होंगे ऋतिक रोशन का. लाइफ में एक लक्ष्य होना चाहिए. लक्ष्य यही है कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे. देश में जो कुसंस्कार है इन लोग का बीच, ये दूर करेंगे. देश को विज्ञान में और टेक्नोलॉजी में आगे ले जाएंगे. जी, तभी हमारा काम पूरा होगा. सर, अभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है. वो उधर ही रहता है, खाता है, ऐसा जैसा घर है. फ्रैंक रूबियो ऐसा किया है. अभी भी चाइना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना दिया. 2 Americans have won, Chinese have won. So Chinese भी स्पेस स्टेशन. नाउ प्लीज, बहुत सारे काम करना है. ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसमें नासा, रशिया, जापान, यूरोप एंड कनाडा. अभी एक और वक्ता है आपके. वन मोर स्पीकर इज देयर फ्रॉम पार्टी. जी सर, हमको यही कहना है कि हमारा रैंक अभी 6th है. किसका पीछे? नासा, रशिया, जापान, यूरोप, कनाडा एंड चाइना. चाइना बहुत आगे बढ़ गया है. सर, आज इसलिए इस चर्चा में मैं जवाहरलाल नेहरू को प्रणाम करता हूं. थैंक यू. इंदिरा गांधी को प्रणाम करता हूं. ये हमारा स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाए. डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्रणाम करता हूं. और हमारा सतीश धवन और युवर राव, इन लोगों को प्रणाम करता हूं. ये सब लोग मिलके हमारा स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़ाया. ये बीजेपी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है. थैंक यू. लक्ष्य में श्री लाबू श्री कृष्ण जी. चलिए अब बैठिए. आप जब आए तो बोलिएगा इस बात को. जब आपका बोलने का नंबर आएगा तब इस बात को बोलिएगा. जी प्लीज. डोंट टेक दिस आउट ऑफ माय टाइम सर. देख लेंगे उसको. ठीक है, देख लेंगे उसको. यदि आपत्तिजनक बात होगी उसको देख लिया जाएगा. ना प्लीज लवकुश सर, देख लेते हैं उसको. देख लेंगे. ना प्लीज सर, डोंट टेक दिस आउट ऑफ माय टाइम सर. इट्स गुड टू सी you in the new chair in the new parliament, sir. I thank my party
Floor Leader Mithun Reddy Garu for allowing me to speak on the second day of the inauguration of this new Parliament building, sir. From YSR Congress and also from all the members of Lok Sabha and Rajya Sabha, we thank the achievements of ISRO. We congratulate the achievements of ISRO. We are indebted to all the scientific achievements they have done in the last 70 or so years, sir. When I was asked to speak on this subject, the first quote that came to my mind was of Isaac Newton, sir, when he said, "I was able to see further because I was standing on the shoulders of the giants, sir." We were able to achieve Chandrayaan mission because there were so many people that have contributed to it. Just now, Professor Dada has mentioned about Vikram Sarabhai, Satish Dhawan, UR Rao, Madhavan Nair, Kastur Rangan. Because of what they've achieved in the last 65 to 70 years, Shivan, all these people have achieved and contributed to the frontiers of the space exploration, sir. Because of them, we were able to achieve Chandrayaan mission to the moon, sir. And I also congratulate Somnath and his team, who was able to place a lander on the far side of the moon, sir. When I was watching it as a tech geek, like all of us, I was so happy for three different reasons, sir. The first one was, it was launched from Quota, Andhra Pradesh. It's my Telugu land, sir. And it has been found to be lucky for all the launches, and they've all been successful, sir. And the second reason that I'm really happy was because of when I was going through the profiles of all the contributors for this success, all the scientists who were involved in this, majority of them came from state universities, sir, or engineering colleges run by state government, sir. It was a great achievement. They didn't come from any IITs or NITs, sir. They just came from the state-run universities, sir. Third thing that we all should be happy is the participation of women in this endeavor, sir. They all dressed in country saris very beautifully, but they were having that vigor to make sure that our Chandrayaan mission was very successful, sir. But there are a lot of questions raised, not in the Western media, sir, why India is doing this activity when there's so much poverty in the country. For them, sir, there are three reasons. The first one being, we want to cross the frontiers of the science and space exploration, sir. It won't happen just like that, sir. Take, for example, as Dada was mentioning earlier, in 1965, we were human was able to land on the moon, sir. But from the last 50 or 55 years, the space exploration of most of the countries has actually gone back, sir. We think just because we have something like an iPhone in our hand, iPhone 1 to iPhone 15 actually accidentally happens. But it doesn't happen like that, sir. Unless some sort of impetus is given, some sort of iteration is given at some point of time, it doesn't happen just accidentally, sir. That's what has been happening in the space exploration. And as a country that is growing, as a country that is in the top 5 of the economies, this is the time to actually push those boundaries, sir. And second reason being, we have to dream big for the next generation. And we have to prove to the next generation that anything can be possible in India, sir. But I, being the member of Standing Committee on Education, I was able to go through the funding that was available to most of the colleges that people like Somnath has gone through, sir. Like TKM College, which was there in Prem Chandra's constituency, sir. There's a funding called RUSA, which was given to the state university, sir. Allocation was around 8,120 crores, sir. It was almost the same for the last 4 or 5 years. If you look at the spending, it's not even 60% of the spending is happening, sir. This spending is expected to take these state universities, state-run universities, from where the scientists who are working in ISRO are coming from, sir. But somehow this funding is not able to reach them. The reasons, whenever we ask them, the state is not contributing 30% or 40%. That is the reason that they always come up with, sir. But who is the person that are actually losing, sir?
It's the scientific community of this country. So I hope the minister was here, but I hope the point is taken so that this scheme can be altered, so that the maximum amount of funds can be utilized by all the state universities and state governments, sir. And coming to the women participation, Shashi Tharuji has mentioned about it, and there were some comments from the other side also, sir. There's 20 to 25% of the women participation in ISRO, which has a workforce of almost 16,000, sir. And if you look at the STEM graduates from India, women STEM graduates who are pursuing science, technology, and engineering in India, 43% of them are women, sir. When you compare to US, it is only 34%. When you compare to the developed countries like Canada, it's only 31%. Even in UK, it is only 38%. So we are far, far, far ahead, sir. And also 30% of the research papers across 186 fields, this information I got it from Scopus, sir, are being published by women, sir. But only 14%, even though there's 43% of them are STEM graduates, of them are women, only 14% of the women are participating in STEM-related jobs, sir. Yesterday we were very proud that we have passed the women reservation bill, sir. But these people are putting the effort for almost 15 to 16 years to graduate, coming out with these degrees, but not able to participate in this workforce, sir. Unless we come up with new schemes to encourage them, unless we place the money where we talk, this situation is not going to increase, sir. And third, Minister Jitendra Singh ji is also here, sir. It is regarding National Research Foundation, sir. I wish somehow every Friday the House gets adjourned, sir, and he always gets the time. We always get the time to ask him the question only on the Friday, but somehow it gets adjourned and we never get to ask the question. But National Research Foundation has been envisaged almost 4 years back with the outlay of 50,000 crores that has been mentioned. And until now, not a single rupee has not been, correct me if I'm wrong, but not been actually given out to any of these IITs or NITs or any of the state-funded universities, sir. For the last 4 years, that all these institutes have been actually waiting for it, sir. Mike, please. We can't hear. Yeah. Mike, sir, Mike. Because it's still being structured. So when my turn comes to speak, I'll elaborate on that. Yes, sir. I'll also elaborate on, because out of this 50,000 crores, we thought it's all coming from the state government, sir. But we have been told that 36,000 crores are supposed to be mopped up from the private. Yes. If you can give us the modalities of how you're going to I raise don't it. want to interrupt you, no. So I'll elaborate when my turn comes. Yes, because you're right. Almost 36,000 will be from non-government sources. That's the difference now. Because yes. Dada, please. Dada, Bede, please. Because we are actually at one of the lowest globally, sir, with respect to the spending on the research. Only 0.7% of the GDP is spent on the research, sir. So that's why I expect the minister to answer it when elaborate it when you're speaking of it, sir. And the other point being, I've been speaking to a lot of the startups who are in the space exploration, sir, and most of them have come up with a request. You are doing PLI, Production Linked Incentive Scheme, for all the industries, coming from food sector to steel and every other industry. But somehow this PLI scheme is not being implemented for the space technology, sir. So if the minister can actually take it up. And also the second suggestion that they came up with is regarding GST exemptions for private satellite launch service providers, sir. There's a company called Skyroot, which is based out of Hyderabad. They're trying to, most of the cost that happens is during the launch, sir. And this company, Skyroot, is trying to reduce the cost, like how SpaceX is doing. But indigenously, they're trying to reduce it. So if some sort of encouragement can be given with regards to this, that will be a big favor to them, sir. Because, let me put this on record, sir, because there's no disrespect to our scientific community or anything like that, sir. But if you look at GSLV Mark 4, correct me if I'm wrong, it can only put 4 tons into the geostationary orbit, sir. Whereas Long March 5, which is the Chinese one, can put almost 14 tons satellite in the same orbit, sir. And also in the lower orbit, GSLV Mark 4 can only place 7 tons of the
satellites, sir, whereas Long March 5, which is of the Chinese one, can put almost 25 tons in the lower orbit. So because there's a huge difference in our payload capacity and their payload capacity. So this can be closed down only if the participation of the private players in this whole thing, sir. So I wish the government, yes, our scientific community is doing exceedingly well with the frugal funding that is available for them, sir. But they will do much, much better if the funding can be increased, sir, and also if the private participation is increased, sir. I'll end up by saying what our Prime Minister has, I keep on quoting, abhi samay hai aur sahi samay hai. I think this is the right time for all of us to do, because India being a country with young population, with a lot of aspirations, so this is the right time for the treasury benches to actually put the money where they're talking, sir. Thank you very much. Thank you. Honorable Member Pratap Rao Jadhav. धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज यहाँ पर जो हो रही है चंद्रयान 3 की चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 15 अगस्त 1969 में ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाने के राष्ट्रीय विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकसित करने में और उपयोग करने के दृष्टि से किया गया था। मेरे पहले बहुत सारे सदस्यों ने यहाँ पर बहुत सारे बातें यहाँ पर कही, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन अध्यक्ष जी, आजादी के बाद से अब तक भारत ने अंतरिक्ष का सफर शानदार तरीके से तय किया है। साइकिल व बैलगाड़ी से शुरू हुई हमारी अंतरिक्ष की यात्रा मंगल और चांद तक पहुंच गई है और सूरज के तरफ भी हम निकल चुके हैं। आज भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी भी कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस के प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर अंतरिक्ष के दुनिया में अपना भारत के सुनहरे भविष्य के लिए नींव तैयार की थी। आर्यभट्ट उपग्रह का निर्माण इसरो के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय न तो भारतीय वैज्ञानिकों के पास आधारभूत सुविधाएं थी और न ही पर्याप्त संसाधन थे। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने जज्बे के आगे समस्याएं छोटी हो गई और इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन के मार्गदर्शन के युवा टीम ने आर्यभट्ट का निर्माण किया था। अध्यक्ष जी, हमारे वैज्ञानिकों ने 22 अक्टूबर 2008 को 1380 किलोग्राम का चंद्रयान 1 भेजा, जो 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। चांद पर तिरंगा लहराते ही भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया। अध्यक्ष जी, यह सिलसिला यहाँ नहीं रुका। 22 जुलाई 2019 को भारत ने अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की नेतृत्व में नेविगेशन के कार्यक्रम में भी बहुत तेजी आई। अध्यक्ष जी, कारगिल युद्ध में के दौरान अमेरिका ने अपना नेविगेशन सिस्टम भारत को देने से मना कर दिया था, जिससे हमारी सेना को कारगिल की पहाड़ियों पर दुश्मन के छुपे ठिकानों का पता लगाना मुश्किल हो गया था। लेकिन हमारे सैनिकों के अदम्य साहस का परिचय दिया और कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ठान लिया था कि भारत अपना नेविगेशन सिस्टम तैयार करेगा। अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन उपग्रह IRNSS लॉन्च किया। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित था और इसके साथ ही भारत के पास
अब अमेरिका के जीपीएस सिस्टम की तरह अपना नेविगेशन सिस्टम है। अध्यक्ष जी, 27 मार्च 19 को इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। इन दिनों सैटेलाइट से एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को नष्ट करने में सफलता मिली। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने वाला भारत चौथा देश बना। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल 2019 को इसरो ने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह समेत 29 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया। इसमें 28 विदेशी उपग्रह शामिल थे। पहली बार इसरो ने एक ही मशीन से 3 अलग अलग कक्षाओं में उपग्रहों को स्थापित किया। अध्यक्ष जी, इसरो के समक्ष बहुत चुनौतियां थी, जैसे कि अंतरिक्ष यात्रियों की प्रशिक्षित करने और मानव अंतरिक्ष उड़ाने के लिए लॉन्च व्हीकल की उन्नत तकनीक भी कमी थी। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तकनीकी दक्षता का अभाव, निजी क्षेत्र की सीमित भूमिका, परियोजना का धीमा कार्यान्वयन, सरकार द्वारा पर्याप्त समर्थन नहीं होना, बजट की कमी। लेकिन जब केंद्र में माननीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई और बजट की कमी भी दूर हुई। अध्यक्ष जी, चंद्रयान 2 से मिली सीख और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर चंद्रयान 3 पर भी काम किया और सफल प्रक्षेपण किया। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में मिली लंबी छलांग लगाई। इसरो ने वैज्ञानिकों की इस बड़ी कामयाबी से देश भर में खुशी की लहर आई और दुनिया ने भारत की बड़ी उपलब्धि को खुले दिल से सैल्यूट किया। अध्यक्ष महोदय, मुझे यहाँ बताने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जिस लोकसभा क्षेत्र बुल्ढाना से मैं आता हूँ, वहां से चंद्रयान मिशन में जो सिल्वर स्टर्लिंग ट्यूब लगी है, वह मेरे लोकसभा क्षेत्र बुल्ढाना के खामगांव तहसील से बनाई गई थी और महाराष्ट्र के हिंगोली भूमि में एक शुष्क हिस्सा दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी विज्ञान कार्यक्रमों में से एक गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करने के लिए LIGO वेधशाला का स्थल बनने जा रहा है। यह साधारण प्रयास वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए सरकार के दृढ़ समर्थन का एक चमकता उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व वैज्ञानिक अन्वेषण का एक युग देखा है, जिसने हमारे देश को वैश्विक वैज्ञानिक उपलब्धि में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, हिंगोली के परिदृश्य को सुशोभित करने के लिए तैयार LIGO इंडिया प्रोजेक्ट अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ नेतृत्व द्वारा समर्थित ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के हमारे देश के संकल्प का प्रतीक है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई, ब्रह्मांड के बारे में भी यहाँ पर बोला गया, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे जो सनातन हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ में भी ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा विष्णु महेश को हम मानते हैं और कुछ लोग ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कार्य है उसको अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा। 1 मिनट। जो ब्रह्मा विष्णु महेश को जो कार्य है उसको गॉड मानते हैं, उसको गॉड बोलते हैं। गॉड जी बोले तो जनरेट करना, वो बोले तो ऑपरेट करना, और डी बोले तो डिस्ट्रिक्ट करना, बोले तो ब्रह्मांड का निर्माण, ब्रह्मांड की रक्षा और ब्रह्मांड की समाप्ति, ये तीनों हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश में समाई गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये वैज्ञानिक को इसका श्रेय देते हुए हमारे ग्रंथ लिखने वाले ऋषि मुनियों को भी मैं इसका श्रेय दूंगा कि जिन्होंने अपने ग्रंथों में पुराने जो 5000 नहीं कई हजार साल पहले हिंदू धर्म के जो हमारे ग्रंथ है, वो ग्रंथ में ये सभी चीजों का उल्लेख वहां पर क्या है। आज चंद्रयान का जो उल्लेख यहाँ पर हो रहा है, अध्यक्ष जी, हम बचपन में जब हमको समझ भी नहीं थी तो तब हमारी माँ, हमारी नानी, हमारी दादी हमको चंद्रमा की लोरियां सुना कर वहां पर हमको सुलाती थी, खाना खिलाती थी, और आज वो चंद्रमान की जो उत्सुकता थी हमारे दिल में पहले से ही मौजूद थी, और आज हमें यह भी महसूस हो रहा है कि हमारा देश
और हमारा देश का तिरंगा वो चंद्रमा पे जाके लहरा रहा है। मैं हमारे वैज्ञानिकों को और उनको पूरा सपोर्ट करने वाले हमारे एनडीए सरकार को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं मेरी भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर दिनेश कामित जी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे चंद्रयान 3 की सफलता पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिकों का आभार प्रकट करता हूं कि उन लोगों के प्रयास से हमारा देश का नाम गौरवान्वित हुआ है। सभी भारतवासियों के लिए एक बड़े हर्ष गर्व की बात है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने चांद पर अपना यान भेजा है। अब हम सभी देशवासियों को यह उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत सफल हो। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में सबसे पहली बार 2008 में चांद पर अपना यान भेजा था। उसके बाद 10 से 15 साल की मेहनत के बाद दोबारा यह समय आया है कि हमारा यान फिर से चांद पर अपना कदम रखा है। महोदय, चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 बजे हुआ था। यह यान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार सायं 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। इसके अलावे भारत एवं भारतीय वैज्ञानिकों के अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नई पहचान प्राप्त हुई है। अब हम सभी देशवासियों को अपने वैज्ञानिकों का समर्थन करना चाहिए। हम सभी को उनके द्वारा किए गए इस कार्य के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। महोदय, चंद्रयान 3 के मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग का प्रदर्शन करना, चंद्रमा पर रोवर के चलने का प्रदर्शन करना और इन सीटू यानी चांद की सतह पर ही वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना है। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लैंडर में कई उन्नत प्रौद्योगिकी मौजूद हैं, जैसे कि लेजर और आरएफ आधारित अल्टीमीटर, वेलोसीमीटर, प्रोपल्शन सिस्टम आदि। ऐसी उन्नत तकनीकों को पृथ्वी की स्थितियों में सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने के लिए कई लैंडर विशेष परीक्षण जैसे इंटीग्रेट कोर टेस्ट, इंटीग्रेट हॉट टेस्ट और लैंडर लैंग मैगजीन प्रदर्शन परीक्षण की योजना बनाई गई है और इसे सफलतापूर्वक किया गया है। महोदय, चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत का लक्ष्य अपनी तकनीकी कौशल, वैज्ञानिक क्षमताओं और अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है। यह सफलता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समुदाय में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। यह मिशन युवा पीढ़ी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा तथा विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करेगा। महोदय, इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत ने सबसे पहली बार 2008 में चांद पर अपना चंद्रयान भेजा था और 2008 में ही हमारे संसदीय क्षेत्र सुपौल तथा कोसी में भयानक विनाशकारी बाढ़ आई हुई थी, जिसकी वजह बहुत ही बड़े स्तर पर जान व माल की क्षति हुई थी। साथ ही कई रेल मार्ग ध्वस्त हो गए थे, जिन पर आज कुछ खंड भी परिचालन का शुभारंभ नहीं हो पाया है। महोदय, सदन के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल अंतर्गत ललित ग्राम से फारबिसगंज तक सीआरएस का इंस्पेक्शन 11 जनवरी को हो चुका है, किंतु अभी तक उस खंड पर रेल परिचालन का शुभारंभ नहीं हो रहा है। बस मालिकों द्वारा जनता का शोषण हो रहा है, जबकि कई बार माननीय रेल मंत्री से संपर्क करके उनका ध्यान आकर्षित किया, उस पर अतिशीघ्र रेल परिचालन का शुभारंभ किया जाए।
जोगबनी दानापुर तथा जोगबनी सहरसा एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया जाए, जिसे रेलवे बोर्ड के द्वारा जोगबनी से चलने वाली ट्रेन जिनका नया समय सारणी निर्गत हो चुका है उसे भी हरी झंडी दिखाकर परिचालन शुभारंभ किया जाए। साथ ही राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी 12,527 और 12,528 सरायगढ़ या सुपौल तक विस्तार किया जाए, जिससे सुपौल जिला सहित कोसी तथा सीमावर्ती क्षेत्र के सभी जनता को इसका लाभ मिले। महोदय, इसी के साथ पुनः मैं अपने पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से हार्दिक धन्यवाद एवं बधाई देता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सभी वैज्ञानिकों को उनके कार्य क्षेत्र में सूर्य की तरह तेज प्रकाश बना रहे और इसी तरह देश को सर्वोच्च सम्मान मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद। Honorable Member Shri Achyutanand Samant ji. I would like to thank Honorable Chair to grant me this wonderful opportunity to participate in the discussions regarding success of Chandrayaan-3 mission and other achievements of our nation in the space sector. It's my first address in this new house that has brought with the historic passage of Nari Shakti Bandhan Adhiniyam, and today we are to discuss the other momentous milestone of soft landing of Chandrayaan-3 near the south pole of the moon, making Bharat the fourth country to achieve a soft landing on the moon after the US, Soviet Union, and also China. 23rd August, all of us were glued to the screen and were keeping updates of what was happening second by second. Whole of India watched it through group live streams with finger crossed, becoming a part of this majestic lunar mission by heart. And when it landed, there was celebration and joy all over. It was the victory of each of 140 crore Indians. Really, it was the day when we saw the best of the poetic and literary references of Chand in relation with the space achievement. चांद पे घर, चंदा मामा के पास, चांद दिलाऊंगा, etc., and so on. In this regard, Russia's president acknowledged the impressive progress made by India in science and technology. South Africa president celebrated the moment as a significant achievement for the BRICS coalition, while Nepal's prime minister termed it historic. The European Space Agency was thoroughly impressed, and the United States praised the success for its inspirational and historic significance. In this regard, we acknowledge this and celebrate the significant contribution of Indian scientists who made this possible. It is their efforts and perseverance that paid off. They are shining examples of knowledge, dedication, and expertise. The exceptional analytical abilities of our scientists, their steadfast commitment to exploration, and relentless drive to overcome challenges consistently places India at the forefront of global scientific achievements. Their quest for excellence and curiosity not only solidify our global reputation, but also inspire others to dream big and contribute to the world's knowledge. The involvement of large number of women scientists have contributed to the success of Chandrayaan-3 and India's space program in general, motivates aspiring women scientists like no one else. In this regard, I am happy that several scientists from our state, Odisha, played very significant roles in ISRO Chandrayaan-3 lunar exploration mission. Devashish Mahapatra, Sarath Kumar Das, Atal Krishna Khotua, and Naga Raju, and so many Odias have contributed in this mission. I have to congratulate Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, his visionary and exemplary leadership to inspire India's space program for human welfare and scientific progress. He has always encouraged science and innovation. Under his leadership, a series of reforms
have been ushered, which have made research and innovation easier. The celebration of 23rd August as the National Space Day is an example of his love, respect, and belief in Indian space program Chandrayaan-3 Triumph serves as a remarkable affirmation of Prime Minister Narendra Modi's resounding message, Jai Vigyan, Jai Anusandhan. I have to express my thanks for his leadership of including common man, everyone in the process, whether it is sports or space launch or G20. Thanks for Jan Bhagidari. Similarly, it has huge impact. It has opened up web of opportunity for several sectors that could boost India's economic growth. It has opened up a new horizon of opportunity for several startups and companies involved in sectors such as space technology, aerospace, defense, and R&D. It will also boost private investment in allied sectors. Coupled with higher budgetary allocation, it will ultimately contribute to economic growth. It also paves the way for an increased scientific temper amongst the youth of India, an accelerated pathway for self-reliance in emerging sectors and technology, and instilling the confidence to be amongst the top 3 economy of the world, solidifying the Made in India image. Lastly, the future of the Indian space sector is vibrant with several major initiatives and projects in progress, continuing government funding and private sector collaboration. India is poised to make an indelible imprint in the field of space exploration and technology. India is and will continue to be in the forefront of the space technology race. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Shri Ram Shiromani Verma ji. अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय चंद्रयान की सफलता पर अपने विचार रखने का मौका दिया। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। मुझे गर्व है कि इस नए सदन में अपनी पार्टी की तरफ से बोलने का पहली बार मौका मिला है। इसके लिए हम अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। महोदय, चंद्रयान-3 की सफल प्रक्षेपण में अपना पूरा देश गर्वान्वित महसूस कर रहा है। अब हम वैश्विक मानचित्र पर अपना स्थान रॉकेट प्रक्षेपण के संदर्भ में अंकित हो चुके हैं। इस सफल प्रक्षेपण हेतु मैं इसरो के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों सहित उक्त चंद्रयान के लिए काम करने वाले समस्त कर्मचारियों को भी, जो दिन रात मेहनत करके चंद्रयान-3 को सफल बनाया है और आज विश्व में भारत पहले स्थान पर अंतरिक्ष प्रक्षेपण के मामले में पहुंच चुका है। मैं और मेरी बहुजन समाज पार्टी और देश के सभी सम्मानित नागरिकों की तरफ से इसरो के सभी वैज्ञानिकों को दिल से धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं कि समय समय पर देश की जनता की मांग को देखते हुए नित्य प्रतिदिन हमारे वैज्ञानिक अपनी लगन, परिश्रम और मेहनत से सफल अंतरिक्ष प्रक्षेपण करते रहेंगे। इसी के साथ अपने लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती की सम्मानित जनता जनार्दन की तरफ से भी समस्त वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Honorable Member Shri Quota Prabhakar Reddy ji. नया सदन में पहली बार बात करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर जी। I extend my heartfelt congratulations to all of us on the notable achievement of the Chandrayaan-3. Today,
as a stand here, I want to reflect on the ISRO's history, which started from teeny outwise in the great scientist Sarabhai and becoming the powerful counterpart of the international space agencies of the world as we know. Pandit Jawaharlal Nehru and scientist Sarabhai are considered among the founding further Indian space program ISRO, which today I know for its unique and cost-effective technologies. In this regards, we express our heartfelt gratitude to all the Honorable Prime Minister standing with the Nehruji to our current Prime Minister in the Narendra Modi ji for the invaluable contribution of the transforming ISRO's trajectory into the historic one, and I pay my respects to all of the scientists from the Aryabhatta to Somanath ji for the having contributed so much to the nation of the mission to the space. ISRO, through its hard work and the achievements, becomes a great role model, not just for the other countries, but also amongst the private companies invested in the space exploration, which ISRO was set up in the 1960s. Moon and Mars missions were not too in the agenda. Even in the for future, the aim was the initiate the space exploration, the expeditions to learn more about the world's space for the benefit of our people. With such clear objective, even in time when in the country was still struggling with issues of poverty and the limited resources, ISRO leaders developed in the style and the products exam maximum benefits within the minimum of efforts. We are very grateful to contributions of our brilliant scientists and leaders of ISRO. Since its inspection, the journey of ISRO from the 1960s to the today has simply been remarkable. Sir, Chandrayana's successful landing in our south pole of the moon was a joyous and a historic moment of the country. The country joined in the elite club of the countries to soft land and on the moon. The successful landing on the south pole of the moon, which no country has ever achieved so far, also shown the technologies programs that India has made so far and the scientific capabilities and the commitment to work to our Indian scientists and the engineers. The success Chandrayana 3 is not only an achievement for the country to fulfill global aspirations, but also open the avenue for the economic growth across various sectors. In the believed the bolster of Make in India initiative to contribute to the growth. Sir, of domestic companies which are engaged in the developing satellite systems and the telecommunications. The success of the great missions has also paved the way of the fostering heightened scientific mindset among the Indian youth, accelerating the journey towards the self-reliance of the emerging sectors and the technologies and installing confidence position ourselves among top of 3 economics globally. While taking about the many achievements of the ISRO, it is the quality important also take about the extensive role played by the Telangana for our same the Telangana state emerging as the commercial hub of the space related products and the services in the well known that over 30% of the components used in the ISRO highly acclamated Mars orbits missions in the supplied by SME based in Hyderabad. Sir, 1 minute, sir. I can proudly to say that I am the first state that effectively take about the mate waivers and most receptive state of encourage youth and relay space of the behind this was is the dream that turned out of the true overturn. There was no vision of the mission of the Chief Minister of Chandrasekhar Rao and our IT Minister of the KT Ramarao, which is the launch of the space technology framework in the April 23.
Telangana government under the leadership of K. Chandrasekhar Rao unvalued, and this is the aim of the blustering private industry involvement in the space technology sector. This framework has been the magic position establishment, the state of the globally recognized the one-stop designations in the technology. And we are the emerging closer to the dream. My launching is the space tech framework and the implementing of the plan initiated to the Telangana state is the intents of the further achievements realize vision, the promoting the domestic products and the launch of the vehicle satellite systems and their companies ground the equipment manufacturing and the various other facilities within the state of Telangana. The state's government of Indian can be matched, guided by the vision of the Chandrasekhar Rao Chief Minister, dedicated effect the Ramarao young individuals of the T-Hub established by Telangana government are the achieving the remarks factors on the across the various domestic expansional talents in the Telangana, pushing the boundaries, achieving the significant milestones in the nations of the setup and the provide the satellite launch of the history. Hyderabad startup companies spended the door of the new opportunities in the Indian space sectors. 1 minute, sir. One notable achievements in the economy, Skyroof Aerospace Private Limited, which has successfully pioneered Indian the maiden private rocket launches in the Vikram. Yes, setting the remarkable presented. This is the epitome of the Telangana government. Involving the support of the young individuals who are the showing of the talented world and the transforming their brilliant ideas in the reality through their startups. Further coming up the latest national achievements of the Chandrayaan-3, there is a doubt about the mission. If the displayed the fact of the Indian will be soon emerge prominent player as the cost of the effective satellite launcher. It is expected that is a will urgent argument of the Indian contribution of the global space of the economy by 8.10%. Honorable member, please sum up. Moreover, expected the believement the Chandrayaan-3 is the ending of the influences Indian domestic market as is the expected of the foreign investors prepare respectively of the Indian grow in the space of research. Yes. Thank you, sir. Okay. Honorable member, Srimati Supriya Sule. Thank you, sir. Is there a cabinet minister present in the house? Please raise your hand. Cabinet minister, cabinet. Already Cabinet, not for MOS, cabinet minister. Sir, such an important debate going on. There is not one cabinet minister, sir. we can expect, Minister. Sir, please, you must put it, sir. It's such how serious they are about Chandrayaan-3, sir. Yes. It's such a, we are so proud of what has happened. Sir, you must give a ruling. There has to be one cabinet minister here, sir. Message will convey to ministers. Sir, please put it on you can record. start. There is not one cabinet minister for such an important debate. Sir. Your point is noted. It will convey to ministers. Please They do, will sir. convince. Please give us. You can start. Aap ruling Nada dijiye, bhai. sir. They don't have any right Not to a insult single like this, cabinet sir. minister. That's really Yes. shameful, sir. We Sir, can I'd like to take this opportunity to congratulate the success of Chandrayaan-2. Every scientist and technocrat that has contributed in this 60-year journey. So I would like to congratulate everybody who has contributed in their way. Success of Chandrayaan is about competencies, capabilities, and capacities of people who have contributed in 60 years. Sir, I was very fortunate enough to grow in a city of Mumbai, which had Nehru Science Center and Nehru Planetarium. And I was brought up completely with a scientific temper. I see this whole debate actually with absolute respect to Rajnath Singh ji, who we always look up to. So today in his speech, I had a slight disappointment in his speech because I was expecting him to give us the vision of tomorrow, Chandrayaan 4, 5, 6, Aditya, L1 further. But that really lacked, so I was a little disillusioned today. And I am very strong about tradition, about values, about culture and heritage. These are all the things we are all brought up with. But today as a proud Indian, I felt from the treasury benches that completely lacked in the speeches that came from you. I will not repeat the points about Dr. Tharoor and Dr. Roy said, but I would definitely put it on record that it was like Pandit Jawaharlal Nehru and Dr. Sarabhai, who we grew up learning and reading about. It was Dr. E.V. Chitnis also, who substantially contributed in the growth story of ISRO. And it was, of course, Professor Dhawan, Dr. Brahman Prakash, who was one of the best metallurgists India has ever had.
U.R. Rao, Dr. Nair, Dr. Kasturanga, Dr. Krishna, Dr. Shivam, and now Dr. Somnathan, who have contributed to the growth of ISRO where we are today. Sir, the Honorable Prime Minister always talks about indigenous growth of India. I would like to put it on record that I was very fortunate enough to get elected from a constituency called Baramati in Pune district in Maharashtra, sir. I'm very proudly happy to share with you, sir, there's an industry over 100 years started by Walchand Hirachand. It's called the Walchand Nagar Industries, which 100 years ago started innovation under that leadership, and the entire Doshi family and the Lalchand Walchand family today have contributed to the growth of that area, which is Indapur, which is in my constituency, Walchand Nagar, sir. And they have made immense parts to this entire Chandrayaan जो बना है सर, उसमें वालचंद नगर की और इंदापुर की बहुत बड़ी देन है, और ये सब वालचंद हीराचंद ग्रुप ने बनाया है. तो 100 साल से फैक्ट्री इसमें एक काम कर रही है, और मैं आई वुड लाइक टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि इन्होंने 100 साल में जो काम किया, इंडिजिनियस जो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो ये वालचंद ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान. इसरो के जो पार्ट्स बनते हैं वो मेरे निर्वाचन क्षेत्र है कि मेरा भाग्य कैसे निर्वाचन क्षेत्र से मैं चुन के आती हूँ सर. वैसे इनोवेशन की जब बात होती है तो और दो है कि खेड़ शिवापुर जो एरिया मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है सर, वहाँ VCB इलेक्ट्रॉनिक्स ये एक कंपनी है, VCB इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ भानुदास भोसले, सुजाता भोसले, संदीप चौहान और सोन सुंदर ये वेलू एरिया में है, जिन्होंने चिप्स बनाई है सर जो इस चंद्रयान में गई है. तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र से दो बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस है, एक वालचंद ग्रुप का और दूसरा VCB इलेक्ट्रॉनिक्स का. सो आई फील वेरी वेरी प्राउड व्हेन आई स्टैंड हियर where we are praising about Chandrayaan, and these are all indigenous. और ये सारी कंपनियां सर 2001 तो 100 साल पुरानी है और दूसरी 15-20 साल पुरानी है. So I just would like to put on this record straight. And there are other companies which are doing wonderful work in my constituency, like the hydrogen technology, sir, software, be it Wipro, be it KPIT, Tata's, Mahindra's, they've all contributed to all these works that are going on, sir, in the new development of the new India. Sir, the whole thing which Dr. Tharoor also mentioned and Professor Roy also said was the spirit of inquiry and the spirit of questioning, sir. The entire debate today, somewhere I felt that we are very proud of our glorious tradition, sir. Be it in mathematics, be it in metallurgy, and be it in astronomy. India is very proud. 2000 years ago, mathematics, something that everything goes with. Unless तुम्हारा गणित अच्छा हो, life में कुछ नहीं हो सकता. So we have such rich tradition. So instead of getting trapped into stories, which people were talking about earlier in the debate, I'm not condescending. It's wonderful. Whatever your mother has taught you can never be wrong. But we must not forget the rich tradition of mathematics, metallurgy, and astronomy, which India is so proud of. Because श्रद्धा तो होनी ही चाहिए सर, लेकिन अंधा श्रद्धा नहीं होनी चाहिए. So श्रद्धा जो आपको सिखाया वो जो आप चाहते हैं उस पर आप विश्वास रखिए, वो आप, it is in a democracy, it's your right. But the problem is I get worried when people in position of power and who are sitting on that side of parliament today talk about issues which actually surprise me when we are talking about the scientific temper. मेरे महाराष्ट्र में सर पिछले हफ्ते एक डॉक्टर आया था जो ब्लैंकेट्स डालता है लोगों पे, और ब्लैंकेट डालने के बाद वो बोलता है कि आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी. सर आप सोचिए, एक तरफ हम लोग चंद्रयान 3 की बात करें और दूसरे जगह एक भारतीय जनता पार्टी का MLA बोल रहा है कि ब्लैंकेट डालिए आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी. ये कैसे चलेगा? तो श्रद्धा जरूर होनी चाहिए, लेकिन अंदर श्रद्धा नहीं होनी चाहिए. आपको याद होगा सर, बी इट Shri Dabolkar, Shri Gauri Lankesh, Govind Pansare and Kalburgi ji. What were they? How did they die, sir? Because this was whole conflict which we are. And I think this was a debate where we only should discuss about scientific temper. तो श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन अंधर श्रद्धा के खिलाफ महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा दाभोलकर जी ने बहुत मूवमेंट चलाया था. हमारे यहाँ बिल भी है कि अंधर श्रद्धा के खिलाफ सबने एक्शन लेना चाहिए. और जहां पार्लियामेंट में अंधश्रद्धा के बारे में कहा जाता है, सो somebody like me who believes in questioning and wants the next generation, तो इन चंद्रयान बैठ के हमारे बच्चों को हम अंधश्रद्धा सिखाएंगे तो देश आगे कैसे जाएगा सर? So we have to have a scientific temper, and I would like to quote Dr. APJ Abdul Kalam ji when he said, dreams are not those which come while you are sleeping. Sir, dreams are not those which you come into reality while you're sleeping, but dreams are those when you don't sleep before fulfilling them. So I pay a rich tribute to every scientist and technocrat in this country who have contributed in the last 6 decades
to make Chandrayaan-3 a reality. Thank you very much. Thank you very much. श्री प्रिंस राज जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आज आपने मुझे चंद्रयान 3 की सफलता और स्पेस सेक्टर में भारत की उपलब्धियों पे बोलने का मौका दिया। मैं अपने और अपने पार्टी की तरफ से आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सर, आज इस नए सदन में प्रथम भाषण देते हुए काफी खुशी और काफी गर्व महसूस हो रहा है। आज का विषय कोई पॉलिटिकल विषय तो नहीं है सर, और ना इस पे पॉलिटिक्स करनी चाहिए, लेकिन कल जैसे राज्यसभा में इस पे डिस्कशन हो रहा था और आज लोकसभा में हो रहा है। कई माननीय सदस्यों को हमने सुना, जैसे कल लोकसभा में महिला बिल पर चर्चा हो रहा था और आज चंद्रयान 3 पे हो रहा है, तो कुछ माननीय सदस्य के भाषण से लगा कि ये क्रेडिट टेकिंग मूवमेंट बन गया है कि जब बिल लाया गया तो उसमें कहा गया ये बिल हम पहले लेके आए, जब चंद्रयान 3 पे बात हो रही है तो कहा जा रहा है कि इसरो की स्थापना हमने की। तो हमें लगता है इस तरीके की पॉलिटिक्स आज नहीं होनी चाहिए और आज मुक्तः हमें अपने विषय पर रहना चाहिए। आज इस मंच के माध्यम से अध्यक्ष महोदय जी, हम अपने वैज्ञानिकों का, इंजीनियर्स का, रिसर्चर्स का और उन सभी कर्मचारियों को हम बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भारत देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया। और आदित्य-1 L1 की जो सफल लॉन्चिंग हुई है उसके लिए भी हम उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सर, यह स्पेस मिशन सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। हमने सभी को धन्यवाद दिया, लेकिन हम चाहेंगे कि हम अपने उन महिलाएं साइंटिस्ट को विशेषकर धन्यवाद दें जिन्होंने अपना योगदान इस सफल स्पेस मिशन में दिया है। हम उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने योगदान के बदौलत एक पिक्चर बदला है, एक इमेज बदली है। चाहे कल हम लोग यहाँ पे जैसे डिस्कशन कर रहे थे महिला आरक्षण बिल के ऊपर, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? उसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सभी सेक्टर्स में हमारी माताएं बहनों ने अपना अपना स्थान बना लिया, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्स हो, इंजीनियर्स हो, डिजाइनर्स हो या एडवोकेट्स हो, जज हो, पायलट्स हो, लेकिन कहीं ना कहीं सदन में, विधानसभा में उनकी कमी हमेशा रही और कल के बिल के पास होने से हमें लगता है ये भी कमी पूरी हो जाएगी। जिस तरीके से हमने महिला साइंटिस्ट को विशेषकर धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने सोच बदली है। पहले कहा जाता था कि हिंदुस्तान की महिलाएं, उनका काम सिर्फ चूल्हा तक है, खाना बनाने तक है, लेकिन वो सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। एक और सच्चाई है जिसे बहुत लोग देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि जो हाउसवाइफ होती हैं सर, जो घर की महिलाएं होती हैं, वो सिर्फ खाना बनाने तक नहीं है सर। वो महिला उस घर की होम मिनिस्टर होती है, वो महिला उस घर की फाइनेंस मिनिस्टर होती है, वो महिला उस घर की हेल्थ मिनिस्टर होती है, वो महिला उस घर की एक सपोर्टिव सिस्टम होती है, एक फूड मिनिस्टर होती है सर। उस घर के निर्माण में उस महिला का बहुत बड़ा योगदान रहता है सर। सर, ये बात दुनिया समझ नहीं पाती है कि किस तरीके से हिंदुस्तान में एक तरफ हमारी माताएं आ रहे और यहाँ मंत्री जी भी है उपस्थित। सर, ये दुनिया समझ नहीं पाती है कि हिंदुस्तान में, भारत में किस तरीके से एक तरफ हमारी माताएं बहनें चंदा चांद को अपने करवा चौथ वाले दिन पूजती है और दूसरी तरफ हमारी माताएं बहनें उसी चांद पर दोनों मंत्री है और आ रहे हैं लैंडिंग करती है। कृपया शांत रहिए। ये हमारी संस्कृति है
ये हमारी शिक्षा है, इसको दर्शाती है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, बिल्कुल सही कहा, चंदा मामा अब दूर नहीं है। सर, विश्व के अन्य देशों के मुकाबले हम लोगों का जो बजट है, जो स्पेस मिशन का बजट है, वो बहुत कम है और बहुत कम बजट में भी हम लोगों ने काफी उपलब्धियां प्राप्त की। अगर हम देखें, अन्य देशों ने भी प्रयास किया, लेकिन भारत ही एक प्रथम ऐसा देश है जो कि दक्षिण ध्रुव में पहला सफलपूर्वक लैंडिंग उन्होंने किया। तो इसके लिए हम अपने साइंटिस्ट को बहुत बहुत बधाई देते हैं और एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता एक भारत का पहचान उन्होंने बनाया है। सर, हम अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद और करेंगे कि जिस तरीके से बुरे परिस्थिति में उन्होंने अपने साइंटिस्ट का साथ दिया, उनका हौसला बढ़ाया, उनको हिम्मत दी, उनका नेतृत्व किया, उसी का परिणाम है सर कि आज हम लोगों ने एक सफल मिशन, स्पेस मिशन हम लोगों ने पूरा किया। हमें पूर्ण विश्वास है सर कि उनके कौशल नेतृत्व में जिस तरीके से कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि देश ने एक स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण किया, जिस तरीके से आज देश डिफेंस सेक्टर में सर इक्विपमेंट्स बना रहा है, इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग वहां गए थे, देखे भी थे। और जिस तरीके से ये नया संसद भवन भव्य भवन बनकर तैयार है और चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो या आदित्य L1 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग हो, सर इससे यह दर्शाता है कि किस तरीके से भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। और सर वो दिन दूर नहीं है जब आदरणीय प्रधानमंत्री की सोच 2047 में एक विकसित भारत अपने पूरे देश की सूची में अपना नाम दर्ज कराएगा। वो दिन दूर नहीं है सर। ज्यादा समय नहीं लेते हुए सर, आप एक बार पुनः हम अपने सभी साइंटिस्ट, सभी अपने महिला साइंटिस्टों का, सभी इंजीनियर्स का, सभी रिसर्चर्स का, सभी उन कर्मचारियों का और जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, मिशन जुड़े हुए थे, हम उन्हें पुनः हमें नमन करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, उन्हें बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जयंत सिन्हा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने पार्टी का और विशेष रूप से हजारीबाग की जनता का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि उनके सहयोग और आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला है कि जो हमारा पुराना सदन था, ऐतिहासिक और सुंदर सदन, वहां बोलने के अवसर मिले और आज इस भव्य और आधुनिक भवन में भी बोलने का मुझे अवसर मिल रहा है। उससे आप लोगों के लिए सबको कोटि कोटि धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। सभापति महोदय, ये सही है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, यही समय है, सही समय है, अमृत काल का समय है, अमृत काल का समय है। और बड़ी तेजी से देश बदल रहा है, देश में परिवर्तन आ रहे हैं और हम सबको महोदय, सब मान्य सदस्यों को, यहाँ देश की जनता को लग रहा है कि हम लोग रोज रोज इतिहास को रच रहे हैं, रोज इतिहास को रच रहे हैं। कल ही हम लोगों ने महिला आरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन किया, जो स्वर्णीय अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। उसी के पहले 19 सितंबर को हम लोग पुराने सदन से इस भव्य सदन में हम लोग आए, इतिहास हम लोगों ने रचा। 9 सितंबर को, 10 सितंबर को जब G20 की लीडर्स समिट हुई, तब भी हम लोगों ने नई दिल्ली में इतिहास हम लोगों ने रचा। और क्योंकि आज चंद्रयान के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चंद्रयान भी जब 23 अगस्त पे जब चंद्रयान ने चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की साथियों, तब भी हम लोगों ने दुनिया का इतिहास रचा, भारत का इतिहास रचा। और इस कारण, क्योंकि इतना हम लोग यहां अपना योगदान दे रहे हैं, इतिहास रच रहे हैं, इतिहास रचा जा रहा है, आज भारत विश्व में विश्व मित्र और विश्व गुरु के रूप में उभरता चला जा रहा है। भारत उभरता चला जा रहा है और इसलिए उभर रहा है क्योंकि अगर हम में समृद्धि है तो हम में सादगी भी है, अगर हमारी शक्ति है तो हमारे में एक शांति है, और अगर हमारा साइंस है तो हमारे संस्कार भी हैं,
अगर हमारा साइंस भी है तो हमारा संस्कार भी है। और अगर कोई समझता है कि हम अगर संस्कार की बात करें तो हम साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। कई मेरे विपक्ष के साथियों ने कहा कि हम लोग संस्कार की थोड़ी ज्यादा बात करते हैं और साइंटिफिक टेम्पर की बात थोड़ा कम करते हैं, ये उनका मानना था। लेकिन हम लोगों के इतिहास में प्राचीन समय से एक संतुलन रहा है, संस्कार में भी और साइंस में भी। और अगर हम अथर्ववेद में जाएं, मंडपा विश्वन उपनिषद में जाएं, तो वहां से जो मूल मंत्र निकल के आया वो आज हमारे राज्य का मूल मंत्र है, सत्यमेव जयते। अगर हम किसी चीज से भी प्रेरित हैं तो हम सत्यमेव जयते से प्रेरित हैं, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। और अगर विज्ञान कुछ भी है तो वो सत्य है, वो ट्रूथ है। और जो भी कोई, और मैं खुद विज्ञान का स्टूडेंट हूं, इंजीनियर हूं, तो मुझे तो कहना पड़ेगा कि अगर हम लोग साइंस में कोई भी तलाश करते हैं, प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, वो भी साइंटिस्ट है, उनको मालूम है कि जो साइंटिफिक मेथड है, जो साइंटिफिक टेम्पर है, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ द ट्रूथ। और वो हम लोगों के संस्कार में लिखा हुआ है। और इसलिए आज अगर हमारी साइंस जो है वो चंद्रमा में पहुंची है, क्योंकि हमारे संस्कार हम लोगों को ये प्रेरणा देते हैं, सत्यमेव जयते। और हमें, जैसे अभी बहुत वक्ताओं ने कहा है और मैं भी अपनी बात उसमें जोड़ना चाहूंगा, कि अगर हम इस साइंस की बात करें तो साइंस में हमारे बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है। और अगर ये योगदान है तो उसे हम 1962 या 1960 से हम लोग नहीं उसे आरंभ करें। हम अपने संस्कार के बारे में, अपने इतिहास के बारे में भी सोचिए। जहां विश्व को, प्राचीन समय विश्व को आर्यभट्ट जैसे, भास्कर जैसे, ब्रह्मगुप्त जैसे, वरमहीर जैसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने विश्व को गिनती सिखाई, विश्व को ट्रिग्नोमेट्री सिखाई, विश्व को एस्ट्रोनॉमी सिखाई। और प्रोफेसर साहब और सब जो मेरे यहाँ साइंटिफिक जो हमारे सब यहाँ साथी हैं, उनको अच्छी तरीके से मालूम, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे साइंटिफिक संस्कार हैं। और उससे जुड़े हुए उसके बाद पीढ़ी दी पीढ़ी, कड़ी दे कड़ी जो चलती आई, उसमें ये सही है कि पंडित नेहरू जी का भी योगदान है। पंडित नेहरू जी का भी योगदान है। 1960 में, फिर 1962 में उन लोगों ने इसरो को आरंभ किया। उसके बाद सब माननीय प्रधानमंत्रियों जी का सहयोग है, इंदिरा गांधी जी का सहयोग है। उन्होंने सतीश धवन जी को वापस बुलाया, कैलटेक में वो पढ़ रहे थे, उनको उन्होंने वापस बुलाया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से जाकर वो इसरो गए, उनका बहुत बड़ा योगदान था। और उसी प्रकार हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जो मुझे प्रेरणा जिन्होंने दिया है, जैसे सीवी रमन साहब, मेघनाथ साहा साहब, विक्रम साराभाई, होमी भाभा, एचजीएस मूर्ति, वमन पटवर्धन, हमारे परम आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम जी, सतीश धवन जी, इसरो के सब जो चेयरमैन रहे हैं, सतीश धवन जी, राधा कृष्ण जी, शैलेश नायक जी, किरण कुमार जी, शिवन जी, और अब सोमनाथ जी, यूआर राव जी, कस्तूरी रंगन जी, माधवी नायर जी, इन सबको हमें धन्यवाद देना है। और विशेष रूप से इन सबको तो धन्यवाद देना ही है, लेकिन हम लोगों को सब जो हम लोगों की साइंटिफिक कम्युनिटी है, ना सिर्फ आईआईटी दिल्ली में या और सब आईआईटीज में जहां से मैं हूं, लेकिन जो हमारे सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हजारीबाग में विनोबा भावे में भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां से हमारे इंजीनियर आए जिन्होंने इसरो में और साइंस में उन्होंने योगदान दिया है। अभी हमको बता रहे थे विद्युत जी कि जमशेदपुर से भी बहुत सारे लोग हैं जो इसरो में जुड़े रहे हैं, त्रिवेंद्रम से लोग जुड़े हुए हैं, चेन्नई से लोग जुड़े हुए हैं। पूरे हमारे महान इस भारत से हमारे इतने सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर हैं जिनके योगदान, जिनके सहयोग और समर्थन के कारण ये हमारा जो पूरा अब आते हैं। लेकिन इन सबको धन्यवाद, हम सबका नमन करते हैं, हम सबका प्रणाम करते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति का योगदान इसमें स्मरणीय रहा है, अकल्पनीय रहा है, अतुल्य रहा है, तो हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का योगदान रहा है। सबको हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन नेतृत्व और जो अतुल्य योगदान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा है, वो इतिहास कभी नहीं भूल जाए। हमारे विपक्ष के साथी भले भूल जाएं या चाहे उसको भूलने के लिए, लेकिन इतिहास उनको नहीं भूल सकते। और अगर सत्य में जयते, अगर आप साइंटिस्ट है, अगर आपको फैक्ट से अगर आपको कोई ताल्लुक है, तो इसको आप ना भूले। और मैं इसको सिर्फ ऐसे ही राजनीतिक तौर से मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तर्क और तत्वों के आधार पे कह रहा हूं कि अगर योगदान विशेष और अकल्पनीय रहा है प्रधानमंत्री जी का, क्यों रहा है, मैं आपको बताता हूं।
आप जान लीजिए कि 2013-14 में जो इसरो का बजट था वो 5,600 करोड़ का बजट था। आज के समय इसरो का बजट 2 गुना से ज्यादा हो गया है, 12-13 हजार करोड़ हो गया है। ये हम लोगों ने 9 वर्षों में किया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का योगदान है। और यहाँ सब जानते हैं, सब अनुभवी हमारे माननीय सदस्य हैं, उनको मालूम है कि ऐसे बहुत कम विभाग हैं भारत सरकार में, सभापति महोदय जी, ऐसे बहुत कम विभाग हैं जो सीधा प्रधानमंत्री जी से जुड़े हुए हैं, जो प्रधानमंत्री जी के ही अधिकार क्षेत्र में आते हैं, और वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यही उनका है। और अगर इसमें बजट को 2 गुना से ज्यादा कर दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा आप ये भी जान लीजिए, और सुप्रिया जी ने कहा, मैं बिल्कुल उनका समर्थन करता हूं उसमें, कि हमारे प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वालचंद का हो, चाहे वो हम LNT की बात करें, और विशेष क्योंकि मेरे सब झारखंड के यहाँ साथी बैठे हैं, मैं HEC रांची का भी इसमें सहयोग जो उन्होंने दिया है, जो क्रायोजेनिक इंजन बना है वो HEC रांची में ही बनाया गया है, तो प्राइवेट सेक्टर का योगदान रहा है। लेकिन 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय था कि जो पूरा जो स्पेस का जो सेक्टर है, इसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर के लिए इसको खोल दें, इसको लिबरलाइज कर दें। और इसके कारण, क्योंकि हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को इतना प्रोत्साहन दिया है, इतना सहयोग दिया है, कि आज स्पेस में 140 स्टार्टअप्स आ चुके हैं, और हम लोगों का स्पेस का इकोसिस्टम बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। यह भी माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय था। जैसे उन्होंने बजट को 2 गुना किया, वैसे उन्होंने स्पेस को लिबरलाइज करके 140 स्टार्टअप्स को उन्होंने योगदान दिया। और तीसरा कि जब हम लोगों ने इस तरीके से लिबरलाइज किया, तो विश्व में नंबर 1 और सबसे अफोर्डेबल किफायती तरीके से अगर कोई भी सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में डाल सकता है तो वो इसरो ही डाल सकता है। और पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने कुल मिलाकर, मैं आपको ये आंकड़े बता दूं, स्पष्ट आंकड़े जो हैं, कि हम लोगों ने करीब लगभग 400 फॉरेन सैटेलाइट्स को हम लोगों ने अर्थ ऑर्बिट में डाला है, जिससे हम लोगों को इसरो में 3300 करोड़ का हम लोगों को इसमें रेवेन्यू हम लोगों को मिला है। वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि इस तरीके से इसरो को हम लोग पूरी तरीके से ओपन अप करके सैटेलाइट लॉन्च में हम लोग ले आए। और इस तरीके से अगर किसी को भी पूरी तरीके से श्रेय इस सफलता को मिलना चाहिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलना चाहिए, ये हम सब लोग स्वीकार करें। इसरो का इतिहास बहुत दिनों से चलता है। मैं चंद्रयान पे आता हूं, लेकिन अगर हमें चंद्रयान को समझना है तो हम उसको पहले आर्यभट्ट सैटेलाइट को समझना होगा, जो सोवियट्स ने 1975 में जिन्होंने अर्थ ऑर्बिट में डाला। उसके बाद हम लोगों का खुद का लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट 1980 में गया। फिर रोहिणी सैटेलाइट्स गए, इनसैट सैटेलाइट्स गए, IRS सैटेलाइट्स गए। ये सब सैटेलाइट्स गए, एक लंबी हम लोगों ने एक कड़ी बनाई इसकी। हम लोगों ने नए लॉन्च व्हीकल्स हम लोगों ने तैयार किए, पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, GSLV, और फिर छात्रों के लिए भी स्मॉल सैटेलाइट्स को भी हम लोगों ने लॉन्च करने की क्षमता की। और हम लोगों ने मंगलयान को भी हम लोग जाकर, मार्स को भी जाकर हम लोगों ने ऑर्बिट में हम लोगों ने अपना सैटेलाइट भेजा। और आपको याद होगा तब हम लोगों ने सब जगह कहा था कि इतनी किफायती तरीके से हम लोग कर रहे हैं कि हॉलीवुड की पिक्चर के बजट से कम तक हम लोग मंगलयान के द्वारा हम लोग मार्स तक पहुंच सकते हैं। ये हमारी क्षमता है। और अगर ये क्षमता है, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ये काम में लगे हुए हैं, अगर पूरा भारत इस काम में लगा हुआ है, तो हमें समझना चाहिए कि स्पेस जो है और चांद पहुंचना कितना प्रेरणा का स्रोत है, और इसको कितने दिनों से इसको एक लक्ष्य बनाया गया। और उसमें मैं अमेरिका की भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि अगर जो अमेरिकन जो स्पेस कैपेबिलिटीज है उससे हम लोग सब लोग प्रेरित हैं। और खासकर जॉन एफ कैनेडी का एक बहुत ही जाना माना एक भाषण है जो मैं अभी कोट करना चाहूंगा। और जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, वो हम लोगों को याद करना चाहिए। जॉन एफ कैनेडी ने 1962 में कहा था, Why some say the moon? Why some say the moon? Why choose this as our goal? This replies to India. Why choose the moon? Why is this our goal? And why, they may well ask, why climb the highest mountain? Why climb the highest mountain? Because it is there. New hopes for knowledge and peace are there.
We choose to go to the moon this decade and do the other things, not because they are easy. We choose to go to the moon. This applies to India. We choose to go to the moon not because they are easy, but because they are hard. अगर हम बड़े बड़े लक्ष्य अगर हम लोग हासिल करने के लिए हम लोग अपनी आकांक्षाओं को बनाते हैं, अगर हम इस भवन का निर्माण 3-4 साल में कर सकते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये आसान काम है, इसलिए क्योंकि ये मुश्किल काम है. Not because it is easy, because it is hard that we choose to go to the moon. It is not easy. It is not easy to build this parliament building in 3 or 4 years. It's not easy, but because it is hard, we have chosen to do it. It is hard to build all the roads and highways and everything else, but because it is hard, we want to do it because that's the new India we want to build. It is hard. It is hard to be able to feed 80 crore people with the Garib Kalyan Yojana, but क्योंकि मुश्किल है, इसलिए हम इसको करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमने करके दिखाया. It is not because it is easy, but because it is hard. And it is hard. अगर कोई समझता है कि चंद्रयान चांद में पहुंच गया और कोई भी इसे कर सकता है, तो मैं आपको लूना 25 के बारे में बताना चाहता हूं. लूना 25 के बारे में. और आप जानिए कि अगर 1950s में स्पेस रेस चालू हुआ और अगर जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि हम लोगों को 1960s में ही हम लोगों को मून पे पहुंचना है, तो क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उनके सामने एक चुनौती थी, एक कंपटीशन था. और वो कंपटीशन किसके साथ था? वो सोवियत यूनियन के साथ था, क्योंकि सोवियत यूनियन ने स्पेस फ्लाइट और स्पेस का पायनियरिंग जो उन्होंने किया था, यूरी गगारिन वगैरह आप सबको याद होगा. उस स्पेस रेस के कारण जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि वी मस्ट गेट टू द मून. वही सोवियत यूनियन, वही स्पेस प्रोग्राम उसी समय जब चंद्रयान अगस्त में पहुंच रहा था साउथ पोल ऑफ द मून, उनका लूना 25 जो था वो भी अगस्त में फेल हो गया. नॉट बिकॉज इट इज इजी, it is because it is hard that we go to the moon. The Russians who developed, who pioneered space flight, they were the ones who were not able to succeed. They tried a South Pole landing and they failed. They failed. And they used a 30 kg robotic launcher, a 1750 kg launch mass, not because it is easy. What did we do? Instead of putting a 1750 kg launch mass, Professor Saab, we put a 4000 kg launch mass and a much larger payload on Chandrayaan 3. We put it into Earth orbit. We moved it out of Earth orbit into the lunar orbit. And then on August the 23rd at 6:04 p.m., and I'm sure everybody here must have been spellbound watching. And I will tell you also that the number of concurrent users on the ISRO channel on YouTube that day was the highest YouTube has ever recorded. पूरा भारत उस ऐतिहासिक क्षण को देख रहा था YouTube के चैनल पे. और 6 बजे अगस्त 23 को हम लोगों का चंद्रयान वहां चांद पे पहुंचा. साउथ पोल की लैंडिंग हुई. 14 दिन उन लोगों के सब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट चले. Not because it is easy. The Russians were not able to do it. It is because it is hard that we did it, and we accomplished something that the Russians were not able to accomplish. Because it is hard, not because it is easy. That is the India we are building. That is the India that we want to see. That is the India our Prime Minister wants to see. और इसी कारण जो हमें चंद्रयान में सफलता मिली, सब हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की सफलता थी. और मुझे तो खुद निजी तौर पे बहुत खुशी हुई, बहुत मुझे गर्व हुआ. हजारीबाग के भी कई लोग उससे जुड़े हुए थे. मेरी फोन पे भी उनसे बात हुई. और जब आप उनसे बात करें, हर से वो गदगद थे कि इतना बड़ा लक्ष्य हम लोगों ने हासिल किया. लेकिन ये तो एक और ही कड़ी. अभी हमें और बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है. चांद पे तो हम पहुंच ही गए. फिर आदित्य L1 तो हम लोगों को सूरज तक ले गया. और सूरज पे जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, जो कोरोना पे जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जो कोरोना का स्टडी हो रहा है, वो भी बहुत ही ऐतिहासिक है. लेकिन आपको मालूम है कि हम लोगों की सोच ये है कि हम लोग जल्द ही हम लोग गगनयान के द्वारा, और मैं आपको बता दूं कि इसकी ट्रेनिंग हमारे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह की हो गई है. हमारे पास वो पेलोड कैपेसिटी है हमारे रॉकेट्स की, लॉन्चर्स की, कि हम लोग कुछ लोगों को हम लोग 400 किलोमीटर सैटेलाइट के पार हम लोग स्पेस में ले जाना चाहते हैं. गगनयान के द्वारा मैन स्पेस फ्लाइट भी यहां भी हम लोग जाना चाहते हैं. तो ये लक्ष्य, ये हमारा लक्ष्य है. यहां हम लोग पहुंचना चाहते हैं. और इसके द्वारा जो हम लोगों का स्पेस का इकोसिस्टम बन रहा है, उसे भी हमें समझना चाहिए. ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है कि हमें सिर्फ ये मिशंस जो है इसमें हमें सफल नहीं होना है.
हमें मिशन से और आगे बढ़कर पूरा स्पेस का एक इंडस्ट्री, पूरा स्पेस का एक इकोसिस्टम भी हम लोगों को बना देना है। और क्यों हमें इस तरीके से बनाना है? क्योंकि जब स्पेस का इकोसिस्टम बनता है तो बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज भी हम लोग उसके द्वारा उसमें बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और ये एडवांस टेक्नोलॉजीज, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट के तौर पे इन एडवांस टेक्नोलॉजीज पे हम लोग अपना कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। और इसमें मैं हमारे भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी का मैं एक कोट आपको बताना चाहता हूं। ISRO's vision was clear. ISRO's vision was clear. If Indians were to play a meaningful role in the community of nations, they must be second to none in the application of advanced technologies to real life problems. That is our Honorable Prime Minister's vision. We use the space ecosystem to develop the knowledge and the ability and the capabilities to deal with these advanced technologies, whether they pertain to material science, whether they pertain to telecommunications, whether they pertain to remote sensing, weather forecasting, all of these different advanced technologies in computing, in semiconductors, all of them will come within our capability set if we are able to push the space ecosystem. And I will conclude, Sabhapati Mohoday, with the vision that we take our 140 startups, they become thousands of startups, we generate tens of unicorns, and they become among the world's leading space companies, pushing these advanced technologies, taking India not just to the moon, not just to the sun, but to the stars. That is the new India that we are building, not because it is easy, because it is hard, and we want, as Thank you very much. said, progress of all the people. Thank you very much. Sri Karti Chidambaram ji. Sir, there are certain events in a nation's history which uplifts the entire national mood. And August 23rd, 2023 was definitely a golden moment in our history when billions in India abatedly watched Chandrayaan successfully land on the uncharted part of the moon. It was really an epoch-making day, and it was a day which lifted up the spirits of entire India. This spirit was lifted up by ISRO, which is manned by people like TK Anuradha, M. Vanita, Latikamba, Kalpana Kalasti, Mangala Mani, Sohan, Subhashish Nayak, and the former director Sivan, and the project director Veeramuthuvel from Vilupur. These are people who come from small towns, who studied mostly in government schools and in small and in non-private colleges, not very glamorous institutions, who lifted up the spirit of India through ISRO. So this house, I'm sure, and the entire nation pays great tribute to them. Sir, it's not surprising that our defense minister, who was a physics lecturer, veered into philosophy, veered into spiritualism, veered into faith. Every physicist, including Oppenheimer, who was the father of the atom bomb, eventually became a philosopher. And I'm sure our defense minister has got a philosophical side to it. But sir, the point is, we confuse spiritualism and faith. I agree that science and spiritualism have a very close connection. I agree that philosophy and science has a broad connection. But sometimes we confuse faith to be spiritualism and science. Faith cannot be questioned, because if it is questioned, an Ayatollah will give a fatwa, a clergy will expunge you from the church, or a self-styled godman will tell you that you're a heretic. So faith is not questioned, but spiritualism is questioned and science is questioned. What is questioned is what can be science. What can't be questioned can only be faith. So let's not confuse faith and spiritualism. Sir, I am a believer in God. I have faith in astrology. I have faith in God. I have faith in ritualism. That is my faith. But that should not be confused with spiritualism or with science. What is science is it must be experimentally proved. It must be tested. Spiritualism is also tested. Nothing which is permanent can be science, because science is constantly questioned. But faith, we believe, is permanent and can't be questioned. So let us never confuse that. And in today's world, faith, myth, mythology, fable are being used by charlatans in the guise of science.
And in today's political environment, this confusion is getting even worse. So it is very, very important that we maintain the scientific temper of India, which has been showcased by ISRO and by the various scientists I listed up. Sir, it is actually baffling. This question of us landing in the moon, people have said we have launched the cheapest moon mission in the world. This moon mission was cheaper than the two the Hollywood movies which are produced about space. I completely agree with that. But it also poses some very serious questions to us. As a people, as a nation, I'm not pointing fingers at the government. How can we as a nation, which is able to land in the uncharted part of the moon, still have manual scavenging? How can we not build roads which don't go away in one monsoon? While we have this great scientific capacity, where have we lost this? I completely understand our heritage and our history as we say with science and with astronomy. In Tamil Nadu, you come to the Brigadishwara temple, you will talk about that building for thousands of years. But I'm not sure whether we are going to be talking about this parliament 1,000 years from now. I'm not sure whether this building will last 1,000 years from now. Where have we lost that? That is where we really need to focus. I am completely in agreement that we must research, we must test, we must go back to our roots to find out where did we lose this science which we already had. How can we as a people have this contrast, landing in the moon and having manual scavenging at the same time? How can we be there? We're launching satellites for everybody else, but can't manage a road in a monsoon. Why can't we do that? There is something seriously wrong in our society if we can't leverage on the scientific advancements we've been making. We really need to reach out. There are geniuses in every town, in every village. Then ISRO is being the classic example of little town India. ISRO is not about Ivy League schools. ISRO is not about IITs. ISRO is not about Oxford and Cambridge. ISRO's success is about the genius of India. If you want to call it Bharat as well. And we need to unleash that genius. And how do we do that? I have a proposal to the government. Please institute fellowships, scholarships, and internships for ISRO in government schools, particularly aimed at government schools. You are very, very good in running national campaigns, I must confess. Please run a national campaign. Identify the next Kalpana Chawla. Identify the next Vikram Sarabhai from the government schools of India. Run a nationwide program. Encourage people to believe that they can also be part of it. Because people, until this landing happened, many people don't even know that ISRO was there. Many people do not know that they can become scientists. And here we have living examples of people from small towns who went to government schools becoming great scientists. Run a national campaign, run fellowships, run scholarships, and run internships. Open the doors of ISRO to the average Indian who's so curious, who's fired by ambition, who's fired by aspiration to be part of it. Sir, this is a great day and a great time in our lives. It is important for us to merge our historic scientific knowledge with modern science. But let us never ever confuse ourselves. Let us never ever confuse ourselves with charlatans who confuse faith and who use that as a propaganda itself. I know many years ago, I am a firm believer in the Lord Ganesha, but they were telling us that Ganesha was drinking milk. But nobody ever explained it was actually capillary effect of a porous body which was actually sucking up a liquid. They tell us that first plastic surgery was on Ganesha without ever explaining how the circumference of an elephant trunk can be fitted on a human body. But sir, faith is different, spiritualism different. Spiritualism is questioned, faith is not questioned. But let us never ever confuse that. I am not disparaging any faith. I am a man of faith. I believe in God. I believe in rituals. I even believe in astrology. But that should never take away the scientific temperament of India. And we must be a scientific nation, build on the foundations, and answer these contrasting questions which are being posed to us. I once again salute the unsung heroes of ISRO and hope we unleash the true potential of India. Thank you very much. Thank you very much. Sri K. Subariam ji. ஸ்பீக்கர் சார், மனிதர்களை மூட நம்பிக்கையிலிருந்து விடுவிப்பது விஞ்ஞானம். மனிதர்களுக்கு இடையில் நிலவக்கூடிய மூட பழக்க வழக்கங்களும் நம்பிக்கைகளும் விஷமத்தனமான விஷம் நிறைந்த கருத்துக்கள் புதர்போல் மண்டி வளர வாய்ப்பளிக்கிறது. எனவே மனிதர்களை மூட நம்பிக்கைகளிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டிய
அவசர அவசியம் இன்றைக்கு நம்முடைய இந்திய நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு இந்த விஞ்ஞானம் மிகப்பெரிய அளவிற்கு துணை நிற்கிறது. முதலில் இதற்கு நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டியது ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களைத்தான். எதிர்கால இந்தியா எந்த திசை வழியில் வளர வேண்டும் என்று ஊடுருவி கண்டு உணர்ந்து முன்கூட்டியே தடம் போட்டு விட்டு சென்றவர் மறக்க முடியாத மகத்தான மனிதர் ஜவஹர்லால் நேரு. நேரு அவர்கள்தான் விதை போட்டார். நேரு போட்ட விதைதான் இன்றைக்கு சந்திராயனாக சந்திராயன் 1, 2, 3 என்று வளர்ந்திருக்கிறது. புதிய புதிய விவரங்களை மனிதர்களுக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு துணை புரிந்த நேரு அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை முதலிலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு 50 ஆண்டு கால தொடர் முயற்சியின் விளைவாகத்தான் இந்த சந்திராயன் வெற்றி அடைந்திருக்கிறது. இந்த சந்திராயன் வெற்றியின் மூலம் நிலவை பற்றி மூன் பற்றி கற்பிக்கப்பட்டிருந்த கற்பிதங்கள் பொய் என்பதை நிரூபித்திருக்கிறது. இதுவரையிலும் சொல்லப்பட்டு வந்த நிலவு குறித்து சொல்லப்பட்டு வந்த விஷயங்கள் முற்றிலும் சந்திராயன் 3 தகர்த்தெறிந்திருக்கிறது. இந்த மூட கருத்துக்கு முற்றிலும் தவறு என்று உணர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. அதற்காகவும் விஞ்ஞானிகள் முதல் சாமானிய வேலைகளை செய்து உதவிய அனைவருக்கும் நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகளை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறோம். சயின்டிபிக் டெம்பர் என்பதுதான் அரசியல் சட்டம் முன்வைத்திருக்கிற ஒன்று. ஆனால் சயின்டிபிக் டெம்பர் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ள அரசியல் சட்டத்தினால் உறுதிமொழி எடுத்து பதவியேற்றுக் கொண்டவர்கள் தவறான கருத்துக்களின் அடிப்படையில் தவறான கருத்துக்களை மக்களுக்கு ஊட்டி தவறான திசை வழிக்கு அழைத்து சென்று கொண்டிருக்கிற விபரீதமான போக்கு இங்கே வளர்ந்து வருகிறது இந்தியாவில். இவையெல்லாம் கவலையோடு கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்களாகும். இதற்கு விஞ்ஞானத்தின் துணை கொண்டுதான் நாம் தீர்வளிக்க வேண்டும். அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. உலக அளவில் விஞ்ஞான வளர்ச்சியில் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியை இன்றைக்கு இந்தியா பெற்றிருக்கிறது. இந்தியர்கள் என்று சொல்லுவதில் நாம் பெருமை கொள்ளுகிறோம். இந்த மகத்தான வெற்றியை நமக்கு ஈட்டி தந்தது ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் போட்ட விதை என்பதை நாம் மீண்டும் நன்றியோடு நினைத்து பார்க்க வேண்டும். அதனுடைய விளைவாகத்தான் இன்றைக்கு ஒரு நல்ல நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. அரசியல் சட்டம் குறித்தும் கவலையோடு நாம் பார்க்க வேண்டும். அரசியல் சட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ள அறிவியல் பூர்வமான கருத்தோட்டம் இந்தியர்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படவில்லை. அறிவியல் பூர்வமான கருத்தோட்டம் இந்தியர்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிற போதுதான் இந்தியர்கள் மூட கருத்துக்களிலிருந்து வெளியிலே வந்து உண்மை என்ன என்பதை புரிந்து தெளிவடைவார்கள். அதற்காக அறிவியல் பூர்வமான வளர்ச்சியை நாம் ஊக்குவிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த சந்திராயன் 1, 2, 3 மூன்றிலேயும் தமிழர்கள் மகத்தான பங்கு வைத்திருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டு விஞ்ஞானிகள் இந்த 3ஐ படைப்பதிலேயும் அடர்த்தியான பங்களிப்பை செலுத்தி இருக்கிறார்கள். இதன் மூலம் என்ன புலப்படுகிறது என்றால் இந்தியாவுக்கு இந்த 3 சந்திராயன் 3ஐயும் படைத்து அருளியதன் மூலம் தமிழ்நாட்டின் கல்வியின் தரம் இந்தியாவிற்கு உணர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்தியாவுக்கு கல்வி எவ்வளவு வளர்ச்சி தமிழ்நாட்டில் பெற்றிருக்கிறது, கல்வி வளர்ச்சியில் தமிழ்நாடு எவ்வளவு கூர்மையாக இருக்கிறது என்பதையும் இது புரிய வைத்திருக்கிறது. எனவே அதற்காக தமிழ்நாட்டை நீங்கள் கவனத்தோடு கவனிக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த சந்திராயன் வெற்றி 1, 2, 3 வெற்றி நிரூபித்திருக்கிறது, துலக்கி காட்டியிருக்கிறது. அதே மாதிரி நான் இந்த நிகழ்ச்சியை ஒட்டிய ஒன்றை யூனியன் அரசுக்கு குறிப்பிட விரும்புவது, கிராமங்கள் உட்பட எல்லா இடங்களிலேயும் அறிவியல் கண்காட்சிகள் நடத்தப்பட வேண்டும். அறிவியல் கருத்தோட்டத்தை மக்களுக்கு கற்பிக்க வேண்டும்.
அதன் மூலம்தான் அரசியல் சட்டத்திற்கு நாம் நம்பகத்தன்மை உள்ளவர்களாக இருப்போம் என்பதை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Honorable Member Sumidanand Saraswati. धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चंद्रयान 3 की सफलता के ऊपर ये चर्चा करने का मौका दिया है। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, जहां हमारे देश के साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने एक सफल कार्यक्रम आयोजित किया। 14 जुलाई को चंद्रयान ने पृथ्वी से उड़ान भरी और 23 अगस्त को सफलतापूर्वक जब चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के ऊपर यह चंद्रयान उतरा, जहां का वातावरण अलग ही रहता है, 200 डिग्री माइनस तक का टेम्परेचर जाता है, अंधकार छाया रहता है। ऐसे स्थान के ऊपर यान को उतारने वाला भारत दुनिया का प्रथम देश बना। इसलिए मैं देशवासियों को भी, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और हमारे सभी साइंटिस्ट को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारा देश ऐसा देश है जो ऋषियों का, मुनियों का देश है। अभी चिदम्बरम जी बोल रहे थे, उससे पहले हमारे कई वक्ताओं ने इस विषय पर रखा। हम कई बार भटक जाते हैं, जब कोई अध्यात्म की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो विचलित होने का प्रयास करते हैं। हम जब अपने प्राचीन साहित्य को देखते हैं, इतिहास को उठा करके देखते हैं, वेदों को देखते हैं, तो हमारे यहाँ प्राचीन साहित्य में इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। हम अपने प्राचीन ऋषियों को देखते हैं। ऋषि का अर्थ क्या है? ऋषियों मंत्र दृष्टारः, जो विचार पर, मंत्र पर विचार करता है, चिंतन करता है, मनन करता है। और मैं तो निवेदन करूंगा कि जो आधुनिक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, ये हमारे आधुनिक ऋषि हैं। इन्होंने देश को जिस प्रकार से आगे बढ़ाया है, देश का नाम समुज्वल किया है। हम यदि रामायण काल को देखेंगे, उसमें भी हमारे यहाँ बहुत सारे इस प्रकार के वैज्ञानिक थे। पुष्पक विमान का उल्लेख रामायण में मिलता है, जो साउंडलेस था, ध्वनि रहित था। हमारे यहाँ भास्कर आचार्य का जो ग्रंथ है बृहद विमान शास्त्र, मैंने उस ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ा है एक संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते। उसमें जिस प्रकार के विमानों का उल्लेख मिलता है, आज भी साउंडलेस विमान हम तैयार नहीं कर पाए हैं। और रात्रि को जो विमान उड़ते थे तो अंधेरे के अंदर भी दिखाई देता था। तो उस स्थान तक पहुंचते पहुंचते हमारे दुनिया के वैज्ञानिकों को भी अभी अध्ययन करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। हमारे के जो दर्शन के विद्वान थे, गौतम थे, कणाद थे, कपिल थे, उन्होंने परमाणु के ऊपर और अणु पर जो विचार किया, हमने उन दर्शनों को कई बार नास्तिक दर्शन कह दिया। जिस ग्रंथ के अंदर यदि धर्म की चर्चा ने, उसको नास्तिक कह देते हैं, और यदि धर्म की चर्चा होती उसको अंधविश्वास कह देते हैं। ये दोनों का समन्वय जब तक नहीं होगा, मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, एक पक्षी जैसे उड़ान भरता है, पक्षी के एक पंख को बांध दीजिए, एक पंख को बांधने के बाद पक्षी उड़ान नहीं भर सकता। यदि मनुष्य अपने जीवन में पूर्ण विकास करना चाहता है, कोई भी देश पूर्ण विकास करना चाहता है, वो बिना अध्यात्म के आगे नहीं बढ़ सकता। अध्यात्म से विल पावर मिलता है। विल पावर क्या करता है? जैसे आपने देखा, हमारा 1 साल पहले एक यान हमारा असफल हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साइंटिस्ट के बीच में गए और उनकी पीठ थपथपाई, उनको धीरज बंधाया। यदि हम उसमें निराश हो जाते, हताश हो जाते और हमारे अंदर विल पावर नहीं होती, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। और उसका परिणाम ये निकला कि विल पावर के कारण, आत्मबल के ऊपर हम आगे बढ़े। और आगे बढ़ते बढ़ते 1 साल के बाद में हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे वैज्ञानिकों ने वो काम करके दिखा दिया जिसको पूरी दुनिया ने लोहा माना है। एक निवेदन मैं करना चाहूंगा, जहां हमारे
साइंटिस्ट माने सोमनाथ जी की टीम ने काम किया, उसके साथ साथ में जो और भी लोग थे, जैसे प्राय मैं कई बार एक निवेदन किया करता हूं, गाड़ी है, कई करोड़ की गाड़ी है, लेकिन उसमें से अगर बाल का निकाल दिया जाए तो उसमें टायर में हवा नहीं ठहरेगी। तो उसमें लाखों करोड़ों रुपए का इंजन हो और साधन हो, यदि बाल की कीमत को हम नहीं समझेंगे तो वो गाड़ी चल नहीं सकती। इस काम के अंदर एक छोटे से छोटा साइंटिस्ट, आज हम इस भव्य भवन के बीच में है, नई पार्लियामेंट में है, इसमें एक सामान्य कर्मचारी भी जिसने छोटा सा काम किया है, जो पानी पकड़ाने का काम करता था, सीमेंट और गारा बनाने का काम करता था, पत्थर पकड़ाने का काम करता था, गाड़ी में पत्थर लादने का काम करता था, उसका भी इतना योगदान है जितना किसी आर्किटेक्ट ने इस भवन को बनाया और इंजीनियर ने इसमें सहयोग दिया। ठीक इसी प्रकार इससे हमारा जो ये यान चंद्रमा पर पहुंचा, उस चंद्रमा पर पहुंचने तक यान में जितने लोगों का सहयोग रहा है, एक सामान्य कर्मचारी जो उनकी टीम के अंदर काम करता था वो उसमें भागीदारी था। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारा देश तो इतना समृद्ध था, हमारी संस्कृति में स्पष्ट आता है, एत देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथ्वी सर्वमानवः। हमारे देश के ऋषियों के चरणों में तो नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी, अभी G20 हुआ, माने प्रधानमंत्री जी जहां खड़े थे उसके बैकग्राउंड के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय का एक बैकग्राउंड दिया, इसलिए दिया कि दुनिया के विद्वान आए थे, दुनिया के नेता आए थे, राष्ट्राध्यक्ष आए थे और आए थे, उन्होंने आकर के जब उसको देखा और उनको बता भी रहे थे, समझा भी रहे थे कि हमारा देश कभी भी ऐसी स्थिति नहीं रही है, बीच में गुलामी की जंजीरों में हम जकड़े गए और गुलामी होने के कारण हम विकास नहीं कर पाए, लेकिन हमारी जो प्राचीन धरोहर थी उस धरोहर का स्मरण करेंगे, उसका स्मरण करके उसके ऊपर अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। अभी तो हमारे देश ने उड़ान भरी है और अभी चंद्रमा के साथ साथ में सूर्य की तरफ बढ़े हैं। सूर्य का अध्ययन करने के लिए हमारे साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ग्रह उपग्रह हैं। मैं जब प्राचीन साहित्य को पढ़ता हूं तो प्राचीन साहित्य में उल्लेख मिलता है कि अन्य ग्रहों के ऊपर भी मनुष्य हो सकता है। इस पर हमारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं और वैज्ञानिकों को मैं सबसे बड़ा आभार इसलिए करना चाहूंगा, कोई भी वैज्ञानिक किसी काम को करता है फुल स्टॉप नहीं लगाता है, वो आगे के लिए रिसर्च का काम छोड़ देता है, अनुसंधान का काम छोड़ देता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सारे जितने भी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जिस काम को किया है चंद्रयान 3 के ऊपर और दूसरे इसके ऊपर, प्रारंभ से लेकर के देश की आजादी के बाद में जब से इस काम इसरो का काम प्रारंभ हुआ या हमारी जितने अन्य रिसर्च सेंटर हैं उनमें काम हुआ, उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। और खास तौर से आज ये महिला बिल आया है, मैं उन बहनों को भी, महिलाओं को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा जो इसमें शामिल थी। हमारी नंदिनी हरिनाथ, डॉक्टर रितु कारीधाल, श्रीवास्तव जी, मिनल जी, रोहित, अनुराधा टीके सहित अनेक महिलाएं जो इसमें थी। मेरे क्षेत्र की भी एक बेटी इस टीम के अंदर सम्मिलित थी। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और मैं आशा करूंगा कि हम अपनी प्राचीन अध्यात्म की धरोहर को लेकर के, प्राचीन दर्शन शास्त्र वेदों की धरोहर को लेकर के और आधुनिक विज्ञान का समन्वय करके इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा। कई बार हमें ये कहते साहब आप इनका धन्यवाद क्यों कर रहे हो, किसी के किए हुए उपकार को न मानना कृतज्ञता होती है और हमारा शास्त्र कहता है कि दुनिया में सभी पापों का प्रायश्चित हो सकता है लेकिन कृतज्ञता का प्रायश्चित नहीं हो सकता। इसलिए हमें उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने इसमें योगदान दिया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्याप्त मात्रा में बजट दे करके, और जिस दिन प्रधानमंत्री जी विदेश की धरती से यहाँ पहुंचे, मैं प्राय सुबह टेलीविजन नहीं खोलता हूं, लेकिन सुबह एक्सरसाइज कर रहा था, मैंने टेलीविजन खोला और प्रधानमंत्री सीधे बेंगलुरु गए और वैज्ञानिकों के सामने जब जाकर के कहा कि मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूं, देश की दुनिया का एक सबसे बड़ा नेता और हमारे साइंटिस्ट के सामने जाकर के जब उनके सामने कहता है मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूं, आप अनुमान लगा सकते हो कि हमारे साइंटिस्ट का कितना प्रोत्साहन बढ़ा होगा, कितना उत्साह बढ़ा होगा। और उत्साह बढ़ने पर ही आदमी काम करता है। तो मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे सभी वैज्ञानिकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आशा करूंगा कि हमारा देश दुनिया की बुलंदियों को नापे और ये देश आगे बढ़ता चला जाए। हमारे प्राचीन ऋषियों के जो भाव थे वो भाव सफल हो। धन्यवाद। जय भारत। यादव
Thank you, Speaker, sir, for giving me an opportunity to speak today. Sir, the moon signifies wisdom, intuition, birth, death, and reincarnation, and a spiritual connection. Science and spirituality both are the safeguards of humanity and mankind. Spirituality, science, and philosophy are all interlaced and interconnected. Sanatana Dharma is all about spirituality, sir. Moon also signifies powerful feminine energy. And sir, yesterday we passed the Women's Reservation Bill. And sir, I would like to congratulate all the women of the country. And I would also repeat the demand of the Samajwadi Party that the OBC women should have reservation in the reservations for Women's Bill. Because sir, भाजपा का जो अस्तित्व है, जो भाजपा सरकार में है, वो ओबीसी वोट बैंक की वजह से ही है और हम ओबीसी महिलाओं का हक, सम्मान और अधिकार और उनका राजनीतिक जो उनको राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए सर, उससे हम उनको दूर नहीं रख सकते हैं. Sir, as we know, the Chandrayaan 3 landed successfully on 23rd August 2023 on the moon's south pole. With this great achievement, India has also become a member of Artemis Accord. I would like to congratulate all the scientists of ISRO from its very inception. Vikram Sarabhai ji, Satish Dhawan ji, Homi J. Bhabha ji, APJ Abdul Kalam ji, G. Madhavan Nair ji, Radha Krishnan ji, E.V. Chitnis ji, K. Shivam ji, and the present current ISRO chief, S. Somnath ji, and all the supporting technicians and all the supporting staff. This achievement belongs to all the scientists and the community alone. And let us not lower our dignity in taking the credit of our dear scientists of the country. Let us all take pride in it. Such a space program have always been an instrument of inspiration for the country and a tool of developmental aspirations of the country. I would just like to say that it is a movement of great pride for the country, for each and every citizen of this country. And we salute to all the scientists. Jai Hind, sir. Very good. Very nice. Jagat Rachahan. Thank you, Mr. Renowned astronomer Galileo from West had discovered moon in 1678. But our Tamil poet and scholars have spoken about the moon mission way back in 2nd century itself, which can be seen in our Sangam literature. Tamil literature is a testament to the fact that Tamils known the scientific method of measuring the planets and their orbits in the sky, their movement and time scales. Tamil Sangam poet sung about various planets and galaxies in the sky, including the moon. In 1930s, our Tamil poet Mahagavi Bharatiya sung about the moon in his new Aathichudi that we will explore moon. Also, our great Tamil poet Kaviyar Kannadasan, who predicted the day in the early 1966, stated his song, Sandranai Thedi Sendu Kudiyirupoma, Tamilukku Seidi Solli Alizhuthu Kolvoma, which means we will go in search of the moon and live there, and we will inform our Tamil language to come there and be with us. This is about our love for our language, which is equal to our life. Our great leader and the Prime Minister, Madam Indira Gandhi, pioneered this mission and sent Sri Rakesh Sharma to the space 1984. He was the first Indian to go to the space. We all remember the memories of the Sri Rakesh Sharma briefing Madam Indira Gandhi about his feeling of seeing the beauty of Mother India from this space. We have a long history of our initiative to explore the moon. Whether it is a history of the politics, South is always special. India's
third lunar mission, Chandrayaan-3, made India the first country to successfully land near the moon's south pole. Besides the study, Chandrayaan-3 is going to make about the moon's history and the search of water, ice in the moon and other materials. It is making a feel very proud about our nation. India may be the fourth nation to launch this mission and the third successful accomplish this. But it is the first developed nation to achieve this as the other all developed countries. We are not only strong technologically, but also the technique such as soft landing, which ensure achieving this mission at the lowest possible cost. No country has ever attempting the soft landing on moon's south pole. The US, China, and Russia have attempted the soft landing on moon's equatorial region, but attempting the same of moon's south pole region is considering difficulty due to the rough terrain. As we have achieved this, it will open new chapter for India. Chandrayaan mission entire cost is roughly 650 crores, whereas Hollywood film Avatar budget was around 1,970 crores. This is the proof of testimony our self-reliance and the strength of our own technology and invents, which was possible on account of Make in India initiatives strategic alone, which India emerging as the world's fifth largest economy, we are able to show countries. Pros in security and technology. The new satellite center in Thoothukudi, Kulasegarapatnam, which you are planning to inaugurate. It will go in a long way in promoting the launch of lighting space craft and also bring the much needed foreign exchange. The success of Chandrayaan-3 could contribute significantly Indian space economy projected to be worth 13 billion by 2025. And I wish all the success of our first solar mission, Aditya-1. A pride, our beloved Tamil Nadu Chief Minister, Thiru M.K. Stalin, whose government is also contributed lot of Dravidian models. Mission Director Thiru Veeramuthuvelu of Chandrayaan-3 and Mission Director Aditya-1, Tirumadi Nisha Sharij. Both of them are from Tamil Nadu and significantly they completed their primary education from Tamil Nadu government schools in their mother language and Tamil, and rose to such a height and brought pride to our Indian and Tamilians. We are thankful to remember of our Tamil scientist APJ Abdul Kalam, Dr. Mailswamy Annadurai, popular known as a moon man of India, and is a proud moment. Dr. Sivan, Dr. Veeramuthuvel, and other Tamil scientists. I appreciate them, and we are proud to our state being part of such a commendable mission of our country. Thank you very much. Thank you. Asnain Masoodi ji. बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब मुझे इस मौके पर बोलने की इजाज़त देने के लिए। जनाब, चंद्रयान-3 की जो कामयाबी से कुतुबी जनूबी जो चांद का है उस पर जो लैंड किया, सर उस पर बजा तौर पर सारे मुल्क को फख्र होना चाहिए। जनाब, हमें उन साइंसदानों पर फख्र है जो इस मिशन के साथ एसोसिएट रहे, छोटे से छोटा जो भी एक साइंटिस्ट या जो टेक्नोक्रेट था उससे बढ़कर जो चेयरमैन है इसरो के, सब मुबारकबादी के मुस्तहिक है। जनाब, जब हम इस पर इत्मीनान का इजहार करते हैं तो हमें डिनाई नहीं करना चाहिए जो सरकार का हक बनता है कि हम उसकी सराहना करें और उसको मुबारक दें। प्राइम मिनिस्टर साहब या डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो इसके साथ वाबस्ता रहे, इनका भी वही हक बनता है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो हमें सबको ये ज़हननशीन करना चाहिए कि एक कंटिन्यूटी का मामला है। जनाब, जो भी ये सफ़र हमारा रहा खला में, तो ये सफ़र की शुरुआत हो गई आज से 50-60 साल पहले, जनाब, जब इसरो का क़याम बामल लाया गया। तो पहले एक मुल्क में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाने के लिए जनाब पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके बाद उनके जो साथी थे उनका योगदान रहा, और हमारे जम्मू कश्मीर में बाबा कौम जनाब
शेर कश्मीर शेख मुहम्मदुल्लाह ने एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड करने के लिए पहले दिन से, जो खुद एक साइंस में एक पोस्ट ग्रेजुएट थे 1930 से पहले, जिन्होंने एक मास्टर्स हासिल किया था, उनका बड़ा एम्फेसिस रहा, उनका बड़ा जोर रहा कि वो ये एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्डअप हो जाए। तो वो सारा सब मिल मिला के तो जो जम्मू कश्मीर के जो वहाँ के जो अभी फारिग हो गए वहाँ की यूनिवर्सिटी से या बाकी यूनिवर्सिटी, वो सारी दुनिया में आज बहुत ही सराहना उनका रोल है और मुल्क में सराहना रोल। तो जनाब इसरो की जो शुरुआत हो गई वो 1962-1960 की दहाई में हुई। तो उस वक्त तो आप खती अफलास से नीचे बड़ी कसीर तादाद रहती थी। जब PL 480 की बात होती थी, जब अभी ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था, व्हाइट रेवोल्यूशन नहीं आया था, तब उस वक्त इस पर केंद्रित रहा, तवज्जो रही। तो उस वक्त से जनाब इस पर जो फोकस रहा, तो उसी की एक पड़ाव ये है जो चंद्रयान 3 है, ये उसका पड़ाव है। लेकिन यही अंत नहीं, इसके बाद अभी जो नए प्रयास हो रहे हैं, नए तजुर्बे हो रहे हैं और नए मिशन तश्कील दिए जा रहे हैं, वो भी इस समत में आगे हमें ले जाएंगे। हमारा जो अखला के हवाले से जो हमारी तरक्की की मंजिलें हैं और होंगी, उससे उसके आगे बढ़ेंगी। तो जनाब इसी पर हमें बस नहीं करना है, लेकिन जहाँ तक हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए जो पहले दिन से इसके साथ वाबस्ता रहे, जो उन्होंने पहले दिन से साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है उसकी बिल्डअप करने में जो उन्होंने अपना रोल किया, वहाँ हमें जनाब आगे ले जाना है। और उसके लिए हमें 2-3 चीज़ें अहम है। एक ये है कि जो आज की तारीख में बड़ा सितारा किया जा रहा है इसरो को, या जो बाकी स्पेस के हवाले से जो रिसर्च प्रोग्राम है, वो होना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि जनाब हम सिर्फ शाबाशी पर अपना वी शुड नॉट रेस्ट ऑन द लॉरल्स, हम शाबाशी पर का लिहाफ ओढ़ कर न रहे। जनाब जो अभी इस वक्त हमारे मुल्क में जो मामले दरपेश हैं, जो कि अभी इस प्लेनेट के हिस्से में रह रहे हैं कोई 150 करोड़ लोग, जो उनके मसाइल हैं, उन मसाइल से हम नजरें ओझल नहीं कर सकते, उनको हम कभी अपनी उन पर अटेंशन कम नहीं कर सकते। जैसे हेल्थ केयर का मामला है, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, बड़े गैप से हेल्थ केयर में, बड़े गैप से जनाब जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, इस शाबाशी में हम कहीं वो ना भूल जाएं जो वहाँ पर हैं अभी, जो वहाँ पर हमारे मसाइल हैं, जो हमारी कसीर आबादी है उसके जो मसाइल हैं, उससे ओझल न करे, उसको अपनी नज़रों से ओझल न करे, उस पर फोकस कम न करे। तो जो हमारे इस वक्त के मसाइल हैं, तो उन मसाइल की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है सिर्फ हम शाबाशी पर हम नहीं रहेंगे। जब जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा मसला है, आज जनाब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, एक एडवाइजरी जारी की है कि यहाँ जो वहाँ के नागरिक हैं यहाँ न जाएं, और उसका समर्थन और लोगों ने किया। और देखिए ये एक बड़ी परेशानी का मामला है। तो कैसे हम अपने जो जमहूरियत की बात करेंगे, जब जम्मू कश्मीर के कोई 1.5 करोड़ लोग हैं, उनको जमहूरी हुकूक का हासिल ही नहीं है, और वहाँ पर 10 साल से एक चुनी हुई हुकूमत रही है। अब ये सही बात है, यह इस विषय के बाहर होगा थोड़ा, लेकिन बात यह है कि मेरा कहने का मकसद है कि हम सिर्फ शाबाशी की लिहाफ ओढ़कर बस गाफिल न हो जाए जो हमारे मसले हैं, जो हमारे चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस से। तो यहाँ और एक और इत्मीनान की बात है इस हवाले से, जो इसरो का जो हमारा प्रोग्राम है चंद्रयान का, एक ये है कि हमारे सारे विषयों में हमारी ये खुसूसियत रही, हमारे गौरव है कि हम कुतुबी जुनूबी पर ये लैंड किया सौंपी। और दूसरी बात यह है कि इसके साथ जो वाबस्ते थे सारे साइंटिस्ट, वो खवातीन भी हैं, खवातीन साइंटिस्ट भी हैं, और हर कम्युनिटी से हैं, मुस्लिम से हैं, और बाकी जो भी कम्युनिटीज हैं उनसे वाबस्ता हैं। और दूसरी बात है सब पढ़ कर आए हैं मुल्क से ही, कोई विदेश से पढ़कर नहीं आया। तो इससे हमें एहसास होना चाहिए कि जिन्होंने यहाँ पर ये बड़े जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, ITIs, उनकी उन्होंने दागबिल डाली। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर के बाद जो कहते थे कि बिलाई, बुकारो और ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये नए हिंदुस्तान के टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स ऑफ न्यू इंडिया, उसके करके वो बुलाते थे ताकि वो पनपे, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट मुल्क का वो पनपे। तो ये बड़ी फख्र की बात है कि सारे जो भी इसके साथ वाबस्ता रहा, छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा जो साइंसदान रहा, वो सारे उन्होंने यहाँ ही तालीम हासिल की, और हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है उससे वाबस्ता है, उससे आए हुए हैं, और हर कम्युनिटी से आए हुए हैं। तो जहाँ मैं बधाई देता हूँ इस सरकार को जो मौजूदा है, उन साइंसदानों को जिसके साथ वाबस्ता है। साथ ही मैं ये तलकीन भी करता हूँ, हमें भूलना नहीं चाहिए उनको जिन्होंने इसकी दागबिल डाली। अब हम
अगर किसी इमारत की 5वीं मंजिल तामीर करें तो उसका मतलब नहीं है कि हम उनको भूल जाएं जिन्होंने इस इमारत की बुनियाद डाली और 4 मंजिलें बनाई। और बाकी जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारे आगे का जो मिशन है, वो आगे कहा है कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इसकी के इम्तिहान और भी है, अभी हमें और आगे जाना होगा और हमें कामयाबियां हासिल करनी होगी। और जब सबका सहयोग होगा और सबकी हम मान्यता देंगे और सबको रिकॉग्नाइज करें और हम ईश्वर न करें, सिर्फ अपने लिए सारा जो गौरव होगा, जो सारी शाबाशी होगी। बहुत शुक्रिया। श्री जी सत्यपाल सिंह जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि कल ही हम सब लोगों ने, इस पूरे सदन ने मिलकर के जिस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया है, उसकी प्रत्येक रूप में इस शासन पर आज विराजमान है। जब मैं बोल रहा हूं, अध्यक्ष महोदया, ये आपके आसन के ऊपर धर्म चक्र लगा है और इस आसन का काम है कि देश में इस पूरे समाज के अंदर धर्म का चक्र चलता रहे। इसलिए हम लोग आज हम जिस चंद्रयान की और इसरो की सफलता की बात कर रहे हैं, लाखों करोड़ों वर्षों से जब हम अपने कल्याण की कामना करते हैं, हम लोग, हमारे ऋषि मुनि ओम स्वस्ति पंथा मनोचरेम, सूर्य चंद्र मसावी, सूर्य और चंद्रमा की तरह हम कल्याण के मार्ग पर बढ़ते रहें। स्वस्ति पंथा मनोचरेम सूर्य चंद्र मसावे, पुनर्दत्ता घंता जानता संगे में ही। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये जो दुनिया है, ये जो पूरा का पूरा विश्व है, ये बहुत ही वैज्ञानिक है। हम लोग भी मानते हैं, आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं, ये सारी की सारी दुनिया, इस विश्व के अंदर प्रत्येक वस्तु, चर और अचर जगत में प्रत्येक वस्तु बड़ी वैज्ञानिक है, बहुत व्यवस्थित है और बहुत ही सुंदर है और बहुत ही उद्देश्यपूर्ण है। इट इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी साइंटिफिक, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पर्पजफुल। और इसका उदाहरण हम देखते हैं, एक शरीर, मानव शरीर की तरफ हम देखते हैं। ये मानव शरीर इतना वैज्ञानिक, इतना साइंटिफिक है कि दुनिया के लाखों करोड़ों साइंटिस्ट मिलकर के भी आज तक इस शरीर को सुधारने के लिए कि 2 की जगह 3 आंख होनी चाहिए थी, 2 कान के बजाय 4 कान होना चाहिए था, 5 उंगलियों के बजाय 6 उंगली 4 उंगली होना चाहिए, इस बारे में कुछ सोच नहीं सका। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इससे, ये दुनिया जो इतनी साइंटिस्ट, इतनी जो वैज्ञानिक बनी है, उसी के उसमें हम लोग, मैं जो खड़ा हूं आज, इस चंद्रयान और इसरो की अंतरिक्ष की यात्रा हमारी इस देश की जो रही, जो अभूतपूर्व सफलता इस देश को मिली है, इसलिए मैं सबसे पहले अपने सभी इसरो के सभी वर्तमान और पुराने जितने भी वैज्ञानिक हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं इस देश के बहुत ही यशस्वी और बहुत ही दूरदर्शी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। पिछले 9 वर्षों में उनके आने के बाद जिस प्रकार से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस प्रकार से इस देश ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है, बहुत लोगों ने बातें की हैं, मैं सब बातों को मैं दोहराना भी नहीं चाहता। चाहे 2018 के गगनयान प्रोग्राम की बात हो, 2017 में जो हम लोगों ने जो एक साथ 104 सैटेलाइट को छोड़ने की बात हो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड पब्लिक अंडरटेकिंग बनाने की बात हो, 2020 में प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करने की बात हो, 2022 में इंडियन स्पेस पॉलिसी लाने की बात हो, या 2023 जिस चंद्रयान की हम बात कर रहे हैं 23 अगस्त को, जिन्होंने जिस चंद्रमा पर हमारा चंद्रयान उतरा, प्रत्येक भारतवासी का सीना जो है गर्व से फूल गया, अभिमान से भरा। और इस बात के लिए मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत मैं उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत लोग हुए अध्यक्ष महोदया, हमारे इस देश में, दुनिया में बहुत लोग हुए कि जो वक्त के सांचे में ढल गए, बहुत लोग हुए जो वक्त के सांचे में ढल गए, लेकिन मोदी जी उठे कि वक्त का सांचा बदल गई, वक्त का सांचा, वक्त का सांचा। इसलिए न केवल अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने इंडियन रिसर्च काउंसिल बनाई,
उन इनोवेशन पॉलिसी लाए, अटल टिंकरिंग, हजारों स्कूलों के अंदर अटल टिंकरिंग लैब्स उन्होंने खोले, और अभी पीएम नेशनल साइंस रिसर्च फेलोशिप शुरू की। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के जैसे हम सब लोग इस बात को मानते हैं कि अगर हम प्रगति करना चाहते हैं तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बिना ये संभव नहीं है। देश को अगर पुनः विश्व गुरु बनाना है इस अमृत काल के अंदर 2047 तक, अगर इस दुनिया को विश्व गुरु बनाना है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी के बिना ये संभव नहीं है। और इसलिए मैं एक बात और अपने सभी मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं, हजारों लाखों साल पहले ये देश दुनिया का विश्व गुरु था। दुनिया का विश्व गुरु था तो किस लिए विश्व गुरु था? मैं जब इस बात पर विचार करता हूं, इसके मूल में केवल 3 कारण थे। इसका सबसे पहला कारण था कि ज्ञान और विज्ञान के अंदर इस देश की कोई सानी नहीं थी, इस देश की कोई बराबरी नहीं थी, न विज्ञान में न ज्ञान में। लेकिन ज्ञान विज्ञान किसी काम का नहीं अगर वो जो है भूखों को जो है खाना न दे सके, अगर वो लोगों को बिना घर के उनको घर न दे सके, अगर वो लोगों को समृद्धि का रास्ता न दिखा सके, वो ज्ञान विज्ञान किसी के काम का नहीं। इसलिए हमारा प्राचीन भारत वो केवल ज्ञान विज्ञान तो उसके पास था, उससे एक समृद्ध देश था, वो सोने की चिड़िया थी। हजारों लाखों बाहर के लोग इसलिए आते थे कि ये देश कितना समृद्ध है। न केवल मात्र समृद्धि लंबे समय तक चल नहीं सकती, ज्ञान विज्ञान भी लंबे समय तक नहीं चल सकता अगर देश के पास वीरता न हो, देश के पास शौर्य न हो। ये 3 कारण थे। ये देश जो था इसलिए दुनिया का विश्व गुरु था। इस ज्ञान विज्ञान की हमारी परंपरा बहुत पुरानी, अध्यक्ष महोदय। और ये जो है हमारे नाम अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमारा सनातन संस्कृति, हमारा सनातन संस्कृति भी एक है, उत्तर से लेकर के भारत तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक ही संस्कृति है। कल्चर अलग अलग हो सकती है क्योंकि कल्ट अलग अलग हो सकते हैं, कल्ट अलग अलग है तो कल्चर अलग अलग हो सकती है, लेकिन संस्कृति कभी भी दो नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती। एक संस्कृति होती है और उसके बाद अपसंस्कृति होती है। इसलिए मैं जब कभी बात करता हूँ, हमारे देश के अंदर उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, हमारे जो है शिव ब्रह्मा विष्णु, हमारे गणपति गणेश, यहाँ अलग नाम हो सकते हैं। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में वही नाम है। हमारे यहाँ पर राम के नाम पर राम सिंह हो सकता है, हमारे देश के उत्तर भारत में रामचंद्र हो सकता है, रामपाल हो सकता है। आंध्र प्रदेश में जाकर कोई रामन्ना बन जाता है, कर्नाटक में जाकर के वही रामैया बन जाता है, और तमिलनाडु में जाकर के वही रामचंद्रन बन जाता है। राम वही है, वही शिव है, अलग अलग उनके नाम है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी संस्कृति, इस देश की संस्कृति एक है। कुछ लोग आजकल ये भी बोलते हैं ये आर्य संस्कृति, उत्तर भारत में आर्य संस्कृति है और दक्षिण भारत के अंदर द्रविड़ संस्कृति है। मुझको लगता है वो संस्कृति से मुझे लोग कहते हैं उनको जो है इतने वो अनभिज्ञ हैं। द्रविड़ उसको कहते हैं जो वैज्ञानिक होता है, जो विद्वान होता है। हमारे देश के अंदर, प्राचीन भारत के अंदर जिस प्रकार से दक्षिण भारत के अंदर विद्वान पैदा हुए, इसलिए उसको द्रविड़ संस्कृति कहने लगे। मैं कुछ बातें आपको बताना भी चाहता हूं कि हम लोग जो है, जब कभी हम लोग बात करते हैं हमारे वेद केवल मात्र यज्ञ और कर्म कांड के ग्रंथ नहीं है, कुछ लोगों की ये भ्रांति है। हमारे वेद जो है वो वेद विज्ञान के ज्ञान और विज्ञान के ग्रंथ है, और इसे ज्ञान विज्ञान के साथ कुछ रिकॉर्ड में आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे जो है किस प्रकार के हमारे ऋषि महर्षि। अभी स्वामी जी महाराज कह रहे थे हमारे ऋषि कितने बड़े वैज्ञानिक थे। मैं कुछ उदाहरण देता, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं, उनके डिपार्टमेंट का एक काम है। मैंने उनका कहा है, महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व लिखा, अंशु बोधनी लिखा, आकाश तंत्र लिखा। अरे आकाश में यात्रा करनी हो तो आकाश तंत्र को पढ़ना चाहिए, ये महर्षि भारद्वाज ने लिखा है। केरल में रहने वाले महर्षि अगस्त ने शक्ति तंत्र लिखा, जिसमें 32 प्रकार की पावर, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, अट्रैक्शन, उसके बारे में बहुत विशद वर्णन है। महर्षि साक्षायन ने लोह तंत्र लिखा कि जमीन के नीचे भूगर्भ स्थित जो मिनरल्स है, खनिज है, और उसमें जो है आपको विश्वास नहीं होगा 3007 अलग अलग प्रकार की धातु हम किस प्रकार से बना सकते उसके बारे में उसके वर्णन है। मैं नारद मुनि ने वैश्वानर तंत्र लिखा, उस वैश्वानर तंत्र के अंदर 101 प्रकार के गूढ़ प्रकाश, इंटेंस लाइट के अलग अलग प्रकार हैं। एक 101 और 1007 प्रकार की अग्नियों फ्लेम्स का वर्णन है। महर्षि भृगु की भृगु संहिता है जिसमें 10 शिल्प शास्त्र हैं, 32 शिल्प विद्या है और जो 72 शिल्प कलाएं हैं। राजा भोज तो अभी ज्यादा दिन पहले अध्यक्ष महोदय पैदा नहीं हुआ, 1000 साल पहले राजा भोज पैदा हुए। राजा भोज ने किताब लिखी है सम्रांगण सूत्रधार। उस सम्रांगण सूत्रधार के अंदर एक ऐसे घोड़े का वर्णन है कि इस प्रकार का यंत्र बनाया जा सकता है जो जमीन पे भी चलेगा, पानी में भी चलेगा और आकाश में भी दौड़ेगा। ये राजा भोज की किताब में लिखा हो।
मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। अभी 1975 के अंदर 1975 में इस सम्रांगण सूत्रधार का एक पेज इनको चाइनीज लोगों को मिला। जब चाइनीज लोगों को मिला, जब वहां पर गए, वो तिब्बत की जो राजधानी है क्या उसको लासा में गए, तो संस्कृत में लिखा हुआ था, लेकिन उसको लोगों इंटरप्रेट नहीं कर पाए। थोड़ा सा जब उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाए, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक अमेरिकन प्रोफेसर आई थी, प्रोफेसर रूथ रेयान। ये रूथ रेयान संस्कृत की विद्वान थी, उनके पास भेजा। रूथ रेयान ने इसका संस्कृत का इंटरप्रेट किया। इंटरप्रेट करके एक कॉपी चाइनीज को भेजी और एक कॉपी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को भेजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को भेजी। अरे बोलने दीजिए भाई। उसके बाद 10 साल इस पेपर पर रिसर्च करने के बाद, उस जमाने में इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस के लोगों ने कहा कि हमको जो इस पे स्टैंडर्ड सैटेलाइट के बाद हमको कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन चाइनीज ने उसके ऊपर रिसर्च किया और चाइनीज ने रिसर्च करके ये सिद्ध किया कि जो इंटर स्टेलर स्पेस क्राफ्ट की बात जो है इसके अंदर दी हुई है। अध्यक्ष महोदय, इस बात का हमको मालूम नहीं चला। मालूम कब चला? जब एक अमेरिकन वैज्ञानिक का नाम है डेविड हैचर चाइल्डरेस, उसने किताब लिखी एंटी ग्रेविटी हैंडबुक। उस एंटी ग्रेविटी बुक के अंदर उस वैज्ञानिक ने यह वर्णन किया है कि ऐसे ऐसे एक चैप्टर मिला था जो चाइनीज को मिला, इंडिया में भेजा गया। इंडिया के लोगों ने उस पर कोई काम नहीं किया, चाइना के लोगों ने उस पर काम किया और चाइना हमसे आगे निकल गया। तो मैं अध्यक्ष महोदय ये कहना चाहता था कि ये जो बातें थी कि हमारे शास्त्र, हमारे वेद साइंस के ग्रंथ हैं, और आधुनिक काल में इस बात को याद दिलाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने बड़े दम ठोक करके लिखा, बड़े दम ठोक करके कहा, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद में सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उन्होंने लिखी। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका अंदर लिखा कि हमारे वेदों के अंदर जो है हमारे विमान विद्या भी है, गणित की विद्या भी है, इस तरह दूसरी प्रकार की विद्या है, ये कहा। और उसके बाद उन्हीं का एक शिष्य, मैं एक नया उदाहरण देना चाहता हूँ। महर्षि दयानंद का शिष्य, मुंबई की नगरी में रहने वाला एक पंडित, उस पंडित का नाम था पंडित शिवकर बापूजी तलपदे। और बेंगलोर का एक पंडित सुब्राय शास्त्री, इन दोनों ने मिलकर मुंबई के समुद्र तट पर 1895, प्रोफेसर सोगत राय नहीं है इस समय, सबसे पहले गुब्बारा बना 1903 में, 1900 में जो बैलून उड़ाया गया 1895 से 8 साल पहले मुंबई के चौपाटी पर समुद्र तट पर एक प्लेन बना करके उसको उड़ाने का प्रयत्न किया गया। और उन्होंने, मैं किल्लाए का आया हूं अध्यक्ष महोदय, ये किताब है उसी पंडित की लिखी हुई किताब है, प्राचीन विमान कला का शोध। ये 1907 की पब्लिश्ड है, 1907 जो उन्होंने इस किताब के अंदर लिखा है कि किस प्रकार से विमान बनाया जाना चाहिए, उसमें क्या उस पर लिखना चाहिए। अब पुष्प विमान की बात कर रहे थे, स्वामी जी महाराज ने उसका जिक्र किया, यंत्र सर्वस्व का जिक्र किया। यंत्र का बृहत विमान शास्त्र है और बृहत विमान शास्त्र आज भी अवेलेबल है। बृहत विमान शास्त्र का भारत सरकार ने, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इस बृहत विमान शास्त्र का इंटरप्रिटेशन करने के लिए एक हमारे स्वामी यज्ञ मुनि परिव्राजक हुई, ब्रह्म मुनि परिव्राजक, वो ब्रह्म मुनि परिव्राजक ने उस किताब का ट्रांसलेट 1956 में किया है। यह सरकार की तरफ से किया गया था। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारे लगभग आज भी 10,000 स्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट जिसको संस्कृत में बोलते हैं, हमारे तंजौर, तमिलनाडु की तंजौर की लाइब्रेरी में, जिसको सरस्वती महल लाइब्रेरी कहते हैं, मैसूर की ओरिएंटल रिसर्च लाइब्रेरी है, बड़ौदा की ओरिएंटल रिसर्च लाइब्रेरी है, पटना की जगह जगह हजारों ग्रंथ आज भी इस देश के अंदर अवेलेबल है, जहाँ प्राचीन शिल्प कला के बारे में, विमान विद्या के बारे में, आकाश तंत्र के बारे में जो हमारे जो ग्रंथ, मैं 2 मिनट लेता हूँ, समाप्त कीजिए। मैं library, it doesn't teach us anything scientific. So don't definitely please don't mislead. अपनी बहन कानी मोदी जी को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं उस लाइब्रेरी में गया हूँ
आज भी मैं कई साल पहले गया था, चेयर को एड्रेस कीजिए। सॉरी अध्यक्ष महोदय, आई एम सॉरी, उस समय अराउंड 1 लाख के आसपास संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट हैं। लोग केवल कैटलॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन जनरली उनके बारे में क्या उसमें लिखा है, क्या उसमें शास्त्र है, इसके बारे में हम लोगों को बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। इतना बड़ा ट्रेजर हाउस हमारे पास तंजौर की लाइब्रेरी में रखा है, उसको हमको उस विषय में काम करना चाहिए। मैं एक और जिक्र करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। एक एरिक वॉन डेनिकन करके एक यूएस में एक बहुत बड़े लेखक हुए, वो आप लोग पढ़ सकते हैं किताब में, एरिक वॉन डेनिकन। एरिक वॉन डेनिकन ने एक किताब लिखी है अकॉर्डिंग टू एविडेंस। ये किताब जो है आज से लगभग 40 साल पहले मैंने पढ़ी है, हम लोग देख सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। एरिक वॉन डेनिकन ने अकॉर्डिंग टू एविडेंस किताब में लिखा है कि दुनिया के अंदर लगभग 10,000 साल पहले भारतवर्ष के अंदर और चाइना के अंदर विमान बनाने की कला थी। एक एरिक वॉन डेनिकन लिखता है। मैं 2 मिनट अध्यक्ष महोदय, थोड़ा प्लीज, औरों को भी बोलना है ना। हाँ, और भी बोलेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता था अकाउस्टिक्स के बारे में, थर्मल अकाउस्टिक्स के बारे में, जो एक स्विस साइंटिस्ट हुआ, हंस यानी ने लिखा है, जो ने टोनोस्कोप बनाया है। और मैं एक बात अपनी बात कह लास्ट में एक बात कह देता हूं। मंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजिका तुत्र दुर्लभ है। अध्यक्ष महोदय, दुनिया के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसका कोई अर्थ न हो, दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं जो वैज्ञानिक न हो। हम पुनः अपनी इसको मैं एक बात हो, जो अगर आप अलाउ करें, मैं एक बात को जो पढ़ना चाहता था, हमारे जो आपका वक्त खत्म। ऑनरेबल मेंबर फ्रांसिस्को सार्डिना सर। मैं कोई बात नहीं, मैं पुनः, आपने मुझे इतना समय दिया, मैं हमारे देश के सभी वैज्ञानिकों का, सभी ऋषि और ऋषिकाओं का, सबका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। और साथ साथ हम सब सदन में मिलकर के देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन के अधिनियम को यहाँ पूरा किया, उनका अभिनंदन करता हुआ अपनी बात को मैं यहाँ विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, madam, for giving me this opportunity to take part in the discussion. I would like first to congratulate all my compatriots, because India now is on the moon. We became the 4th nation to make a soft landing on the moon on August 23rd, when Chandrayaan-3 successfully touched down near the lunar South Pole. Though we did not succeed with Chandrayaan-2, and we say failures are pillars of success. So that's how in Chandrayaan-3 we achieved. India now joined the select club of countries like United States of America, former Soviet Union, and the People's Republic of China to have made a controlled landing on the surface of the moon. The entire mission, operation right from launch till the landing, happened flawlessly as per the timeline. After performing various experiments, the Pragyan rover was put to sleep on September 2nd, 23, and on the very same day, ISRO achieved another successful launch, that is Aditya L1. I join my fellow members in expressing heartfelt commendation to the Indian Space Research Organization and all other organizations and companies, all the scientists and engineers involved with the project, for bringing us this moment of joy and hope, the hope of a better tomorrow. It gives me immense satisfaction that we became the first country to go near the south pole of the moon. The mission is well positioned to offer important new information about the makeup of the lunar surface, the existence of water ice, the history of lunar impacts, and the development of the moon's atmosphere. I'm also thankful to the European Space Agency for providing ground station support for its facilities in French Guiana, Australia, and the United Kingdom. Chandrayaan-3 and Aditya-1
L1 are a testament to India's commitment to state exploration and greater understanding of the universe's mystery. They will further strengthen India's position in the global space community. These missions will inspire the younger generation to pursue careers in science, technology, engineering, and mathematics. It should be a moment of great pride for the freedom fighters, founding fathers of our republic. This is indeed a success which belongs to all the society, which will help boost the development of science and, most importantly, scientific temper in the country, with which all can aspire to transform our country, which is 1/6 of the entire humanity, into a developed nation. Therefore, I support the decision to mark the successful landing of Chandrayaan-3 on August 23 as a National Space Day every year. Science and human knowledge cuts across all boundaries of the countries, ideologies, and parties. And the space research is undoubtedly the common cause of all of the mankind when we set our gaze on the stars, to the moon and beyond. We realize that we are a small planet which is home to the humanity. It reminds us our collective existence and our common destiny. It gives us the sense and purpose to find peace and shared happiness for all the mankind. I congratulate all and implore my honorable colleagues and respected members of the country to tap on the rise in the scientific fervor for the all-round success of our society. We need to strive for bringing about social modernity and harmony and surge ahead as we embrace technological modernity. In the end, I congratulate all our past Prime Ministers, Nehru ji, Indira ji, Rajiv ji, Nasiram ji, and all others for the success of this mission. And I congratulate Modi ji that you are lucky that this achievement took place during his tenure. Thank you, Madam. Thank you, sir. Honorable Member S. Venkatsan. அவைத்தலைவருக்கு வணக்கம். புதிய நாடாளுமன்றத்தின் முதல் உரை சந்திராயனுடைய வெற்றிக்கான பாராட்டு உரையாக அமைந்தது மகிழ்வளிக்கிறது. Chandrayaan-3 வெற்றி பயணத்திலே ஈடுபட்ட இஸ்ரோவினுடைய அனைத்து விஞ்ஞானிகளுக்கும் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள். செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தி விண்கலத்தின் வேகத்தை தீர்மானித்து நிலவின் வழித்தடத்தை துல்லியமாக கணித்து இறங்கியது தொழில்நுட்பத்துறையில் நம்முடைய பாய்ச்சல் வேக முன்னேற்றத்தினுடைய ஒரு சான்று. உலகத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் நிலவு நோக்கிய பயணம் 7 பயணங்கள் நிகழ்ந்திருக்கிறது, நிகழ முயற்சி நடந்திருக்கிறது. அதில் 4 தோல்வி அடைந்திருக்கிறது, 3 வெற்றி, 1 இந்தியா, 2 சீனா. மிக துல்லியமான இடத்தை வெறும் 1/2 கிலோமீட்டர் நீளம் 2 கிலோமீட்டர் அகலத்தில் மிக சரியாக போய் விண்கலத்தை இறக்கிய நம்முடைய விஞ்ஞானிகளுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆனால் இந்த அவையில் காலையிலிருந்து நடக்கிற விவாதம் உண்மையில் மிகுந்த கவலை அளிக்கிறது. இது விஞ்ஞானத்தை பற்றிய ஒரு விவாதமா அல்லது வேத புராணங்களை பற்றிய விவாதமா என்ற குழப்பம் இருக்கிறது. இந்த விவாதத்தை ஆரம்பித்து வைத்த அமைச்சர் அவர்கள் புராண இதிகாச கதைகளை அவ்வளவு நேரம் பேசினார். அதை கேட்பதற்கு புதிய பாராளுமன்றத்துக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு கோவில் மடத்திலே அமர்ந்தால் நல்ல கதா காலட்சியத்தை நான் கேட்க முடியும். இப்பொழுது எனக்கு முன்னால் பேசிய ஆளுங்கட்சியினுடைய ஒரு எம்பி கூட சொன்னார், தஞ்சாவூரில் இருக்கிற நூலகத்தில் ஓலைச்சுவடியில் 10,000 ஆண்டுக்கு முன்பு ராக்கெட் விமானத்தை அனுப்பியதற்கான விவரங்கள் அடங்கிய ஏற்றுச்சுவடிகள் இருக்கிறது என்று சொன்னார்.
நான் ரெண்டு விஷயங்களை இங்கே பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதைவிட பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சொல்லப்பட்ட கதைகள் எல்லாம் அங்கே இருக்கிறது. ஆனால் அதெல்லாம் கதைகள், வரலாறு கிடையாது அல்லது அறிவியல் கிடையாது. அந்த நூலகத்திற்கு கூட மோடி அரசு கொடுக்க வேண்டிய நிதியை கடந்த 4 ஆண்டுகளாக கொடுக்காமல் வைத்திருக்கிறது என்பதையும் இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஆமா, அது இரண்டாவது கேள்வி. ஒரு ஓலைச்சுவடி 10,000 ஆண்டுகளாக எப்படி இருக்கும் என்பது ஒரு முக்கியமான கேள்வி. அதிகபட்சம் 1000 ஆண்டுகளுக்குள்ளே தான் எவ்வளவு பாதுகாத்தாலும் இருக்கும் என்பது நமக்கு தெரியும். நண்பர்களே, அறிவியல் சூழலில் நாம் எவ்வளவு பின்தங்கி இருக்கிறோம். இந்தியாவில் 10 லட்சம் பேரில் 262 அறிவியல் ஆய்வாளர்கள் தான் இருக்கிறார்கள். சீனாவில் அது 2500 பேர் இருக்கிறார்கள். பிரிக்ஸ் நாடுகளில் மிக குறைவான எண்ணிக்கையில் நாம் தான். அதே போல ஆய்வுக்கு நாம் ஒதுக்குகிற நிதி ஒருவருக்கு $43 தான் ஒதுக்குகிறோம். பிரேசில் $173 ஒதுக்குகிறது. ரஷ்யா $255 ஒதுக்குகிறது. அது மட்டுமல்ல, இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் துவங்கி செப்டம்பர் மாதம் வரை பல்வேறு ஆய்வுகளுக்கு, அது பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மற்றும் ஆய்வாளர்களுக்கு, அறிவியல் துறையில் பணியாற்றுகிற ஆய்வாளர்களுக்கு இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் டு செப்டம்பர் வரை ஒன்றிய அரசு கொடுத்திருக்கிற நிதி 0. வெறும் செங்கல்லை வைத்து எய்ம்ஸ் படத்தை காட்டுவதை போல வெறும் வாயு சாவடாலை வைத்து சந்திரயான் படத்தை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது ஒன்றிய அரசு. இதனுடைய உச்சமாக 2 விஷயங்களை நான் இங்கே பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஒன்று, SSLV கலாம் உருவாக்கிய வகை ராக்கெட். அதற்கான தேவை இன்றைக்கு அதிகமாகி இருக்கிறது. ஒரு ஆண்டுக்கு 1000க்கும் மேற்பட்ட செயற்கைக்கோள்களை விண்ணிலே அனுப்ப வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. ஆனால் இன்றைக்கு SSLV ராக்கெட்டை தனியாருக்கு கொடுப்பதற்கான டெண்டர் விடப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது லாபகரமான விஷயங்களை தனியாருக்கு கொடுத்துவிட்டு இஸ்ரோவை நட்டத்திலே காட்டுகிற ஒரு வேலை. எப்படி விக்ரம் லேண்டர் போய் இறங்கிய இடத்திற்கு சிவசக்தி என்று பிரதமர் பெயரிட்டார் என்றால், SSLV-யை தனியாருக்கு கொடுக்கிற இந்த மிஷனுக்கு அதானி சக்தி என்று பெயர் வைப்பாரா என்ற கேள்வியை நான் இங்கே கேட்க விரும்புகிறேன். அதே போல இந்த 10 ஆண்டுகளில் எத்தனை வேத ஆய்வு நிறுவனங்களை ஒன்றிய அரசு துவக்கி இருக்கிறது, ஜோதிட ஆய்வு நிறுவனங்களை துவக்கி இருக்கிறது. ஆனால் ஒரே ஒரு அறிவியல் ஆய்வு நிறுவனத்தை கூட ஒன்றிய அரசு துவக்கவில்லை என்பதை இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இன்றைக்கு இந்த அவை இவ்வளவு பாராட்டுகிற இஸ்ரோவுக்கு இதே ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 13ஆம் தேதி ஒன்றிய அரசு ஒரு சுற்றறிக்கை அனுப்பியது, இஸ்ரோ வாய் திறந்து பேசக்கூடாது என்று. ஜோதிமத் விஷயத்தில், நிலச்சரிவு விஷயத்தில் இஸ்ரோவும் நிலவியல் துறையும் எதுவும் பேசக்கூடாது என்று இந்த ஒன்றிய அரசு சுற்றறிக்கை அனுப்பியது. எப்படி பூமி சூரியனை சுற்றுகிறது என்று சொன்ன கலிலியோவுக்கு வாய்ப்பூட்டு சட்டம் போட்டீர்களோ, அதே போல இஸ்ரோவுக்கு நீங்கள் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். நண்பர்களே, அறிவியல் என்பதும் விஞ்ஞானம் என்பதும் கேள்வியில் தான் பிறக்கிறது. ஆனால் இன்றைக்கு கேள்வி நேரம் உள்ளிட்ட விஷயத்தை தவிர்த்துவிட்டு இந்தியாவினுடைய அனைத்து முன்னேற்றமும் அறிவியல் பூர்வமான பார்வையிலே இருந்து உருவாகிற விஷயங்கள், அவற்றை எல்லாம் மறுதளித்து புராணங்களை வரலாறு என்றும் இதிகாசங்களை அறிவியல் என்றும் மீண்டும் மீண்டும் நீங்கள் நிலைநிறுத்த நினைக்கிறீர்கள். அது உங்களுடைய பார்வையை மக்களிடம் அம்பலப்படுத்துவதற்கு தான் உறுதி செய்யும். எப்படி ஒரு ராக்கெட் விண்ணிலே போகிற பொழுது அது உதிர்த்து கீழே தள்ளுகிற கரிப்புகையை போல உங்களது பொய்யும் கதைகளும் கீழே விழுந்து இந்தியா வரலாற்று ரீதியாகவும் அறிவியல் ரீதியாகவும் முன்னோக்கி செல்லும். 40-50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நம்மை பார்த்து ஒரு சைக்கிளிலே ராக்கெட்டை கொண்டு போன இஸ்ரோ தான் இன்றைக்கு செவ்வாய் விண்கலத்திற்கு தன்னுடைய முயற்சியை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொற்று நோயை ஒழிக்க முடியாது என்று சொன்ன உலக நாடுகள் இந்தியாவை சொன்னது. ஆனால் இன்றைக்கு தொற்று நோயை நாம் முழுமையாக ஒழித்திருக்கிறோம். எருமைப்பாலிலே இருந்து பவுடர் உருவாக்கி இந்தியாவின் ஊட்டச்சத்தை வளர்த்திருக்கிறோம். இது அனைத்தும் அறிவியல் பார்வையோடு திடமான ஒரு இந்தியா மூட நம்பிக்கையை தகர்த்து முன்னேறியது. எனவே நீங்கள் உங்களது மூட நம்பிக்கையை தகர்த்து இந்தியாவின் அறிவியல் தலைமுறை முன்னேறும் என்பதை சந்திராயன் பறைசாற்றுகிறது என்று சொல்லி முடிக்கிறேன். வணக்கம். Thank you. Honorable Member Tejaswi Surya ji. Madam Speaker, thank you so much for giving me this opportunity to speak in the very first special session of this
Parliament in this new Parliament building. We have assembled here today to discuss and pass a resolution congratulating our scientists, the scientific community of the country, for their glorious achievement in successfully completing the Chandrayaan Mission 3. On behalf of 1 billion Indians, and most importantly, on behalf of young Indians who look up to climbing new frontiers in science and technology, I thank all the scientists of ISRO for inspiring a generation of Indians by achieving something that was considered impossible. It's only rare that in the history of a nation, moments like this come, which inspires and unites a nation. And the landing of the Chandrayaan mission on the moon was one such rare moment where the whole nation stood in unison, saluting the scientific prowess and achievement of this great country. While I am indeed proud that our country became the very first nation in the world to land successfully on the south side of the moon, I am even more proud that I represent a city which is the science capital of India, and even this mission Chandrayaan 3, while it is made in India, it was also made in Bengaluru, the city that I represent. Most speakers who have spoken earlier than me have highlighted the achievements of ISRO in the last few decades and how the scientists of ISRO have not only shown the world how to make efficient space missions, but also do it in a cost-effective manner. I wouldn't want to repeat most of the points that have been already covered. I would only want to say that the last 9 years have truly been historic for the country, even in the space and technology realm. Under the leadership of the Honorable Prime Minister, not only have we increased the budget for ISRO, budget for space exploration by a whopping 142%, we have also strengthened scientific institutions, whether it is CSIR, whether it is funding for IISc, or leveraging technology to benefit the last mile delivery of services to the people. UPI की बात हो या ई-नैम की बात हो, स्टार्टअप से लेकर सेरिकल्चर इंजीनियरिंग तक, स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक, अटल इनोवेशन मिशन से लेकर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन तक कई सारे चीज पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने किए हैं, जो अपने देश के साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के फाउंडेशन है, इसको बलवर्धन करने के लिए हिस्टोरिक एंड रेवोल्यूशनरी चीज पिछले 9 साल में हुए. मैडम, आई वांटेड टू कीप माय स्पीच as apolitical as possible. I wanted to keep my speech as academic as possible. But the speakers from the opposition benches have indulged in a continuous Nehru bhajan from morning, instead of doing a bhajan of ISRO and ISRO scientists. And that is leaving me with no option but to correct and place before this honorable house, this august house, some very important facts about what was the contribution of certain figures whose hagiography is trying to be written today by members of the opposition. An impression is made to be given that everything scientific in India, all scientific achievements in India, whether it is ISRO, whether it is DRDO, whether it is CISR, whether it is IISc, every scientific achievement in India is credited to Nehru.
But the reality is far from that. Madam Speaker, I want to highlight to you the fact that most of the scientific institutions that are a nation's pride today were all started by people in pre-independence India when Nehru had no role to play. And all those pioneers who had the grand vision to establish these institutions, even at the time of the British India, are not even mentioned, even cursorily, when the nation is celebrating its scientific prowess. I only want to take the example of one or two people. Kanimoyiji, I am quoting the example of Arkat Mudaliar, coming from Tamil Nadu. Please hear it out. In 1940, 1942, when India was not independent, Arkat Ramaswamy Mudaliar, he envisioned an institution by the name Council of Scientific and Industrial Research in India and established it from 1943 to 1942 with the help of Shanti Swarup Bhatnagar. Nehru had nothing to do with it. Today, most number of patents in the country are filed because of CSIR, and it is one of the most important scientific research organizations in the country, and Nehru had nothing to do with it. Let me tell you what role Nehru played. Immediately after independence, when the institute, CSIR, was brought under the Ministry of Industries and Commerce. In one of the meetings, at the very beginning of the CSIR after independence, Pandit Nehru says, the members of the governing body will appreciate that it is difficult for me to devote much time to many aspects of the work of the council. For the present everyday work, Dr. Shyama Prasad Mukherjee will, however, look after the council. It was because of Dr. Shyama Prasad Mukherjee, the founding father of my party, the earlier avatar of the Bharatiya Janata Party, Jan Sangh, that the country's earliest scientific establishments were strengthened and gotten strengthened at the root level. Dr. Shyama Prasad Mukherjee, as the Minister of Industries and Commerce, set up the National Physical Laboratory, National Chemical Laboratory, National Metallurgical Laboratory, Fuel Research Institute, Ceramic Research Institute, Central Leather Institute, Central Electrochemical Institute. All of these institutions were started, strengthened, and supported by Dr. Shyama Prasad Mukherjee. But today, Arkat Ramaswamy's name is not mentioned. Dr. Shyama Prasad Mukherjee's name is not mentioned. Shanti Swarup Bhatnagar's name is not mentioned. Morning till now, I have been seeing it's only Nehru Bhajan that is going on. The cosmos of the Congress party starts with Nehru and ends with Rahul Gandhi. It is unfortunate, but it is necessary for us to inform the nation through this August House what Nehru truly did, even when it came to atomic research. I want to draw the attention of the members from the opposition when acquisition of missiles and research in atomic bombs, nuclear bombs, for protecting the country's national security, energy security was made to Nehru. This is what Pandit Nehru says, and I quote, the distribution of this toy, the toy that he is mentioning is the atom bomb, a nuclear bomb. The distribution of this toy, the atom bomb, ballistic missiles and the like to countries will not only be dangerous, very dangerous, but it will completely poison the already disturbed atmosphere of the world today. He goes on to then say, the making of the atom bomb is dangerous and dreadful. And he was the first person to advocate the resistance policy of excluding India and other Asian nations from the nuclear club, a policy that would later be written into the non-proliferation treaty that India would spend decades fighting, when he claimed that the going of this atomic weapon into an Asian country's hands would be a dreadful thing, a very dangerous thing. It took an Atal Bihari Vajpayee to make the nation a nuclear capable nation in 1999, 1998.
It was very different. You know, Manish ji, you know the details. You know how different 1974 and 1998 was. You know what was the difference, Manish. You know what was the difference. You know what was the difference between the two. You know what was the Manish ji, difference address between. the chair. You know what was the difference between Indira ji's time and what was Atal ji's time. We never did it in an apologetic matter. Tejasvi ji, We did it. please address We the did it chair. as a matter of conviction. Okay. Madam Speaker, if you look at the history, there is one thing that will be clear. काम हमेशा दूसरों का होता है, क्रेडिट तो नेहरू का होता है. Even in the case of Chandrayaan, it has been the same case. Chandrayaan first, it was our Prime Minister Atal Bihari Vajpayee who approved Chandrayaan first in 2003. What happened? It was in 2008 that the impact mission reached the moon. And then the Congress government, UPA government, what did they do? The point on which the impact rover met, they named it as Jawahar Point. When Nehru had nothing to do with Chandrayaan 1, the impact point, however, was Jawahar Point. Former ISRO chief, let us talk about Chandrayaan 2. Former ISRO chief Madhavan Nair has gone on record to say that for political reasons, UPA-2 delayed political clearances, denied approvals for Chandrayaan 2. It was Chandrayaan 3 again, our government, Modi government, that approved Chandrayaan 3, and despite the loss, despite the challenges that we faced during Chandrayaan 2, the Prime Minister was there in Bengaluru, patting the back of our scientists, strengthened them, motivated them, and prepped them to make sure that Chandrayaan 3 was a success. The difference, Madam Speaker, is when Chandrayaan 3 met with success, the Honorable Prime Minister of the country named the point as Tiranga Point and Shiv Shakti Point and not did bhajan of any particular individual. Please conclude. Madam, allow me 2-3 minutes more, please. Please. There are 2-3 important issues that needs to be brought to the notice of this August House. Madam Speaker, the difference between naming Tiranga Point, Shiv Shakti Point, and the naming of Jawahar Point, the worldview, the difference in the worldview is what differentiates the Congress, the India Alliance, and the Bharatiya Janata Party and the NDA Alliance. This is the difference. Madam, I want to take another example. Madam, I was listening to one of the speakers from the opposition credit Rajiv Gandhi for telecommunication and computer revolution in India. With all humility, I want to submit that the doyen of the country's computer industry and BPO industry and IT industry, N.R. Narayan Murthy, a few years ago, went on record and said that when they started Infosys, he had to travel 50 times to Delhi and it took 3 years for him to purchase one particular computer, import one computer. This was the state of affairs of this country for entrepreneurs, for scientists who wanted to start something new. And again, the credit काम किसी ने दूसरे ने किया, credit तो राजीव गांधी को जा रहा है. Madam, I also want to point this out. The exploration of space, the quest to understand what lies in the space is not something new for this civilization. Starting from the Rig Veda to this day, the journey has been continuous. Aryabhata, Varahamihira, Bhaskara, all of them postulated theories on units of time, of understanding how the heliocentrism of the solar system works. All of these indicate the natural quest of the Indian mind to understand the secrets that lie beyond the space. Never in our history, never in our civilizational history was any scientific man or woman persecuted, hunted down for their beliefs, for their theories and postulates. Whereas in other civilizations, you will find examples of the Hypatia of Alexandria who was stoned to death. Galileo Galilei,
Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler. Many such scientific minds were persecuted for various reasons. But this is the only civilization in the whole world where scientists and people of science have never been persecuted all through the civilizational history. Thank you. The only exception to this, please, madam, please give me 2 more minutes, madam. The only exception to this is the persecution of a scientist from ISRO by the Kerala Congress government, Nambi Narayan. And this is the only exception where a scientist was persecuted for political reasons by the Kerala Congress government. I also want to remind you that it was in 2013. It was in 2013 that Honorable Prime Minister Narendra Modi, as the candidate for Prime Minister, as the BJP's candidate for Prime Minister, when he visited Thiruvananthapuram, visits Nambi Narayan, promises that the country will stand by him again. And it was in 2018, after Narendra Modi government came into power, that Nambi Narayan was given the honor of Padma Shri Padma Bhushan, and that was how Narendra Modi government has respected, strengthened the scientific people and scientific institutions of India. Madam, I only want to conclude by saying this. Madam, many institutions are extremely important for strengthening our scientific prowess. One of them is HAL. I come from Bengaluru, and I want to tell you that just 7-8 years ago, the state of HAL was in dire distress. Today, not only is the company, the organization manufacturing LCA Tejas, but in recent meeting of the Honorable Prime Minister in Delhi, in US, along with GE, they have gotten into a memorandum of understanding to manufacture GE 414, F1414 engines with 80% technology transfer that is going to make India a superpower in this. Madam, Madam Speaker, I will conclude with just this. I will conclude in 1 minute, in 1 minute. Madam, the coming decade, whether it is geopolitically, whether it is energy security, whether it is any other aspect of our national politics, our geopolitics, it is going to be directly influenced by how India performs and how India takes the lead in important areas of emerging technology. And I must credit the Narendra Modi government for making India future-proof and tomorrow-ready by institutionalizing and supporting important scientific missions. I would want to read out only 4 or 5 of them. The National Quantum Enabled Science and Technology Program, National Quantum Technologies Application Program, National Research Foundation, National Supercomputer Mission, the National Green Hydrogen Mission. All of these are important programs that the government of India has undertaken to make India a pioneer in emerging technologies. One of the points that was made by Karti Chidambaram ji, one of the points that he made, a very relevant point that he made, was how to popularize science among young people and students. I want to tell him that the Modi government in the last few years has been working with a mission focus to popularize science among children. And the Atal Innovation Mission and building of 10,000 Atal Tinkering Labs in our high schools, with the objective of nurturing 10 lakh young minds who will explore the frontiers of science, is an example of how the Narendra Modi government is trying to make science and technology a popular culture in the whole country. Madam, I only want to conclude by saying this. Please conclude, please. I will conclude. The other people. Madam, all of these aspects that has taken place in the last 9 years. I mentioned UPI, Digital India, Startup India, to the startups that are now emerging in space technology. One of the most promising startups in space, called Pixel Space, is run by an Indian engineer who comes from a small town called Chikmagalur, has raised a few $1 million from Google. The boy, Awais Ahmed, is a CEO of this and hails from Chikmagalur. It is possible only because the Modi government
open the Honorable space member. technology space for private players. I only, madam, the next few decades is going to be extremely important for the country in strengthening our industrial, our scientific institutions, and making India future ready, India tomorrow ready. And we are extremely fortunate that Mike, at such an please. important point Mic in off, history, we have the leadership of Please put Narendra the Modi, mic off. who has been leading this country with such foresight and vision. I want to once again congratulate the Prime Minister for his deftful leading of this country, deftful leadership for this country at such an important time. Thank you so much, ma'am. Thank you. Mic on, please. Madam, thank you for allowing me to speak on the success of Chandrayaan-3 in this special session and this new Parliament House. I stand here today to speak on behalf of my party, All India Trinamool Congress. It makes me immensely proud as an Indian that we achieved this paramount feat. The feat we have achieved shall inspire millions and millions of kids across the country to be scientists and astronauts. As our Honorable Chief Minister Mamata Banerjee, Mamata Banerjee said, we are indeed in super league of space. We must remember it is an achievement of our scientists, and every bit of credit of Chandrayaan-3 should go to them. It was a collective teamwork and effort of our ISRO scientists. However, it breaks my heart to see that the union government has given all credit to one political leader. Hypocrisy to the union government as they appreciate Chandrayaan-3. But they have reduced the Department of Space budget in 2023-24 by 8% in comparison to the last year, with expenditure for space science receiving a cut of 32% even after delivering missions like Chandrayaan-3 and Aditya L1. While our own very ISRO is achieving this marvelous achievement, it has 303 vacancies for various scientists and engineers like electronic, mechanical, and computer science. It also reflects a grave problem in our society of unemployment. The Reserve Bank of India's monthly bulletin for September shows that our unemployment rate has increased to 8.1%, which is extremely concerning. While we are trying to empower women by bringing in legislation like women reservation bill, but only 1 out of 4 employees of ISROs are women out of 16,000 employees. Not even a single woman in the panel that headed the Chandrayaan-3. The union government claims that India only achieved success after 2014. We must remember that we have been a democracy over 75 years, and India began its space journey in 1960s. It is not today's effort that put us on this feet. Consistent effort for 60 years from the scientists and the people of India has put us on this feet. While the Indian government politics and action breaks my heart, I feel proud when I read about the contribution of Anuj Nandi from West Bengal, who designed the camera of Chandrayaan-3 spacecraft. When I hear a son of a farmer from West Bengal has been empowered to dream, empowered to catch the stars. This was the case of Chandrakant Kumar, the Deputy Project Director of Chandrayaan-2. He joined ISRO in 2001 and, like every hard-working Bengali, proved his worth. This depicts our country's aspiration, and we must work hard to make this aspiration possible. Most of the ISRO's employees are not from IIT, IIMs, but from different colleges across the country. It also raised few concerns in my mind as why the students from IIT and IIM prefers to work outside India, why thousands of students dream to study, work, and settle abroad in India. Is the government giving enough facility to retain the top talent within the country to make the aspiration of youngsters like Anuj and Chandrakant in a reality? It is extremely important that we invest more in our space research, give ISRO a flexibility in their research and development,
that they deserve. We must promote academic research across different subjects throughout the country and not put ED behind those who differ from us. I would like to end with Dr. APJ Kalam's quote: "Winners are not those who never fail, but those who never quit." और उर्दू का 2 लाइन पर तवज्जो फरमाइए। चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर। धन्यवाद। Thank you. Honorable Member Maluk Nagar ji. अध्यक्ष जी धन्यवाद बहुत बहुत। आज इस ऐतिहासिक समय पे नई पार्लियामेंट, महिला आरक्षण बिल और चंद्रयान 3 पे जो चर्चा हो रही है, एक ऐतिहासिक समय है। और ये चंद्रयान 3 देश की जीत है, देश के वैज्ञानिकों की जीत है, हम देश के 140 करोड़ लोगों की जीत है। आपके माध्यम से अपने सभी साथियों को और देशवासियों को सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जो जितना देश का नंबर तीसरे नंबर पे रहा और चंद्रमा के एक कोने पे पहले नंबर पे रहा, ये जाहिर सी बात है देश का नाम रोशन हुआ है और देश का नाम संसार में ऊपर आया है। और इसके लिए ये अच्छी बात भी है और कहीं ना कहीं पूरे संसार में छोटी मोटी कहीं ना कहीं कोई जलन भी है। जिस तरह कनाडा में पिछले दिनों घटना घटी और हमारी सरकार ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद जो बढ़ता हुआ कद है देश का, और जो कश्मीर के लिए उन्होंने, जैसे हमने बैन किया कनाडा वालों को, कश्मीर के लिए जो बैन किया है कि वहां खतरा है, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 17 तारीख को लाल चौक के पास पार्क में बहुत बड़ी रैली मैं करके आया हूं। और मसूदी साहब हमारे बैठे थे, ज्यादातर लोग इनके क्षेत्र के थे जो मुसलमान गुजर थे, तो वहां बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है जिस तरह का वहां कनाडा में बात फैलाई जा रही है। तो ये भी एक इस बारे में मैं बताना चाह रहा हूं। और पिछले दिनों सरकार ने जो 68-70 सालों से उन गुजर बकरवालों के साथ उनको न्याय नहीं मिला, जो पिछले दिनों न्याय मिला और उनका कोटा जो फिक्स किया, उससे वहां खुशी की लहर भी बहुत थी। पर कुछ पार्टियां वहां गुमराह कर रही हैं कि तुम्हारे कोटे में कहीं कोटा लिया जाएगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में वो क्लियर हो जाएगा और सरकार सहानुभूति पूर्वक सोचेगी और उनके कोटे को कम नहीं करेगी। अगर किन्हीं लोगों को कोटा देना भी है, पहाड़ी या दूसरे पर कास्ट के लोगों को, तो उनका एसटी से अलग कोटा फिक्स करेंगे और अलग उनको कोई सुविधा देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है उन लोगों को जब न्याय मिला है 68-70 सालों के बाद, तो उनका कोई अब उनके साथ अन्याय नहीं होगा। आज जो सुबह में राजनाथ जी को सुनना था कि विज्ञान और संस्कृति दोनों को साथ जोड़ के बताया, अच्छी बात थी बहुत। और हमारे साथी कुछ ट्रैप में आके संस्कृति या दूसरी चीजों पे जो खिलाफ बोल रहे थे, तो मेरे हिसाब से जो गठबंधन, ये महागठबंधन जो बनने जा रहा है, अगर इनको आने वाले समय में कमजोर करना है तो ट्रैप में जो आ रहे हैं, मेरे हिसाब से वो देश के लिए और देश की जनता के लिए किसी भी तरह ठीक नहीं है। एक बात अध्यक्ष जी और कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, जो अभी हमारे एक कांग्रेस के बड़े, बीजेपी के बड़े वरिष्ठ साथी बोल रहे थे कि बजट हॉलीवुड की फिल्म और बॉलीवुड की फिल्म से कम था और फिर भी ये सफलता प्राप्त करी। तो मैं कहना चाहता हूं जो सारे हमारे देश के वैज्ञानिक हैं जो पूरे संसार में फैले हुए हैं और उनको यहां सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो सरकार उनके बारे में सोचे, ऐसा पैकेज डील डिक्लेयर करे, वो वैज्ञानिक सारे देश के देश में ही रुके और देश के लिए काम करें और इससे भी ज्यादा तरक्की हमारी होती रहे। एक बात और कहना चाह रहा हूं,
कि पिछले दिनों जो शताब्दी दशकों पहले कहीं यूएस और यूएसएसआर का कंपटीशन होता था आपस में, जो हमारे चंद्रयान 3 को छोड़ा गया तो रशिया जो यूएसएसआर का जो मुख्य पार्ट था उसने जल्दी में आकर हाबड़ ताबड़ में आकर अपना, ताकि कीर्तिमान उसका स्थापित हो जाए, और वो छोड़ा। और वो रास्ते में ही जो है कहीं ना कहीं ऊपर वाले को शायद यही मंजूर था कि उनका फेल हुआ, बस खत्म कर रहा हूं जी, उनका फेल हुआ और हमारे देश का नाम एक कीर्तिमान स्थापित हुआ। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो टेक्नोलॉजी है, सरकार इसको कॉमर्शियली कैसे लगाए, और जो आंकड़े सवेरे आ रहे थे वो ज्यादा से ज्यादा पूरे संसार का इस सैटेलाइट के द्वारा, उस टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए, और हमारे देश में विदेशी रिवेन्यू कैसे ज्यादा से ज्यादा आए, जो असली, बस खत्म कर रहा हूं, जो असली जीत होगी हमारे देश की, हमारे देश के लोगों की, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, मंत्री जी। धन्यवाद सभापति महोदया। इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे मेरी बात रखने का अवसर दिया। आज हम इस नए संसद भवन के अंदर चंद्रयान 3 की सफलता और भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भी उपलब्धियां रही हैं उसके संबंध में विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। सभापति महोदया, गत 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा की सतह पर अपने तिरंगे को लहराने की उपलब्धि प्राप्त की है, और इसके साथ ही भारत चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बनकर उभरा है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद हमने आदित्य L1 की सफलता को भी देखा, और आज देश में गगनयान की भी बात हो रही है। और मैं इस अवसर पर, चूंकि मैं बहुत देर से अपने साथी सांसदों के विचारों को भी सुन रही हूं, तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जब बात भारत की उपलब्धियों का जश्न मनाने की हो तो किसी भी प्रकार का आपसी विवाद नहीं होना चाहिए। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की जो यात्रा है वो 6 दशक से भी लंबी रही है, और इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए कि इतने वर्षों की यात्रा में भारत के अंदर अलग अलग जो सरकारें रही, जो हमारे तमाम प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने देश का नेतृत्व किया, और जो हमारे महान वैज्ञानिकों की तमाम पीढ़ियां रही, उन सब के सामूहिक और सतत प्रयासों का ये परिणाम है कि आज हमने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। इसलिए आज के इस अवसर पर उन सभी लोगों का अभिनंदन इस पूरे सदन को, हम सभी को करना चाहिए। अध्यक्ष महोदया, बजट की बातें भी मैं कुछ साथी सांसदों के मुख से सुन रही थी, इसलिए मैं जरूर कहना चाहती हूं कि कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जब हमारी इच्छा शक्ति अत्यंत प्रबल होती है तो संसाधनों का अभाव कोई भी बाधा पैदा करने लायक ही नहीं बचता है। लेकिन हमारी सरकार ने इस सेक्टर को हमेशा बहुत प्राथमिकता दी है, और 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आई, उस वक्त जो बजट स्पेस डिपार्टमेंट को दिया जाता था तो 5,168 करोड़ हुआ करता था, जिसे हमारी सरकार ने इतने वर्षों में बढ़ाकर 13,000 करोड़ कर दिया है। हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि जहां एक और देश इस उपलब्धि से गौरवान्वित हुआ है, तो इसके अलावा इस उपलब्धि से जो स्पेस सेक्टर में हमने प्राप्त किया है, देश के आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स, लगभग 140 स्टार्टअप्स हैं आज स्पेस सेक्टर में, और मैं कहना चाहती हूं इस अवसर पे कि 2016 के पहले भारत में कुछ 100 स्टार्टअप्स हुआ करते थे, लेकिन 2016 में हमने जब स्टार्टअप के इकोसिस्टम को बढ़ाना शुरू किया तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनके उभरा है। हमारे देश के युवा आज यूनिकॉर्न्स बना रहे हैं, 100 से ज्यादा हम यूनिकॉर्न्स बना चुके हैं, 1 लाख से ज्यादा DPIIT रेकग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं हमारे पास, और स्पेस सेक्टर में हमारे देश के युवाओं ने 140 के करीब स्टार्टअप्स बनाकर खड़े किए हैं।
और स्टार्टअप्स और बहुत सारी कंपनियां हैं जो आज स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एरोस्पेस के क्षेत्र में, डिफेंस R&D के क्षेत्र में काम करती है, जिनके लिए इस उपलब्धि के बाद अनेक अवसर काम करने के पैदा हुए हैं। इसके साथ ही ऐसी बहुत सारी स्पेस सेक्टर में काम करने वाली भारतीय कंपनियां जिनके अंदर अब और काम करने की दिलचस्पी बढ़ेगी, क्योंकि इस चंद्रयान 3 के सफलता के माध्यम से हमारी जो अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस है उसको भी हमने दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। सभापति महोदय, सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मैं कहूं तो आज ये है कि भारत एक लीडिंग प्लेयर के रूप में रिकॉग्नाइज हुआ है अंतरिक्ष अभियानों के मामले में। यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक रिसर्च में आज भारत की जो ग्लोबल रेपुटेशन है वो बड़ी है, और तमाम जो अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी है वो भारत को ज्यादा मान्यता, ज्यादा रिकॉग्निशन दे रही है। और कहा जाता था कि एक बड़ा एक्सक्लूसिव क्लब होता है यूएस का, रशिया का, चाइना का, जिसमें भारत को प्रवेश मिलने में कठिनाई होती थी, लेकिन आज अपने इस उपलब्धियों के साथ भारत उस एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा बन चुका है। और आने वाले वक्त में हमें भरोसा है कि ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत का योगदान जो आज 2 से 3% है, अगले 1 दशक में हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये योगदान बढ़ के 8 से 10% तक पहुंच जाएगा। आर्थिक प्रगति के जो रास्ते आज इस उपलब्धि के माध्यम से खुले हैं, भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनके उभरा है। आने वाले समय में हमने कल्पना की है कि भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो ये उस दिशा में, उस लक्ष्य के प्रति योगदान का भी एक और माध्यम हमारे लिए बनकर तैयार हुआ है। अध्यक्ष महोदय, भारत की आज जो ग्लोबल रेपुटेशन बढ़ी है उसके आधार पे हम ये भी कल्पना कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में स्पेस सेक्टर में बहुत सारे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोलैबोरेशंस होते हैं, जो पार्टनरशिप्स होती हैं अलग अलग स्पेस फेयरिंग नेशंस के साथ, उसमें भी भारत के लिए तमाम संभावनाएं बढ़ती हुई प्रतीत हो रही हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जरूर कहना चाहती हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पेस टेक्नोलॉजी के महत्व को समझा है, उसकी उपयोगिता को समझा है, और इसलिए इसकी उपयोगिता पर बल देते हुए उन्होंने तमाम मंत्रालयों के कामकाज में इसके विस्तार करने के लिए भी अपने मंत्रिमंडल और अपनी पूरी टीम को प्रेरित किया है। एक समय में हम 20 मंत्रालयों में इसका उपयोग करते थे, लेकिन आज वो संख्या बढ़कर 60 हो चुकी है। यानी कि 60 मंत्रालय ऐसे हैं जिनके विभिन्न कामकाज में हम इस तकनीक का आज उपयोग कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे मनरेगा है, PMGSY है, PMKSY है, अमृत है, PM फसल बीमा योजना है, UIDAI है, स्वामित्व है। ऐसी बहुत सारे हमारे जनहित के प्रोग्राम्स हैं जिसमें एक बेहतर गवर्नेंस के लिए हम स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहे हैं। सभापति महोदय, भारत के वैज्ञानिकों के भीतर बहुत प्रतिभा है, बहुत क्षमताएं हैं, और एक के बाद एक इन 6 दशकों में हमने अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को देखा है। लेकिन क्षमताओं को, प्रतिभा को, कौशल को, उसे फलने फूलने के लिए एक अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। और हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व के माध्यम से एक ऐसा अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया है जिसमें हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा फली फूली है और इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमें समय समय पर हासिल हो रही है। हमारे सरकार के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेस सेक्टर को प्राथमिकता देते हुए जब हमारी सरकार आई तो इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने का काम किया, और यहाँ तक कि जो हमारा भारतीय स्पेस प्रोग्राम है उसके अंतर्गत जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी भागीदारी को भी काफी हद तक बढ़ाया। यहाँ तक कि 2022 में हम अपनी एक इंडियन स्पेस पॉलिसी लाए और उसकी भी हमने घोषणा की। तो ये सारे कदम हमने इस नजरिए से उठाए कि हमारा ये जो अंतरिक्ष विभाग का कार्यक्रम है, हमारा जो स्पेस मिशन है, वो आगे बढ़े। और आज हम ये मानते हैं कि जिस पैशन के साथ हमारे देश के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और जो माहौल हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है, जो वातावरण हमने क्रिएट किया है, उसमें आने वाले समय में भी, जो अभी मैंने जिक्र किया कि आदित्य L1 के बाद अब हम गगनयान की भी बात कर रहे हैं, तो ऐसी और बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं जिसको आने वाले समय में हम हमारे देश के साइंटिस्ट प्राप्त करके दिखाएंगे। भारत
नई ऊंचाइयों पर जाएगा और 2047 में जो हमने भारत को विकसित भारत बनाने का एक सपना देखा है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हमारे सभी देशवासियों का जो योगदान हो रहा है, उसमें हमारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है और हमारा स्पेस डिपार्टमेंट है, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा और हम सबके सामूहिक प्रयास से मिलकर 2047 में भारत को हम एक विकसित देश बनाने का काम करेंगे। पुनः मैं आपके माध्यम से हमारे देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ और भविष्य में भी भारत को वो इसी प्रकार अपने प्रयासों से गौरवान्वित करते रहे, इसके लिए उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री MP अब्दुल समद समदानी जी। Thank you, sir. Thank you, sir, for permitting me to take part in this very important discussion on Chandrayaan. Sir, Moon has always captured the imagination of humanity. And sir, the moon landing is quite natural. It has captured not only the imagination of the countrymen, all the people of the country. Not only that, sir, the whole country is rejoicing upon this great achievement of India becoming only the 4th nation in the moon landing after the US, Russia, and China. Sir, the poet of all the languages has celebrated moon. I am reminded of a couplet, sir. Kal chaudhवीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा यह चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। और ये चेहरा सर देश का चेहरा है, देश का चेहरा है। इस पर हर भारतवासी को फख्र है, गर्व है। And also, sir, it is the achievement of the ISRO, the great scientists of the country. When we say this is the achievement of the government of the country, sir, I have to reiterate the point that the government is a continuous entity. Government is a continuous entity, sir, that the present government also has to acknowledge. Sir, when we think of the space missions of the country, we have to think of the two great luminaries, stalwarts, whose names start with N in English, Newton and Nehru. Newton and Nehru. Newton, the luminary of science. Nehru, the great luminary of wisdom, science, learning, politics, everything. Yes, sir. And sir, there is a famous statement of Sir Isaac Newton, which has become almost like a metaphor. Standing on the shoulders of giants. Everybody knows the importance of the message of this statement. Everybody making some achievement in the field of science, technology, in any branch of learning, wisdom, sir, they have to acknowledge the past, the heritage of the past, the stalwarts who have made the present generation deserving for this great achievement. And also, sir, we have to salute two other great luminaries. One, Maulana Abul Kalam Azad, the philosopher, minister of education, the comrade of Nehruji, who was the first as the minister of education when India attained independence. He great impetus for scientific temperament in inculcating in the minds of the younger generation of the country. We know, sir, he was responsible for establishing all the academies which are the proud of the country now. Sahitya Academy, Lalitagala Academy, Sangeet Nadak Academy, all these great institutions were established by none other than Maulana Abul Kalam Azad. And also, sir, Vikram Sarabhai, who was the friend of Nehru. Nehru, Vikram Sarabhai mutuality. It is not a mutuality of politics and science alone. It is the mutuality of culture, learning, philosophy. And sir, much has been discussed here about the role of religion, faith, and science. Sir, we have no difference of opinion
with the role of all these things have to play in shaping the destiny of humanity. But sir, one thing has to be admitted and acknowledged. These are different roads to truth, to reality. There cannot be mixing of religion with the science. And this kind of an opportunity cannot be used to spread superstitions. Sir, scientific achievement cannot be used and utilized for spreading superstitious beliefs. Sir, there should be a mentality of rationality. Mentality of the rationality is the necessity of humanity. Whatever achievement the humanity has gained in its Mentality of history. rational. Yes, sir. Everybody has, yes, sir, has to be rational. But that is what is missing nowadays, sir. So the Honorable Minister was referring so many times to the relationship of science with religion, science with the culture, no doubt. But sir, everything has an orbit of its own. Let us look to the sky. Sky is moving in its orbit. Moon is moving in its orbit. Let the faith and religion move in its own orbit and science in its own orbit. There are different roads to reality which do not collide. There should not be made a collision. There must be coalition and coordination. And sir, another very important lesson that we have to learn from sky, from the universe, that is the lesson of plurality. Sir, in the sky, all the stars, the planets, all the other particles of the country. Sir, Newton's theory of gravitation, what is the essence of it? Yes. Every particle is attracting another particle of the universe, attracting. Newton's theory is the theory of inclusion. Newton's theory is not the theory of exclusion, which these present day people and the present day people who spread hatred throughout the country. Yes, sir, I am concluding, sir. And also, sir, this has to be hailed as an achievement of man. सुना है खाक से तेरी नमूद है लेकिन तेरी सरिश्त में है कौकबी व महताबी. Though man is made of clay, he is made of that essence of moon and star. Kaukabi wa mehtabi. These particles are there inside man. And also, sir, in this kind of a very important juncture, we have to inculcate, we have to spread the culture of pluralism. Every part of the country, every region has made its own role, played its own role in making this achievement a reality. And every people of different sections of the community and the society, they have also made, sir, their contribution. Sir, I conclude by quoting another couplet. Bechain is qadar tha ke soya na raat bhar. Bechain is qadar tha ke soya na raat bhar. पलकों से लिख रहा था तेरा नाम चांद पर. पलकों से लिख रहा था तेरा नाम चांद पर. हमारे देश का नाम चांद पर लिखने का वो प्रोसेस नेहरू जी ने शुरू किया. अब वो हमें फख्र है, हमें गर्व है वो जारी रखने में. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Thank you very much. Now the supplementary business. Honorable Minister Sri Pankaj Chaudhary ji to move the resolution. महोदय, मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अनुसरण में ये सदन 19 अगस्त 2023 के सूचना संख्या 47/2023 सीमा शुल्क GSR 616E दिनांक 19 अगस्त 2023 को मंजूरी देता है, जिसमें HSS कोड 070310 के तहत आने वाले प्याज के निर्यात पर निर्यात शुल्क लेवी लगाने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के द्वितीय अनुसूची में संशोधन की मांग की गई है. दूसरा, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 के अनुसरण में ये सदन एक्ट द्वारा अधिसूचना संख्या 49/2023 सीमा शुल्क दिनांक 25 अगस्त 2023 GSR 628E दिनांक 25 अगस्त 2023 को मंजूरी देता है, जिसमें HSS कोड 10063010 के तहत आने वाले परबाइल्ड चावल के निर्यात पर निर्यात शुल्क लेवी लगाने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की द्वितीय सूचना में संशोधन की मांग की गई है.
प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संविधान की संकल्प को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, संवैधानिक संकल्प स्वीकृत हुआ। नेक्स्ट, श्री इम्तियाज जलील। चंद्रयान-3 जब चांद पर लैंड हुआ तो सारी दुनिया में हमारी दखल ली गई और पूरे देश में बड़े गर्व का एक माहौल था, खुशी का माहौल था। पूरी दुनिया हमें इस नजरिए से देखा करती थी कि ये वो देश है जिसकी पहचान इलिटरेसी के लिए की जाती थी। ये वो देश है कि जहां पर सड़कों के ऊपर गाड़ियां कम और जानवर ज्यादा घुमा करते थे। ये वो देश था कि जहां पर फीमेल इन्फेंटिसाइड के नाम के ऊपर हम बच्चियों को पेट के अंदर ही खत्म कर देते थे। ये वो देश था जहां बेरोजगारी हमारा मुकद्दर थी। लेकिन आज ये देश बदल गया है और आज पूरी दुनिया इस देश को झुककर सलाम कर रही है। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि ये देश इसलिए बदला कि हम राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने या कुछ राजनीतिक पार्टी के मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों ने इसको बदला है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी का हम शिकार है। ये देश अगर बदला है तो युवा शक्ति की वजह से बदला है। ये देश अगर बदला है तो हमारे किसानों की वजह से बदला है। ये देश अगर बदला है तो हमारी महिलाओं की वजह से बदला है, हमारे वैज्ञानिकों की वजह से बदला है। और आज अध्यक्ष महोदय, हम सब बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जिन्हें याद होगा कि एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा जब स्पेस के अंदर गया और उससे पूछा गया था कि वहां से भारत देश कैसा दिखता है, तो उसने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अध्यक्ष महोदय, अगर इस स्पेस प्रोग्राम को हमें आगे बढ़ाना है तो हमें कहीं ना कहीं से इसे और फंडिंग देने की जरूरत है। लेकिन आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग अगर हम देखते हैं तो क्या वजह है कि 2022 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर 13,700 करोड़ रुपए का बजट घटाकर 12,553 करोड़ रुपए कर दिया गया था। अगर जीडीपी का परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेस प्रोग्राम के अंदर बहुत कम पैसा खर्चा करता है, सिर्फ 0.65% ऑफ जीडीपी, जबकि यूएस 2.9% करता है, चाइना 2.2% करता है और इजराइल 4.9% करता है। अध्यक्ष महोदय, आज सुबह में जब आदरणीय मंत्री राजनाथ सिंह साहब को सुन रहा था तो उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को टच किया। मैंने दोबारा सब्जेक्ट पढ़ा कि यह सब्जेक्ट है क्या, तो पता चला कि चंद्रयान-3 और स्पेस के अंदर हमारी उपलब्धियां। लेकिन राजनाथ सिंह साहब ने यह भी बताया कि राम मंदिर बनाई जा रही है, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा। अगर आप सब्जेक्ट से हट गए तो थोड़ा मैं भी सब्जेक्ट से हटकर ये बताना चाहता हूं कि जब चंद्रयान-3 चांदा मामा के पास गया तो वहां से चाइना नजर आया आपको ये नजर आया कि किस तरीके से 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी धरती के ऊपर चाइना ने कब्जा करके रखा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, राजनीति अपनी जगह। एक मिनट माननीय सदस्यगण, मैं कई बार इस बात की सुनता हूं, हमारे देश की महिमा, उसकी प्रसिद्धि, उसके बारे में हम सदन में क्या मैसेज देना चाहते हैं? सदन में कुछ विषयों को सकारात्मक तरीके से पूरा देश, पूरा विश्व संसद की कार्रवाई को देखता है। हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा विषय नहीं बोलना चाहिए जिससे कि हम कमजोर नजर आए। भारत आज मजबूत है, दुनिया भारत की ओर देख रही है। आप सदन में थोड़ा सकारात्मक बात करें। हाँ, वो विषय अलग है, वो विषय है। मनीष जी, आपका विषय ट्रैक के ऊपर मैं नहीं हटा अध्यक्ष महोदय। पढ़ते भी रहते हैं। अगर मंत्री जी अगर ट्रैक के ऊपर हटकर दूसरी बातों के ऊपर चले गए तो मजबूरन हमें भी थोड़ा सा ट्रैक के ऊपर हटना पड़ा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, राजनीति अपनी जगह के ऊपर। मुझे आज खुशी है कि चंद्रयान के अंदर जितने लोगों का योगदान रहा है उसमें 4 मैं लोगों का खास तौर से नाम लेना चाहूंगा। यकीनन जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर है सोमनाथ, इसरो के चेयरपर्सन, मिशन डायरेक्टर एस मोहन कुमार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीरा मुथुवेल, इनके साथ जितनी भी टीम
लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसी दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के 2 लड़के भी थे उसी टीम के अंदर जिन्होंने चंद्रयान को वहां तक पहुंचाने का काम किया, मोहम्मद काशिफ और अरीब अहमद। आसाम के एक लड़का और एक लड़की थी। आपने रिजर्वेशन नहीं दिया मुसलमानों को, महिला रिजर्वेशन के अंदर मुसलमानों का, लेकिन एक बच्ची इसरो के अंदर भी है जो आसाम से आती है, यास्मीन नाजनीन और बहरुल इस्लाम। तो हमें खुशी इस बात की है अध्यक्ष महोदय, हमें आज भी वो तस्वीर याद आती है कि जो 2019 के अंदर जब ये चंद्रयान 2 का मिशन फेल हुआ तो हम देख रहे थे कि कैसे वो साइंटिस्ट की आंखों के अंदर आंसू थे। वही मंजर 2023 का देखिए, जब वो किस तरीके से खुश हो रहे थे। जब वो 2019 के अंदर नाकामयाब हुए तो उन्हें इस बात का दर्द नहीं सताया कि हम फेल हो गए। उन्होंने शायद सोहनलाल त्रिवेदी की उस कविता से कुछ सीख ली और आगे बढ़ते रहे। और वो कविता के कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री उदय प्रताप सिंह जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इस नए सदन में जो बरसों बरस इस देश के विकास को, इस देश की भाग्य को गढ़ने का काम करेगा, उसमें आपने मुझे पहली बार बोलने का अवसर दिया। मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आज चंद्रयान, उसकी सफलता, हमारे इसरो के साइंटिस्ट, उनका गुणगान हम सुबह से कर रहे हैं। मैं सबसे पहले हमारे इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने इस देश को गौरव की अनुभूति करने का एक बड़ा ऐतिहासिक अवसर इस देशवासियों को दिया है। साथ ही मैं देश के प्रधानमंत्री, हम सबके गौरव श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं कि विपरीत परिस्थितियों के बाद 2019 में कोविड के समय चंद्रयान 2 की असफलता के बाद भी उन्होंने लगातार हमारे वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया और लगातार उनको प्रोत्साहित करते हुए आज हम इस स्थिति में पहुंचे कि हम चंद्रयान की सफलता को प्राप्त कर सके और पूरा देश गौरव की अनुभूति कर रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को इसलिए और धन्यवाद देना चाहता हूं कि 23 अगस्त स्पेस डे के रूप में पूरा देश आगे आने वाले वर्षों में मनाएगा और जब 23 अगस्त आएगा तो उस दिन ये देश उन वैज्ञानिकों को विजेता के रूप में अनुभव करेगा, उन विजेताओं को स्मरण करने का काम करेगा, उनका गौरवगान करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे दूसरे वक्ता कुछ के बजट के ऊपर बात कर रहे थे कि बजट में बढ़ोतरी करी, कटौती करी। मुझे तो आश्चर्य होता है हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर कि उन्होंने कितने कम बजट में इतनी बड़ी सफलता हासिल करी। कहीं मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जो आदि पुरुष फिल्म बनी है उस पर ज्यादा बजट खर्च हुआ है, लेकिन हमारे चंद्रयान को सफल करने के लिए कम बजट में हमारी इतनी बड़ी ऐतिहासिक सफलता हमारे वैज्ञानिकों ने हासिल की। हम उनका अभिनंदन करते हैं। अध्यक्ष जी, हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग, हमारी संस्कृति हमको प्रेरणा देती है सतमार्ग पर चलने के लिए, प्रगति के लिए। हम अभिभूत हैं कि हमारे इसरो के चेयरमैन इस सफलता के बाद वो मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, आपने हमारी सफलता को अंजाम तक पहुंचाने में आशीर्वाद प्रदान किया। मुझे आज भी स्मरण है हमारे पूर्व ब्रह्मलीन शंकराचार्य ज्योतिष शारदा पीठाधीश्वर श्रद्धेय स्वरूपानंद जी महाराज के पास जब एस सोमनाथ जी एक बार आशीर्वाद लेने गए थे, उस समय हम लोगों ने कल्पना नहीं करी थी कि आगे जाकर कभी इतनी बड़ी सफलता के कारक बनेंगे। हमारी संस्कृति हमको प्रेरणा देती है कामों में सफलता पाने के लिए।
और सबसे महत्वपूर्ण तो हम जहां पहुंचे हैं दक्षिण ध्रुव पर, वहां दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सका। ये हमारे लिए और एक अद्भुत हमारे लिए संयोग है। और मुझे लगता है इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में सबसे पहले कहा था कि मैं विदेश में हूं, मैं शीघ्र हिंदुस्तान पहुंचकर आपके साथ शरीक होना चाहता हूं, आपकी खुशी में शामिल होना चाहता हूं। मैं सैल्यूट करता हूं इस देश के वैज्ञानिकों को जिन्होंने इतनी बड़ी सफलता आज भारत के लिए दिलाई। और ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि हर चुनौती में प्रधानमंत्री जी इस देश में हर व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं, हर खुशी में उसके सहभागी बनते हैं, हर दुख में उसके पीछे ढांढस बंधाने के लिए खड़े रहते हैं। ये हमारे लिए एक गौरव का विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, हम भाग्यशाली हैं, हम वो पीढ़ी है संसद में काम करने वालों की जिन्होंने पुरानी संसद में भी काम किया, जो अब संविधान सदन बन गई, और आपके नेतृत्व में हम इस नए सदन के अंदर भी अपना उद्बोधन देश के सामने रख पा रहे हैं, इस ऑगस्ट हाउस में अपनी बात कर पा रहे हैं। हम वो गौरवशाली, वो भाग्यशाली पीढ़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमें वो गौरव की अनुभूतियां दोनों सदनों के अंदर मिली हैं। शायद वो पहले की पीढ़ियां भी वो अनुभव नहीं कर सकी और आगे आने वाली पीढ़ियां दूसरे तरह का अनुभव करेंगी, लेकिन जिन चीजों को हमने जिया है शायद वो अवसर दूसरों को नहीं मिलेगा। हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीएसटी इस देश के अंदर लेकर आए। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 370 धारा हटाने का काम किया। ये वही सदन है, हमें अवसर मिला कि राम मंदिर निर्माण का काम 350-400 वर्ष के बाद अगर इस देश में, भारतवर्ष में दोबारा चालू हुआ है तो हमारी इसी संसद के कार्यकाल में चालू हुआ है। 3 तलाक जैसा बड़ा कानून, हम उन भाग्यशाली लोगों में हैं कि हमारे सांसद रहते हुए अवसर हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है। सबसे महत्वपूर्ण कल का जो दिन था, मैं संसद के गौरवगान की बात कर रहा हूं। कल का जो दिवस था, हमारे जीवन में जो गौरवशाली अवसर आते हैं, हमारे जीवन में जो गौरवशाली क्षण आते हैं, उनको स्मरण करने का ये दिवस है। नई संसद के अंदर गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के बाद इस देश में महिलाओं के लिए जो आरक्षण हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सदन ने जो सर्वानुमति से पास किया है, ये गौरव भी हमको मिलना था। हम धन्यवाद देते हैं माननीय अध्यक्ष जी कि आपके नेतृत्व में हमारी सरकार ने, इस सदन ने वो महत्वपूर्ण काम किया है। मैं पुनः आपका अभिनंदन करते हुए हमारे चंद्रयान 3 के सफलता में सहभागी चेयरमैन से लेकर हमारे छोटे छोटे वैज्ञानिकों तक इस बड़े यज्ञ में जिस व्यक्ति ने भी आहुति दी है, उन सब का अभिनंदन करते हुए, उनका वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। श्रीमती हेमा मालिनी। धन्यवाद। I am extremely happy and delighted to be speaking in this beautiful new Sansad Bhavan for the first time. Thank you so much for giving this opportunity. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं सभी माननीय सांसदों को धन्यवाद करती हूं। नए सांसद भवन के पहले कानून के रूप में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विशाल बहुमत से पारित करने के लिए गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी को ऐतिहासिक भाषण के लिए आभार व्यक्त करती हूं और आपको भी और हमारे प्रधानमंत्री जी को भी अभिनंदन करती हूं। अध्यक्ष महोदय, भारत आज चंद्रमा पर है। हमारा राष्ट्रीय गौरव तिरंगा और अशोक चक्र आज चंद्रमा पर है। ये आज का भारत है, 21वीं सदी का भारत है, जो नरेंद्र मोदी जी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में निर्भीक और जुझारू है। हर भारतीय आज शान से कह सकता है कि मेरा देश आज अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस की तरह पहली पंक्ति में खड़ा है। लेकिन ये कैसा संभव है? ये संभव हुआ
हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और दृढ़ संकल्प से हमारे वैज्ञानिकों को दिए गए प्रोत्साहन से, उनके समर्पण और परिश्रम से और 140 करोड़ देशवासियों की एकजुटता से ये कैसा संभव है? इसलिए संभव है, कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, रगों में दौड़ता हुआ खून चाहिए, आएगा आसमान भी जमीन पर, इरादों में बस फतह की गूंज चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री में है, इसलिए वो कर सकते हैं इतना सब काम। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में निरंतर ऐसे निर्णय लिए गए हैं, नीतियां बनाई गई है, जिन्होंने भारत में इनोवेशन और रिसर्च को आसान बनाया है। भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम में समस्त साइंटिस्ट के साथ महिला वैज्ञानिकों को भी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत को गर्व है कि चंद्रयान 3 की सफलता में भी हमारी महिला वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये सफलता आने वाले वर्षों में भी हमारी महिला वैज्ञानिकों को प्रेरित करती रहेगी। चंद्रयान मिशन से जुड़े 2 महत्वपूर्ण पॉइंट, तिरंगा और शिव शक्ति, और ये सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि ये हमारी हजारों वर्ष पुरानी विरासत और आज की वैज्ञानिक आकांक्षाओं वाले भारत को एक सूत्र में पिरोती है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी चंद्रयान की सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा था, भारत के पास विज्ञान के ज्ञान का जो खजाना है वो गुलामी के लंबे कालखंड में दब गया है, छुप गया है। आजादी के इस अमृत काल में हमें इस खजाने को भी ढूंढना है, उस पर रिसर्च भी करनी है और दुनिया को इसके बारे में बताना भी है। भारत दुनिया की सबसे युवा प्रतिभा वालों देश है। नई पीढ़ी के लिए ये संदेश है कि भारत के प्राचीन ग्रंथों में खगोलीय सूत्रों को वैज्ञानिक रूप से साबित करने के लिए और उनका नए सिरे से अध्ययन करने के लिए आगे आए। यही भावना 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात अटल जी की एक कविता की कुछ पंक्ति से पढ़कर बात समाप्त करूंगी। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का रच करके विनाश, कब चाहा है निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है ये इतिहास अमर। यदि आज दिल्ली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर से हिंदू की जय, तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद। श्री के राम मोहन नायडू। Thank you, Honorable Speaker, sir, for giving me an opportunity to participate in this important debate. I stand before you with immense pride and joy. I think both are on. I stand before you with immense pride and joy as I reflect upon the recent successes of ISRO Chandrayaan 3, which is the world's first mission to successfully land on the lunar South Pole, and Aditya L1, which was the first satellite mission to study the sun. Sir, these achievements are not just a milestone, they are a testament to the unwavering dedication, hard work, and remarkable journey of our nation's space program, fueled by the tireless work of our scientists, engineers, and our support team at ISRO. Sir, I was thrilled to watch on TV the awe-inspiring launch of Chandrayaan 3, which happened in Quota, which is in my home state of Andhra Pradesh. It is an experience that filled my heart with pride, excitement, and joy. The sight of our spacecraft ascending into the cosmos was nothing short of breathtaking.
It was a moment that resonated deeply with every Indian and a moment that affirmed our status as Vishwa Guru. I also would like to take a second and appreciate all scientists, including the Telugu scientists who have contributed to the Chandrayaan mission. What makes Chandrayaan 3's triumph even more inspiring is the journey that led us here. It reminds us that failure should never deter us. Instead, it should propel us to return stronger. Chandrayaan 2 faced its own challenges, but our scientists and engineers demonstrated an unwavering spirit of resilience and determination. So they refused to let adversity define their journey, and their efforts bore fruit with the resounding success of Chandrayaan 3. In the words of our visionary leader, Sri Chandrababu Naidu Garu, every crisis creates an opportunity, and those who fight in those situations will emerge as leaders. This is precisely what our ISRO scientists have demonstrated to the world. They have seized the opportunity, overcome the challenges, and emerged as leaders in the space exploration program. Respected sir, as we speak about the successes of ISRO, the first name that comes to the young minds of this country is our beloved former president, Abdul Kalam ji, sir. He is commonly known as the people's president also. We have all heard inspiring stories of his association with ISRO. And it is an honor for TDP, as Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, the then convener of NDA, was the one who proposed and supported the nomination of Kalam as the president of our nation. And I'm certain that Dr. Kalam, had he been among us today, he would have been filled with immense joy and satisfaction seeing the success today. He also preached to this great nation to dream big and achieve big. But sir, ISRO not only dreamt big, but it dreamt of the impossible and achieved what no other country could today. It's now upon the central government to take these great technological advances and breakthroughs and use them for the benefit of 140 crore people of this country, sir. And I take immense pride in serving under the leadership of Chandrababu Naidu Garu, who encapsulates the above thought brilliantly. I would like to highlight certain programs where our leader engaged with ISRO to help resolve issues faced by the people of Andhra Pradesh when he was the chief minister, sir. The lightning alert system, which was initiative launched to help warn people about possible lightning and staying safe, sir. And it was a lot of beneficial program for my constituency of Srikakulam, as it is a cyclone-prone area. And envisioning the use of satellite imagery for crop health monitoring, yield protections, and crop insurance payouts, sir. And the government is today using it for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana also. And building spatial dashboards to monitor big development infra projects like Polavaram and other ones, sir. Monitoring groundwater levels and actively working with our young entrepreneurs to develop technology that can benefit the common man. We should also acknowledge the rapid growth in our private sector's involvement in the development of space technologies over the last few years. Young startups like Dhruva Space, Satsure, Digantara, Skyroot Aerospace, Bellatrix, and many others across India have achieved remarkable success over the last few years. I urge the central government to actively engage, assist, and tap into the potential of such organizations to accelerate our country's overall progress in space research and satellite technology. I also applaud the government for launching programs such as Atal Tinkering Labs and legislation such as Anusandhan National Research Foundation Act 2023 that are aimed towards fostering the spirit of learning and scientific temperament in our country, sir. Sir, before I conclude, I would like to bring the attention of the House to the case of Sri Nambi Narayan, a stark reminder of how motivated, petty vindictiveness can uproot and put back years of scientific development and innovation. It puts fear in the hearts of people and discourages them from carrying forward the works of their leaders, lest they be termed traitors to the nation themselves. Even though he has been cleared of all the charges, the years lost fighting the allegations took an obvious toll on his health and reputation, sir. The country lost out as well on the possible immense contributions this brilliant mind could have made to our space program. Sir, we live in strange times where the corrupt are putting the honest and sincere in jail, sir. We see a similar chain of events unfold in my state of Andhra Pradesh, where our beloved leader Chandrababu Naidu, who worked relentlessly for 45 years with an unblemished career, have been jailed. Sir, if I'm speaking anything unparliamentary, you have the right to expunge it, sir. But I'm not speaking anything unparliamentary. Within my limits of being a parliamentarian, I'm speaking in this house, sir, who has worked relentlessly for 45 years with an unblemished career, has been jailed on trumped up charges, which is an obvious case of
regime, revenge, litigation. What incentives do young leaders like me have when honesty is being impeached? On the other hand, another leader from my state, surrounded by sycophants, will be celebrating 10th year anniversary of being out on bail this 23rd September for looting our country of 43,000 crores, sir. Sir, respected sir, we need to fix our system Now, before please it is conclude. taken for granted. Sir, 2 lines and I'm Please concluding. conclude. Please conclude. Concluding, sir. Sir, many of them who have benefited from CBN's policies and leadership over the years have come out on the streets to show their concern over his arrest. Not only in Andhra Pradesh, but in Hyderabad, Bangalore, Delhi, not only in India, but cities across USA, UK, Australia, Yes, and please. many other countries. Now There conclude. is support pouring in, sir. Through you, I appeal to the members of this August House to raise their voices collectively against the grave No, no. injustice and One blatant sec- one- assassination one second. of democracy One second. unfolding in Ramo, Andhra one Pradesh. sec. You please, he is not speaking anything unparliamentary. Please, you can dispute it. You can dispute. Suppose anything, anything unparliamentary, objectionable, it will be looked into. But unnecessarily, you don't create noise because you can very well dispute it after when your turn comes. No. He is comparing Nambi Narayan's Let me case. conclude, sir. Let me conclude. Please, let him Let me complete. conclude. You conclude. Let me conclude, sir. Last 4.5 years, I'm seeing, sir, the members of parliament from YCP. After his their speech, only you can agenda very is well, to you can stop very well me say. and my members from speaking. There is nothing else. Yes. I'll just conclude. Very last point, sir. As I conclude, I am reminded of Martin Luther King's quote: "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere," sir. Thank you. Jai Hind. And save democracy Thank you very in much, Andhra Pradesh. Sri Pratap Sarangi ji. No, you give your name when your turn. No, when your turn comes, you can speak. Honorable Chairman, sir, I thank you from the core of my heart for your kind permission to speak on this inspiring and very encouraging topic. Sir, it has been my proud privilege to speak for the first time in this new parliament building. Bharat Mata is destined to create history under the able leadership of a great champion like Narendra Modi ji, our honorable Prime Minister. Sir, entire world gazed toward the sky on the momentous occasion of August 23, 2023, when the Indian Space Research Organization, ISRO, stood on the brink of a historic achievement, leveraging India's ageless traditional knowledge, rich ancient wisdom, twinned with modern scientific and technological excellence and economic prudence. With the Chandrayaan-3 August mission, touching down on the enigmatic and uncharted south pole of the moon, it's a day of anticipation and wonder, hope and aspiration. While the mission represents the zenith of modern space exploration, it's imperative to revisit the ancient Indian knowledge that is woven a celestial tapestry around the moon for centuries. In Indian rich tapestry of ancient wisdom, the moon known as Chandra, or Chandrama in Sanskrit, holds a profound significance. It has long been a source of inspiration, mystic, and spiritual connection. Ancient Indian astronomers, or the Jyotishis, meticulously observed the moon's phases, cycles, and influence on Earth. The lunar calendar, based on the moon's waxing and waning, played a pivotal role in various aspects of life, including agriculture, rituals, and festivals. The moon's ethereal glow and its ever-changing phases evoked metaphors of transformation, cyclicality, and the transient nature of life. It found its place not only in scientific treatises, but also in the realm of art, poetry, and philosophy. The silvery orb adorned countless tales where gods and goddesses, lovers and seekers were often associated with its luminescence. As Chandrayaan-3 ventures to touch the lunar surface, it's intriguing to contemplate the echoes of ancient Indian insights in the modern endeavor. The moon's south pole, a realm clogged in mystery and shadow, is a fitting canvas for both ancient wonder and modern curiosity to converge. The lunar surface, as observed through the lens of Chandrayaan mission, unveils
tales of geological evolution and cosmic history. And yet the legacy of ancient Indian thought of largest universal well-being offers a perspective that extends beyond the scientific gaze. The moon's surface, with its craters and crevices, becomes a tapestry that speaks of cosmic cycles, change, and the dance of celestial bodies. Just as Chandrayaan-3 seeks to unravel geological secrets, ancient Indian wisdom invites us to explore the metaphorical depths of the moon's symbolism. The moon's waxing and waning mirrors the eternal ebb and flow of life. Its luminous radiance amidst the darkest nights reflects hope, strength, aspiration, and guidance in the face of challenges. As Chandrayaan-3's journey nears its pinnacle, it's a celebration not only of technological prowess, but also of the continuum of human curiosity and exploration. The threads of ancient Indian knowledge are interwoven with the fabric of modern space science, illuminating the moon's significance through time, encouraging insightful, futuristic explorations of the Milky Way for the enduring global good, universal prosperity of humankind, and all species of sustainable economy, ecology, and environment, which is symbolized by the great personality of Honorable Narendra Modi. Ahead of the developed world, it is India's maiden global achievement to soft land Chandrayaan-3 space mission unexploded South Pole. This demonstrates undivided attention, inspiring support, and visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, complemented by collective technical excellence of the Indian scientific community led by ISRO. सर, इसरो के वैज्ञानिकों का श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा, असामान्य एकाग्रता, प्रचंड साहस, दृढ़ निश्चय, दुर्वार संकल्प और राष्ट्र के प्रति समर्पित चरित्र और अखंड साधना के कारण और हमारे विजनरी लीडर राष्ट्रगत प्राण, अद्भुत सामर्थ्य का अधिकारी, असंभव के महानायक, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कुशल और प्रेरणादायी नेतृत्व के कारण यह संभव हुआ है. When Russia, a great country like Russia, failed, India succeeds. सर, भारत विश्व का प्रथम राष्ट्र है साउथ पोल में चंद्रयान का सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए. सर, आज कुछ लोग बोलते हैं इसको कुसंस्कार, हमारा पूर्वजों का जो सारा कीर्तिमान जो आविष्कार इसको कुसंस्कार मानते हैं. सर, विश्व में जब कोई सभ्यता का उन्मेष नहीं हुआ था, आधुनिक यूरोप और अमेरिका के पूर्वजों ने जब अरण्य में अपने को नीले रंग में रंजित करके विचरण करते थे, भाषा भाव में संकेत के द्वारा भाव विनिमय करते थे, कभी कभी खाद्याभाव के कारण नरमांस भी खा जाते थे. सभ्यता का उस उषा काल में जिसका भेद करने में दंत कथा भी असमर्थ है, इतिहास तो नहीं है, उस समय में हमारा देश में एक चमत्कार सभ्यता संपन्न, संस्कृति संपन्न राष्ट्र का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने सारा विश्व में ज्ञानालोक वितरण करने का स्पर्धा पोषण करते हुए किणुंतो विश्वमानव का उद्घोष में विश्व का गगन को गुंजायमान किया था. हम उनका स्पर्धी उत्तरदायी थे. कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, गणित, खगोल विद्या, ज्योतिर्विद्या, चिकित्सा विद्या, युद्ध शास्त्र, अर्थशास्त्र, कूटनीति, समस्त विषयों में जिन्होंने विश्व का गुरु पद में आसीन थे, उस राष्ट्र का हम स्पर्धी उत्तरदायी थे. सर, हमारा देश में कभी नया विचारों का विरोध नहीं किया गया. हमने बराबर नित्य सत्य का अनुसंधान को प्रेरित किया है. ये सारंगी जी, आप समय. सर, मैं तो थोड़ा सा आरंभ ही किया है, मेरा बारी पहले था, 2-3 फिर टर्न हुआ, फिर मेरा नाम आया. सर, व्हाट इज साइंस? सर, द प्रेजेंट डे civilization in which we live in is the product of a particular discipline of human mind known as modern science. And what is science? Sir, science can be broadly divided into two different parts. First is pure science, then is applied science. And pure science is nothing but a pursuit, a search after truth, a search after unbiased, unprejudiced, free from all dogmas, search after truth of nature. And applied science is an invention developed after these findings of the search after truth. Sir, so Chandrayaan is also an invention developed after these findings of the truth of pure science. Sir, now I can say that India has developed such truths ages ago, which modern science may take
एजेस टू रीडिस्कवर। हमारे पूर्वजों ने जिस ज्ञान विज्ञान का आविष्कार किया, इसमें यह विराट पुरुष का आविष्कार हुआ। चंद्रमा मनसो जातो चक्षु सूर्य जायत। The vastness and the oneness of the universe is the unique discovery of our sages as a shape. Sir, I would remember one incident. A great scientist, a Nobel laureate in physics, an American physicist, Dr. John Hofstra, he wrote in a book that Swami Vivekananda posed a challenge to modern science when he asked, can we activate matter and energy? And the challenge was answered by Albert Einstein after 3 years of his passing away. While explaining the philosophy of Sakya and Vedanta, Vivekananda told American scientists that your science is incomplete. Since your investigation stopped on 2 points, you could not discover the unity of human experience. Your knowledge, your experience could not proceed further. That is energy and mass. You could not unify them. But he explained how our sages ages ago discovered this unity in cosmic intelligence. From lowest atom to the highest Brahman, how the entire process ran, Vivekananda explained it very scientifically. Referring to this incident, John Hofstra told that. And this truth was discovered that energy and mass are 2 different aspects of the particular, of a single truth discovered by Albert Einstein after 3 years of passing away of Swami Vivekananda. Sir, इन सब विषयों में सपोज शून्य का आविष्कार नहीं होता भारत में, तो गणित का कितनी असहाय अवस्था होता। रसायन विद्या का भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हो, संगीत शास्त्र हो, कणाद मुनि का अणुशास्त्र हो, चरक और सुश्रुत का चिकित्सा शास्त्र हो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, ये सारा ज्ञान विज्ञान का भंडार भारत में है। सर, संपूर्ण भूमंडल में भारत का सम्मान बढ़ा है माननीय नरेंद्र मोदी के कारण। कुछ लोग कहते हैं हम तो वैज्ञानिकों को सम्मान करते हैं, लेकिन मोदी जी को क्यों? प्रताप सारंगी जी, एक मिनट, it's very, एक मिनट, it's very informative, knowledgeable, but time doesn't permit. That is a problem. That concern, kindly conclude. Sir, We fully appreciate, but at the same time, time doesn't, because 24 more speakers and the minister has to respond. Sir, Kindly cooperate with the chair. सर, हमारे देश में सम्मान ऐसा बढ़ा है कि हमारे वैज्ञानिकों ने माननीय मोदी जी के प्रेरणा में कोविड वैक्सीन आविष्कार किया, और कोविड वैक्सीन को मोदी जी ने सारा विश्व में वितरित किया। कुछ लोग कहते हैं विश्व में क्यों देते हो, हमारे देश में देते हो। सर, इस युग है दुनिया का एक्सपेंशन का युग है। विवेकानंद कहते हैं अनसेल्फिशनेस इज लाइफ, सेल्फिशनेस इज डेथ। हेल्पिंग अदर्स इज लाइफ, नॉट हेल्पिंग अदर्स इज डेथ। Strength is life, weakness is death. India was weak, nobody respected her. India became strong, America respected her, Australia respected, the world respected. Sir, चंद्रयान मिशन में हमारी सफलता, Thank you. ये हमारा विस्तार का, हमारा शक्ति का नमूना है। और माननीय मोदी जी ने घोषणा किया कि ये हमारी ये सफलता सारा विश्व का ज्ञान भंडार को समृद्ध करेगा, न केवल हमारा देश का मोनोपोली का विषय होगा। सर, इटर्नल सनातन धर्म, जिसको आज कुछ लोग विरोध करते हैं, ये अपने को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, बोलते हैं सनातन धर्म को उखाड़ के फेंक दो, ये डेंगू, ये मलेरिया, ये HIV। सर, हम इसको सहन करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा धर्म सहनशीलता का वैशिष्ट्य हमें देता है। बाकी कुछ धर्मों के बारे में बोलेंगे तो फतवा जारी हो जाएगा, हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारा स्वामी विवेकानंद ने घोषणा किया कि I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all the nations and of all the nations around. Sir, we take pity on them. We take pity on their knowledge. Those who say we are separate, we belong to Ravana race. Sir, Ravana was an Arya Santan, son of Visrava Rishi. He was accepted as the Purohita by Ramachandra in Setu and the Pratishtha. They do not know the history of the nation. The whole nation is one. Bhagavan Vyasadeva. Whatever Pandit Jawaharlal Nehru did, whatever Indira Gandhi ji did, whatever Rajiv Gandhi ji did, whatever Narasimha Rao did, whatever Manmohan Singh ji did, that is in the history. And the difference of opinion is, unnecessarily they are claiming India became independent after 2014. That is the difference of opinion in this matter also. Madam, we would like to point out this matter
It is a proud of nation. And they are mentioning another political issues also. Honorable Member Tejasvi Surya pointed out Nambi Narayan issue, the great scientist, and he connected that matter with Kerala Congress Party also. Madam, what was the issue? We condemned what happened to that great scientist. That issue has happened at that period, but it was connected to a court case. That was the most unfortunate incident. What is the role of Congress Party in that issue? This is the problem of BJP, and they are unnecessarily claiming it is their only credit. That is, we are criticizing now. Madam, I am coming to the point. I am coming to the subject. First of all, I would like to congratulate the people of India, especially the hardworking scientists of ISRO, the great Indian universities that produced them, and also the people who came before them who laid the strong foundations for this success. When the Chandrayaan-2 suffered a setback, India was sad only for a day. Deep inside, we all knew that ISRO will bounce back. That is a great Indian spirit of coming back stronger after a failure. The traditions of Indian science exploration were established along with the constitution. The term scientific temper was coined by Pandit Jawaharlal Nehru, and it is part of the English vocabulary now. It finds mention in our esteemed constitution too. This is an opportune moment to discuss what we are doing to promote scientific temper across the country. Madam, this success of Chandrayaan-3 is a moment of great pride for the people of Kerala as well. From the beginning, Kerala has played an important role in the story India's success in space sector. The very first rocket launch in India happened at Tumba, Trivandrum. The hard work of scores of Malayali scientists as well as local residents was what made the launch so successful. From there, we never had to look back. Dr. APJ Abdul Kalam, former President of India and the rocket man of India, is almost like a Malayali. He spoke fluent Malayalam and also built his career at Kerala, where he created a large body of work in service of the nation. Most of the great achievements of the ISRO was done when it was headed by Malayalis. I would like to gratefully remember the stellar tenures of Dr. K. Kasturirangan, Dr. G. Vadavandayar, Dr. K. Radhakrishnan, and the Madam, I just started. The present chairman, Dr. T. Somanath, is a proud child of Kerala, having completed his education from the state itself. Madam, 26 companies from Kerala have contributed to the manufacturing of components used in Chandrayaan-3. Out of these, 6 are public sector companies and 20 are in the private sector. A lot of manufacturing has done in facilities like that are situated in Valiamala, amongst others. It is a matter of pride for us to be able to contribute to this like that. Madam, grand success like that of Chandrayaan-3 helps boost the positive image of science in the minds of people. But as the news fades away, that achievement is pushed to the background. We need to have consistent engagement with the people to ensure that the message is always communicated to them. We need to build on the successes like this and make sure that children are attracted to the science. Also, being a scientist is a dream for millions of Indians, but hardly a handful of people know it from the childhood on how to work towards that aim. This has to be addressed at the earliest. Madam, science is everywhere. And concluding, just allow 2 another minutes, madam, please. Science is everywhere, but science education is not. If we are to look around, the marvels of this world is a gift of science. However, to truly appreciate that, the people of India should have a dedicated science museum close to them. A science museum at the state capital can serve only so many people. My humble submission is that there should be a mini science museums and science center at every Lok Sabha constituency. Every school in the constituency should be tried to this science center. You are allowing to contradict each other. Was it a part of a discussion, or you are allowing to contradict each other? इन बात के लिए आपके पास टाइम है. हमने पूछा तो 4 बजे का समय दिया था. अब कितने बजे? चुप कर बैठे हैं, इसका मतलब यू है क्या? मार्शल चलाता है या चेयर चलाते हैं? ये भी तो एक बार मालूम करना चाहिए. इसके बाद आपका है, जस्ट इसके बाद आपका है, घबराइए नहीं बच्चे, इसके बाद आपका है.
इनका है क्या? शांत इनका झगड़ा हुआ तो उसको बोलिए। शांत रहिए, शांत रहिए। You want him to नहीं, answer आप him? इसके बाद आप बात कीजिए ना। I have got no objection for him. He has asked. बैठिए जी, he wanted to बोलिए जी। answer the charges made by Babu. मरगनी बहरा जी बोलिए। Ma'am, we are the fourth largest party. We have ample time, more than 10 minutes. Kindly may permit me. प्लीज। Ma'am, at the outset, I thank the chair for permitting me to speak in this important discussion on the success of Chandrayaan 3. Ma'am, today I stand here to acknowledge the remarkable achievements of Indian Space Research Organization. Ma'am, as we look at the stars, everyone must be filled with immense pleasure and pride, ma'am, for the accomplishments of ISRO. These testaments of our scientists, it's years of hard work, persistence, and dedication, ma'am. Dr. Abdul Kalam said and dreamt that India should be a prominent player in the space exploration. As my friend rightly said about Abdul Kalam ji, he was recommended by Mr. Chandrababu Naidu, but never Abdul Kalam ji mentioned about this. And these people are proclaiming that we have appointed Mr. Abdul Kalam. So sad, ma'am. And one more thing, the ISRO remarkable achievements in the space exploration with the success of Chandrayaan 3 and as well as the first lunar exploration is Aditya L1, ma'am. The ISRO journey, which began in 1969, has been nothing short of extraordinary, ma'am. Ma'am, the ISRO provides services like the weather forecasting, broadcasting, networking, navigation, and geographic information, and so on. But the Chandrayaan 3 soft landing on the moon, on the lunar surface, solidifies the India's dominance in the space sector, ma'am. Earlier in 2019, with the failure of the Chandrayaan 2 and the Russians module also the same, the lot of pressure with our scientists, and finally, when the Vikram lander headed on the surface of the moon with 6,000 kilometers speed, which is 10 times faster than a plane, which is unimaginable, ma'am. To land in that speed on the earth is unimaginable. But our scientists had made really and hard work and also the complicated maneuver to land on the surface of the moon. And when the countdown was going on, it was really nerve-wracking, ma'am. The from each minute, when it is dropping down to the surface of the moon, be it 50 kilometers, 40 kilometers, every minute it is coming down. And finally, to landed on the moon, when the chairman of the ISRO, Mr. Somnath, has announced India is on the moon. So every people in the country, and rather all the people in the world waited for this particular spectacular situation has happened, which is landed on the moon, ma'am. And as we speak, ma'am, the India's rover drove down on the moon, on the south pole of the moon, and perhaps no other country in the world has landed on the south pole. And today, our scientists really made a great. No one have ever expected, the whole world never expected this kind of situation with the Indian scientists will happen, and the Indian scientists have made. And really, I wanted to express here, ma'am, my daughter, which is 6 years old, Jaini, she told me that, Nana, we are on the moon. And my mother also said, when are we going to the moon? And this, all things resonate, that everybody has owned this. All the people on this, all our country people have owned this, ma'am. And really, I appreciate and wholeheartedly appreciate the team ISRO and also the Honorable Prime Minister for this great thing happened, ma'am. The total spending of Chandrayaan 3 is about $75 million,
which is lesser than the Boeing 777, and also even lesser than the bigger Hollywood films also, ma'am. And also, I would like to mention here, ma'am, the Vikram lander and also Pragya, the rover, will be heading soon under the dynamic and able leadership of the Honorable Prime. Ma'am, 10 minutes I've asked. We are having time, enough time, ma'am. Ma'am, with these words, from the words of Dr. Vikram Sarabhai, the visionary founder of ISRO, ma'am, and I quote, "The space is not just a destination, but a frontier of endless possibilities," ma'am. Let's not forget the historic moment when the Prime Minister announced the landing site, the Chandrayaan-3, would be named Shiv Shakti, ma'am. The name Shiv Shakti signifies our deep-rooted cultural reverences, and also the recent, the Luna, the recent Aditya L1 also, it's truly remarkable, ma'am. And coming to the recent, one of my good friends from TDP has mentioned, ma'am, give me 1 minute of time. Give me 1 minute of time. Mentioned, he was just thinking about, the chair has asked to speak about Chandrayaan, but he is thinking about his leader, Chandrababu Naidu. And I wanted to mention here, the Chandrababu Naidu was arrested with a scam of 3,300 crores. 3,300 crores, where the Siemens has confessed when the CID has intervened. When the CID has intervened under the section of IPC 164 of CRPC, Siemens said that we have nothing to do with the MOU of the skill development. And now I wanted to mention here, sir. Mention here, ma'am, the Mr. Naidu has arrested under the relevant sections of criminal conspiracy, cheating and dishonesty, forgery. In addition to that, CID has invoked the Prevention of Corruption Act. And these all things had happened, ma'am. More skeletons will tumble out from the Chandrababu Naidu's closet, and TDP is the party of miscreants, and TDP is resorting to the crimes and 352, Madam, cases 352. behest of Rule the 352. Ma'am, Rule 352, a member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. He's talking about a case which is pending in the court, madam. If, madam, according to this rule, you have to expunge everything that he has spoken. Madam, this is a case that is pending in the court. According to Rule 352, according Shri Arvind Sambhaji. अरे बैठ जाओ. थैंक यू चेयरमैन मैडम. मैं आज मेरी वेदना प्रदर्शित करता हूं. पहले जिस ढंग से पार्लियामेंट चल रहा है वो बायस नहीं होना चाहिए. सो दैट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फर्स्ट. एक सेंटेंस में समझ जाना चाहिए. पहली तो बात, लेट मी हार्टिली कांग्रेचुलेट श्री शोभना जी, his entire team of ISRO, the scientists, and all those ancillaries who were supporting the functioning of the or launching of this satellite. There was BSNL also. Let it be very clear from this also. And therefore, I heartily congratulate on behalf of my party, my leader, Uddhavji Thackeray, and millions of followers too, of him. Madam, you, every one of us know that the Vikram Sarabhai, during the regime of Nehru, who thought of space research, an Indian committee on space research was formed during the regime of the Pandit Nehru ji. मुझे इतना ही बताना है कि उतना सब होने के बाद में आज भी हम 75 साल में क्या हुआ, ये हमारा डायलॉग है रोज का. अब पता चला होगा आज तो 75 साल में क्या हुआ. 60 साल पूर्व इसरो के बनाया गया. अब इसरो बनने के बाद में आज इस जो मंजिल हमने पाई है उसकी सराहना 140 करोड़ जनता तो करती है, पूरी दुनिया कर रही है और उसका हमें प्राइड है. इट्स अ रियली प्राइड मूवमेंट फॉर एवरी वन ऑफ इन द कंट्री. उसमें और एक बताता हूं कि कितनी छोटी बातें कैसी होती है मैडम, कि जब से यह चल रहा है संशोधन, तो एक चेन्नई के एक साइंटिस्ट जो कुछ साइंटिस्ट है, उसका नेम है चेन्नई बेस्ड एमेच्योर स्पेस एंथुसियास्ट नेम शनमुगा सुब्रमण्यम.
skilled in image analysis, identified the location for lander debris, and NASA NASA later confirmed it. वो जो डेब्रिस गिरा था वो एक कोई इसरो का नहीं है, वो स्पेस का ऐसा ही उसका संशोधन करता है। इतना मतलब लोगों के रगों में गया कि जो कुछ हो रहा है उसमें लोग भी पार्टिसिपेट करने लगे हैं, तो उसकी सराहना जितनी करी उतनी कम होगी। मैडम, यू एवरीवन ऑफ नो दैट अभी अभी आदित्य भी है, कुछ लोगों को आदित्य नाम से भी डर लगता है आजकल, पता नहीं है, लेकिन हमारे ये अच्छा हुआ कि आदित्य एल जी वहां गए हैं। वो आदित्य एल जो इमेजेस बनाता है उसमें VLCC करके विजिबल एमिशन लाइन कॉर्नोग्राफी एंड सूट सोलर अल्ट्रावायलेट मैरिजन, ये सोलर वाले जो सूट बनाते हैं SUIT, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स इज डन बाय पुणे इंस्टीट्यूट। तो दिस इज एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटिंग ऑन ऑल दिस थिंग। आई मीन दी अब इस जब मैं विक्रम साराभाई जी की बात कर रहा हूँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इज एंड द कोलंबो ऑब्जर्वेटरी इज इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, इट इज इन मुंबई। आज मुझे उनकी याद आती है, अब्दुल कलाम जी की और खास करके इंदिरा गांधी जी की। जब राकेश शर्मा जी गए थे तो वो एक फोन पे बात हुई और राकेश शर्मा जी से पूछा स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, हमारा हिंदुस्तान कैसे दिखता है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान आज दुनिया में सबको पता चला कि हिंदुस्तान छोटा नहीं है, बहुत बड़ा हो गया है, चांद पे गया। अब सूरज को भी उसकी भी जान ले, उसकी भी रिसर्च करने के लिए, संशोधन करने के लिए हमारा ऑर्बिट लैंडर उधर बना खड़ा है, वहां आदित्य एल लैंडर ऑर्बिट में खड़ा है। अब आज सुबह जो बातें हुई उससे थोड़ा सा स्पर्श करूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे से हाथ जुड़े हुए, सही है। धर्म किसको कहे, ये बात आती है मन में कि जब हम सावरकर जी की बात करते हैं तो उन्होंने खास करके धर्म के बारे में व्याख्या की है। धर्म क्या है, हिंदू नाम कैसे गिरा, सिंधु से हिंदू कैसे हुए। तो ये सारा जो है अभी हमारे सारंगी जी बताए सही है, हजारों वर्ष से हमारे पास आया है, हजारों वर्षों से है। हमारे तुकाराम, संत तुकाराम जी का एक अभंग है, अणु रेणु या तोकडा तुका आकाशा एवढा, मराठी में। अणु इज एन एटम, रेणु, so all those things have been there in our I can say epics, in your granthas, in your all those abhangas, it is existing. लेकिन इसमें एक बड़ी बात आपने कही, उसका मैं खास करके आपको धन्यवाद देता हूँ। हम बड़े दिल के लोग हैं, कोई छोटा से है तो उससे क्या ध्यान देना है। हम जहर को हम नहीं फैलाना चाहिए, हम जहर को फैलाना चाहते हैं, वो अच्छी बात नहीं मुझे लगती। संस्कृति, परंपरा और श्रद्धा, ये श्रद्धा जो बात है, श्रद्धा क्या है, हर एक की श्रद्धा अलग अलग होती है। 2 मिनट में खत्म करता हूँ। हर एक की श्रद्धा अलग अलग होती है। हमारे हिंदू मंदिर में जाता है तो भी हिंदू है, नहीं जाता तो भी हिंदू है, पूजा करता है तो भी हिंदू है, भगवान को नहीं मानता तो भी हिंदू ही है। यही तो बड़प्पन है अपने। हम परिवर्तनीय हैं। हमारे प्रबोधनकार ठाकरे जी, जो हमारे बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी रहे, शाहू फुले अम्बेडकर जी, ये सारे परिवर्तनीय थे। इसीलिए तो धर्म में जो परिवर्तन आया बड़ा स्वागतपूर्ण है। और अब जब हम, इसलिए मैंने सावरकर जी का जरा सा जिक्र किया, ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ कि इसको लेकर हम राजनीति खेल रहे, वो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। आज हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं। अब चंद्रमा की जब बात करते हैं तो मैंने अभी एक बात कही और दूसरी बात और भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने सुबह एक बात कही कि वहां भूस्खलन हुआ और भूस्खलन में जो बचे उन लोगों ने बद्री विशाल की जय कहा। अच्छी बात है, भगवान के ऊपर श्रद्धा है, लेकिन जो मर गया उनका क्या करे, वो किस पर श्रद्धा जताए, वो किसको बुरा कहे। तो इसलिए हमारा धर्म समझने की कोशिश करने की आवश्यकता है। टेम्परामेंट एंड साइंटिस्ट, वो जो बात है वो ज्यादा स्वागत है, मान लिया उसको। और मैं चाहता हूं कि जिस ढंग से चंद्रमा पर हम गए हैं और सूरज की हम संशोधन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता हमारा इसरो और देर करेगा। एक दिन आएगा जब चंद्रमा पर हिंदुस्तानी उतर कर आएगा और तिरंगा मशीन, तिरंगा रोवर, एक सेकंड वाक्य तो पूरा करने दो। तिरंगा रोवर नहीं फैलाएगा, तिरंगा हिंदुस्तानी फैलाएगा। और वही सावरकर जी को हिंदुस्तानी वाक्य जब बड़ा अच्छा लगता था। मैं आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।
very outset, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak in this magnificent new Parliament building. Madam, today I stand before you to celebrate our country's historic achievement in the field of space exploration and with the success of Chandrayaan-3's soft landing in the yet unexplored South Pole terrain of the moon, thereby making us the first country in the world to do so, and the fourth country in the world to reach the moon. Close on the heels of the Chandrayaan success was the historic launch of Aditya L1. Both these missions have showcased our indigenous technological prowess and made every citizen of the country proud indeed. However, in the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, we cannot alone take this glory and we have to share it with the rest of the world. This achievement is a testament to our Honorable Prime Minister's dedication, perseverance, ingenuity, commitment to advancing scientific knowledge and space technology, his exemplary proclivity for taking bold decisions, and last but not the least, to the diligence and unwavering spirit of the scientists and engineers of ISRO. The Indian space research and its ecosystem have been in an upbeat mood since the Honorable Prime Minister announced space sector reforms with enhanced participation of private players in the Indian space program, and also approved the Indian space policy in 2022. The success of the Chandrayaan-3 has been the logical extension of a series of key missions undertaken by ISRO in the last decade, and will be followed by many more ambitious projects, to name one, Gaganyaan, in the future under the visionary leadership of Honorable Prime Minister. In 2017, PSLV C-37 created a world record by successfully placing 104 satellites in orbit in a single launch. The New Space India Limited, NSIL, launched in 2019, has presently signed 19 technology transfer agreements and successfully transferred 8 ISRO-developed technologies to the Indian industry. In 2022, Vikram S Prarambh mission, a suborbital launch vehicle, was launched successfully and became the first privately built rocket launched in India. ISRO in the last 9 years has launched 52 launch vehicles and 57 spacecraft missions. Chandrayaan-3's success has established our country as part of an exclusive club alongside the US, Russia, and China, and has enhanced our global reputation as a serious player in the field of space exploration and R&D. It will also have a domino effect, leading to international collaborations, joint global space initiatives, knowledge exchange, and fostering closer ties with other nations, leading to further advancements in space technology. Madam, currently India contributes around 2 to 3% to the global space economy, which is expected to increase to 8 to 10% in the next decade. Our astute Honorable Prime Minister recognized the benefits of space technology and has expanded its usage to 60 line ministries for improved governance. Even during the COVID outbreak, the navigation and geospatial technologies were used efficiently to coordinate relief deployment. India has joined 5 nations capable of adopting navigation satellite system capacity. The Indian Regional Navigation Satellite System, launched by Honorable Prime Minister in 2015, has helped save the lives of fishermen amid extreme weather conditions. India already has more than 140 startups, and the successful lunar mission will provide a huge boost to them. It will establish India's position as a cost-effective,
satellite launcher benefiting aerospace and defense sectors. The Chandrayaan mission will inspire and captivate the imagination of the youth and encourage them to pursue careers in science, technology, engineering, and math. Also, several rural space labs are being set up in schools across the country to foster interest in young minds vis-a-vis space studies. It will open up a wave of opportunities for several sectors, which will boost our economic growth, help us achieve our objective of Atmanirbhar Bharat, and bring us closer to achieving Honorable Prime Minister's vision of becoming the third largest economy in the world. Now, I just want to put in a point that we as a civilization have always been curious about the stars and planets. And Puranic literature tells us that in ancient India, we had the knowledge of astrophysics, sophisticated understanding of astronomy, which was also called Nakshatra Vidya, the science of the stars, and we were able to accurately predict eclipses, motions of the planets, and use this knowledge in Vedic astrology. From Aryabhat to Vikram Sarabhai, Dr. Homi Bhabha, or Nambi Narayanan, we have a galaxy of legends in the field of space studies to be proud of. Now that our Honorable Prime Minister has firmly established himself on the world stage as a leader of leaders, it is no wonder, it is no wonder, ma'am, 1 minute, that he has shifted his sight on the stars. And let me assure you, he will conquer the field there too. And my very best to the extraordinarily gifted, diligent, motivated scientists and engineers, and the Honorable Prime Minister creating a conducive and encouraging climate for our space research program to reach new heights. As in his words, as he said, the sky is definitely not the limit for the Indian space sector. I wish them the very best. Thank you, ma'am. Thank you very much, Madam Chairperson, for affording me this opportunity to take part in the discussion. Madam, it is really a proud and prestigious moment to all Indians. On 23rd of August 2023, in the history-making soft landing of Chandrayaan-3 in the moon's south pole. Madam, we salute the Indian scientific community, in particular ISRO, for having achieved this historic success in space technology. Madam Chairperson, 13 scientists, including the chairman of ISRO, they are the former students of the TKM College of Engineering, wherein my constituency is there. 13 scientists who are part of the mission, including the chairman, Mr. S. Somnath. He is from the TKM College of Engineering, a well-reputed, prestigious college in the state of Kerala in my constituency. And that is being installed, that is being instituted by a learned person, Sri Tangal Kunju Musliya, in the year 1955. Madam Chairperson, when Chandrayaan-3 successfully landed on the moon, 1.4 billion people of India was in full joy and triumph in its making history. Through this landmark achievement, India's space agency ISRO became the first space mission in the world to land near the south pole of the moon. Madam Chairperson, the remarkable achievement of ISRO not only underscores the powers of Indian scientists, but also highlights the extraordinary journey of scientific development that India embarked upon since the establishment of ISRO in the year 1962. Further, it showcased India's technological capabilities and its visionary approach towards leveraging science and technology to address various other areas of development. Our moon mission is always having a human-centric approach. That is why immediately after the landing, soft landing, Honorable Prime Minister has said, this success belongs to all humanity, not to any individual or not to a particular community or a country. Madam, the roots of modern India's scientific journey is from the days of great visionary leader Pandit Jawaharlal Nehru. It can be traced back to the establishment of Indian National Committee for Space Research in 1962, that is INCOSPAR. That was INCOSPAR. INCOSPAR is subsequently renamed as ISRO in the year 1969. ISRO steadily evolved from its modest beginning, achieving a series of milestones
that illuminated the nature scientific landscape. Madam, on October 22nd, 2008, India's first lunar probe was launched by ISRO. It carried 11 scientific instruments to study the moon's surface, mineral composition, and the presence of water molecule. The result was the discovery of water molecules on the lunar surface, indicating the possibility of water ice in polar regions. Further, it identified the presence of magnesium, aluminum, silicon, iron, and titanium on the moon. And Chandrayaan-2, I am not going to the details. Madam, coming to Chandrayaan-3, a testament to ISRO's dedication to exploring new frontiers. The lunar lander Vikram consists of 3 parts: lander, rover, and the propulsion module, which provide the spacecraft to traverse 384,400 kilometers wide between the moon and the earth. Thereby, India has become the 4th nation to achieve this after US, Russia, and China. Chandrayaan mission cemented India's global status as a superpower in the space. ISRO's accomplishment demonstrate how investment in scientific research can yield both knowledge and technological advancements with far-reaching impacts. What are the impacts of the mission? Madam, 4 main impacts. Number 1 is the healthcare. Number 2, the climate change mitigation. And number 3, the security. And number 4, one is the national well-being. So, Madam, the fusion of science and technology has catalyzed the transformative revolution of the healthcare, like telemedicine, and bringing the service of the expert healthcare professionals even to the remotest part of our country. In the area of climate change, India's strategic alignment of science and technology assumes paramount importance. And that too in the case of sustainable development adopted by the UN resolution in the year 2015. And we are commitment to honor them. We have to honor the commitments made in the UN as far as the sustainable development is concerned. Madam, national security demands a multi-phased approach rooted in innovation. So, Madam, the realm of science and technology is intricately linked to its educational ecosystem and its ability to nurture a culture of curiosity, learning, and innovation. India's educational institutions and research centers plays a pivotal role in cultivating a skilled workforce and fostering a spirit of inquiry. Initiatives that promote STEM, that is science, technology, engineering, and mathematics, have the potential to propel India further on its scientific journey, for which I urge maximum budget allocation has to be provided in the field of research and innovation. The present budget allocation is not sufficient to meet the purpose. And one more suggestion I would like to make, as far as the private sector is concerned, what is the amount being spent for research and innovation and development in the field of research and innovation? It is negligible amount being spent by the private sectors. It is everything is from the public sector. Definitely, once again, I would like to take this opportunity to congratulate the scientific community, in particular the ISRO, and also the college from whom most of the members have already pointed out. Most of this engineering faculty is from the aided colleges or the government colleges. So once again, I take to congratulate and salute all the scientific community, in particular ISRO. Thank you very much, ma'am. Shri C. Thomas ji. Shri C. Thomas ji. उतना पीछे आ गया तो बैठ Thank you, Madam, for giving me an opportunity to participate in the discussion on the success of Chandrayaan-3 mission and other achievements of our nation in the space sector. As a representative of Quota parliamentary constituency and a member of the Kerala Congress CM, I congratulate the scientists of Indian Space Research Organization and other crew members who contributed to success the Chandrayaan-3 mission. The whole country is proud of you. In a lighter vein, I must mention that most of the scientists, including the ISRO chairman, Dr. S. Somanath, are from my state, Kerala. The VSSC Thiruvananthapuram director, Dr. Unnikrishnan Nair, who also was a part of in this mission, and he belongs to my constituency and he hails from a small village called Kodanallur.
in my constituency. He also had his studies in Malayalam medium schools and also had the local college where he has studied in the primary level. Sir, most of the alumni of the College of Engineering at Trivandrum, then TKM College of Engineering, Kollam, as well as the Kodamangalam MA College of Engineering, Kodamangalam. 55 members of that alumni from MA College of Kodamangalam are part of this mission. Sir, that way Kerala has a glorious and prestigious position in the success of this historic mission. Sir, having said that, I want to raise a few other issues which are affecting the scientist community in India at large. First, apart from ISRO, there are so many other institutions which contribute to scientific research in India. If you want to grow in science and development cutting edge technology, we have to make sure that the institutes other than the premier agencies like ISRO also get enough funding and other support. However, the data tells us that the completely different, the data which gives us is a complete different story. The expenditure on research and development as a percentage of GDP was 0.71% in 2013-14, which has now got reduced to 0.64 in 2021. Importantly, the most of the countries who are leaders in the field of technology and scientific advancement, the expenditure in research and development as a percentage of GDP is more than 3%. Sir, second, I would like to point out one more fact that in 2022, the GST rates on scientific and technological instruments to research institutes was raised from 5% to 18%. The overall impact of this decision is a reduction in the research and funding of government by two other scientists also have to pay more taxes for their laboratory instruments. I urge upon the government that the scientific and technical instruments supplied to research institutes should be exempted from GST. Third, recently the Ministry of Education and Department of Science and Technology have issued a GO to increase the fellowship amounts for junior and senior research fellowships. After 4 years of struggle of the researchers community, the increase in the amount was only 20%, sir, which is nothing in comparison to the inflation ratio. Sir, even the parliamentary panel has recommended a 60% revision in the fellowships and a minimum of 50,000 rupees. But now the government has come out with 37,000 rupees only. So the government has to understand that the scientists involved in the research are not to be treated as students. Most of them are in the age bracket of 25 to 35, and they have to the responsibility of their families. So I would request the government to revise the fellowship amount from 37,000 to 50,000 as recommended by the parliamentary committee panel. Sir, while we celebrate the success of Chandrayaan-3 and the successful missions of ISRO, we must not forget that that in order to become at par with the developed economies in terms of scientific and technological advancements, the government has to provide enough funding and support to the scientist community. Thank you, Madam. Shri B. Mahtab ji. Morning, my good friend Honorable Shashi Tharoor ji, Honorable Prem Chandran ji, other friends from Kerala are saying he belongs to my constituency, scientists belong to their constituency. Good, but they are proud Indians and all of us are proud of them. And the second thing which they need also to acknowledge that after doing the successful
mission of Chandrayaan, they went to Tirupati temple and they went to other temples also to offer their greetings and pranam. In fairness, they also ought to have said that. हो गया, ठीक। श्री बी महताब जी। Exploration of space has been one of the most challenging and fascinating ventures of humankind and continues to capture the imagination of generations. Over the ages, several spacefaring nations have undertaken numerous missions to explore the solar system, their natural moons, various minor planets, asteroids, comets, and even interplanetary voyages. Some 150 years ago, in the 19th century, an astronomy knowledgeable person named Samanta Chandrasekhar could map and tell us accurately what is the distance between the Earth to that specific planet. And this was confirmed by the astrophysicist of Calcutta University. And he wrote in Sanskrit Siddhanta Darpan, and he belongs to Odisha, to my constituency Khandpada, and that is the present planetarium is named after him. So this is all indigenous. हमारी भारत की विद्या के कारण ये सारे चीजें उनके पास था और वो भी उसको प्रमाणित करते थे। आज जिस बारे में हम आज दिन भर चर्चा कर रहे हैं, सारे मेंबर्स, this house is in one voice congratulates Indian scientists for their endeavor. That what we achieved on 23rd August 2023 is a very rare feat which was done by moon warriors. I'll just give two instances, madam. 84-year-old Palanival Vera Muthival, who studied in the Vilupuram Railway School before completing engineering degree from Chennai College and MTech from an institute in Tiruchirappalli. He shifted to ISRO in 2014 as project director for Chandrayaan-3. For the past 4 years, on the slender shoulders lay the enormous weight meeting the nation's space expectation. This house salutes him and hundreds of Indian space scientists and engineers who have worked tirelessly to make the moon mission a success. Just remember 4 years ago, on September 6, 2019, he and hundreds of other scientists had to watch the Chandrayaan-2 lander spin out of control 800 meters above the lunar surface and then lose all telemetry contact with the mission control as it crashed on the moon surface. It would fall on them, on the then ISRO chairman, Mr. P. Sivan, to break the gloomy news to Prime Minister Narendra Modi, who was in the visitors gallery to watch the landing and who had to console Sivan on his shoulders. S. Somnath, Dr. S. Somnath, then the director of Tiruvananthapuram-based Vikram Sarabhai Space Center, was there. And I had the good fortune of interacting with both Mr. Sivan, who was then the ISRO chairman, and also with Dr. Somnath, who was the director of the Vikram Sarabhai Institute at Tiruvananthapuram. When a parliamentary committee, I was a member of that, we visited that institute and we could understand the difficulty in which they have been making progress. 4 years later, this tall, fit, and unfathomable Somnath would once again find
sitting in front of the console of Mark II as ISRO chairman as the countdown began. Failure is the pillar of success. Our scientists learned from failure. PM Modi encouraged them, and that is why during these 4 years, the success has been achieved. The leadership quality of our Prime Minister definitely enthused our scientists to a very great extent. Otherwise, it would not have been successful. They took no chances. ISRO chairman Dr. S. Somnath says, failure gives you much more understanding than success. Having reached the moon, ISRO is now trying to find its place under the sun. Now Aditya L1 spacecraft is in its long journey. In all these missions, ISRO is focusing on doing what it does best, that is technological innovation in a cost-effective manner. When we compare the expenditure that is being made by European Union or by United States, NASA, or even by China, our investment, our expenditure is comparatively much, much less. The process of synergy is happening, and in just 3 years, we have more than 150 private startups in the space sector. It is not only the government which is investing, it is private investment which is very important. If India's space sector has to expand rapidly, it cannot depend on government funding only. India is emerging in the new global order, and in that respect, I believe today, when the Parliament is deliberating on this great mission of our Indian scientists, we should not forget. We should not forget that we also are having adequate support and interaction with the NASA scientists and also the scientists of other scientific societies. And the world looks up to Chandrayaan-3 with great anticipation, expectations, and hope, and at the same time waits for it to uncover many more new features and mysteries of the moon and the universe. Thank you, ma'am. Shri Soumitra Khan ji. Thank you, sir. Thank you, madam. Give me opportunity for speaking the ISRO and Chandra Vision. मैं पहले मेरे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे जो उसी का समय में ये समय जो समय है सही समय है और उसके साथ पूरे इसरो का जो साइंटिस्ट है सबको धन्यवाद क्योंकि एक जब जन्म के बाद हमारा बंगाल में कहावत है आय चांदा मामा टीप दिए जा तो आज जो बचपन में सुना था वो आज हमारा भारत चांदा मामा का जाके चंद्रा विजन हो गए सक्सेसफुल हो गया आज हमारा जो सपना था हमारा जो इच्छा था आज पूर्ण हुआ तो मैं बहुत सारे बात सुनेंगे लेकिन हमारा टाइम नहीं है तो पहले एक होता है जो इंस्पायर हमारे जो प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ी बात है जो आगे बढ़ो कुछ करो और वही सफलता है आज चंद्र विजन का आज हमारा 142% ज्यादा 2013-2014 में जितना सारे एक्सपेंसेस होते थे जो बजट था इसरो का वो हमारा बजट है आज 12,000 करोड़ के आसपास तो हमारा यही सक्सेस है जो 5,615 करोड़ खर्च था वो आज 12,543 करोड़ 10 साल में हुआ है उधर हमारे बहन बोल रहा था ऊपर जो काम कर दिया वो बात नहीं है ये मोदी जी का समय में सबका विरोध है ये इतने अच्छे संसद में हम लोग बैठे हैं जब भिस्ता वो हो रहा था
बोल रहे इसमें ही चलेगा, ये नहीं करना चाहिए। जब आज बैठा है बोल रहे अच्छा है। जब सेकंड चंद्र विजय हमारा फेलियर हो गया, उस टाइम विरोधी पक्ष बोल रहे थे वो कुछ नहीं होने वाला है। हमारा एक पश्चिम बंगाल का एक चीफ मिनिस्टर भी खड़े होने तैयार था, उधर फेलियर होगा, वो बोलेगा प्रधानमंत्री से कुछ नहीं होगा। लेकिन देखिए पूरा भारत चाहते थे ये सक्सेस, आज वो सक्सेस हम लोग को मिला है। हमारा पहले जब डिजिटल इंडिया हुआ था, जब जैसे पेटीएम डिजिटल कैसे होगा, मैं बहुत सीनियर लीडर से सुना हूं, बोले कैसे होगा, एक सब्जी वाले कैसे आपका पेमेंट लेगा डिजिटल में, तो आज सब्जी वाले पेमेंट ले रहा है डिजिटल में। यही है आधुनिक भारत, जो हमारा स्वामी जी बोलते थे, जो आधुनिक भारत श्रेष्ठ भारत, यही समय है जो श्रेष्ठ समय है। जो प्रधानमंत्री जी का अमल में आज 23 अगस्त साउथ पोल में जो इतिहास रचना रची है, जो भारत का विश्व मित्र, भारत का विश्व गुरु मोदी जी का नेतृत्व में जो G20 में सक्सेस हुआ। अब पहले बोल रहा था कैसे करेंगे, कहां हॉल है, 125 कंट्री का कौन कहां पे बैठेगा। आज देख लीजिए पूरा भारत देश का नरेंद्र मोदी जी आगे जा रहे हैं और सब राष्ट्रप्रधान पीछे जा रहा है। सब बोल रहे हैं मोदी जी आप आगे बढ़ो, आपके साथ हूं। और पहले हम लोग का बात है, अमेरिका नासा को देख के बोलते थे अरे नासा सब कुछ कर पाएंगे, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज जितेंद्र जी है हमारा मिनिस्टर भी, इतने अच्छे वहां पे जाके जो उद्घाटन किया है, सबसे बड़ी बात है जो सक्सेस को देखना चाहिए, सिर्फ देखने के लिए सिर्फ इच्छा होना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री जी का है, जो प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, जो स्टार्टअप में आज इसरो के साथ 140 स्टार्टअप जुक्त है, उसके साथ इसरो का फायदा भी होगा और इसरो का साइंटिस्ट को भी आगे बढ़ेगा। हमारा बंगाल का स्वतंत्रनाथ बसु, जो हमारा बसु विज्ञान मंदिर हम मांगेंगे, हमारा जितेंद्र जी बैठा है, हम मांगेंगे जो हमारा पश्चिम बंगाल से बहुत सारे साइंटिस्ट आज हमारा इसरो में काम कर रहे हैं। बंगाली का हमारा इज्जत बढ़ रहा है, क्योंकि बंगाली हम लोग बंगाल से आते हैं। हमारे बंगाल का जितने सारे इंस्टीट्यूशन है, जादवपुर बोलिए, खड़गपुर IIT बोलिए, दुर्गापुर NIT बोलिए, मेरा पत्ता सर का भी एक साइंटिस्ट भी है उधर जो काम कर रहे हैं, उधर अच्छे काम कर रहे हैं। मैं ही बोलेंगे जो आज एक सिनेमा हॉलीवुड बॉलीवुड में बनती है तो 500 करोड़ 600 करोड़ 1000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और बंगाली आज हमारा पूरा इसरो का साइंटिस्ट को मैं सलाम करता हूं। मैं आज उसको बहुत अच्छा धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आज सिर्फ 600 करोड़ में आज प्रणाम करता हूं, जो 600 करोड़ में जो आज इतने आगे बढ़े और भी आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है, एक गीता में एक बोलेंगे जो महाभारत में सब कुछ है, जा नहीं भारत है ता अच्छे सभी महाभारत है। आज हमारा गीता आज पूरा विश्व को दिखा रहा है कि कैसे उसको देख के हम लोग आगे बढ़े। हम लोग भारत को भारत माते बोलते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में इसरो तो आगे बढ़ेंगे, पूरा देश आगे बढ़ेंगे। हम लोग मेक इन इंडिया हुआ, हम लोग आत्मनिर्भर भारत हुआ, हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे रहेंगे। मोदी का नेतृत्व में और भी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। श्री रविंद्रनाथ कुमार जी, किधर है रविंद्रनाथ कुमार? ओ अच्छा। Chairperson, Madam. Madam, at this historical era, when our nation has completed the 75th year of its independence, our nation have made several successful landings under our honorable leader, Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. Madam, we have successfully landed into the magnificent new Parliament building, which will be privy to several landmarks decisions in its journey. And the successful presidency of G20 under our Honorable Prime Minister ensured the successful landing of the several most powerful world nations into our country. The G20 New Delhi Summit evidenced our nation's collective power and showcased our diversity and prosperity to the rest of the world. History was set when the lander model of Chandrayaan-3 set foot on the moon. India became the first nation to reach the
unexplored south pole of the moon in the world, and it doesn't matter who lands second. And the whole world congratulated our Honorable Prime Minister when Bharat earned a place in record books. Our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, leaves a legacy not only to our nation, but to the many several world nations which aspire to become space power. I wish to take this opportunity to congratulate the ISRO chairperson, S. Somnath, project director, Veera Muthuvel, deputy director, Kalpana Halahasti, VSSC director, S. Unnikishan Nair, and Sankaran Srikant, the former chairman of ISRO, and Sivan, and the entire team of heroes behind the historical mission, ma'am. Ma'am, apart from contributing with the expert project management team from Chandrayaan-3 mission, I am delighted to say that from Tamil Nadu, in the district of Namakkal, has contributed to the mission with the supply of soil for testing this Chandrayaan mission capacity. And finally, I finish in 1 minute, ma'am. I am equally proud that Tamil Nadu is home to many top scientists of the world, notably Sir C.V. Raman, astrophysicist Radhakrishnan, S. Chandrasekhar, who later on called as mathematician Sri Srinivasa Ramanujan, and notably our former president Bharat Ratna APJ Abdul Kalam, who was also the project director of India's first SLV rocket. And finally, I conclude with the vision, our vision of our Honorable Prime Minister shall help in expanding our space sector, further contributing to the overall progress of the country. I hope that our country will leave an even more prominent mark on the history of space travel and India's human space missions in the coming years. Ma'am, after achieving its target at present, the Chandrayaan lander is in sleeping mode. I wish this week, anytime again, it will come to backup mode. With this, I conclude, ma'am. Thank you. माननीय सदस्यगण, अभी मेरे पास वक्ताओं की लंबी सूची है। यदि सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई 8 बजे तक बढ़ा दी जाए। श्री बदरुद्दीन अजमल जी। मैडम, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने इस बिल के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले इस मुल्क के वजीर आजम श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। इसरो के तमाम उन साइंटिस्टों को और छोटे छोटे वर्करों को जिन लोगों ने इस मामले में इतने सालों से मेहनत की और रिसर्च करके इस मौके पे हमको पहुंचाया कि हम लोग चंद्रयान-3 के ऊपर पहुंच पाए। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इसको नेहरू जी ने शुरू किया, इंदिरा गांधी जी ने आगे बढ़ाया, राजीव जी ने आगे बढ़ाया, और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अब इसको पूरा किया। मैं उसको दिल की गहराई से उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अगर उन जैसे प्रधानमंत्री नहीं होते तो शायद यहाँ तक लोगों को, साइंटिस्टों को इसका मौका नहीं मिलेगा। मैं आसाम से आता हूँ सर, मैडम, और वहाँ के हमारे 2 बच्चे जो इसरो में हैं, एक है नाजनीन यास्मीन, एक है डॉक्टर बहारुल इस्लाम, ये चंद्रयान-3 के मिशन में काम करते हैं। मैं इसलिए उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, और साउथ इंडिया के उन तमाम साइंटिस्टों को जो इसरो के साथ जुड़े हुए हैं, वो पूरे साउथ इंडिया के ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, वो उन सब साइंटिस्टों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, मुल्क को ऊंचाई के ऊपर ले जाओ। हम तुमको सलाम करते हैं। मैडम, इसी के साथ मैं अपने मुल्क की, जब हम चांद पे जा रहे हैं तो हमें नीचे भी देखने की जरूरत है। जिस जमीन से हम जाते हैं मैडम, आज भी हमारा मुल्क पूरे दुनिया के एक बहुत बड़े नंबर पे पहुंच चुका है, लेकिन हमारे मुल्क में आज भी लाखों लोग गरीब सोते हैं, भूखे सोते हैं। मैडम, बच्चे पढ़ने के लिए उनके स्कूल नहीं है, लाखों बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनके पास स्कूल नहीं है, स्कूल है तो उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। मैडम, इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि उन बच्चों को, उन माओं को कैसे हम रोटी पहुंचाएं, कैसे उन भूखों को खाना पिलाएं। चांद पे जरूर जाए। इसलिए दूसरी तरफ मैडम, मैं आसाम से आता हूँ। मेरा आसाम, मैंने कल भी कहा, फ्लड और इरोशन से जूझ रहा है।
मेरा क्षेत्र धुबड़ी, वहाँ फकीरगंज है मैडम, और बोरपेटा है, वहाँ पूरा इलाका का इलाका टूट रहा है, लाखों बीघे जमीनें चली जा रही है, हजारों लोगों के घर बह जा रहे हैं, बच्चे बेघर हो रहे हैं, उनके रहने की कोई जगह नहीं है। मैडम चांद, जब आप आसाम से, मैं प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि आप चांद पे जाएं और लोगों को भेजें, मुबारक हो, लेकिन इन गरीबों की तरफ, पूरे मुल्क में जो गरीब है उनकी तरफ ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया। निवाल जी, आपके लिए सभापति महोदय, सदन में आज चंद्रयान मिशन की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे राष्ट्र की अन्य उपलब्धियों के बारे में चर्चा हो रही है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर कदम रखकर न सिर्फ एक नया इतिहास रचा, बल्कि ऐसी जगह पर उतरने में भी सफल रहा जहां अब तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। हम बच्चे थे जब पढ़ते थे, इतिहास पढ़ते थे, अमेरिका चांद पे जा रहा है, रूस जा रहा है, तैयारी कर रहा है, लेकिन हमने चांद की उस जगह पे कदम रखा। और उस दिन जब चंद्रयान चांद की सतह पे उतर रहा था, और वो पल जो 1 घंटा लास्ट का था, 1 घंटे से फिर 30 मिनट, 29, 28, 27, 1 मिनट 1 सेकंड, इतना जबरदस्त उत्साह देश के हर बच्चे के अंदर, 4 साल से लेके 3 साल से लेके बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, किसान, जवान, सब टेलीविजन के सामने थे, कोई फोन लेके बैठा हुआ था और उस इतनी उत्सुकता से देख रहा था कि भारत आज विश्व का पहला देश बना। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। मैं इसमें हमारा जो भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता को न केवल हमारे देश ने बल्कि दुनिया ने, इसे गर्व की बात है। मैं प्रधानमंत्री सहित हमारे मंत्री जी और लोकसभा अध्यक्ष जी का भी इस बात के लिए धन्यवाद कि आज उन्होंने इस पर चर्चा कराई। वैसे 193 में चर्चा होती, लेकिन आज इस पर विशेष रूप से ये चर्चा कराई। और आपका भी धन्यवाद कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। 20 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखने वाले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने वहां उतरते ही कहा था कि इंसान के लिए एक छोटा कदम हो सकता है, लेकिन मानव जाति के लिए एक लंबी छलांग। और विश्व के अंतरिक्ष में ये वाक्य लगभग कहावत में बदल गया। सब हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना से लेकर अब तक इसरो के वैज्ञानिक वहां काम कर रहे और काम कर चुके कर्मयोगी कार्मिकों की मेहनत से जो सफलता प्राप्त की, उसे पूरा देश गौरवान्वित है। आज जब इस महत्वपूर्ण उपलब्धि विषय चर्चा हो रही है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस सफलता की कहानी को स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात कही, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि गांव ढाणी के अंतिम छोर पे ग्रामीण परिवेश के बच्चों को स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरणा मिले, और उस शिक्षा में जब इस सेक्टर में आगे बढ़े, सरकार की तरफ से उनके शैक्षणिक खर्च पूर्ण रूप से कैसे वहन किए जाए, इस दिशा में भी सरकार को सोचने की आवश्यकता है। सर्वोदय चंद्रयान की जो सफलता हासिल हुई वो किसी व्यक्ति विशेष या सरकार की सफलता तक ही सीमित नहीं, ये हमारे वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत का परिणाम और इसरो की स्थापना लेकर अब तक इसरो की यात्रा में वहां के वैज्ञानिकों का अथक परिश्रम का परिणाम। लेकिन भाजपा इस सफलता को ऐसे दिखा रही है कि जैसे ये उनकी व्यक्तिगत सफलता है। ऐसे मामलों का राजनीतिक नहीं करें तो अच्छा। हम सब इसमें आपको बधाई देते हैं, ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। सबका आशीर्वाद, सबकी दुआएं, इस देश आगे बढ़े, इसी का परिणाम है कि हमें विश्व में सबसे पहले सफलता मिली। देश की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत 1960 के दशक में हो गई थी। फरवरी 62 में अंतरिक्ष अनुसंधान के राष्ट्रीय का गठन किया, जिसके सदस्यों में होमी जहांगीर बाबा और विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिक शामिल थे। और चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता वर्षों की मेहनत का नतीजा। सब भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक छोटी सी शुरुआत से की और आज विश्व के सम्मुख एक विशाल उदाहरण स्थापित कर देखा। अगर आप बीते 6 दशक पहले जब भारत ने इस यात्रा को शुरू किया, उस बारे में याद करें, उस समय अमेरिका और तत्कालीन सोवियत यूनियन लगभग चंद्रमा की धरती पर उतरने की तैयारी कर रहे थे। तब हम सोचते थे इन बातों को। इसके बाद के समय से अब तक के भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में जितनी तीव्रता के साथ अपने स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, इससे जाहिर होता है कि हमारे वैज्ञानिकों में कितनी प्रतिभा और योग्यता रही होगी। मुझे गर्व है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के एक किसान की बेटी, मेरे समाज की एक बेटी, जो जिसका नाम सुनीता खोकर है, चंद्रयान 3 की सफलता में इसरो की टीम का हिस्सा थी। सभापति महोदय, चंद्रयान पर भारत के मानव अभियान को लेकर उम्मीद बढ़ी, क्योंकि सफलता आपके कार्यकाल में मिली, ये सही है। लेकिन जब बात नीति के सवालों की आती है, सरकार को अपनी विफलताओं को भी स्वीकार करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं कोई इश्यू से भटक नहीं रहा हूँ, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों का अस्तित्व बचा रहे। आज विषय अलग है, फिर मैं कहना चाहूंगा बढ़ती महंगाई को रोकने में, स्थायी रोजगार देने में
सरकार नाकाम रही, उसको भी आपको स्वीकार करना चाहिए। सौदों में लास्ट में मेरी बात समाप्त करूंगा। आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वैज्ञानिकों के उत्साह और उनकी मेहनत से जो सफलता हमारे देश को मिली, उस सफलता में वैज्ञानिकों का उत्साह शामिल था, परंतु राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े मामले में आपकी सरकार ने देश की सेना और युवाओं को सेना में अग्निपथ नामक संविदा भर्ती की योजना को लाकर जो किया है, मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि ऐसी योजना को वापस लिया जाए ताकि सेना का उत्साह बरकरार रहे। एक सभापति महोदय मैं चाहता हूं कि बेरोजगारी पे चर्चा हो सदन के अंदर, पूरे देश का नौजवान जिन्होंने आपको सत्ता के शिखर पे बिठाया। दूसरा, एक चर्चा महिलाओं, जो महिला अपराध बढ़ रहे हैं देश के अंदर, महिला आरक्षण आप ले आए, उसका हमने सबने धन्यवाद आपको दिया था। जैसा भी आप लाए अच्छी बात है, कम से कम शुरुआत तो करी। आगे ये भी बैठे थे कई साल, ये भी नहीं ला पाए, आप लाए। लेकिन महिला अत्याचार जो देश के अंदर बढ़ रहे हैं, इसकी चर्चा भी सदन के अंदर पूरे दिन होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और आपने मुझे मौका दिया, मैं पुनः इसके हमारी भारत जो आगे बढ़ा है इसको बहुत बहुत बधाई। और हम सब मिलजुल के चाहते हैं कि देश और दुनिया के अंदर श्री सूर्य विखे पाटिल हम देश के विकास की सोचे। धन्यवाद बेटा। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस चंद्रयान 3 के यश गाथा में चर्चा में सहभागी लेने के लिए हम परमिशन दी। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि एक फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते इस नवनिर्मित भव्य संसद में मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, और वो इस विषय पे जिस विषय से इस देश का नाम पूरे विश्व में रोशन हुआ। आज के ये चंद्रयान 3 के चर्चा में हम हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का याद करते हैं, जिन्होंने 2003 में चंद्रयान की घोषणा की थी। और उनके विश्वास और संकल्पों को नमन करते हुए मैं कुछ पंक्तियों से उनको श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहूंगा। वाकिफ कहां जमाना हमारे उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से, रखकर चांद पर कदम आज हमने इतिहास बना दिया, जिनको शक था हमारी काबिलियत पर आज उन सबको गवाह बना दिया। सभापति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चंद्रयान 3 का यह यश हमारे जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का जीता जागता उदाहरण। चंद्रयान 3 का यह यश सिर्फ विज्ञान का प्रतीक नहीं, लेकिन यह नारी शक्ति का भी प्रतीक है, जिसमें 100 महिलाओं ने साइंटिस्ट और इंजीनियर होकर इस चंद्रयान 3 की यश गाथा में अपना सहभाग लिया। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कल पारित किया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम इन्हीं महिलाओं को भारत के विज्ञान की आवाज इन संसद में उठाने के लिए प्रेरित करेगी। और अब वो दिन दूर नहीं कि कुछ सालों में इस देश का स्पेस मिनिस्टर एक इसरो की महिला अपने विज्ञान के माध्यम से इस देश को अवगत करेगी। माननीय सभापति महोदय, बचपन में स्कूल में हमें चांद से लेके 2 ही सवाल पूछे जाते थे, फर्स्ट मैन ऑन मून एंड फर्स्ट कंट्री ऑन मून। उसके जवाब हमें याद हो गए थे, नील आर्मस्ट्रांग और रशिया। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब देश के बच्चे को पूछा जाएगा कि विच कंट्री लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून फर्स्ट, वो देश का बच्चा गर्व से बोलेगा भारत। यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम कर पाए हैं। सभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं और महाराष्ट्र का योगदान इस चंद्रयान 3 अभियान में बहुत बड़ा है। इस चंद्रयान 3 में लिक्विड प्रोपल्शन इंजन्स एंड सैटेलाइट थ्रस्टर्स गोदरेज के माध्यम से बनाए गए, जो मुंबई में स्थित है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की गाथा बताते हुए GSLV Mark 3 की कोटिंग सांगली जिले में डैजल डायनो कोट से की गई। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धता हमारे नेता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी का स्वप्न पूर्ण करते हुए बीड़ जैसे दुर्गम जिले के एक व्यक्ति ने, जिसका नाम दत्ता बीड़कर है, वहां पे एक जूनियर साइंटिस्ट बोल के काम करके चंद्रयान 3 की यश गाथा में शामिल हुआ। ये मुंडे जी का सपना हम पूरा होते हुए चंद्रयान 3 के माध्यम से देखने को हमें मिला है। आज की ये चर्चा में हम अपेक्षा कर रहे थे कि सब इसमें सकारात्मक भूमिका निभाए, सब हमारे वैज्ञानिकों की तारीफ करें, लेकिन कुछ लोगों की आदत राजनीति
लाने की जाति नहीं है। और इसीलिए पिछले 50 सालों से आज जो विपक्ष में बैठे हैं, एक चांद के माध्यम से कविता बहुत खूबसूरत उन्होंने बताई थी। मुझे वक्त बहुत कम है तो मैं कविताओं के माध्यम से ही अपनी बात रखूंगा। एक कविता थी, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में मुन्ना को दे प्याली में। 50 साल से इन्होंने देश को यह बताया कि चांद बहुत दूर है, और ये वही लोग हैं जिन्होंने चांदी के थाली में खाना खाया लेकिन गरीबों के प्याली में पानी देने की हिम्मत इनकी हुई नहीं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने गरीबों का उद्धार किया और जल जीवन मिशन के माध्यम से आज पानी देने का काम हम कर रहे हैं। सभापति महोदय, चंद्रयान 2 2019 के जो टीवी पे विजुअल्स थे वो हम कैसे भूलेंगे। जब हम टीवी पे देख पा रहे थे कि चंद्रयान 2 के नॉन लैंडिंग की वजह से हमारे इसरो के चेयरमैन हताश थे, साइंटिस्ट हताश थे, तो देश के एकमेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जो स्पेस सेंटर में जाके उन्होंने हौसला बढ़ाया, उनको उम्मीद दी, और वो वही हौसला था जिसने चंद्रयान 3 की नींव रखी। आज उस जो हौसला, जो जज्बा उन साइंटिस्ट में निर्माण हुआ, उनको मैं उन कुछ पंक्तियों में रखना चाहूंगा कि ए चांद तेरी जिद के आगे क्या मैं नतमस्तक हो जाऊंगा, तू खाब परे रख दे अपने मैं फिर से वापस आऊंगा, तू दूर भले ही हो मुझसे पर पास कभी तो आऊंगा, है प्रेम अमर मेरा तुझसे मैं उसको छोड़ ना पाऊंगा, उस बार चलेगी जिद मेरी तुझको भी याद दिलाऊंगा, तू खाब परे रख दे अपने मैं फिर से वापस आऊंगा। और इसी हौसले से ये चंद्रयान 3 की तरफ हम बढ़े और हम यशस्वी भी हुए। सभापति महोदय, साइंस हमें बहुत कुछ सिखाता है और एक कहावत है कि साइंस टीचर्स अस टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, लेकिन ये स्टेटमेंट विपक्ष को लागू नहीं होता जो अपनी गलतियां सुधारने के लिए नहीं लेकिन बार बार गलतियां करने के लिए जाने जाते हैं, और आज यहां इस सदन में वो साइंस की दुहाई दे रहे हैं। सभापति महोदय, चंद्रयान 3 के यशस्वी लॉन्चिंग के बाद आज संगठित भारत, सामूहिक भारत सन मिशन की तरफ बढ़ रहा है। हमारा भारत का सन मिशन ये SUN ये सन मिशन है, और दूसरी तरफ देश में I.N.D.IAA ये इंडिया SUSON ये सन मिशन को लॉन्च करने में लगे हुए हैं, जो सन मिशन बार बार लॉन्च होकर फेल हुआ, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा SUN भारत के द्वारा लॉन्च किया गया सन मिशन ये यशस्वी होगा, इसकी हमें पूरी तरह से विश्वास। आपके माध्यम से आज इंडिया नासा के आर्टेमिस अकॉर्ड में सहभागी हुआ है। इस आर्टेमिस अकॉर्ड के माध्यम से हम देश के द्वारा 2025 में इंसानों को चांद में भेजने का प्रावधान करने वाले हैं। मुझे खुशी है कि 2024 के इलेक्शन के बाद काफी ऐसे लोग रहेंगे जो पूरी तरीके से खाली हो जाएंगे। मेरी विनती है सरकार से कि आपके माध्यम से उन खाली लोगों को 2025 में चांद में भेजने का प्रावधान सभापति महोदय आपके माध्यम से 2024 के बाद किया जाए। तारीखों का अपना अलग महत्व है। 14 जुलाई 2023 ये हमारे देश में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तारीख बताई जाएगी। ये वर्तमान की 14 जुलाई चंद्रयान 3 की यश गाथा दोहराएगी, लेकिन एक तारीख थी जो इतिहास में 14 जुलाई 1942 जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ था, वो इतिहास 14 जुलाई का था। और आने वाली 14 जुलाई 2024 ये देश का नागरिक क्विट इंडिया अलायंस मूवमेंट ये देश का नागरिक लगाएगा, और फिर एक बार देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश की जनता की सेवा करने के लिए आएगी। और अंत में मैं अपने चंद वाक्यों से एक कविता के माध्यम से अपने वाणी को पूर्ण विराम दूंगा, जिस कविता के माध्यम से इस चंद्रयान 3 की यश गाथा बयां की गई है। अंतरिक्ष में गूंज उठे हम चंद्रयान का गान लिए, चांद तिरंगे रंग में नगा नई एक पहचान लिए, मेरे भारत के वैज्ञानिक तुम गौरव हो भारत का, ऊंचा माथा लिए खड़े हम सच्चा एक अभिमान लिए। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा। श्री बेनी बहनान जी। Sir, thank you, madam. I want to speak in my mother tongue, Malayalam. Sir, നമ്മുടെ മാനവരാശിക്ക് തന്നെ
അഭിമാനകരമായ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ ഞാനും അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ വ്യക്തികളെയെല്ലാം സാർ, ശാസ്ത്രം വളരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ മാത്രം സമഫലമായിട്ടല്ല. ഒരു കൂട്ടായ ചർച്ചയിലൂടെ മാനവരാശിയുടെ കർമ്മശേഷിയുടെ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ശാസ്ത്രം വളരുന്നത്. സാർ, ശൂന്യാകാശ രംഗത്തും ഈ വളർച്ചയുണ്ടായത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. 959 റഷ്യയുടെ ആദ്യത്തെ ശൂന്യാകാശ വാഹനം ലൂണ 3 ചന്ദ്രതലത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയതുകൂടിയാണ് മനുഷ്യന്റെ ചന്ദ്രസ്വപ്നത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത്. 1966 റഷ്യയുടെ ലൂണ 6 ചന്ദ്രതലത്തിൽ ഇറങ്ങി. 1969 അമേരിക്ക മനുഷ്യ ചന്ദ്രൻ ഇറക്കി. സാർ, ഇന്ത്യയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വളർച്ചയുടെ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1939 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപം നൽകി. ആ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേശീയ നേതാക്കന്മാർ ഇൻവൈറ്റഡ് ലീഡിംഗ് സയന്റിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻ ഫോർ സയന്റിസ്റ്റ് ടെക്നോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി. സർ, 947 സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു നാഷണൽ ഫിസ്ക്കൽ ലബോറട്ടറിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. സർ, 1958 നെഹ്റു പാർലമെന്റിൽ ഒരു സയന്റിഫിക് പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ആ പോളിസി റെസൊല്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തുണ്ടായ വളർച്ചയുടെ തുടക്കം കുറിച്ചത്. സർ, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ 1963 ഇന്ത്യ അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് തുമ്പയിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചു. അതന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. സർ, ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര പുരോഗതിക്ക് ഒരു മാനുഷിക മുഖമുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ മാനവരാശിയുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. കൃഷി, കാലാവസ്ഥ, ആരോഗ്യം, ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങി ശ്രമിച്ചു. നെഹ്റുവിന് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. നെഹ്റു emphasized that science was the key to addressing issues like hunger, poverty, illiteracy and wastage of resources. സർ, 1959 ക്രൂഷ്ചേവ് അയച്ച ആദ്യമായും ശൂന്യാകാശ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ചപ്പോൾ ക്രൂഷ്ചേവിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞത്, ദിസ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഇസ് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് പീസ് ആൻഡ് ഗുഡ് വിൽ ഓൺ ദ എർത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സർ, നമ്മുടെ രാജ്യവും 963 ശേഷം ആദ്യമായി ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം നടത്തിയത് 968 ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ വാജ്പേയി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്താണ് രൂപകൽപ്പന നൽകിയത്. വാജ്പേയിയാണ് നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രയാൻ എന്ന പേര് നൽകിയത്. ആദ്യം പേര് സോമയാൻ എന്ന ഋഗ്വേദ പദത്തിലെ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണെങ്കിൽ വാജ്പേയിയാണ് അതിന് ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം എന്ന് പേര് നൽകിയത്. സർ, 2008 ചന്ദ്രയാൻ 1 ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല, അന്നാണ് നമുക്കറിയാം നാസയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉൾക്കണ്ണുകൾക്ക് പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ജലാശയം ചന്ദ്രനിൽ 1 കണ്ടെത്തിയത് നമ്മുടെ ദൗത്യത്തിനാണ്. ആ ദൗത്യം വിജയിച്ചത്. സർ, അന്ന് 2002 നവംബർ 14 അന്നത്തെ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിലൂടെ മൂവ് ഇമ്പാക്ട് കോമ്പിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പതാക ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇടുകയുണ്ടായി. ആ സ്ഥലത്തെയാണ് അന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരല്ല, ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്ന ഡോക്ടർ കലാം നെഹ്റു പ്ലേസ് എന്ന് പേരിട്ടത്. സാർ, പിന്നീട് വന്ന ഭരണ നേതാക്കന്മാർ നമുക്കറിയാം, വാജ്പേയി, അതുപോലെ തന്നെ PV നരസിംഹറാവു, ശ്രീ മൻമോഹൻ സിംഗ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ആളുകൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടേറെ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു തുടർച്ചയാണ്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. സാർ, 1970 കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച ഒരു മുദ്രാവാക്യമുണ്ട്. രാജസ്ഥാനിലെ മരുഭൂവിൽ ആറ്റം കതിരൊളി മിന്നുമ്പോൾ, അന്തരീക്ഷ വികായസിൽ ആര്യഭട്ടൻ പൊങ്ങുമ്പോൾ, ക്ഷീരപഥത്തിൽ മൂവർണ്ണക്കൊടി വാനിലുയർന്നു പറക്കുമ്പോൾ, ഗോളാന്തരങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ കാലടിയേറ്റു ധരിക്കുമ്പോൾ ആരെ നമ്മൾ സ്മരിക്കണം, ആരെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കണം? ജവഹർലാലിനെ, ഇന്ദിരയെ, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ എന്ന്. സർ, പിന്നീട് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു, ആ പട്ടികയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒട്ടേറെ പേരുകൾ എഴുതി ചേർക്കാം. അവിടെ വാജ്പേയിയുടെ പേരുണ്ട്, അവിടെ മോഡിജിയുടെ പേരുണ്ട്, അവിടെ മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ പേരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. സാർ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രലോകം ചന്ദ്രയാനെ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഉറക്കുകയാണ്. ഉറങ്ങുന്ന ചന്ദ്രയാനെ ഉണർത്താനുള്ള കഴിവ് ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിനുണ്ട്. പക്ഷേ ചരിത്രത്തിന് മുന്നിൽ
ഇന്നും ഉറക്കം നടിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളെ ഉയർത്താൻ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ചരിത്രത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇന്നും കണ്ണടച്ചുറക്കം നടിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഉണർത്താൻ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് കഴിയട്ടെ. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളേക്കും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. श्री दानिश अली जी। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक पल पर बोलने का अवसर दिया। इस नए परिसर में हम आए हैं। मैं देश की समस्त साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई देने के लिए यहां आपके सामने खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात का फक्र है कि मैं आज नए परिसर में बोलने के लिए जब खड़ा हुआ हूं तो इस देश की साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, गवर्नेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और मैं सुबह से बैठ करके अपनी आदत के मुताबिक, भले ही मुझे बोलना हो सदन में या नहीं, लेकिन मैं लगातार सदन में बैठने की कोशिश करता हूं। लेकिन मुझे आज अफसोस हुआ जब इस बधाई संदेश में भी शुरुआत यहां राजनीति से हो गई। इस सदन के उपनेता ने शुरुआत की, दूसरी तरफ से भी उस तरीके के राजनीतिक टिप्पणियां हुई। लेकिन आज ये पल इस देश के सभी साइंटिस्ट को, इसरो में जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने आज हमारा सीना चौड़ा किया कि दुनिया के अंदर हम पहला देश बने कि मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई चंद्रयान 3 की। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं देश भर के साइंटिस्ट अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जो पढ़ के आए हैं, उनका मैं भी उसमें पीछे नहीं रहना चाहता। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी कई बच्चों का उसके लॉन्चिंग पैड के, चंद्रयान के लॉन्चिंग पैड में उनका योगदान रहा है। सभापति महोदय, इस सदन ने कल विमेन्स रिजर्वेशन बिल भी पास किया और चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान, फीमेल साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं पढ़ रहा था कि किस तरीके से तमिलनाडु की एक बहन फातिमा शाहजी, जो इस प्रोजेक्ट में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, कितने गरीब परिवार से आती थी और ये इसलिए संभव हुआ कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर के मौजूदा प्रधानमंत्री तक कंटिन्यूअस इस क्षेत्र में इसरो को बढ़ावा देने में जो है कहीं पीछे नहीं रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री, उनके साथ जो शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उनके जमाने में उन्होंने जो आईआईटी वगैरह जो बड़े इंस्टीट्यूशंस खोले, उसका आज नतीजा हम ये देख रहे हैं। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है कि ये सिर्फ इसी सरकार में संभव हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि वो इतने लकी प्रधानमंत्री हैं कि पिछले प्रधानमंत्रियों के डाले हुए दाने, बोए हुए बीज की फसल काटने का मौका आज उनको मिल रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले बजट में इसरो का 8% एलोकेशन बजट में कम हुआ है। ये किसी से छुपा नहीं है, क्या ये किसी से छुपा नहीं है। और हमने देखा पिछले दिनों सभापति महोदय, इस सरकार में जिस तरीके के अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, और मैं कंक्लूड कर रहा हूं, जिसमें कुछ ज्यादा है भी नहीं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। हमने देखा कि पिछले दिनों मंडी के आईआईटी के एक डायरेक्टर का
वीडियो वायरल हुआ कि ये जो हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ फ्लड आया है, यहाँ जो भूस्खलन हुआ है, ये इसलिए हुआ है, मतलब आईआईटी का डायरेक्टर ये सरकार कैसे अपॉइंटमेंट कर रही है कि वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये लोगों ने यहाँ नॉन वेजिटेरियन इस देश में खाना शुरू कर दिया है, इसलिए जो है ये सब आपदा आ रही है। कैसी अनसाइंटिफिक बात लोग कर रहे हैं यार, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई लोग। मैं सभापति महोदय, मैं इतना ही कहूंगा कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है हमारे देश की, उसको हमें जो है बढ़ावा देना चाहिए। मैंने देखा, हम डिफेंस कमेटी के रूप में हम डीआरडीओ में गए के साइंटिस्ट से मिले थे, 4 साल तक उनका प्रमोशन जो है वो रोका हो गया था। हमने सवाल किया, खैर अब वो प्रमोशन जो है हो रहा है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ पर मैं कंक्लूड कर रहा हूं, पोखरण के टेस्ट की बात हुई, 1974 में न्यूक्लियर का टेस्ट हुआ, बाद में वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी वो पोखरण 2 हुआ, लेकिन पोखरण 2 की तैयारी नरसिम्हा राव जी के जमाने में हो गई थी। मैं रिकॉर्ड में कह सकता हूं कि देवेगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री थे, फाइल आई थी उनके पास, लेकिन उनको एडवाइस किया गया, नहीं साहब हम करेंगे। धन्यवाद सभापति महोदया, मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस नए संसद भवन में जो आने वाले युगों तक देश का राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देगा, और प्रथम विशेष सत्र में ही मुझको बोलने का अवसर आपने दिया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज दिन है माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने का कि उनके नेतृत्व में देश ने इतिहास रचा है। आज दिन है देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करने का, जिनके नेतृत्व में, जिनकी अथक मेहनत और प्रयास के कारण आज हमारा सर पूरे दुनिया में ऊंचा किया है। आज अवसर है इसरो के सभी वैज्ञानिकों का अभिनंदन करने का, जिनके अथक प्रयास और मेहनत के बदौलत आज देश पूरे दुनिया में सम्मान से देखा जा रहा है। आज अवसर है डॉक्टर विक्रम भाई सारा को याद करने का, जिस सपना उन्होंने देखा था, आज मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने इस काम को पूरा किया है। सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में साधन, संसाधन और मेधा की कभी कमी नहीं रही। कमी रही तो नीयत की, और कमी रही तो नीति की, और कमी रही तो नेतृत्व की। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के पास नीयत भी है, नीति भी है और नेतृत्व भी है। इसके बदौलत आज हमने चंद्रयान पर पूरे दुनिया में आज हमारा मान बढ़ा है। जब मैं बात करता हूं इस देश की मेधा की, तो कोई नई बात नहीं है। जब पूरी दुनिया अभी कल्चर सीख रही थी, उस समय भारत ने मगध और तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय की स्थापना करके पूरे दुनिया में ज्ञान और विज्ञान देने का काम अगर किसी ने किया तो यह भारत की पवित्र भूमि ने किया था। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस देश में कभी मेधा की कमी नहीं रही, साधन संसाधन की कमी नहीं रही। देश के प्रधानमंत्री ने, चाहे वो पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब नारा दिया जय जवान जय किसान, तो इस देश के जवानों ने जिस प्रकार से बांग्लादेश का निर्माण किया और देश के विरोधियों को जवाब दिया, और मां भारती के आन बान और शान में जिन्होंने गुस्ताखी की, उनको जो जवाब देने का काम किया, देश और दुनिया ने देखा है। और जब जय किसान की बात आई तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं, किसानों के पसीने ने इस देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नारा दिया जय विज्ञान का, तो आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम अणु संपन्न देश हैं। हम, पूरी दुनिया आज इस ताकत को मानती है, जिसके कारण देश को एक नहीं अनेक फायदे हुए हैं। चाहे देश की सुरक्षा की बात किया जाए, चाहे देश के बिजली उत्पादन की बात किया जाए, जिसके कारण आज देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा है। और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जय अनुसंधान का नारा दिया, तो आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि देश में
एक परंपरा चल पड़ी और आज देश में एक नई अनेक अनुसंधान लगातार हो रहे हैं। उस अनुसंधान का एक परिणाम है कि हमने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से कमजोर नहीं है। और जब हम इसकी बात करते हैं, कुछ लोग सवाल करते थे मेक इन इंडिया में, मैं तो कहता हूं कि चंद्रयान 3 अनेक उपलब्धियों के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है। उसमें आप देखेंगे कि अधिकतर कलपुर्जे आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण देता हुआ नजर आ रहा है। तो हम लोगों को आज हम लोग गौरवशाली हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के वैज्ञानिकों ने जो काम किया है वो किसी से छुपा नहीं है। इस सदन में बहुत देर से चर्चा अनेक बात पे चलती है कि बात हो रही है चंद्रयान की, बात हो रही है स्पेस की, और यहाँ पर बात करने लगते हैं कोई अन्य बातें। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, माननीय सदस्यों से भी कहना चाहता हूँ, जो इतिहास लिखेगा वो अपने इतिहास का गौरवगान करेगा ही। जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इतिहास लिखा कि देश से जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई, तो हम तो अपना गौरवगान करेंगे। कुछ लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त होगी तो खून की नदी बह जाएगी। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में खून की नदी तो छोड़िए, एक पसीने का बूंद भी नहीं बहा है। जब हम इतिहास रचेंगे इतने बड़े ऐतिहासिक सदन के निर्माण की, तो निश्चित रूप से अपने इतिहास पे हम गौरवगान करेंगे। जब हम पिछले 5 बार महिला आरक्षण बिल की बात आई, लेकिन किसी ने पास नहीं किया, किसी ने इसमें जो इच्छा शक्ति थी नहीं दिखाया। जब हमने इस देश की बेटियों को उनका हक देने का काम किया, हमने इतिहास रचा, तो निश्चित रूप से हमको इस बात का अधिकार है, हमको इस बात का गौरव है कि जो हमने ऐतिहासिक काम किया है उस पर हम गौरवगान करेंगे। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 11 करोड़ से ज्यादा इस देश के बेटियों को शौचालय देने का काम किया, ये इतिहास रचा है, तो अपने इतिहास पे गौरवगान करेंगे। इस देश के बेटियों को, महिलाओं को जब 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन हमने दिया, उनको रसोई के धुआं रहित रसोई देने का काम किया, तो अपने गौरव पे हम गान करेंगे। मैं इतना सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि जो काम करेगा अब निश्चित रूप से अपना गौरवगान करेगा। मैं अंत में निवेदन करते हुए कि जिस प्रकार से इसरो के वैज्ञानिकों ने इस प्रकार का काम किया है, उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और खासकर विशेष करके जिस प्रकार के देश के बेटियों ने, महिलाओं ने इस इसरो के पूरे कार्यक्रम में चंद्रयान के 3 चंद्रयान में जिस प्रकार का अपना योगदान दिया है, निश्चित रूप से उन बेटियों को भी नमन करते हैं, उस साथ ही साथ उन वैज्ञानिकों का भी अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ अपनी बात पूरी करते हुए सभी का धन्यवाद। रवि कुमार। அவர்களுக்கு வணக்கம். நான் சந்திரயான் 3வது திட்ட இயக்குனர் விஞ்ஞானி வீர முத்துவேல் அவர்கள் பிறந்த விழுப்புரத்திலிருந்து வருகிறேன் என்பதை பெருமையோடு இந்த அவையிலே பதிவு செய்கின்றேன். சந்திரயான் 3 வெற்றி என்பது இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கிறது. இது இந்தியாவினுடைய அறிவாற்றலுக்கு மிகப்பெரிய அங்கீகாரத்தை அளித்திருக்கிறது என்பதோடு இது அறிவியலின் வெற்றியை உலகுக்கு மீண்டும் வலுவாக எடுத்து சொல்லி இருக்கிறது. திரு வீர முத்துவேல் அவர்கள் விழுப்புரத்திலே ஒரு ரயில்வே ஊழியருடைய மகன். அங்கே சாதாரணமாக நகராட்சி பள்ளியிலே தமிழ் வழியிலே பயின்றவர். அங்கிருந்துதான் இத்தகைய மிகப்பெரிய சாதனையை நிகழ்த்துகிற நிலைக்கு அவர் வந்திருக்கின்றார். இது தமிழ்நாட்டினுடைய கல்வி அமைப்பினுடைய வெற்றியையும் அதனுடைய வலிமையையும் இன்றைக்கு இந்தியாவுக்கு எடுத்துச் சொல்வதாக இருக்கிறது. இந்த நேரத்திலே
இந்தியாவினுடைய இந்த அறிவியல் சாதனை என்பது உலக அளவிலே பாராட்டப்படுகிற இந்த நேரத்தில் இந்த அவையில் பல்வேறு உறுப்பினர்களும் கவலையோடு பதிவு செய்த ஒரு விஷயம், நம்முடைய இந்திய ஒன்றிய அரசு அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கு போதிய அளவிலே ஊக்கத்தை அளிக்க வேண்டும் என்பதாகும். இன்றைக்கு நாம் இந்திய பட்ஜெட்டில் ஒரு விழுக்காடு கூட R&Dக்கு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒதுக்குவதில்லை. 0.7% தான் இன்றைக்கு ஒதுக்கப்படுகிறது. இன்னைக்கு R&Dக்கு ஒதுக்கப்படுகிற நிதி என்பது அமெரிக்கா, சீனா போன்ற நாடுகளாக இருந்தாலும், ஐரோப்பிய நாடுகளாக இருந்தாலும் அதிக அளவிலே தனியார் துறை அதில் ஈடுபட்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த அளவிலே அரசுதான் அதிக அளவிலே இதற்கு முதலீடு செய்ய வேண்டிய நிலை இருக்கிறது. தனியார் துறை ஏன் இதிலே முதலீடு செய்ய தயக்கம் காட்டுகிறது என்று பார்க்கும்போது, இங்கே இருக்கிற பேட்டன்ட் லாஸ் அவை போதுமான பாதுகாப்போடு இல்லை என்பதை நிபுணர்கள் சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள். நிறைய முதலீடு செய்து அவர்கள் கண்டறிகிற அந்த கண்டுபிடிப்புகளை மற்றவர்கள் எளிதாக நகல் செய்து விடுகிற ஒரு ஆபத்து இங்கே இருக்கிறது. அதனால்தான் அவர்கள் இதில் முதலீடு செய்ய தயங்குகிறார்கள் என்று நிபுணர்கள் சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள். எனவே அந்த சட்டங்களை நாம் முறைப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே சுட்டிக்காட்டுகிறேன். அது மட்டுமல்ல, இந்தியாவினுடைய உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் ஆராய்ச்சிக்கு போதுமான அளவிலே இன்றைக்கு பங்களிப்பு செய்யவில்லை. மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் தலைமையிலே இருக்கின்ற சயின்ஸ், டெக்னாலஜி அண்ட் இனோவேஷன் அட்வைசரி கவுன்சில் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டி இருப்பது, இந்தியாவிலே இருக்கிற சுமார் 40,000 உயர்கல்வி நிறுவனங்களிலே 1 விழுக்காடு உயர்கல்வி நிறுவனத்திலிருந்தும் கூட ஆராய்ச்சியிலே ஒரு சாதனை என்பது நிகழ்த்தப்படவில்லை, அதற்கு அதிக அளவிலே முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படவில்லை என்பதை அவர்கள் சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறார்கள். எனவே நம்முடைய உயர்கல்வியை மேம்படுத்த வேண்டிய, அறிவியல் சார்ந்து சிறப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்பதைத்தான் இது நமக்கு உணர்த்துகிறது. அது மட்டுமின்றி இந்த உயர்கல்வியை மேம்படுத்துகிற நேரத்திலே பள்ளி கல்வியிலிருந்து அதற்கான அடித்தளத்தை நாம் அமைக்க வேண்டும். இதற்காகத்தான் நேஷனல் டேலண்ட் சர்ச் ஸ்கீம் என்ற ஒரு ஸ்கீம் ஏற்கனவே ஏற்படுத்தப்பட்டு பள்ளியிலேயே அறிவியல் திறன் சாய்ந்த மாணவர்களை கண்டறிந்து ஊக்குவித்து அவர்களை அறிவியல் ஆராய்ச்சியிலே கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்கான ஒரு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வந்தது. துரதிருஷ்டவசமாக 2021ஆம் ஆண்டிலிருந்து அந்த திட்டம் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அது உண்மையிலேயே அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கு வருகிறவர்களுக்கு மிகப்பெரிய தடையாக மாறி இருக்கிறது. எனவே அந்த திட்டத்தை மீண்டும் இங்கே செயல்படுத்த வேண்டும் என்று ஏற்கனவே நான் மாண்புமிகு கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்களிடத்திலே கோரிக்கை விடுத்து கடிதம் அளித்திருக்கின்றேன். அதை மீண்டும் இங்கே வலியுறுத்துகிறேன். NTSS ஸ்கீம் என்பது மீண்டும் இங்கே செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். அதுதான் அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கான சரியான நபர்களை, ஆளுமைகளை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் என்பதை இங்கே நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். அது மட்டுமின்றி இங்கே அறிவியல் ஆராய்ச்சி போன்ற விஷயங்களிலே இன்னும் பெரிய சாதனைகள் நிகழ்த்தப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால், நம்முடைய கல்வி கூடங்களிலே, அதுவும் குறிப்பாக உயர்கல்வி கூடங்களிலே, IIT, IISc போன்ற இடங்களிலே பல்வேறு விதமான பாகுபாடுகள், டிஸ்கிரிமினேஷன் இருப்பது இன்றைக்கு தொடர்ந்து செய்திகள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன. எனவே அத்தகைய டிஸ்கிரிமினேஷன் என்பது உயர்கல்வி நிறுவனங்களிலே இருக்கும் போது சரியான ஆராய்ச்சி அறிவு கொண்டவர்களை நாம் அடையாளம் கண்டு ஊக்குவிப்பது என்பது இல்லாமல் போய்விடுகிறது. இது சென்னை IITயிலேயே பல பேர் அன்றைக்கு மாணவர்கள், ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்கிற நிலை இருக்கிறது. இதிலும் நம்முடைய அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும். இதுபோல நாம் அறிவியல் ஆராய்ச்சியை ஊக்கப்படுத்துவதற்கான அடித்தளங்களை, முறையாக கட்டமைப்புகளை வலுவாக ஏற்படுத்துவதன் மூலம்தான் இன்றைக்கு சந்திரயான் 3 நிகழ்த்தி இருக்கிற சாதனையை மேலும் முன்னெடுத்து செல்ல முடியும் என்பதை வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன். வணக்கம். Thank you. திருமாவளவன். மாண்புமிகு அவைத்தலைவருக்கு வணக்கம். அகில உலகமும் வியந்து நோக்கும் வகையில் நமது விண்வெளி ஆய்வுக்கான விஞ்ஞானிகள் அளப்பரிய சாதனைகளை படைத்திருக்கிறார்கள்.
குறிப்பாக இந்த சந்திரயான் 3 என்கிற விண்கலம் இன்றைக்கு உலகின் கவனத்தை ஈர்த்திருக்கிறது. இந்த அளப்பரிய சாதனையை படைத்த விஞ்ஞானிகள், குறிப்பாக அந்த திட்ட இயக்குனர் வீரமுத்துவேல் மற்றும் அதற்கான ப்ரொபல்ஷன் மாடியூல்ஸ் என்கிற உந்துவிசை கருவிகளை தயாரித்த இயக்குனர் டாக்டர் நாராயணன் உள்ளிட்ட அனைத்து விஞ்ஞானிகளையும் இந்த நேரத்தில் நான் நெஞ்சார பாராட்டுகிறேன், வாழ்த்துகிறேன். அவர்களால் இந்திய நாட்டுக்கு பெருமை ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும் தலை நிமிர்வை உருவாக்கி இருக்கிறது. விஞ்ஞானிகளின் கண்டுபிடிப்புகள், விஞ்ஞானிகளின் சாதனைகள் உலகமெங்கும் உள்ள ஒட்டுமொத்த மனித குலத்துக்குமானதாகும். நாம் இந்தியர்கள் என்று உரிமை கோரினாலும், தமிழர்கள் என்று பெருமைப்பட்டாலும், விஞ்ஞானிகள் இந்த அடையாளங்களை கடந்தவர்கள். அவர்களின் சாதனைகள் இனி எதிர்காலத்தில் வருகிற மனித குலத்துக்கு பயன்படக்கூடிய மகத்தான கண்டுபிடிப்புகளாகும். அந்த வகையில நாம் அவர்களை நெஞ்சார பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். குடியரசுத் தலைவர் கைகளால் அந்த விஞ்ஞானிகளுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ்களை வழங்கி அவர்களை சிறப்பிக்க வேண்டும், அல்லது தேசிய அளவிலான விருதுகளை வழங்கி அவர்களை சிறப்பிக்க வேண்டும் என்று நான் இந்த நேரத்தில் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். அவர்கள் 2 இயக்குநர்கள் மட்டுமின்றி அவர்களோடு இணைந்து பணியாற்றிய விஞ்ஞானிகள் ஏராளமானவர்கள் ஆண்களும் பெண்களுமாக இருக்கிறார்கள். இரவு பகல் பாராமல் கண் துஞ்சாமல் அரும்பாடுபட்டு இந்த அளப்பரிய சாதனையை படைத்திருக்கிற அவர்களை குடியரசுத் தலைவர் நேரடியாக அழைத்து வாழ்த்த வேண்டும், பாராட்ட வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் வலியுறுத்த விரும்புகிறேன். அவர்களுக்கு இன்னும் ஒட்டுமொத்த விஞ்ஞானிகளுக்கு இன்னும் ஊக்கமளிக்கக்கூடிய வகையிலே சம்பளத்தை உயர்த்த வேண்டும். அவர்களுக்கான கட்டமைப்பு வசதிகளை பெருக்கித்தர வேண்டும். விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிகளுக்கு, அது அனைத்து துறையை சார்ந்த விண்வெளி ஆய்வு மட்டுமல்ல, அனைத்து தளங்களை சார்ந்த ஆய்வுகளுக்கும் அரசு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும், கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் வலியுறுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். 60 ஆண்டுகளில் நாம் சாதித்திருக்கிற இந்த சாதனைகள் உலகை இன்றைக்கு நம் பக்கம் திரும்ப வைத்திருக்கிறது. மங்கள்யான் 1 மயில்சாமி அண்ணாதுரை சாதனை படைத்தார். மங்கள்யான் 2 வனிதா சாதனை படைத்தார். மங்கள்யான் 3 வீரமுத்துவேல் சாதனை படைத்திருக்கிறார். இவர்கள் தமிழகத்தை சார்ந்தவர்கள் என்பது கூடுதல் மகிழ்ச்சியை தருகிறது. அதே போல இப்போது ஆதித்யா L1 சூரியனை நெருங்கி நின்று சூரியனை ஆய்வு செய்யக்கூடிய ஒரு மகத்தான சாதனையை படைத்திருக்கிறார்கள். அதற்கு பொறுப்பேற்று வேலை செய்யக்கூடிய நிகார் சாஜி என்பவர் ஒரு இஸ்லாமிய பெண்மணி, அவர் தமிழகத்தை சார்ந்தவர். இப்படி அவர்கள் படைத்திருக்கக்கூடிய இந்த சாதனைகள் அனைத்தும் மனித குலத்துக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடியதை என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். அந்த ரோவர் போய் இறங்கிய இடத்திற்கு நமது அரசு சிவசக்தி என்று பெயர் சூட்டி இருக்கிறது. தயவுகூர்ந்து நான் வேண்டுகோள் விடுக்க விரும்புகிறேன். முதலில் இதற்கான அடித்தளத்தை அமைத்த டாக்டர் விக்ரம் சாராபாய் அவர்களின் பெயரை அதற்கு சூட்ட வேண்டும். விக்ரம் சாராபாய் பாயிண்ட் என்று அதற்கு பெயர் சூட்டுவதுதான் இந்த தளத்திற்கு, இந்த விஞ்ஞானிகளுக்கு நாம் செலுத்துகிற உண்மையான நன்றி கடனாக இருக்க முடியும். ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் வித்திட்டு இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் அதை பெருக்கி இன்றைக்கு இந்த அளவுக்கு நாம் சாதனைகளை படைத்திருக்கிறோம் என்கிற போது இது ஒவ்வொருவருக்குமான ஒவ்வொரு ஆட்சி காலத்தில் பெருமைதான் என்றாலும் இதில் அரசியல் தலையீடுகள் இருக்கக்கூடாது. விஞ்ஞானிகள் சுதந்திரமாக இயங்க வேண்டும், அதில் எந்த அரசியல் சாயம் பூசக்கூடாது என்பதை இந்த நேரத்திலே சொல்லி என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்து நன்றி கூறி அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you. Dr. Srikanth Shinde. धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने मुझे आज चंद्रयान 3 पर हो रही चर्चा पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। आज हम अपने इसरो के वैज्ञानिक हो, कर्मचारी हो, हमारी सरकार हो, पूरा देश हो और उसी के साथ में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
सभी को मैं बधाई देता हूं कि आज चंद्रयान 3 का जो है यशस्वी लैंडिंग हम कर पाए। चंद्रयान सिर्फ हमने भारत को चांद के साउथ पोल पर पहुंचाया इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसके लिए भी महत्वपूर्ण है कि जहां पर पूरी दुनिया लूनार मिशंस के लिए हजारों करोड़ खर्चा कर रही है, वहां पर हमारे देश ने सिर्फ 615 करोड़ में चंद्रयान 3 जो है सफलतापूर्वक जो है आज चंद्र पर लैंड किया। मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूं इसरो की पूरी टीम का, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस मिशन में महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी थी। और इस नए सदन के लिए बहुत शुभ संकेत है कि कल ही हमने महिला आरक्षण बिल भी पारित यहां पर किया, और आज यहां पर जिस चंद्रयान में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी थी उस पर आज यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आज इस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहूंगा कि जिन्होंने सही मायने में चंद्रयान 3 की नींव जो है 1999 में रखी, और इसका नाम सोमयान से चंद्रयान रखा गया। आज उनकी एक कविता भी यहां पर मुझे याद आती है, कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मुझे लगता है ये जो कविता है कि सभी लोगों को साथ में लेकर जो है हमें आगे जाना है, और आज वही बात जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां पर कर रहे हैं कि सबको साथ में लेकर जो है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास जो है आज यहां पर कर रहे हैं। और सबका प्रयास, सभी के प्रयासों से तो आज चंद्रयान और सभी यहां पर आज हम लोग बैठे भी यहां पर इस नए सदन में, यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। जब हमने वो 2019 का दृश्य देखा था तो मुझे याद है कि सभी वैज्ञानिक जो है वहां पर हताश हो गए थे। 2019 में चंद्रयान 2 जब भी सफल लैंडिंग नहीं कर पाया, तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी वैज्ञानिकों को सहारा दिया। विफलता सिर्फ लैंडिंग में थी, पर अब तक भी वो चल रहा है, चल रहा है, वो अभी इमेजेस भेज रहा है, जागरूक होने वाला है थोड़ी दिन में, और फिर से मुझे लगता है कि रिसर्च करने के लिए शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि उस समय प्रधानमंत्री जी ने उन वैज्ञानिकों को साहस दिया, गले से लगाया, हौसला दिया, प्रोत्साहित किया और कहा कि अभी चंद्रयान 3 की आप तैयारी करो। और आज का दिन है, और वो दिन था 2019 का, और आज का दिन जहां पर चंद्रयान 3 जो है सफलतापूर्वक वहां पर लैंडिंग किया, और पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने जो है आज भारत की ताकत जो है यहां पर देखी। इस लैंडिंग को पूरे देश में, पूरे विश्व में एक गर्व का और हर्ष का विषय मुझे लगता है कि पूरे देश में बनाया गया, सभी लोगों ने आनंद वहां पर मनाया गया। अगर आजादी के बाद की बात करें तो हमने देखा कि वो दृश्य जब बैलगाड़ी और साइकिल पर विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम जी ने रॉकेट के पार्ट्स लेकर जाने का काम वहां पर किया था। और मुझे यह फिल्म भी याद है, स्लमडॉग मिलियनेयर, जहां पर भारत को सिर्फ एक गरीब राज, जादूगरों का और सपेरों का देश बोला गया था, लेकिन आज का दिन है जहां पर इसरो जैसी संस्था और चंद्रयान 3 के वजह से आज भारत को स्पेस मिशंस और इनोवेशन का देश जो है बोला जाएगा। हमारा देश एक ऐसी मिसाल है जो अपने इतिहास और संस्कृति के साथ नई टेक्नोलॉजीज पर भी काम करता है, और इसका उदाहरण है कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्पॉट को, जिसका नाम हमने शिव शक्ति पॉइंट यहां पर रखा। आज चर्चा है भारत की सफलता की, विज्ञान की सफलता की। हो गया सर, अभी दूसरा ही स्पीकर हो सर, आप फोर्थ स्पीकर। इसके पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है सर, इस सफलता के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। भारत को और 2 हैं, उत्कृष्ट, और सर 2 हैं, दो नहीं है, सिर्फ एक ही है।
आप बोलने वाले क्या? आज भारत को उत्कृष्ट और गौरवशाली बनाने में हमारे वैज्ञानिकों का हमेशा से सहयोग रहा है। चाहे वो आर्यभट्ट हो जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया, या अब्दुल कलाम आजाद हो जिन्होंने परमाणु परीक्षण किया, चरक हो जिन्होंने आयुर्वेदा पूरे विश्व को दिया, सीवी रमन हो जिनके रमन इफेक्ट को नोबेल पुरस्कार मिला, वराह मिहिर हो जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की खोज की, विक्रम साराभाई हो जिन्होंने उस वक्त इसरो का स्थापना की, आचार्य कनद हो जिन्होंने परमाणु विज्ञान शुरू किया, और होमी बाबा हो जिन्होंने देश को न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो पिछले 2000 साल में जब भारत ने विज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है। विज्ञान हमें सिखाता है अपने इतिहास से सीख लेने का। अभी कुछ दिन पहले G20 समिट का सफलतापूर्वक आयोजन यहाँ पर किया गया और उसमें एक नारा दिया गया था, वसुदेव कुटुंबकम। ये भी नारा जो है हमारे महाउपनिषदों से लिया गया है, जो कि हजारों साल पहले जो है लिखा गया था, लेकिन आज भी उसकी प्रासंगिकता है। मैं वो चित्र देख रहा था जब हमारे प्रधानमंत्री यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी को हमारी संस्कृति दिखा रहे थे, जिसमें चित्र था नालंदा विश्वविद्यालय का, और मैंने सोचा कि हमारे देश की संस्कृति और विज्ञान का गौरवशाली इतिहास इतना पुराना है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए। उस पर ही हमारे विपक्ष नेता, मुझे लगता है कि आज इनको सबको जो है, आज हमारी संस्कृति हो, हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो, सर अभी हुआ है शुरू, सनातन धर्म हो, उस पर सवाल उठा रहे हैं हमारे। सर मैं कहना चाहूंगा, हमारे धर्म में विज्ञान है, हमारे त्योहारों में विज्ञान है, हमारे शास्त्रों में विज्ञान है, हमारे मंदिरों में विज्ञान है, और हमारे इमारतों में भी विज्ञान है। मैं इसका उदाहरण सर थैंक यू सर खत्म कर रहा हूं सर। एक उदाहरण सर, देखो सब लोग बोल रहे हैं सर। एक उदाहरण इस इमारतों में किस प्रकार से विज्ञान छिपा है। समय की भी पाबंदी है सर दिल्ली में है सर सभी लोग बोल रहे हैं अभी, आप सर गिव जस्टिस सर। एक उदाहरण है दिल्ली का, जो विपक्ष के नेता जहां पर आंदोलन करते हैं, जहां पर उनका फेवरेट स्पॉट है जंतर मंतर। ये जो जंतर मंतर की इमारत है वो 1724 में जो है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी। 1724 मतलब 300 साल पहले, जहां पर ग्रहों से जुड़ी जानकारी जो है वहां पर लोगों को मिलती थी। इतनी पुरानी संस्कृति जो है, धरोहर जो है, सनातन धर्म जो है, आज हमारे इस 7:15 बजे मंत्री जी बोलेंगे। सर मुझे तो बोलने दो ना सर, ऐसे बोलोगे तो हमारे सामने करीब 25 या 30 मेंबर की लिस्ट है। हम प्राचीन काल के विश्वगुरु थे। पूरे दुनिया के स्कॉलर्स नालंदा में पढ़ने आते थे, तक्षशिला में आते थे, विक्रमशिला में आते थे। भारत पर जितने भी आक्रमण हुए वो पहले जो है हमारे नॉलेज रिसोर्सेस पे हुए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर हुए। हम जगत गुरु पहले ही बन जाते थे अगर मुगल और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारी संस्कृति को नष्ट नहीं करती। सर खत्म कर रहा हूँ, अभी खत्म कर रहा हूँ। हो रहा है सर, 1 मिनट। मुझे लगता है कि यहाँ पर 7th सेंचुरी में है अभी, यहाँ पर सर 21st सेंचुरी पे आ रहा हूँ अभी सर, 21st सेंचुरी पे आ रहा हूँ मैं। आज यहाँ पर जो ऑपोजिशन है, यहाँ पर इनको जो है आज हिंदू शब्द से, हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से जो है यहाँ पर एलर्जी हो रही है। कई लोग, बिट्टू जी आपको नहीं सर, आपके साथ जो अलायंस पार्टनर है उनके बारे में कुछ दिन पहले जो है वो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जो है मलेरिया, एड्स, HIV, मुझे लगता है कि इसका जो है कड़े शब्दों में जो है निंदा करनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, ऑनरेबल मेंबर्स में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उदाहरण देना चाहूंगा सर। आज के दिन बार-बार ऑनरेबल स्पीकर ने कहा है कि हम पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पैदा करें। सर खत्म कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव वाइब्स पैदा करें। सर खत्म कर रहा हूँ। सनातन धर्म और विज्ञान किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, मैं हनुमान चालीसा का एक दोहा यहाँ दोहराना चाहूंगा। जुग सहस्त्र जोजन पर भारू, लील्यो ताई मधुर फल जानू। इसका अर्थ है हनुमान जी ने जुग सहस्त्रों योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य
को मीठा फल समझकर खा लिया था। गोस्वामी तुलसीदास ने प्राचीन समय में ही बताया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। ये हमारा सनातन धर्म है सर, ये हमारा सनातन धर्म है। और ये सनातन धर्म का अर्थ है कि जिसका कोई अंत नहीं है, और अगर कोई इसे खत्म करने की कोशिश करे तो वो खुद खत्म हो सकता है। ओ बिट्टू जी, खत्म कर रहा हूं मैं, 2 मिनट रुकिए। मैं आज यहाँ पर एक कविता से अंत करना चाहूंगा। अंत करिए, अंत करिए सर, जस्ट 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट, अंत करिए कविता के साथ। यहाँ पर मैं अपनी बात इसरो के हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान में बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा, जिन्होंने हार नहीं मानी और चंद्रयान 2 की विफलता को चंद्रयान 3 की सफलता में तब्दील किया। जीतूंगा मैं ये खुद से वादा किया। जितना सोचा था कोशिश उससे ज्यादा किया। तकदीर भी रूठी पर हिम्मत न टूटी। मजबूत इतना इसरो ने अपना इरादा किया। इसी के साथ में मैं प्रधानमंत्री जी का और पूरे देश का और उसी के साथ में इसरो के सभी साइंटिस्टों का यहाँ पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ कि आने वाले समय में और ज्यादा उपलब्धियां जो है हमें इस देश के माध्यम से पूरे दुनिया को जो है भारत दिखाएगा। फिर से एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू चेयरमैन साहब। आज नए सदन में चंद्रयान 3 तीसरे के बारे में चर्चा हो रही है और ये बहुत बड़ी। श्रीकांत स्पोक फॉर 14 मिनट्स। 14 बहुत ही। राहुल जी याद रखिए। हाँ जी सर, आपके बैठे जो यंग हैं, नौजवान हैं, उनको आप टाइम देते हैं तो उसकी सफलता के बारे में, और इसमें कोई भी मेरी ख्याल से कोई पार्टी की बात नहीं, किसी भी सत्ता की बात नहीं, और सब 140 करोड़ लोग उनका योगदान है और वो आज इस चीज से खुश हैं सर। लेकिन इसके अलावा मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है सदन में और देश के सामने रखना, आपने समय दिया, टाइम दिया है। हमारी जो भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी रही है वो सर, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी से लेके हमारे अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हमारी हमेशा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ हम हमेशा चले हैं। और खास तौर पे अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, उसने भी इस पे बहुत कड़ा स्टैंड लिया है। जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने, ट्रूडो ने वहां पे अपनी पार्लियामेंट में बोला है। और मैं एक सिख हूं इसलिए आज खड़ा हूं सर। सिख एक बहुत ही इमोशनल एक कौम है और उसको जानबूझ के, क्योंकि इमोशनल है और इस देश की आजादी में उनका सबसे बड़ा रोल रहा है, इसलिए कोशिश की जाती है भी उसे कैसे दरार डालें, उसमें उसको कैसे तोड़े, है जी। और बहुत ही मजबूत कौम है जिसने लाखों में अपनी शहादत दी देश के लिए। और सर, हमने क्योंकि इतनी मजबूती पाई, हमने हमेशा, चाहे अब रशिया हो अपनी लाइन ली है, चाहे चाइना हो अपनी लाइन ली है, रशिया यूक्रेन की चाहे लड़ाई चल रही है उसमें भी हमने अपनी लाइन लेके रखी है। और चाहे सर नाटो फोर्सेस है वो ज्यादा एक तरफ मदद कर रही थी, लेकिन फिर भी हमने अपना स्टैंड है जो भारत ने अपना लेके रखा, हमारे देश ने, इंडिया ने अपना लेके रखा। ये तकलीफ बहुत देशों को हो, इसलिए सर अब एक प्राइम मिनिस्टर जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी नहीं हुआ, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर अपने सदन पार्लियामेंट में बोल के हमारे देश के खिलाफ बोल रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट उसने बोला है। तो सर इसी तरीके ट्रूडो साहब के पिताजी जब प्राइम मिनिस्टर थे, इसी तरीके से कुछ मिलिटेंटों ने कनिष्क, आपको याद होगा, कनिष्क एयर बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 300 से ज्यादा लोग मरे। उसकी इन्वेस्टिगेशन आज तक पूरी नहीं हुई।
ये जो निज्जर एक बहुत बड़ा खूनखार टेररिस्ट है, जो मेरे ग्रैंडफादर का असैसिनेशन जिसने किया है सर, उसमें जगतार हवारा उसका राइट हैंड था, जिसको सर इन्होंने वहां पे पनाह दी, और वो खुद एक नशे की वॉर में, ड्रग की वॉर में और गैंगस्टर वॉर में वो मारा गया। अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और आरोप हमारे देश की एजेंसियों पे लगा दिया। और ये कहा गया वहां पे, एक मैं उसका नाम भी इस पार्लियामेंट में लेना नहीं चाहता, जो दूसरा एक टेररिस्ट पन्नू नाम है उसका, सर उसने ये ऐलान कर दिया भी कनाडा में हम हिंदुओं को नहीं रहने देंगे। कितनी बड़ी दरार डालने की कोशिश की है। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। एक तो सर जो एनआईए जब पंजाब गवर्नमेंट ने जो लिस्ट दी है, सबसे टॉप मोस्ट जो वांटेड गैंगस्टर और टेररिस्ट हैं 10 में से, आउट ऑफ 10 सर 8 आर इन कनाडा। उनको वहां पे पनाह दी हुई है, उनको वहां पे उनको रखा हुआ है, और सारा ड्रग हमारे पंजाब में और इंडिया में वो वहां से भेज रहे हैं। और जितने गुरुद्वारे हैं सर, जहां गुरु ग्रंथ साहब है, पंजाबियों ने जहां जो भी गुरु नानक देव जी को मानते हैं, नाम लेवा लोगों ने जाना है, हर हफ्ते सर सैकड़ों गुरुद्वारे हैं जो पन्नू या निजर जैसे के कब्जे में है, और वहां से सर लाखों डॉलर पाउंड वो चढ़ावा जो चढ़ता है वो ट्रूडो की पार्टी को जाता है, इनके मंत्रियों को जाता है। इसलिए वो 0.5% लोगों के हक में वो बयान दे रहा है। जहां तक सिखों की बात है सर, 99.5% हमारे लोग वहां पे बिजनेस करते हैं, लाखों एकड़ जमीन है, बिजनेस है सर, उनका कारोबार है बड़े से बड़े। मैं इस सदन में उनसे कहना चाहता हूं भी ट्रूडो को, उनकी पार्टी को जाके कहें, आप अगर क्यों, मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तानियों ने यहां आना है, पंजाबियों ने यहां आना है, यहां से रिश्तेदारों ने वहां जाना है। आज सर 7 लाख बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वहां पे, लाखों करोड़ों रुपया जो है पेरेंट्स का लग चुका है उन्हें पढ़ाने के लिए, वहां पे फीसें जमा हो चुकी हैं, आज वीजा बंद हो गया। कुछ लोग वहां पे गए हुए जिनकी पीआर होनी है। ये अगर दोनों के संबंध ऐसे खराब हो जाएंगे तो किसका नुकसान होगा? तो इसलिए सारे हिंदुस्तानियों को मुंह तोड़ वहां पे जवाब देना चाहिए। हाँ, हमें बताएं, अगर भाई अगर आपका जहाज खराब हो गया, यहां पे 36 घंटे आप गर्मी में बैठे रहे, इसमें हमारी गलती है? आप वहां जाके पार्लियामेंट में ऐसे बयान दे रहे हो। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, हम सिख जहाज खराब हो गया था 2018 में, जब भी आए थे जहाज खराब हो गया था। बताओ सर, फिर इस सदन से सर रिक्वेस्ट कर देते हैं भी नया हम ले देते हैं। अब सर वो बातें नहीं रही। भारत सरकार के तरफ से, हमारे तरफ से, देश के तरफ से एक प्लेन उनको ले जाने के लिए भी ऑफर किया गया था, वो भी नहीं माने, तो गलती हमारी थोड़ी है सर। अब तो उस चीज को, क्योंकि सर इससे भी अब भारत सरकार के फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सर। सर आगे बढ़िए। एक बात सर, एक बात और सर, जब भी सिखों को क्यों बीच में लेके आते हैं, जब सर अगर उनको वो कहें, कोई कनेडियन उनका कोई भी गैंगस्टर, कोई भी जिसने वहां पे टेररिस्ट है जो इंडिया में छिपा है, तो हम एक दिन में वापस वहां करेंगे। लेकिन पंजाब में आप सिद्धू मूसेवाले का नाम सबने सुना है, उसका सर कहां से कत्ल हुआ, ऑर्डर कहां से हुआ, और वो कहां बैठा है? वो कनाडा में बैठा है। जो भी किलिंग पंजाब में हो रही है, वो सारी की सारी गैंगस्टर कनाडा बैठ के यहां किलिंग करा रहे हैं। मैं एक बात कह दूं भाई, 95.5% लोग हैं वो इस देश के साथ हैं और अमन पसंद है। ये सिर्फ 0.5% लोग हैं, 99.5% जो 0.5% लोग हैं वो ट्रूडो साहब के पास हैं। क्यों? क्योंकि गुरुद्वारे से नशे का जो पंजाब में खेल चल रहा है, वो सारे का सारा पैसा जो वो ट्रूडो साहब के पास जा रहा है। चाहे G20 हो, चाहे कोई और हो, उसमें सबसे जरूरी बात क्या होती है? भी टेररिज्म को कंट्रोल करना है। इस बात से जो इस बार ट्रूडो साहब ने की है, इससे इंटरनेशनल छवि कनाडा की कहीं रहेगी नहीं। पर कनाडा तो एक पपेट है सर उस देश का। ये सब कुछ CIA के इशारे पे हो रहा है। भी आज चलो नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन आज हिंदुस्तान वो देश नहीं है जो 70 साल पहले था। आज जवाहरलाल नेहरू जी से लेके मोदी ऑस्ट्रेलिया उसके खिलाफ भी बोले, मनमोहन सिंह जी तक, ब्रिटेन ये हमारा ठीक है सर, ठीक सर, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। पर मैं ये कह दूं एंड में, भाई जो यहां तक देश आज हमारा पहुंचा है, अब हमारा देश दुनिया की ताकत है, इन देशों से झुकने वाला नहीं।
हम पन्नू जैसे को सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां से भी उठा सकते हैं। अगर ये गलत फहमी में कनेडा या कोई देश ना रहे धन्यवाद और रवनीत सिखों जी। को बांटने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुंह तोड़ जवाब उनको धन्यवाद। हमेशा दिया जाएगा। और इस बार आपने टाइम दिया, मैं आपका बहुत आभार धन्यवाद। प्रकट करता हूं। धन्यवाद। माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सुबह से सभी वक्ताओं को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था और इस चर्चा का प्रारंभ माननीय रक्षा मंत्री जी ने किया। बड़े संवेदनशीलता के साथ उन्होंने भारत की परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण प्रस्तुत किया। एक सुखद संयोग है कि ये जो विशेष सत्र सदन का हो रहा है, इसमें पहले 2 दिन जिन 2 विषयों पर चर्चा हो रही है, ये एक तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है। एक और महिला संरक्षण बिल इस हाउस से पारित हो चुका, कुछ ही समय में राज्यसभा में भी उसको लिया जाएगा। और दूसरी चर्चा चंद्रयान को लेकर के, और जिस प्रकार आज सुबह जैसे ही हाउस की बैठक प्रारंभ हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं यहां पर उपस्थित रह करके कल रात्रि महिला संरक्षण बिल के पारित होने पर अभिनंदन भी किया और अपने सच्चे मन से धन्यवाद भी प्रकट किया। और ठीक उसी तरह जब वो अमेरिका यात्रा से लौटे तो दिल्ली पहुंचने से पहले उन्होंने बंगलौर जाकर के चंद्रयान की सफलता पर वहां जाकर के वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया। कुल मिलाकर के ये दोनों विषय ऐसे हैं जो इस सरकार की प्राथमिकताओं को भी दर्शाते हैं और जिस प्रकार भारत एक प्रगतिशील यात्रा पर निकल चुका है उसका भी प्रतीक है। जहां एक और नारी सम्मान हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता का एक हिस्सा रहा है, वहां दूसरी ओर आधुनिक युग में किस प्रकार भारत के आने वाले अमृतकाल में नारी को इस विकास यात्रा में एक प्रमुख भागीदार बनाना, वो इस बात का प्रतीक है। और जिस तरह से चंद्रमा पर को लेकर के सदा अटकलें लगाई जाती थी हमारे कहानियों में, उपन्यासों में, कि चांद की धरती कैसी होगी, कैसे लोग बसते होंगे, कैसा दृश्य होगा, उन पहेलियों का वैज्ञानिक उत्तर ढूंढने का रास्ता भी चंद्रयान ने ही हमवार किया। और भले ही अमेरिका ने, आज जैसे सुबह कहा जा रहा था, शशि थरूर जी ने और अन्य कुछ हमारे मित्रों ने पूरी क्रोनोलॉजी बताई कि सबसे पहले 1969 में चांद की धरती पर मानव उतारा था नील आर्मस्ट्रांग, जो वहां कुछ टहले भी थे। उन्होंने वहां एक पहुंच करके वक्तव्य दिया जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने कहा, 1 स्मॉल स्टेप फॉर मैन, जाइंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। लेकिन हम सब के लिए, हम चाहे इस तरफ बैठे हैं कि उस तरफ, गर्व का विषय ये है कि नील आर्मस्ट्रांग वहां स्वयं होकर के आए, टहलपोशी करके भी आए, परंतु उनको वहां पर पानी नहीं दिखाई दिया। वो हमारा चंद्रयान था जो जाकर के वहां पर जल होने का प्रमाण लेकर आया। मैं बिल्कुल आगे चलेंगे, अभी मैं बताऊंगा। मैं कुछ एक विषय उठाए गए हैं,
कुछ एक मित्रों द्वारा, उसका मैं बिंदुवार उत्तर देने का प्रयास करूंगा, परंतु चूंकि ये खुशमय माहौल है सेलिब्रेशन का, इसलिए पहले 5 मिनट में दूसरी एक बात रखूं। चंद्रयान की इस लगभग 2.5 महीने की यात्रा में, कि 14 जुलाई को गया था, बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव रहे हैं। कुछ एक ऐसे जहां थोड़ी बहुत चिंता भी होती थी, एंजाइटी भी होती थी, एप्रीहेंशन भी होती थी, जो संवेदनशील भी थे, और ये अटकलें भी लगाई जाती थी कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। उसमें सबसे पहला, जबकि वो धरती के ऑर्बिट से निकल करके उसे चंद्रमा के ऑर्बिट में जाना था, तो लगभग 20 बार उसने इस प्रकार से परिक्रमा की भारत धरती की। और उसके बाद, क्योंकि हमारी, जैसे कहा गया कि केवल 600 करोड़ की ये मिशन था, जबकि रूस का मिशन उसी समय जो चल रहा था वो 12,000 करोड़ का, यानी कई गुना ज्यादा। लेकिन हमारी जो बौद्धिक क्षमता थी, हमारे सेरिब्रल रिसोर्सेज वर मच बिगर इन प्रोपोर्शन। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के माध्यम से हमने 120 बार परिक्रमा की, जैसे गाड़ी आप न्यूट्रल पर लगाते हैं और पेट्रोल बचाते हैं। वो एक संवेदनशील क्षण था जब उसे निकल करके दूसरे ऑर्बिट में जाना था। वैसे होता है कि गाड़ी चलते चलते आप ट्रैक बदलते हैं और दूसरी ट्रैक पर जाते हुए रास्ते में कोई मिसहैप ना हो। तो वो पहला क्षण था संवेदनशील, वो उसने सफलतापूर्वक हासिल किया, कामयाबी से उसको निभाया, और वो चंद्रमा के ऑर्बिट पे चला गया, जहां उसने 20 सर्कल लगाए, ऐसे बाहर से होते 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 धीरे 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 अंदर आके, और फिर आखिरी क्षण थे जब आप सबने टेलीविजन पर देखा, जब केवल 400-600 किलोमीटर रह जाते हैं तो यकदम उसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से घट करके 150 किलोमीटर हो जाती है, और 4 इंजन में से 2 इंजन बंद हो जाते हैं। और फिर उससे भी अधिक जो एक रोचक क्षण भी होते हैं और थोड़े सी एंजाइटी वाले भी, जब वो लगभग 100-150 मीटर धरती के सतह के करीब पहुंचता है, उस समय उसका कम्युनिकेशन हमारे साथ बंद हो जाता है। और फिर ये इम्तिहान है कि हमने विक्रम को किस कदर प्रशिक्षित किया था। जैसे आप एक सैनिक तैयार करके भेजते हैं फ्रंट पर, तो मौके पर उसने कब गोली चलानी है ये उसके हाथ में। तो वो हमारी परख थी कि वो वहां लैंड कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि जब बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है तो फिर वो थोड़ा सा उसको वक्त मिलता है 2-4 किलोमीटर के रेडियस में ये तय करने का कि मैं कहाँ पहुंचूं, और उसके लिए टाइमलाइन होती है। क्योंकि अगर आप गाड़ी स्वयं ड्राइव कर रहे हैं तो आप रोक सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। वो टाइमलाइन हट जाए तो वो फिर लैंडिंग मुलतवी हो जाती है। लेकिन वो क्षण भी बड़ा स्मूथली निभाया गया। ये मैं घटनाक्रम इसलिए सुना रहा था कि मुझे हर्ष है इस सदन के साथ ये बात साझा करते हुए, और शायद औपचारिक तौर से पहली बार हो रही है कि आज भी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो कुछ ही घंटे के बाद हमें इंतजार है इस बात का कि क्या विक्रम और प्रज्ञान अपनी नींद से जाग जाएंगे, और इस वक्त सारा प्रयास उस ओर है। तो मैं चाहूंगा कि विवाद से ऊपर उठ करके हम चंद्रयान की दूसरे मरहले की यात्रा के लिए प्रार्थना भी करें और प्रयास भी करें। अब से कुछ ही समय के बाद ज्यों-ज्यों यहां शाम ढलने लगेगी, सायकाल के साय लंबे होने लगेंगे, हम सब रात की चादर ओढ़ करके सोने की तैयारी करेंगे, तो धीरे धीरे चांद पर सूर्योदय होगा। क्योंकि वहां 14 दिन का, हमारे 14 दिन, उनका 1 दिन, तो 14 दिन की रात वहां पे अब समाप्त होने लगी है। अब भोर फटने का समय आया है। चिंता केवल ये होती है कि वहां पर रात -150 डिग्री टेम्परेचर जाता है और दिन को +100, यानी मैक्सिमम और मिनिमम में इतना अधिक फर्क है। हमने सोलर बैटरीज की व्यवस्था कर रखी है, हमारी बैटरीज भरी हुई हैं, और पैनल्स
को इस दिशा में रखा है कि जो ही सूर्योदय हो वो फिर से सूरज की रोशनी को कैच करना शुरू कर दे। अब केवल जो हम सबको थोड़ी सी एंजाइटी करेगी वो क्षण, जैसे मैंने कहा जो पहले के कुछ सेंसिटिव क्षण थे, वो ये कि हमारा जो कम्युनिकेशन सर्किट है वो एक्टिवेट होना चाहिए उस बैटरी से। तो वो कम्युनिकेशन सर्किट एक तरह का वेकअप सर्किट उसे बोलते हैं। मान लीजिए जैसे कि अलार्म है, और जो ही क्योंकि -10 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर आ पाएगा तो तभी वो सर्किट काम करेगा। कोई इतनी ज्यादा ठंड में वो सर्किट काम नहीं करेगा, भले ही बैटरी भरी हुई है। तो अब हम सारे टीम इसरो के सारे साथी और हम सब इस मिशन से जुड़े हुए एक एक क्षण घड़ी देख करके इस प्रतीक्षा में है कि जैसे सूर्योदय हो तो सर्किट का टेम्परेचर थोड़ा बढ़े, वहां पर बढ़ना शुरू हो, वो एक्टिवेट हो, और जैसे ही वो एक्टिवेट होगा तो वेकअप कॉल जाएगी। विक्रम आंखें मलते मलते जाग उठेगा और प्रज्ञान भी उठ खड़ा होगा 14 दिन की नींद के बाद, और फिर वो अद्भुत बात होगी जो आज तक कभी ना हुई। चांद के साउथ पोल पर जाकर के विक्रम और प्रज्ञान का नींद में सोना और नींद से जाग करके फिर एक्टिव होना, पहली बार दुनिया में। और मुझे विश्वास भी है, और जिस प्रकार लगन और निष्ठा और मेहनत के साथ हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात काम किया है कि हम इसमें सफल रहेंगे। और कल जब सारे देश में महिला संरक्षण बिल के पास होने का जश्न मनाया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन किया जाएगा, हमारे पास शायद वो भी अवसर हो कि हम इस बात का भी जश्न मनाएं कि हिंदुस्तान वो पहला मुल्क है जिसने साउथ पोल पर विक्रम और प्रज्ञान को भेजा, उनको नींद में सोने दिया, और जब वो जगे तो उनको फिर से काम पर लगा दिया। ये वेकअप और पोस्ट वेकअप एक्टिविटी अगर हमारी सफल हो जाती है, कुछ ही घंटों के भीतर इसका पता चल जाएगा, तो हम दुनिया के पहले देश होंगे। उसके बाद हम, चूंकि रोवर हमारा थोड़ा चलना शुरू कर गया है, कोई 100 मीटर उसने अपनी पोजीशन बदली है, तो मुमकिन है हम उसे थोड़ा और स्थान परिवर्तन करने में सफल रहें, और फिर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग रहेंगे। उसमें तकनीकी तौर पर कुछ सॉइल पर एक्सपेरिमेंट्स रहती हैं, जैसे सुबह हमारे कुछ एक साथियों ने यहाँ बताया कि सल्फर को लेकर के, एलिमेंट्स को लेकर के, मिनरल्स को लेकर के। दूसरी श्रेणी के प्रयोग रहते हैं एनवायरमेंटल को, और तीसरी श्रेणी के रहते हैं हमारे सिस्मिक एक्टिविटीज को, कि जैसे यहाँ पर भूकंप आते हैं, झटके लगते हैं भूचाल के, ऐसी थरथराहट वहां भी होती रहती है। तो अगर ये होता है तो हमारा सेकेंड फेज ऑफ चंद्रयान 3 is about to take off in the next few hours, and the moment of anxiety now is that we are waiting for the wake up call to get activated and Vikram and Pragyan to respond to that alarm. Once they do, then the communication from the earth will begin, and we will be the first in the world to have accomplished this. अब इसके बाद कि मैं अगली बातें करूं, कुछ एक बिंदु जो उठाए गए, जस्ट टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। माननीय रक्षा मंत्री जी ने तो बड़े विस्तार में हमारे प्राचीन परंपरा को किस तरह से आधुनिकता के साथ जोड़ करके एक मिश्रण भरी संस्कृति स्थापित करने का प्रयास हुआ इस सरकार में, उसका एक आपके सामने चित्र रखा। लेकिन कुछ कुछ बातें उठाई गई, लेकिन रोचक बात यह है कि हमारे उस तरह से भी कुछ एक मित्रों की जो आलोचना थी, उस आलोचना में ही उत्तर था, तो मुझे कोई उत्तर देने में कठिनाई नहीं। उदाहरण के तौर पर हमारे मित्र शशि थरूर जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ वैज्ञानिक बहुत प्रतिभाशाली थे, और वो उल्लेख कर रहे थे उस चित्र का जिसमें सारा भाई बाईसाइकिल पर अपना सामान लेकर के जा रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसा कहना मुनासिब नहीं कि सब कुछ 2014 के बाद ही हुआ, तब भी हो रहा था।
लेकिन जाने अनजाने में वो ये भी स्वीकार कर बैठे कि हालत ऐसी थी कि साइकिल पर सामान ले जाना पड़ता था, और वो 2014 का पहले का दृश्य था। फिफ्टी का था, वही कह रहा हूं। फिर 50 में कौन थी सरकार और कौन था प्रधानमंत्री? तो यही जवाब आ गया, यही जवाब है, क्योंकि साधनों का अभाव, दिस वाज दी, वो कैसे पूरा हुआ भी आपको बताएंगे। अभी रात लंबी है, अभी विक्रम के जागने तक हमने भी नहीं सोना है, तो बात लंबी चलेगी। बिकॉज दे वर डिवाइड ऑफ रिसोर्सेज, they didn't have resources. Even in those days, even 1950, you had carriages, you had truckloads. The honorable members will bear me out. The best means of carrying loads was not the bicycle. That is the difference between then and now. The answer lies in the question itself. दूसरा, नहीं अभी I'm not yielding. बाद में सर, बाद में करते, बाद में करेंगे सर। अधीर जी आप इनके बाद ही बोलेंगे। प्लीज यू लेट हिम कंटिन्यू। बाद में दूसरा उन्होंने very rightly enumerated the names of some of the women scientists, and to the amusement of the House, very pointed out in his own way कि यहाँ आरक्षण की आवश्यकता हो सकती है, वहां नहीं है, क्योंकि वहां पहले से ही बहुत सारे वुमेन साइंटिस्ट हैं। The again answer lies in the question. The women scientists that he has named are from the generation of scientists which has happened now, not in those days which he was talking about Nehruvian. Today, in fact, हमारा चंद्रयान की भी सेकंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है, असिस्टेंट प्रोजेक्टर, इज अ लेडी कॉल्ड कल्पना। वो तो आ नहीं पाई, लेकिन वीरा मिथुवेल, who was named speaker after speaker, was sitting over here in the gallery. I introduced him in the Rajya Sabha. No. That was just to make the house. No, I can't say that he was there in the gallery. No, that is, ठीक है, वो कोई बात नहीं. The idea was that the members should also have a glimpse of him. I'm not referring him, not quoting him. He is now not there because he had to take a flight for Bangalore. The जी अलग तरह से उनको बुला ले, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, तो सारे मेंबर मिल लेंगे, उनको अलग से बुला ले। हाँ करेंगे, अभी तो he has left, but we'll call him again. We'll again host him with the members. The Aditya mission is being headed again by a project director called Nijar Shahji. They are all women scientists who have come to the surface, come to the center stage only in the last 10 years. अब अच्छा चलिए, उस पर आएंगे उस पर आते हैं. Then it was no, I'll give you figures. I'm giving you stress. See, when we are debating, I don't get disturbed. I'm the last person to get disturbed or distracted. But one thing, when we are discussing science, let us discuss on the basis of facts, figures, and statistics. Yes. No. You are translating figures into politics. I'm simply giving you figures. No, I'm letting, just wait. Let more figures come out. You said the ISRO budget and the space budget is on decline. Now, honorable member will be kind enough to take note of this figure so that she can verify later on. The Department of Space budget in 2013-14
was 5,168 crore 96 lakh. Please, I'll repeat for your convenience, ma'am. 5168.96 crore. The budget in the current financial year is 12,543 crore 91 lakh, an increase of 142.68%. I repeat the figure. So what? If I don't say that, then also so what? No. 142% increase. So what? Come, sit down. Mantri ji, please. Now, Honorable Minister, please address you ask the for chair. figures. First, you ask for figures. First, you ask for figures. Then you are replying figures with politics. Please बैठ जाइए. This is for your satisfaction, man. ओहो, बैठ जाइए. I am requesting honorable member to Please check address these the figures. chair. Yes. So it will be easier. So, Speaker, sir, the total budget of all the science departments is up by 172.55% in the last 9 years. Please take down the figures. In 2013-14, the annual budget for all the science ministries and departments put together was 21,025 crore 6 lakh rupees. Current year it is 57,303 crore 0.69 lakh. So when I talk a figure, you say this is not acceptable. When I talk otherwise, it's not. Now, having said that, somebody said, rather I have a grievance. One of the members said, why you say that scientists, there's so many scientists in South, they talk only English, they talk only Tamil, they don't talk Hindi. Nobody is imposing Hindi on them. Why I'm having a grievance is that ISRO is one of the best bouquets of the composite culture presented by India. You look at the founding Troy, we had Sarabhai, son of Gujarat, from where Honorable C.K. Patil comes. We had Satish Dhawan, a Punjabi, born in Srinagar, Jammu and Kashmir. And then, immediate next generation, we had APJ Kalam from Rameshwaram, son of Tamil Nadu. So why are we demeaning this and trying to say he spoke Tamil, he spoke English, or he didn't speak Hindi? Why are you saying? Is it not amazing? The founding fathers, 60 years ago, one Punjabi, one Gujarati, one Tamilian. Absolutely. So thank you. No, I appreciate that. Thank you, man. Thank you. Yeah, Bhabha was there, not very, because later on he drifted to atomic energy. And now, since Madam Kani Modi has been very kind to compliment me, like a gentleman, I have to return the compliment. Very soon, we will have our next launching station nowhere else but in her constituency of Kurukshetra-Patnam in Tamil Nadu. And I just solicit your cooperation. 90% of land acquisition has been done. 10% is left out. You can easily use your good offices to persuade the state government so that we can have a ceremony very soon, and you being the elected representative there would be our important guest. So this is the spirit with which we are working. And ISRO, somebody said in the morning, why Raksha Mantri ji spoke about scriptures. I have been telling all around wherever I go that ISRO is a work model which is worth emulating. Here is a team which never retires. A scientist in ISRO, sir, never retires. He never superannuates. He gives his life to the mission. Even if you see these pictures, when you see of landings and other successful missions, you find all the former chairmen sitting side by side. They remain associated. And they follow a cultural SOP, which is not seen anywhere else, but which is worth emulating. Before and after every landing, they pay obeisance at Tirupati.
And afterwards, how do they celebrate success? You know, sir, they distribute a laddu. इससे सुंदर, इससे पवित्र प्रथा और जिसमें सामूहिक भारत की पूरी संस्कृति झलकती है। और इसलिए संस्कृति को आधुनिकता तक ले जाने की इस यात्रा को आगे बढ़ाने का कारवां हमारा इसरो है। तो इसमें क्या हर्ज है अगर हम संस्कृति को लेकर बात भी करते हैं। Then there was another observation made by Mr. Kanti Chidambaram, who said science and spirituality have a close relationship. But at the same time, the Raksha Mantri has sought to confuse that. By saying so, he created further confusion by not letting us know what he meant. As far as I know, Swami Vivekananda said, very simple terms, science begins where religion ends, religion begins where science ends. So I think let's go home, ponder on that, educate ourselves on that. Then he said, very sarcastically, because possibly he's also known to be an intellectual, he said, I'm not sure whether after 1,000 years this building will stand, this new building of Parliament House. Everybody of us heard? He's expressed doubt that this new building we have shifted in, it's unlike those monumental buildings built by the earlier generations and the temples. And he compared it with this building and said, who knows whether after 1,000 years this will stand. My humble request is that all of us, he and us, can wait for 3 more generations. Let the 5th generation Chidambaram come to this house elected and decide whether he is in this house or other house. Why should we be judgmental just to score a point? And because that creates a little bit of spice, we can use this. I can use this in plenty. If he is 2nd generation politician, let us wait for the 5th generation of the same family. Whether the 5th generation Chidambaram is there in this house or some other house. And then the history decide. What I am trying to say is, sir, let us raise the level of this discussion instead of trying to hit below the belt. This is called hitting below the belt. And I think I'm quite competent of doing that, but I'm avoiding from doing that. Then, just want to share an information. He also said that many people do not know where is ISRO. Exactly. That is true. And many people do not know ISRO because, and it is true that till a few years ago, whenever a launching happened, in a remote column of a remote newspaper, you will find one column, Sriharikota. Nobody could figure out where is Sriharikota. This change has happened only since 2020. Now, who was the Prime Minister, who is the government, I'm not going to say because that will create problems. No. 2020, the gates of Sriharikota were thrown open. Aditya launching was watched by 10,000 spectators. 10,000 spectators, you can verify. The pictures are there, videos are. On the side, watching the launching with their naked eye. The same place where earlier you had just 10 members of the team, all forbidden. Who did that? The earlier governments. The same government whose member is alleging this. The allegation is made by a member of the party which was responsible for that. Chandrayaan launching. Speaker, sir, during Chandrayaan launching, there were 1,000 media persons at the site of launching. Suddenly, within 10 minutes of launching, there was a tweet from one of the friends from the Congress party, because some of us are very active in tweet. So am I. So are they. He said, what is different? Why this halla gulla? And the media person confronted me. He said, see, your friend from the Congress party has written this tweet. What is new? Any response? I said, you tell me, when did you come here last? He said, I'm coming here for the first time. I said, this is new. Media was forbidden. Everybody was forbidden. So that is the difference.
All the stakeholders have been brought together. A healthy synergy has been sought to be made between startups, between academia, between researchers, between industry. Because it's our confirmed belief, it's our considered view that if we have to grow further, if we have to live up to global parameters, if we have to discharge a global role, we have to live up to the global benchmarks, and we have to develop global strategies. Please, sir. You do not forget the failures. No, you are. I'll come to that also. I thought you studied science streams better than me. Chandrayaan, now if I come to that, let me first, because professor is an honorable professor for all of us. Lot of But sometimes the students, lot of misgivings sometimes are students there grow up to relating become. Chandrayaan 2. Yes, sir. It is better you No, I'm clear sure. all those no, but, cobwebs, yes, I'll continue. because it has been just in repeatedly said. half a minute, I respond to the professor, and I'm sure the professor No, will it be is glad better to. you clear the cobwebs. Yes, sir. Yes, sir. In this discussion today, many members said it is a failure. It is only one part which has Exactly, failed, sir. whereas there are No, what number I'm of trying, other that things is which are success. what I'm trying to It say is still rotating for 3 years. what I'm trying to say is, एक मिनट, अरे भाई एक मिनट यार, अरे रमेश जी, अरे रमेश जी बात, अरे छोड़ो ना, ओहो, चल यार एकेडमिक बात, एक मिनट है, और रमेश जी, यार ठहरो ना, एकेडमिक की बात चल रही है, एकेडमिक चल रहा है, ठीक है, और आई एम ग्लैड प्रोफेसर, ओ भाई एक मिनट यार, बात तो करना, आई एम ग्लैड दैट प्रोफेसर, यार एक मिनट, अच्छा बात चल रहा है मालूम, आई एम ग्लैड दैट प्रोफेसर हैज पुट दिस क्वेरी, and I am glad and I am sure professor will take pride in seeing that his student is capable of giving a new thought, not teaching but a thought. So professor should be happiest when he finds his student turning into a teacher. Sir, it was not a failure. Because as honorable speaker said, it is still working. On the last minute, that procedure which had to happen did not happen as it was calculated to the last moment. Otherwise, it would not be communicating. In fact, Chandrayaan 2 and 3 are talking to each other, saying good morning to each other every morning. And even now, when we are waiting for Vikram and Pragyan to wake up, if the circuit gets charged and we are waiting for the temperature to rise, we will not be surprised they receive a good morning or a hello from Chandrayaan 2. Second, even if you go by statistics, as I said in science, let's talk by statistics. Most of the other missions which landed on the moon were unsuccessful in the first attempt. America, more than 3 times. We have been unsuccessful, if at all, only once. Now, coming back to the, yes, so I now settled why ISRO was not known then and known now. But the important point is that it has given us multiple outcomes. A, sir, huge investment of industry with the new policy having come in. B, a sense of belonging to the whole nation. Why the entire nation was glued to the TV screen? Because it was whole of government plus whole of nation. Every citizen of India felt as if it was his or her mission. Because this government had liberated it from that veil of secrecy. I don't know why we had to work in that confidentiality for all these years when everything is being watched by Google. So it was not giving us any reward, but we were restraining ourselves from getting the benefit of the resources available. That has been undone. Then, rather, the same member said, why not give ISRO fellowships? Maybe when you, actually what happens is, sir, in the parliament, also when we make up our mind to score some political points, we sometimes tend to lose the factual points because the orientation then becomes more politically directioned. If he had just referred to us or referred to some source,
he would have realized that not only the fellowships are being given, in fact, this government, and I was personally taking interest, I realized that most of our training institutes, the best one of them in Kerala, of course, no doubt, where Mr. Premnath's constituency, the Premchandji. So Trivandrum is one of the best institutes we have in space technology teaching. 100% placement. It's a batch of about 160. The selection is done through IIT JEE, the same form, but many people were not aware of it. So I thought we should try to expand. Only 3 years back, I thought we should start from Northeast and North. So we started one similar center in Northeast, in Agartala, in the premises of NIT Agartala. So same kind of department, same selection pattern through IIT JEE and same course. The other one from North, the northernmost territory, Central University of Jammu. So we have already, in fact, launched ourselves in expanding the range of academics as far as the teaching of space is concerned. Now, the other part is that what has happened now? Now, let me talk, I'm not discussing prime ministers. You are only discussing again and again. I'm not even naming anybody. But let us trust. We have to trust somebody. Can we trust the global parameters? Before 2014, in Space Department, in fact, even before 2019 or so, we had only 4 startups. 4. 1, 2, 3, 4. After we opened up in 2020, we have 150 startups. The world is watching, it can be verified. And the earlier ones like Sky Routes have become lucrative entrepreneurs. If you see the startup as a whole, we were only 350 to 400 till 2014. Now, in 9 years, we have gone up to 1,25,000 and more than 110 unicorns. It's not, nobody has said that the earlier governments didn't do anything. That's not the intention also. Even the Honorable Prime Minister has been reiterating that. Nobody has said that. I don't know why some of us sitting that side are very keen or feeling guilty to say, no, it happened only in our times. But the fact points out that if you see the Independence Day addresses of all the prime ministers, Nehru delivered 17 Independence Day addresses. Present Prime Minister has delivered 10 so far. The intent and the priority of the government in place is reflected in the Independence Day address. That is a declaration of the intent of the government of its future plans and priorities and flagship schemes. In the 2014 Independence Day address from Red Fort, Prime Minister's address refers to Swachhata, cleanliness, and addresses the problem of urinary tract infection and other diseases happening in young adolescent girls, and many of them suffering from avoidable agony because of the lack of toilets. Again, a scientific declaration. In 2015, Prime Minister's address in Independence Day says, Start Up India, Stand Up India. And the following year, there is a startup scheme. हाँ तो स्टार्टअप भारत कर दो, अच्छी बात है. Sir, I think we will accept it. the government should consider. Yes, sir, no problem. Then, see, Dada, this happens when you are thinking of how to make a political counter. The casualty is the fact. You understand very well what I mean by saying, and yet you want to deviate. But I am not that easily vulnerable to deviations. The next address of the Prime Minister says, Digital India, Digital Bharat. Okay. Again, a scientific declaration. The next address, 4th one, says e-governance. The subsequent address says deep sea mission. And two consecutive addresses of the Prime Minister from the Red Fort are referring to deep sea mission. We have 7,500 kilometer long coastal area, longest in the world
beginning from Odisha up to Maharashtra, Gujarat, Kutch, nobody had ever looked at that. Well, okay, one of the longest, conceded. But nobody had looked at that. The Samudrayan has been launched few years back, and the huge wealth that lies underneath, metals, minerals, biodiversity, that is going to be discovered now. Then Gaganyaan finds mention in one of the Prime Minister addresses in the Independence Day. And when he said that India has decided to send a human being. नहीं, announcement इसका Independence Day address में हुआ है, check करे दादा. What I am trying to say is, I'm not talking, see, I don't know why you want to make this debate Nehru versus somebody. You are obsessed with it, I'm not, because I have the facts on my side. I'm not, I'm giving you dates. I am saying, Prime Minister, I'm making a very holistic, a very academic statement. A Prime Minister's address from ramparts of Red Fort on Independence Day is considered to be a declaration of intent by the entire world, of the government in place, whichever the party. Now I'm referring to 10 addresses from the highest forum and the theme they carried, which was primarily scientific. So that establishes the kind of priority that this government gives to science, the scientists, and the scientific endeavors. Now, two more things. Now coming back to the parameters. In startup, I was talking of startup ecosystem because Dada interrupted me. We are 1,25,000 startups, but at the same time, the world has today recognized Bharat as number 3 ecosystem in startup. Now, I am not saying this, Treasury not saying this, Prime Minister Modi not saying this, the world saying this. Now, what can I tell them? Don't say that we are number 3, because the Nehruvian followers will not like it. See, let us be logic. We are talking science. Even in discussing science, we are not logic. Then, Global Innovation Index, one of the most respectable universal index to measure a country's innovation capacity. We were position 81 in 2014. So in 65 years, we reached 81. I am not saying which government, which prime minister. Please spare me of this. I am talking like a student of science. But the fact is that today we are 40. So what I'm trying to say is that this jump of 41 has happened only in the last 9 years. Now, if you say why this happened, it shouldn't have happened because Nehru is not the prime minister. Please, for heaven's sake, let us raise this debate. I can go on and on. I have read books on Nehruvian blunders, beginning from the famous Himalayan blunder which Brigadier Dalvi wrote after 1962. I have the same penchant to read books, but I'm not getting into that because that's not the case. This is something that each has to celebrate and we have to put our heads together. So, now, the whole day it has been Nehru. Now coming to, yes, wholesome, that's what I'm saying. Now coming to space economy. Because in the times to come, when we say in 25 years, we'll be at that pedestal, of course, the value addition has to come from somewhere. Where will it come? It will come from those resources which have remained unexplored or underexplored. One is, of course, the huge ocean resource that I refer. The other is, of course, the Himalayan resource. We have vast Himalayan range, 3-4 states lying in the lap of Himalaya, beginning from Uttarakhand, Himachal Pradesh, etc. And Roma mission has also been
begun, which has given India a unique identity of a purple revolution and agri-tech startups. Now, in space economy, I have all the modesty to say we are not a very big economy as of today. No, I didn't wait for you to say that if Nehru was there, it should not have happened. I'm saying Nehru or no Nehru. We are only 8 billion. It is 8 billion economy today. We are 8 billion US dollar. But the second point is, we reached 8 billion US dollar in 70 years or 75 years. Our projection is that by 2040, we will be 40 billion. So $8 billion in 75 years and a jump of up to 40 billion in next 15 years. And if you don't believe me that the projection is been quoted inappropriately, then very recently there was a report last week called ADL report. This other D little report, one of these projectionists of the international agencies. They have said that even though India is projecting that they might reach 40 billion US dollar by 2040, but our anticipation is that they will go higher up to $100 billion. This is a projection made by a non-Indian agency because, according to them, India has started moving on a very fast track, which didn't happen earlier. Bharat has started moving on a very fast track, which didn't happen earlier. Now the world is recognizing this. When the Honorable Prime Minister was in Washington, D.C., it was the Americans who solicited that Indian astronauts should accompany them to the International Space Station. That means they believe the credibility of our astronauts. The Artemis agreement was solicited by them. They also put the offer that we should be part of their semiconductor consortium. So, what I'm not talking anything subjectively. I'm talking of what the world is saying. Now, the point is that and something to celebrate. Like when we reached fifth economy, we were 10th economy in 2014. When we reached fifth economy, there was huge celebration across, except for some of the cynics. But I was pleasantly amused that celebration also because we had overtaken United Kingdom. Similarly, as was mentioned this morning, I think also by the Raksha Mantri, the same America, which took off much earlier than us, has today generated for us a revenue of 174 million US dollars by hiring our launching pads. And out of that, 157 million US dollars have happened only in the last 9 years, almost 90%. We were talking of Himalayas, we are talking of oceans. We have a huge resource of biodiversity. But Honorable Speaker, sir, you know, in 2014, the number of biotech startups in India was only 50. 50. Today, it is 6,000. Our biotech economy, because we have entered into biomanufacturing. Now, in the next part, let's put our heads together and try to understand why this has happened. Because many of us don't feel comfortable that it has happened. Our biotech economy in 2014 was $10 billion. So in 70 years, 10 billion. Today it is 80 billion, 8 times higher in 9 years. So virtually 1 billion every year we have increased. And the projection is 150 billion by 2050. Now the question is, not with